2022 को संपन्न हुआ। हमारे लिए ये प्रसन्नता का विषय है कि 18 जुलाई 2022 को 4 नए सदस्यों द्वारा शपथ लिए जाने के बाद अब सभा में कोई स्थान रिक्त नहीं है। संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों द्वारा भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी को 23 जुलाई 2022 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विदाई दी गई। भारत गणराज्य की नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का शपथ ग्रहण समारोह संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 25 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में कुल 16 बैठकें हुई, जिनकी कुल अवधि 44 घंटे 29 मिनट रही। इस सत्र के दौरान सभा द्वारा महत्वपूर्ण विधायी एवं अन्य कार्य किए गए। इस सत्र के दौरान 6 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं: राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022, वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 तथा ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर 5 घंटे 5 मिनट तक चर्चा चली, जिसमें 39 मान्य सदस्यों ने भाग लिया। माननीय मंत्री जी के उत्तर के बाद विधेयक को सदन द्वारा पारित किया गया। सत्र के दौरान मान्य सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 318 मामले अभिलंब लोक मत के 98 मामले उठाए गए। संसद की स्थायी समितियों ने सभा में 41 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। सत्र के दौरान 46 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 47 वक्तव्य दिए गए, जिसमें 2 वक्तव्य उत्तरों में सुधार से संबंधित थे तथा 3 वक्तव्य माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के संबंध में दिए गए। सत्र के दौरान समृद्ध मंत्रियों द्वारा 1641 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। सभा में मूल्य वृद्धि और भारत में खेलों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में नियम 193 के अंतर्गत 2 अल्पकालीन चर्चाएं भी की गई। मूल्य वृद्धि पर चर्चा दिनांक 1 अगस्त 2022 को संपन्न हुई, जिसमें 32 मान्य सदस्यों ने 6 घंटे 25 मिनट तक चर्चा की गई। ये चर्चा समृद्ध मंत्री के उत्तर के साथ संपन्न हुई। भारत में खेलों को बढ़ावा दिए जाने और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी आंशिक चर्चा की गई। गैर सरकारी सदस्यों के कार्य की बात करें तो सत्र के दौरान शुक्रवार 5 अगस्त 2022 को गैर सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर 91 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। श्री जनार्दन सिंह सिंगरीवाल के अनिवार्य मतदान विधेयक 2019 पर चर्चा पहले, दूसरे, 7वें और 8वें सत्र के दौरान हुई, जो इस सत्र के दौरान 5 अगस्त 2022 को जारी रही। ये विधेयक 5 अगस्त 2022 को सभा की अनुमति से वापस लिया गया। श्री गोपाल शेट्टी जी के लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2019 नई धारा 29 का अंत स्थापन पर चर्चा 5 अगस्त 2022 को आरंभ हुई। इस विधेयक पर चर्चा अगले सत्र में भी जारी रहेगी। माननीय सदस्यगण, 27 जुलाई 2022 को मोजम्बिक की संसद के अध्यक्ष के नेतृत्व में वहां के संसदीय शिष्टमंडल ने सभा की कार्यवाही को विशेष बॉक्स में बैठकर देखा। मैं सभा की कार्यवाही का संचालन करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी
उनके सहयोग के लिए हृदय से आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मुझे सक्षम और विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने के लिए मैं महासचिव की सराहना करता हूं। मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में सम्मत एजेंसियों को भी उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, अब हम वंदे मातरम की धुन के लिए खड़े होंगे। सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 से 15 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा, हाँ वालों के पक्षवा खंड 2 से 15 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा, हाँ वालों के पक्षवा खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। I request that the bill may be passed. प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा, हाँ वालों के पक्षवा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, आज संध्या को 6 बजे सॉल्यूशन हो जाएगा। आपने मुझे वक्त दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट ऑनरेबल मिनिस्टर रेस्पॉन्स। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। जैसे मैंने प्रारंभ में अनुरोध किया उसी प्रकार से हमारे सदस्यों ने बहुत लंबा बात नहीं रखते हुए और एक हिसाब से हम ये भी मान सकते हैं कि 100% मेंबर्स ने सपोर्ट किया है। इवन दादा भी उन्होंने सपोर्ट शब्द इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी उन्होंने भी सपोर्ट किया। ये हम उसका भाव को समझ सकते हैं। सर, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये एक छोटा अमेंडमेंट है, लेकिन कभी कभी एक छोटा अमेंडमेंट बड़ा काम कर जाता है। ए स्मॉल स्टेप कैन बी ए जायंट लीप एट टाइम्स। इसको ये मत समझे कि बहुत छोटा अमेंडमेंट है, इसका प्रभाव बड़ा होगा। कभी कभी लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है,
कभी कभी नाम ही सब कुछ होता है। इसलिए जब हम न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को नाम बदलने का बात कर रहे हैं तो सर हमारे देश में आज के दिन में टोटल 36 आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं और सब शहरों के नाम हैं। खास करके महाराष्ट्र में है, नई दिल्ली में है, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, गोवा, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका और कई जगह एडहॉक आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म कई सालों से चलते आ रहे हैं। और दिल्ली में ही दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ऑलरेडी है जो दिल्ली हाई कोर्ट के अधीन काम करते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट से जो भी मैटर को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर करना है तो वो अपने सेंटर में रेफर कर देते हैं। कभी कभी कोर्ट अपना अपॉइंट भी कर देते हैं अपने हिसाब से। तो हम सर आज जब ये नाम चेंजेस का बात आ रहे हैं तो आपको मैं बताना बहुत जरूरी है सर। कभी कभी नाम से कंफ्यूजन भी पैदा होता है और नाम से आकर्षण भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कई शहरों के नाम में आर्बिट्रेशन सेंटर है, तो जब भारत सरकार पहल करके संसद में पारित करके एक बिल ला करके फिर हम जब एक सेंटर गठन कर रहा है तो उसका स्तर भी उसी लेवल से बनना चाहिए और उसका हिसाब से उसका प्रोग्रेशन भी होना चाहिए। जब हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का बात करते हैं तो उसमें कई चीज हमको देखना पड़ता है और इसमें ऐसे कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए कि ये जो नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है दिस इज वन ऑफ द आर्बिट्रेशन सेंटर इन द कंट्री, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि इट इज अ सेंटर ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। पार्लियामेंट का एक्ट से जब पास करता है तो उसका एक महत्व होता है। इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि दिल्ली में भी दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है और उसी नाम से अगर हम और एक बनाएंगे तो उसमें कंफ्यूजन होता है। और दूसरी बात यह है, कुछ सदस्यों ने कहा कि 2019 में बिल लाए तो आज फिर दोबारा लाने का क्या जरूरत है। ये डायनामिक सिचुएशन में अगर हम जैसे परिस्थिति है उस हिसाब से कानून नहीं बनाएंगे तो फिर ये संसद है किस लिए है? संसद इसलिए है जब जब देश के लिए कुछ जरूरी कानून बनाना होता है तो इस सदन के माध्यम से उसको पारित करके बनाना होता है। माननीय सदस्य तो खुश होना चाहिए, सरकार को शाबाशी देना चाहिए कि हमने ये सूझबूझ के साथ जरूरत के हिसाब से आज ये अमेंडमेंट लेकर के आए हैं। और जब हम इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बोलते हैं तो ये पूरा देश का प्रतीक होता है, ये एक शहर का नहीं होता है। नहीं तो लोग सोचेंगे कि ये दिल्ली वाला के लिए है क्या। और दूसरा, कई मेंबर्स ने अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं सर पूरा सुझाव को एक सम्मिलित करके एक साथ जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि आज तक हमारा जो भारत में आर्बिट्रेशन जो है वो सिंगापुर के तहत क्यों नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ लोगों ने ये कहा कि भारत के जो बिजनेसमैन हैं या कोई डिस्प्यूट होते हैं तो विदेश क्यों चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, पेरिस, सिंगापुर, हांगकांग या कहीं और। हमारा देश में भी कई आर्बिट्रेशन का काम चल रहे हैं, लेकिन जो एडहॉक आर्बिट्रेशन को प्रिफर करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है, उनको कंफर्टेबल लगता है कि एक एडहॉक आर्बिट्रेशन में हमारा यहाँ में काम चलते रहना चाहिए। लेकिन बड़ा जो वर्ग है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मान्यता मिल चुकी है कि एडहॉक आर्बिट्रेशन से अच्छा इंस्टीट्यूशनलाइज आर्बिट्रेशन जरूरी है। इसलिए इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। सर, इसमें मैं कुछ हमारे सदस्यों को क्लियर करने के लिए 2 पॉइंट मैं बता देता हूं। व्हाई इट इज एडवांटेज टू हैव इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, it determines the arbitration procedures in a very formal manner. All the popular institutions globally, they provide for an arbitration procedure, and it saves the parties and their lawyers effort of determining the arbitration procedure. And some institutions also provide
सर्विस ऑफ ड्राफ्टिंग एंड आर्बिट्रेशन क्लॉज। जब आर्बिट्रेशन हमारा सेंटर बनता है वो पार्टीज को मदद करते हैं, और जैसे निशिकांत जी ने कहा उसमें क्लोज होना चाहिए। इस बिल पास होने के बाद मैं ये मानता हूं कि भारत सरकार का, क्योंकि भारत सरकार सबसे बड़ा लिटिगेंट होता है, तो हर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा भारत सरकार का उसमें क्लोज दिया जाएगा, और जिस क्लोज के तहत जो भी केसेस उत्पन्न होगा वो इसी इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में तय किया जाएगा। इसके बाद इसके पास एफिशिएंट पैनल आर्बिट्रेटर्स होगा, और जब आपके पास क्वालिफाइड इंटरनेशनल रिप्यूटेड पैनल आर्बिट्रेटर होते हैं उसमें कॉन्फिडेंस होते हैं, और लोग जब कॉन्फिडेंस होगा तो आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि भारत जो है ट्रूली इंटरनेशनल सेंटर ऑफ आर्बिट्रेशन हब बनना चाहिए तो आप तो खुले दिल से समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये बिल उसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया, और कई लोगों ने सिंगापुर के बारे में जिक्र किया, तो मैं आपको एक दो पॉइंट बताता हूं। सिंगापुर इतना बड़ा सेंटर कैसे बन गया है। एक तो जो सिंगापुर का जो लोकेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग होने के साथ साथ उसको एक न्यूट्रल वेन्यू के रूप में लोग देखते हैं। छोटा देश है लेकिन हाईली उसका एफिशिएंट सिस्टम वहां है, तो कोई भी पार्टी डिस्प्यूट होते हैं तो वो सिंगापुर जाने का प्रिफर करते हैं। अभी हम लंदन में जो कॉन्फ्रेंस हुए थे, मैं और भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम दोनों साथ में थे। कई लोगों से मैंने बात किया, इवन वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो एमपीज हैं, मंत्री हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो वहां मेंबर्स हैं, और बाकी लोगों से मैंने बात किया। सबने एक चीज को कहा है, मुझे उन लोगों का बात सुनकर के अच्छा लगा कि भारत एक उभरता हुआ देश है, इकोनॉमिक आर्थिक ताकत है, और इंडिया की और लोग देख रहा है, और आने वाला दिन में इंडिया ही एक मेजर आर्बिट्रेशन का हब बनेगा, ये कॉन्फिडेंस इन्होंने जताया है। जब लोग भारत की ओर देख रहे हैं तो हम प्रोएक्टिव होकर के जो जो कदम उठाना चाहिए भारत सरकार और इस संसद के माध्यम से हमको उठाना चाहिए। और जब हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक कल्पना लिया है, और 2016 में जब प्रधानमंत्री जी ने एक विजन हमारे सामने में रखा, मैं कोट करना चाहता हूं। जब यहां ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुए थे दिल्ली में, नेशनल इनिशिएटिव टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग आर्बिट्रेशन एंड एनफोर्समेंट इन इंडिया, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा मैं कोट करना चाहता हूं, एन इनेबलिंग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इकोसिस्टम is a national priority for India. We need to promote India globally as an arbitration hub. As Roscoe Pond famously remarked, the law must be stable, but it must not stand still. We need to take inspiration from beyond our shores. इसलिए सर, हम जब एक इंटरनेशनल हब के बात करते हैं तो हमारे यहाँ पुख्ता व्यवस्था होना चाहिए, और हमारे पास सेंटर भी बने हुए हैं, और उसका जो कंपोजिशन है उसका भी बनाने का हम पूरा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सर, कई मेंबर ने इसके अलावा जो मुद्दा उठाए हैं, जैसे कि पेंडिंग ऑफ केसेस, ये एक तरह से बहुत अच्छा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है उसके तरह ये बहुत एक बड़ा रास्ता हमको दे रहे हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ पेंडिंग केसेस इस देश में 5 करोड़ की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि इसमें कई कारण हैं, और ये कारण हमको इस सदन का सांसद होने के कारण, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के कारण सर हमको ये जानकारी होना आवश्यकता है। ऐसे नहीं है, कुछ लोग कह देते हैं कि जजेस लोग क्यों काम नहीं करते हैं, और लोग मुझे भी क्वेश्चन करते हैं कि आप कानून मंत्री हैं, अब 5 करोड़ पेंडिंग होने वाले हैं, आप क्यों कदम नहीं उठा रहे हैं। और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी जजेस के ऊपर भी अटैक करते हैं कि ये जजेस क्यों इतना केसेस पेंडिंग रखा है, क्यों काम नहीं कर रहा है। तो सभापति महोदय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले के मुकाबले में डिस्पोजल ऑफ द केसेस कई गुना आगे बढ़े हैं, लेकिन आज मान लो एक जज के पास 50 केसेस डिस्पोजल होता है तो 100 केसेस नए भी आते हैं।
जो भारत उभर रहे हैं, सबको एक अवेयरनेस आए हैं, सब कोर्ट जा रहे हैं। कहीं भी आपको कुछ डिस्प्यूट होगा तो सब वकील लोग को पकड़ते हैं, फिर कोर्ट जाते हैं। तो जिसके हिसाब से मैं मानता हूं कि जो पेंडिंग ऑफ केसेस है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका चिंता सबको करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए और इस सदन को भी करना चाहिए, और साथ साथ जुडिशरी को भी इसको चिंता करना चाहिए। क्योंकि सर लगभग 80% से ज्यादा केसेस पेंडिंग तो लोअर कोर्ट्स में है, और लोअर कोर्ट्स का जो जजेस है, डिस्ट्रिक्ट जजेस है, सेशन कोर्ट्स के जजेस होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उनके जजेस का नियुक्ति राज्य सरकार से बातचीत करके हाई कोर्ट के देखरेख में होते हैं। उसमें भारत सरकार सीधा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसलिए हाँ, हाई कोर्ट का जजेस और सुप्रीम कोर्ट का जजेस का अपॉइंटमेंट में भारत सरकार का उसमें रोल होता है, भारत सरकार उसमें बहुत बड़ा योगदान करते हैं। लेकिन इसका जो परसेंटेज ऑफ पेंडिंग ऑफ केसेस आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कितने हजार केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में कितने हैं और लोअर कोर्ट्स में कितने हैं। तो पूरा देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, हमारे जजेस मेहनत करते हैं, जजेस बहुत ज्यादा केसेस डिस्पोज कर रहे हैं आजकल। एक एवरेज में एक जज सुप्रीम कोर्ट में भी एवरेज में एक जज कम से कम 40-50 केसेस को डिस्पोज करते हैं। दुनिया में कहीं नहीं होते ऐसा, सिर्फ भारत में होते हैं। लेकिन इतना बड़ी संख्या में केसेस आते हैं, उसको डिस्पोज करने में जितना भी करें, लेकिन उसका संख्या बढ़ते जा रहा है। इसका चिंता सबको मिलकर करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा उठाया है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आंकड़ा अभी मैं नहीं कहूंगा, लंबा हो जाएगा, मैं बाकी जो क्वेश्चन आवर होते हैं उसमें भी मैं बताता हूं कि 2014 के बाद जिस स्पीड से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हैं वो काफी नहीं हो सकते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले 3 गुना हमने बढ़ाया है। जितना भी जो हाई कोर्ट से नीचे का जितना भी कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई गुना हमने उसको बढ़ाया है। लेकिन हम सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से हम देते हैं। हमारे जस्टिस डिपार्टमेंट उसको देख रेख करके ऑब्जर्वेशन करते हैं, मॉनिटर करते हैं। लेकिन राज्य सरकार उसको बहुत ही प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। तो राज्य सरकार और हम मिलकर के इसको देखना है, ये कोई विवाद का विषय नहीं है, मिलकर के काम करने का चीज है। सर, क्योंकि आपने एक समय दिया है, मेरा पास कुछ तर्क था, लेकिन अभी 5:30 होने वाले हैं। अगर आप 5 मिनट देंगे तो शायद मैं 5 मिनट में खत्म कर सकते हैं। 2 मिनट क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल आए हैं और मेरा पास पूरा तर्क है और जवाब भी है, और मुझे कॉन्फिडेंस भी है। मेरा ये पूरा जवाब होने के बाद आप उस जवाब के ऊपर में सवाल नहीं कर सकते, ऐसा तर्क मेरा पास है। फिर भी मुझे समय का मर्यादा को याद रखना है, इसलिए मुझे ज्यादा अभी कहने का इजाजत नहीं है। मुझे इसका स्पीकर साहब ने इजाजत नहीं दिया है। लेकिन मैं फिर से माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, खास करके जिन्होंने इस डिबेट में हिस्सा लिया है। डॉक्टर अमर सिंह जी, रमेश बिदुरी जी, प्रोफेसर सौगता रॉय जी। प्रोफेसर सौगता रॉय के बारे में जरूर मैं कहूंगा कि आप पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के साथ साथ नए जो घटनाएं होते हैं, जो अपडेट होते हैं, उसको भी पढ़िए। आप कुछ सवाल करते हैं, आपने जो एक मुझे क्वेश्चन किया बिल्कुल गलत। आपने कहा कि जो इंटरनेशनल ये सेंटर ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को हमने खत्म करके ये NDIAC बनाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो ICADR वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको खत्म करके हमने एक नहीं बनाया। तो आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट कीजिए, क्योंकि आप कभी कभी बोल देते हैं और मेरा क्लैरिफिकेशन को लोग सुनते नहीं हैं, और आपने जो गलत बात बोला उसको सच मानते हैं। ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए। इसलिए जो भी हम इस सदन में कहें, सोच समझ करके, रिसर्च करके, तर्क के साथ हमको अपनी बात रखना चाहिए। सर, मैं विश्वास रखता हूं कि इस अमेंडमेंट के बाद जब हम नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के रूप में हम स्थापित करेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जरूर
ग्लोबल हब ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बनेगा और बिजनेसेस हमारे पास बाहर से भी आएंगे और हिंदुस्तान के अंदर में इतना ताकत है कि हम अपने बिजनेसमैन, अपने कॉरपोरेट हाउस, अपने लोगों के दम से इंडिया का जो पोजीशन है दुनिया में एक वन ऑफ द टॉप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन नेशन के रूप में उभर के आएगा। बाकी सदस्यों सबने आपने जो मुझे इसमें समर्थन दिया है, साथ साथ में हमारे वीरास्वामी कलानिधि जी, कृष्णा देवालू जी, दानिश अली जी, सुप्रिया सुले जी और जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी, ये जज साहब है, रिटायर्ड जज है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जज रहे हैं और उन्होंने उस दिन कश्मीर में जा करके जो अच्छे बातें कही है मेरे बारे में, हमारे सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आप जज है, सच बात आप कहते हैं और आपने कहा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए भारत सरकार ने जो भी कदम उठाया सराहनीय है, आपने कहा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ साथ हनुमान बेनीवाल जी को मौका दिया था लेकिन उन्होंने अपने बात नहीं कह पाया, वो दूसरे विषय में चले गए। निशिकांत दुबे जी ने अपने तर्क सरकार के पक्ष में रखा और साथ साथ आप जो सदस्य नहीं बोले फिर मन से आपने समर्थन दिया है, मुझे मालूम है, इसके लिए पूरे सदन को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदन निशिकांत दुबे जी, धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लाए हुए इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं। मैं सुन रहा था सबों को सर, पिछले जो शिफ्ट हुआ है माहौल, जो इस देश का शिफ्ट हुआ है, उसमें इसकी कितनी आवश्यकता है। जब से हमने स्टार्ट किया 47 के बाद, तो लाइसेंस, परमिट और कोटा राज में चले गए सर। एक सर्टेन जो है बिजनेस हाउस ही बिजनेस कर सकता है, उसको सर्टेन सेगमेंट में लाइसेंस मिल सकता है, उसको परमिट मिल सकता है, कोटा मिल सकता है। मैं किसी के ऊपर ब्लेम देने के लिए नहीं खड़ा हुआ उसको। और दूसरा जो सरकार ने किया आजादी के बाद कि सरकार को बिजनेस करना है। यदि स्टील बनाना है सरकार को बनाना है, सीमेंट बनाना है सरकार को बनाना है, कोई भी बिजनेस हो, कार बनाना है सरकार को बनाएगा, पिन बनाना है सरकार को। और एक दो जो बिजनेसमैन थे जो कि लाइसेंस, परमिट, कोटा राज में थे, इस कारण से इस तरह के कोई डिस्प्यूट हमारे यहां नहीं डेवलप हुए। 1990 के बाद लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ और अब कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। भारत सरकार ने एक पॉलिसी के तहत यह फैसला किया है और धीरे धीरे जो मुझे लग रहा है कि सारे बिजनेस सरकार खत्म कर देगी और सरकार का जो बेसिक काम है, जो इस पार्लियामेंट का बेसिक काम है कानून बनाना, या सरकार का जो बेसिक काम है पॉलिसी में जाना, हमको लगता है कि एक दो सेक्टर को छोड़कर मैक्सिमम जगह सरकार को वहीं जाना चाहिए। और यही पूरी दुनिया का रीत है। ग्लोबलाइजेशन के बाद जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो स्टार्ट किया इस देश में, एक नई क्रांति जो स्टार्ट की, तो उस कारण से इसकी आवश्यकता है। क्योंकि कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जबकि भारत का बिजनेसमैन स्ट्रेटेजिक सेक्टर से लेके छोटे सेक्टर तक, स्मॉल स्केल सेक्टर से लेके बड़े सेक्टर तक, वो इन्वेस्टमेंट बाहर का नहीं आएगा या उसका बाहर का पार्टनर नहीं होगा। और जब यह सिचुएशन डेवलप होगा तो सारे डिस्प्यूट यदि वो बाहर होंगे, मान लीजिए बड़े बड़े लोग तो सिंगापुर चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, अमेरिका में डिस्प्यूट हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटे लोग हैं, उनके जो डिस्प्यूट होंगे, उस डिस्प्यूट के लिए शायद उनके पास इतना पैसा नहीं होगा, उस एग्रीमेंट का वो पार्ट नहीं होगा। तो मेरा मंत्री जी से यह है कि आपने बहुत अच्छा बिल लाया है। मेरा एक छोटा सा सुझाव होगा कि जो ये कंपनियां एग्रीमेंट करती हैं दूसरे कंपनियों के साथ या दूसरे देश के साथ, उसमें इस पॉइंट को जरूर जोड़ा जाना चाहिए कि कोई भी डिस्प्यूट यदि होता है तो वो डिस्प्यूट इंडिया के अंदर हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ये दिल्ली में जो हम ये डिस्प्यूट मैकेनिज्म बना, आर्बिट्रेशन सेंटर बना रहे हैं, यदि हम ये कर पाए तो जो लोगों के कंसर्न है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बाहर के लोग जा रहे हैं, और हमने देखा भी है कि बड़े बड़े डिस्प्यूट में, चाहे एंट्रिक्स देवास का मामला हो, चाहे वोडाफोन का सवाल हो, जिस किसी भी सरकार ने किया हो, उसके कारण हम लोगों को काफी नुकसान सहना पड़ा। और एयर इंडिया का तो ऐसा हो गया कि एयर इंडिया के सारे एसेट ही पूरे दुनिया भर में जब्त होने लगे एंट्रिक देवास के कारण। तो मुझे लगता है कि यदि उस एग्रीमेंट का पार्ट हम बना देंगे तो इसका फायदा हो पाएगा। और जिस चीज के लिए माननीय मोदी जी इस बिल को लेकर आए हैं, आप बिल को लेकर आए हैं,
वो उसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। आपने मुझे वक्त दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट ऑनरेबल मिनिस्टर द रेस्पॉन्स। बहुत बहुत investors, and I think that this is the right step in the right direction. I stand. Thank you. Thank you, Shri Hanuman Beniwal ji. सभा जी महोदय, आज राजस्थान के अंदर एक आस्था का जो केंद्र है खाटू श्याम जी, एक सेकंड साहब, उस मंदिर के प्रांगण में मंदिर के अंदर दर्शन को लेकर भगदड़ मच गई। लाखों लोग थे, इंटेलिजेंसी फेल थी वहां की, 3 लोगों की मौत हो गई, कई दर्जन लोग घायल हो गए। उसके अंदर मेरा निवेदन था कि अंदर टीम भेजे और वहाँ एक सीआई को सस्पेंड करके आप संदेश नहीं दे सकते। क्या है विषय, क्या है? एक सेकंड साहब, क्या है कांग्रेस की इसी सरकार, कांग्रेस की इसी सरकार में 2010 में मेहरानगढ़ के अंदर सैकड़ों लोग मारे गए थे साहब। एक सेकंड, मेरा निवेदन स्पीक ऑन द बिल। एक सेकंड, एक सेकंड साहब, कांग्रेस की सरकार के अंदर मेहरानगढ़ सैकड़ों लोग मारे गए थे। मेरा निवेदन है, निवेदन सुनिए। You make a submission after this. बिल पे आ रहा हूँ साहब, बिल पे। You speak on the bill. बिल पे बोल रहा हूँ, आप बिल पे। Yes, please. बिल पे बोल रहे भाई। Nothing will be. आप लोग Yes, please. Yes. क्यों जबरदस्ती? Yes, please. एक सेकंड रुको था। Nothing. No, nothing. No. You please speak on the bill. मैं बिल पे ही बोल रहा हूँ। Honorable Speaker has given you permission to speak. No. That cannot be. That cannot be. No. मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ। अधीररंजन जी आपके खिलाफ थोड़े बोल रहा हूँ, बैठो आप यार, कैसी बात? आपने आर्बिट्रेशन बिल से बोलो, आप आर्बिट्रेशन बिल से बोलो। वो मेरा सभापति जी, मेरा निवेदन है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। नहीं, प्लीज। निशिकांत दुबे जी। I've already given that. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं तो कम से कम आर्बिट्रेशन के मुकदमे वो समय सीमा में। धन्यवाद। सौगत राय जी। Sir, I shall be very brief. There is something known as superfluous legislation. जो legislation का कोई दरकार नहीं है. This is such a legislation. This government does not know its mind. In 2019, Ravi Shankar Prasad, who is now member of this house, was Minister for Law. He converted the name of International Center of Alternative Dispute Resolution into New Delhi International Arbitration Center in Delhi. Now, Mr. Rijiju, who is now the law minister, though he is not a practicing lawyer himself, unlike Ravi Shankar Prasad, wants to leave his stamp on the ministry. So he has called this International Arbitration Center Act. The main moot question is simply this, that there is neither any objection nor any support, because as I said, it's a superfluous legislation. Has the government been able to make India a center of arbitration? Singapore is such a small place, city-state. You see, most of the companies go for international arbitration to Singapore, including the Ambanis, Adanis. They have got international connections and they go to Singapore. Why the government has not made any progress in last 3 years to make New Delhi a major center of arbitration? Because arbitration is an alternative way. In our country, courts take years and years. Courts are only there to benefit lawyers, not the litigants. So arbitration is a shorter form, though whether it's perfect law or not, I don't know, because they make one retired judge arbitrator. And judges as arbitrators make more money than they used to make at judges. Please. And ultimately, when the arbitration award comes, as salary, arbitration award. When the arbitration award comes, then somebody goes again in litigation to court. He is professor and lawyer both. So I would like to know from the Honorable Minister, you are changing a name, it's all right, you will leave your stamp on the ministry. But what is it that the government is doing
to make India a better center for international arbitration. Thank you. Which are the companies that are there? Now, there are big law firms in this country, Khaitan and Company, this, that, Amarchand, Mangaldas. These are all there, people go to them. But none of the top international law firms have set up big offices in India. And our big lawyers have gone abroad. Harish Salve, who often pleads for this government, stays in London and sometimes does his pleading through video messaging. So I would like the minister really to develop this arbitration. As an alternative, it will reduce the burden on the courts. It will give quick relief to litigants. Yes, thank you. So with that I say that I have nothing to say either in favor of the bill nor against the bill. Thank you, It's a Dr. superfluous Kalamathi legislation. Veeraswamy ji. It should be dealt with as such. Thank you, sir. Thank you. Being happening in Delhi, sir. Thank you very much. Thank you very much, Sri Danish Ali ji. थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल चेयरपर्सन सर कि आपने मुझे न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2020 पर बोलने का मौका दिया। सर सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आर्बिट्रेशन अगर करना है तो पहले हमारा जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से करोड़ों की तादाद में केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं और उसके लिए सरकार को जो करना चाहिए नहीं कर पा रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं सर कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट बने हुए एक डेकेड से ज्यादा हो गया वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बिल्डिंग नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को क्रिएट करना है। हाई कोर्ट की बेंच उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई दशकों से मांग है, आज तक नहीं हो पा रही, लेकिन कुछ ना कुछ बहाना मिलता है। आर्बिट्रेशन सेंटर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर दिल्ली में बने, नो डाउट बनना चाहिए, लेकिन यहां भी क्या हो रहा है सर आजकल मैं माफी के साथ चाहूंगा कि जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं मतलब आपदा में अवसर तलाश लिया गया। माफ कीजिए मैं माननीय लॉ मंत्री जी से कहूंगा कि जो बड़े लॉयर्स हैं वो तो लंदन में भी बैठ के दूसरे कंट्रीज में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है काम कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे यहां पर हैं उनको ये कहां का मतलब मुझे नहीं क्योंकि आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन सच्चाई ये है कि जो गरीब आदमी है उसको न्याय मिलना इतना मुश्किल है आज की डेट में कि वो नहीं हायर कर सकता बड़े लॉयर्स। जो किसान की समस्या, जो गरीब की समस्या है, जो मान लीजिए जो डेमोक्रेसी को बचाने की इस देश में कोशिश कर रहे हैं जुबैर जैसे जर्नलिस्ट लोग या दूसरे जर्नलिस्ट जो उनको जेलों में रखा जाता वो बड़े लॉयर हायर नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि देश के अंदर जुडिशियल सिस्टम के अंदर लॉ मिनिस्टर साहब को आर्बिट्रेशन अच्छे से करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन इंडिया में हो उसके लिए हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमें अपने गिरेबान में झांक के देखने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद। श्रीमती सुप्रिया सुले जी। Thank you, sir. I stand here to just ask two very small questions to the Honorable Law Minister of India. He has brought in this reply for this. Thank you, Supriya ji. Next, Sri Hanuman Beniwal ji. Sorry. Hasnain Masoodi ji. No, please. Masood ji. Thank you, sir. Sir, an efficient adjudicative mechanism has key role in promoting investment, industrial growth, and generation of employment and overall development. Sir, the investors, domestic and foreign, feel encouraged and confident to invest if they find that country has an efficient justice delivery mechanism. And the alternate dispute resolution mechanism has, over the years, emerged as the main source of main tool, key role in adjudication of the disputes. In that background, the bill is a right step in the right direction because most of
the honorable members have voiced the concern that why should people flock to other places for arbitration. It is because we did not have an efficient mechanism here in the country. And if the change itself may not convey much, but it does give an impression, or it does at least belie the impression that no, we don't have an efficient adjudicative mechanism or alternate dispute mechanism, arbitration in the country. And when people flock to, or people go to Hong Kong, or people go to other Singapore, or go to other places, they go, or London, they go because there is a clause in the agreement that jurisdiction at London. And why do they insist on it once they enter into an agreement with our investors or who collaborate with them? Because they say that we don't have an efficient mechanism in the country, or in dispute mechanism in the country. So we also readily agreed on it. Once we have in place an efficient mechanism, now, I mean, what is proposed by the Honourable Minister, and because Section 15 tells us that the Centre will facilitate arbitration, once that is there, that argument or that plea will no more be available to our investors. And I think that this is the right step in the right direction. I stand. Thank you. Thank you, Shri Hanuman Beniwal ji. लेकिन हमें अपने गिरेबान में झांक के देखने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। श्रीमती सुप्रिया सुले जी। Thank you, sir. I stand here to just ask two very small questions to the Honorable Law Minister of India. He has brought in this bill. I can't believe he has just brought it to change the name. I mean, there's really nothing else. I mean, this is really lack of colossal waste of time for Parliament if you've just got it for that. I can't. It's just appalling. I have two questions to ask you. This is not for the common man. This is the new Delhi International Arbitration Center. So this is obviously for the big boys. Now, two questions that I need you to clarify to me. That a reply of Government of India in Rajya Sabha said the high net worth individuals of India are leaving India. My friend Pinaki Mishra also said most high net worth individuals are leaving this country and prefer a foreign passport over an Indian passport. Now that's point number one. Point number two is that a lot of my colleagues talked about all the big lawyers, the big boys who are lawyers who are leaving, prefer arbitration in England, they prefer to live in England. So there's not just all the big investors leaving, but even the brain drain, all the big lawyers are preferring to leave India. So have you ever thought of that for a moment, that here you're trying to make an international center, but the so-called creme de la creme of India, be it the intellectual lawyers, be it the industry, let's not take a socialist line, let's take for a moment a capitalist line which your government likes. So why are we making sure that all these people who create wealth in this country, create jobs in this wealth, are leaving this country? And give you two small examples. Look at KN Energy. This happened in your duration, as well as the Reliance British Petroleum issue, or the Amazon Future Group and the Reliance dispute. They have not chosen India as an option. Future Group is almost becoming an NP, unfortunately, which had one of the finest companies in this country. So why is a big company like Reliance chooses Singapore or Britain as an arbitration center, not as India? So why don't you introspect instead of bringing the law of just changing names to improve and strengthen the system? अपने गिरेबान में झांक के देखो भैया, कुछ तो कम पड़ रहा है, इसीलिए तो सब जा रहे छोड़ के. It's very easy for all the jingoism that your government does, which is all wonderful. But if you are bringing an international center, your big boys, which are of this country, the big investors who you expect to be a part of this arbitration center, prefer Singapore, prefer India. So why are we wasting our time on this arbitration in India? So please reply for this. Thank you. Supriya ji. Next, Shri Hanuman Beniwal ji. Sorry. Hasnain Masoodi ji. No, please. Masood ji. Thank you, sir. Sir, and positive aspect for the Law Ministry to consider. Thank you very much. Shri Lav Krishna ji. Lav Shri Krishna. Thank you, sir. Thanks for allowing me to speak on New Delhi International Arbitration Center Bill.
As Sautara said, there's not much in this, just the change of the name of the bill, name of the center. Sir, this is I believe this is the second time or third time that we are speaking something about arbitration in the last 3 years, sir. But again and again we are speaking about it, but somehow the arbitration center doesn't come up in Delhi. No business happen in Delhi, but the arbitration actually happens either in London or in Singapore. So even the best of the minds, best of the lawyers, best of them are going and practicing overseas, but are not coming to Delhi and doing it, sir. So yes, we totally support this bill, that change of the name and everything. But sir, arbitration as it is that we are speaking right now, we are only talking about the higher level, wherein the between the corporates and everything, sir. But last time also I spoke about it. It is not just with the corporate level arbitration that is required in this country, sir. With the amount of cases that are pending in this country, there needs to be a thinking. As Kiran Rijiju is a very forward-thinking minister, there should be a thought that should be there, wherein we can have some arbitration at a lower level, so that these pending cases are dealt at that level itself. Say we have local adalat and all those institutes that are there, but they don't have enough power. That is, they don't have enough power to actually do these arbitrations at the lower level. So that's why most of the pendency is being there at the district courts and the high courts, sir. So with that, we support the bill, but we want to see some sort of activity being happening in Delhi, sir. Thank you very much. Thank you very much, Sri Danish Eliji. International Arbitration Center Amendment Bill 2022. Sir, there is no doubt that we require a bill of such nature, sir. We definitely need an international arbitration center in India, because right now the number of disputes that exist, all these disputes, which goes into several thousands of crores, is being heard in Singapore, because we do not have a robust arbitration mechanism in India, sir. Sir, in fact, this bill was actually brought in 2019, and in that bill, they had said that the Act will allow the central government to provide for removing any difficulty in implementing the Act up to 2 years. Sir, after 2 years, from 2019, within 3 years, they have found that they have had several difficult drafting errors in this Act. So when you are preparing a bill, the lackadaisical manner in which they have been preparing bills has already been referred to by the Supreme Court Chief Justice, sir. He has said that the Parliament is passing bills without taking into consideration about the complete details, where there is not adequate amount of debates happening, or referring it to the standing committees to make sure that the bill has all the provisions which need to be taken into consideration. Because the Supreme Court CJI, he has mentioned that passing bills without all these considerations creates a havoc in the judicial system, sir. The judges are facing immense trouble in interpreting these bills, and subsequently we come back. It is very sad to note that a bill which was brought in 2019, within 3 years, you want to bring an amendment to this. Can't we even prepare a bill which can last for at least a few decades before you want to seek an amendment? And similarly, the same way that it was seen, we have seen that the problems with the farm bills and so many other bills which the government has brought in without taking into consideration the opposition voices or the voices of the people. So I request that this government may take adequate time to ensure that all the provisions are contained in this bill, sir. Sir, in this bill, we are not talking about any provision. You are talking only about the international arbitration, where these things can last for several thousand crores. But there are so many companies which have disputes which can be much meager, sir. It can be about 50 crores or 10 crores, who cannot afford to go to these kind of centers. So I would request some kind of an arbitration provision can be provided to those people also. And similarly, when we are asking people to keep shifting from Chennai to Delhi every time, the traveling and everything is becoming a problem. In fact, our Honorable Chief Minister also asked for Supreme Court bench to be placed in Chennai, sir. So I would request that the Law Minister to kindly consider that, so that a bench is made available in Chennai, and if possible in all the regions, sir, in Calcutta and Mumbai also. And similarly, we wish that there can be a provision for virtual arguments. I mean, like where now during the pandemic, we have found that several courts have been functioning where they have been functioning virtually. This can be taken into a definite positive aspect for the Law Ministry to consider. Thank you very much.
Thank you, sir. Thank you very much. Now, Ramesh Bidudi ji. धन्यवाद सर। प्लीज वेरी ब्रीफ। मैं बहुत ब्रीफ बोलूंगा सर। आपने मुझे एक ऐसी माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता वाले स्टेप को जो हमारे कानून मंत्री जी के द्वारा रजिस्टर उठाया गया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष जी, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अब वो इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नाम से जाना जाएगा। 1952 से सरकारें चल रही हैं, 60 साल तक। मैं अमरजीत जी को सुन रहा था बड़े ध्यान से। जुडिशरी जिस प्रकार से मजबूत होनी चाहिए थी वो मजबूत नहीं हुई। अगर जुडिशरी मजबूत होती तो हमारे देश के अंदर आज भी 2 करोड़ अदालतों में केस लंबित पड़े हुए हैं। और ये आर्बिट्रेशन के जो मामले होते हैं ये जुडिशरी के होते हैं और दूसरे उसके होते हैं सिविल के, जो क्रिमिनल वगैरह नहीं होते। इन केसों को लोगों को समाप्त करने के लिए 10-10, 15-15 साल तक अदालतों में धक्के खाना पड़ रहा है जी। आर्बिट्रेशन के माध्यम से ये केस सॉर्ट आउट हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के तहत विश्व का केंद्र एक आज दुनिया बन रही है और इकोनॉमी के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, जैसे भी दोहराया भी था अमरजीत जी ने, हमारे बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे भी कंट्री में और भी कंट्री उनको सिंगापुर जाना पड़ता है। उसके पीछे कारण क्या रहा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो जुडिशरी को देना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। वो जो जगह मिलनी चाहिए थी वो लंबे समय तक नहीं दे पाई। और इसका नाम न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के नाम से लोग समझते होंगे ये दिल्ली के या राज्य के ही आर्बिट्रेशन के मामलों को निपटाने के लिए सक्षम होगा। एक साइकोलॉजी भी इंटरनेशनल लेवल के लोगों पर इसका फर्क पड़ता होगा सर। हमारे देश में लेजिस्लेशन, जुडिशरी और एग्जीक्यूशन ये 3 संस्थाओं के द्वारा लोकतंत्र की संचालना होती है। 1980 का अगर दशक याद करें तो वो काला अध्याय कहा जाएगा कि 1980 के दशक में जब अदालतों को अपने हाथ में काबू करने का प्रयास किया तब की प्रधानमंत्री जी ने, और जो मेरिट है मेरिट से छोड़कर जूनियर अपने चहेते ऐसे लोगों को, अभी भी जो देश में शोर मचा था, रिवार्ड वापसी गैंग बहुत सक्रिय हुआ था, वो उन्हीं प्रकार की सरकारों के द्वारा ऑब्लाइज करे हुए लोगों को वो एहसान उतारने के लिए रिवार्ड वापस कर रहे थे। वो सब लोग, सारे के सारे लोग, ऐसे लोगों को जब ये उनकी जूनियर लोगों को सीनियर के ऊपर जज बनाने का मामला आया तो जुडिशरी को 1993 में आदेश करना पड़ा और उस आदेश के तहत ये जज भी अब हम ही अपॉइंट करेंगे और लोकतांत्रिक पद्धति को 1980 में धक्का लगा। आज मैं झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार ऐसे राज्यों की अगर बात करूं, वहां पर जजों के पास उनके कानून जो मुकदमों को निपटाने के लिए, चाहे हम बात करें उनकी जो उनके स्टाफ है, चाहे बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो पूरे के पूरे नहीं। आज भी जजों के कई अदालतों में देखेंगे राज्यों में जाकर एसी तक उनके दफ्तरों में नहीं है। इसके कारण से ये जो सिविल मैटर है और ये आर्बिट्रेशन के मामले माध्यम से निपटाए जाएं और वो जल्द तरीके से निपटाए जाएं, इसलिए इसका नाम बदलकर जो रखा गया वो मैं बाद में आऊंगा सर। लेकिन आर्बिट्रेशन क्यों लाया गया, आर्बिट्रेटर की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि हमारी जो अदालतें हैं वो अदालतें समय पर लोगों को उनको न्याय देने में सक्षम नहीं थी और इससे एक मैसेज चला गया कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस एनॉयड, कि जो जस्टिस डिनाइड, कि जो जस्टिस डिले हो रहे हैं तो लोग ये समझ के बैठ जाते थे कि 10 साल 15 साल हो गए और 15 साल के भी अगर मुझे न्याय मिला तो ना के बराबर ही हो गया वो न्याय। ऐसी स्थिति देश में लंबे समय तक ये बनी रही और इसके जिम्मेवार कौन है ये भी पूरा देश जानता है। 66 वर्ष तक राज करने वाले लोग इसके जिम्मेवार है सर। जुडिशरी को किसी भी प्रकार से वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हुई तो आर्बिट्रेशन भी जब
1995-96 में बनाया गया। उससे पहले तो लगातार इतने लंबे समय तक 1940 का अंग्रेजों का बनाया आर्बिट्रेटर कानून चल रहा था देश के अंदर। नहीं सर, मुझे 5 मिनट बोलने दीजिए सर। 5 मिनट हो गया। नहीं सर, 5 मिनट में और मांग रहा हूँ आपसे सर। नहीं, तो मेरी और पार्टी के लोगों का टाइम मुझे दे दीजिए। ना, ये पार्टी का तो टाइम इसीलिए स्पीकर का जो मैं कह रहा था कि स्टेनोग्राफर, टाइपराइटर, इनकी व्यवस्था न होने के कारण से हम लोगों को जो वरीयता के आधार पर जिसका व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए उनके सिविल मैटरों के अंदर, वो नहीं मिल पा रहा था सर। इसीलिए इसका नाम बदलकर अब मैं असली पॉइंट पर आता हूं कि इसको इंडिया इंटरनेशनल नाम रखने का इसका लॉजिक क्या रहा होगा। ये मैंने जैसे दोहराना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल नाम से भारत में अगर बनेगा, भारत में जैसे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर अब 24 सेक्टर द्वारका में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया, जहां भारत के 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके डिस्प्यूट होते हैं वो सॉर्ट आउट कराने के लिए क्यों सिंगापुर जाए, क्यों लंदन जाए, और बाहर की कंपनी क्यों ना इंडिया में आए। सर मुझे 1 मिनट और दे दिया, वो क्यों ना इंडिया में आए। अगर वो लोग यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इंटरनेशनल का नाम पूरी दुनिया में जाएगा, तो ग्लोबलाइजेशन के तहत वो बड़ी कंपनियां अगर अपने आर्बिट्रेटर, क्योंकि 2 पक्षों में झगड़ा होता है, आर्बिट्रेशन के अंदर एक जज उसके अनुसार हो, एक अनुसार हो, एक तीसरे के अनुसार हो, ये व्यवस्था होती है, तीनों मिलकर उस समस्या को सुलझा ले। और अगर वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ हमारे यहाँ के लोगों को, चाहे होटल के मामले में हो, चाहे वो कार ड्राइविंग एयरपोर्ट के मामले में हो, बाहर की इकोनॉमी हमारे देश में आएगी। बाहर के लोग सिंगापुर अगर न्याय देने के लिए भारत की जो क्रेडिबिलिटी दुनिया में बढ़ रही है उसके अनुसार भारत में आने के लिए लोग प्रयास करेंगे, जिसके कारण से यहाँ पर इसको हमारे भारत के अंदर इकोनॉमी के आधार पर भी, अर्थव्यवस्था के आधार पर भी बाहर की मुद्रा हमें अच्छी खासी संख्या में मिलेगी। तो इसीलिए जो माननीय कानून मंत्री जी ने इस कानून को लाने की बात कही है, इसके लिए मैं एक सुझाव जरूर देना चाहूंगा कि आर्बिट्रेशन के अंदर भी जो मुकदमे चल रहे हैं, जो लंबित पड़े रहते हैं, वो टाइम बाउंड कम से कम होने चाहिए कि जब जो मुकदमे अगर अदालतों के द्वारा आर्बिट्रेशन को ट्रांसफर कर दिए गए, आर्बिट्रेशन के अंदर लंबे समय तक लटकते रहते हैं आर्बिट्रेटरों के माध्यम से, तो कम से कम आर्बिट्रेशन के मुकदमे वो समय सीमा में। धन्यवाद। सौगत राय जी। सर आई मिनिस्टर्स नाउ श्री अमर सिंह जी टू ओपन द डिस्कशन। Thank you, sir. Be very brief. Be very brief. I will be very brief, sir. I will be very brief, sir. Very brief. Chairman, sir, as Honorable Minister has explained, that there is amendment in the 2019 Act to change the name of New Delhi International Arbitration Center to India International Arbitration Center. The second is there is an amendment in the section 15, I think, that all the rules, the regulation would be framed how to run it. Now, arbitration is a very good alternative method of disposal of the cases or disputes, or you can say dispute resolution. It's a very good method. And it has been going on in this country since ancient times. I mean, before independence, British era, even before that, our panchayats, our elders, all used to do it. Britishers tried to bring law in 1889 and 1940. Then Government of India also brought one law in 1995, that was also establishment of International Center. And now in 19, this New Delhi International Arbitration Center. Sir, we all support arbitration center and alternative disposal of resolution of disputes between the parties. That principally it's a very good thing. But the question is, which I think has not been addressed in the amendment, we all know what has happened over the last 75 years, or even before that.
Sir, you yourself, your government formed the Shri Krishna committee. That committee gave the report. Before that, there were two Supreme Court very strong judgments in 1989 and 2009. And the 2009 Supreme Court judgment, Union of India versus Singh Builders Syndicate, they say that there is a very, very unfortunate delays, high cost, frequent and sometimes unwarranted judicial interruptions at different stages of are seriously hindering the growth of arbitration in India. That is a Supreme Court judgment. And this was 2009. Shri Krishna report also tells us the same thing because we don't have statutory backup. There is lack of experts in the country. Generally, the arbitration tribunals don't stick to the cap on time for disposal of the cases. And various departments in Government of India and state governments, they appoint their own officers as arbitrators. That leads to litigation. And contrary to the belief that arbitration perhaps is the end of the issue, unfortunately, because in India, because the law, the order is not mandatory, it's not binding, so people can still go for appeals. Appeal, and unfortunately in this country, we all know there are over 4 crore cases pending in various courts in the country. Sir, you are a law minister. You would be knowing much more than me. So we have to bring some end to the litigation and to the arbitration. We are supporting everything, but 2-3 suggestions which I want to make. At least some certain legal or civil disputes could have been only delegated to this India International Center. There should be some clause in the law that the order would be mandatory, or there would be 1 or 2 appeals to High Court or Supreme Court. The litigation can't go on because there is no binding and you are keeping it still open. And 1995 International Center, there were 3 centers already working in the country, Bombay, Delhi, and there is another center. Not many results are coming. People are preferring Singapore Center, International Center. Why are they preferring? Because the orders are mandatory. And international experts are sitting on those tribunals. And the disposal is quite quick. Even Indian businessmen, Indian corporates, they are all going to Singapore for their disposal. But we are not touching those issues because of which people are going outside the country. People are going to Paris, people are going to London. Your intention is very good. But I don't find anything in the amendment which would lead to really solid results in the country. That is what my point is. Because we cannot, the name changing is good. India International Center would give some, New Delhi could have given a city-centric impression. That's good. But what happens to the orders? There is no finality of the order. There is no time limit. 60 days you have given in the Act, but no order is passed in 60 days. What is the provision to finish it in 60 or 70 or whatever days? I mean, there are so many practical problems in the arbitration issue. Unless we take up all those issues, simply changing the names, I don't think, and especially in disputes resolution, it is the weaker section of the society. It is the
people with the lesser money, I mean, not the big corporate, smaller MSME, all those people, these are the people who are the sufferers because they can't afford the, I mean, those lawyers which go to London and to Singapore. So please bring this law again. Thank you. And bring those amendments which are really needed to make this law effective. Thank you, sir. Thank you very much. Now, Ramesh Bidudi ji. धन्यवाद सर. Please. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the bill further to amend the New Delhi International Arbitration Center Amendment Bill 2022 as introduced in the Lok Sabha on 5th August 2022 be taken into consideration. कुछ बोलेंगे आप इस विषय पे? Sir, I am moving this amendment bill with the intention of having a world-class arbitration center in India. In 2009, we all are aware that we had passed the New Delhi International Arbitration Act, and after that, we had already established this said center on 13 Please, June the House be in order, please. 2022. Please. And in this regard, we have started the process of the appointment of chairperson. In the meantime, as the situation is dynamic and we see the situation globally, we felt that an amendment is very important to ensure that the objective of the act which we have passed is taken to its logical end. In the process, we are today making a very, very short amendment, and the proposal of today's amendment is: 1, the name of New Delhi International Arbitration Center be changed to India International Arbitration Center, and 2, enable the New Delhi International Arbitration Center to specify by regulations the manner of its discharge of various functions. So, sir, as the Honourable Speaker has given a very limited time, I would be responding to the queries and observations made by the honourable members. So I would like to explain whatever is possible in detail while I respond to the debate of this discussion. I would like to request the honourable member, this is a very, very specific bill with a specific objective to ensure that India becomes an international hub of arbitration. As the country is growing, we would like our business to grow, and in the process, the support and the views of all the honourable members are important. So, without any much objection, I expect that all the members would support this bill unanimously. Thank you, sir. Yes, thank you very much, ministers. Now, Sri Amar Singh to open the discussion. Recommended to the House that this may be passed. प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री N.K. प्रेमचंदन जी, संसद संख्या 11। Yes, sir. Sir, my amendment to clause 2 of the bill, I would like to know from the honourable minister, I fully heard your reply and response, that it is mandatory on the part of industry and all establishments to abide by the carbon emission. One industry is not able to comply the directions. No या no more. So I am not, sir, one second. No 2 पर बोलना, अभी 11 चल रहा है. Class 2 में I am moving the amendments, sir. I am moving the amendments and seeking a clarification. प्रश्न ये कि N.K. प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री N.K. प्रेमचंदन जी, संशोधन संख्या 12। सर, संसद संख्या 12। Yes, I am moving, sir. I am moving.
प्रश्न है कि एन.के. प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 22। माननीय सदस्य खड़े होकर बोला करो, बैठ कर मत बोला करो। सर नॉट मूविंग, ये ठीक बोला आपने। आजकल आप थोड़ा अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। श्री A.M. आरिफ, संशोधन संख्या 1 और 2। नॉट मूविंग। नॉट मूविंग। ओके। श्री M.K. राघवन, संशोधन संख्या 3। श्री K. सुरेश, संशोधन संख्या 13-14। श्री N.K. प्रेमचंद्र, संशोधन संख्या 15। नॉट मूविंग सर। श्री बेनी बनन, संशोधन संख्या 23। मूविंग। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 24 से 27। सर मूविंग इन पेज 3। प्रश्न है कि श्री सौगत राय द्वारा बोलने दीजिए, अमेंडमेंट तो मूव करे। सर इन पेज 3 फॉर लाइन्स 33 to 36 substitute one expert in power sector and the principal secretary of the Ministry of Power, or if there is no principal secretary, the secretary in charge of Ministry of Power, and one official each from the power department of the major states, including West Bengal, to be appointed by the central government. As it is, he has formed a very omnibus and cluttered Bureau of Energy Efficiency. I think it should be less bureaucratic. प्रश्न है कि श्री सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 24 से 27 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 3 विधेयक का अंग बने। श्री M.K. राघवन जी, श्री N.K. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 16। Sir, census Sankhya 16, Bureau of Energy Efficiency authorized any agency in the country, not outside the country. Let the companies be inside the country. Domestic companies may be authorized. Foreign companies have to be omitted. That is my amendment. Moving, sir. प्रश्न है कि श्री N.K. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 4 और 5 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 4 और 5 विधेयक का अंग बना। श्री N.K. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 17 से 2020। All the amendments are relating to extension of period. I am moving, sir. प्रश्न ये है कि N.K. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 से 20 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुए। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 28 और 29। Not moving, sir. प्रश्न है कि खंड 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 6 विधेयक का अंग बना। श्री N.K. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 21। Sir, last amendment, that is any agency, let it be any competent agency. It's a positive amendment. Can very well accept it if the honorable minister decides. I am moving, sir. प्रश्न है कि श्री N.K. प्रेमचंद्र द्वारा संशोधन संख्या 21 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 7 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें,
जो सदस्य विरोध में ना के मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 7 विधेयक का अंग बना। श्री एम के राघवन जी, संशोधन संख्या 5। फिर माननीय सदस्य, एक बार माननीय सदस्य में व्यवस्था दे दूं, ये वोट वॉइस वोट से होते हैं, इसलिए हाथ खड़ा करने की तकलीफ मत करो, आप मुंह से भी बोल सकते हो। प्रश्न ये कि 8 और 9 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 8 और 9 विधेयक का अंग बना। श्री एम के राघवन जी, श्री रितेश पांडे, संशोधन संख्या 30। To move this amendment. In place, I'd like to add, after page 6, line 12, provided that the appropriate government shall financially support through its various program policies and subsidies, or by arranging a mechanism through which appropriate loans for individuals, communities, public buildings, residences, companies, commerce, industries, and agriculture units that intend to buy equipment or necessary infrastructure for using renewable energy for the purpose of personal consumption. प्रश्न है कि श्री रितेश पांडे द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 30 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 10 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 10 विधेयक का अंग बना। श्री एम के राघवन, श्री रितेश पांडे, संशोधन संख्या 31। Sir, I'd like to move this amendment, but quickly एक छोटा सा। ओके, नो, एक मिनट। प्रश्न है कि श्री रितेश पांडे द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 31 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है खंड 11 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में खंड 11 विधेयक का अंग बना। श्री एम के राघवन, प्रश्न के खंड 12 से 18 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 12 से 18 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। So I beg to move that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर सुधारों की भी आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं। Thank you, Mr. Speaker, sir. I want to first thank all the honourable members who spoke. जगदम्बिका पाल जी, महुआ मैत्रा जी, जयदेव गल्ला जी, निधुन रेड्डी जी, संतोष कुमार जी, गिरीश चंद्र जी, रंजीत रेड्डी जी, अधीर रंजन चौधरी जी, सुप्रिया सुले जी, राजीव प्रताप रूडी जी, के नवाज जी, हसन मसूदी जी, जीएस पौन जी, विष्णु प्रसाद जी, अनुभव मोहंती जी, एनके प्रेमचंदन जी, गौरव गोगोई जी, मनोज रजोड़िया जी, शिंदे जी. The debate was positive, and most of the speakers have supported this bill. Mr. Speaker, sir, in the power sector, Honorable Speaker, sir, in the power sector, there are many things which we can be proud of as a country. इस सेक्टर में जो हमने किया है उस पर हमें गर्व होने का अधिकार है दुनिया भर में. When we connected every village
in just about 987 days. The Prime Minister had given us a target of 1,000 days. At that time, the International Energy Agency came out with a tweet saying that this was the best news of the energy sector in 2018. When we connected 28.6 million homes, now it's 28.8 million homes, when we connected every home, हर घर को हम लोगों ने connect किया. And the direction still stands कि अगर कोई घर छूटा हुआ है तो उसको भी connect कर देना है. We'll connect every, if any house is left out, that also has to be connected. When we connected every home, when we connected 28 million homes in just about 18-19 months, I mean, the International Agency said that this was the largest expansion of access in the shortest time frame ever in the history of the power sector. We've done this as a country. I mean, in one stroke, we connected every village, every home. We converted our country from power deficit to power surplus. I mean, today we have about 400,000 megawatts installed capacity. We connected the whole country to one grid, converting our grid into the largest grid in the world. These are things to be proud of. And we also can be proud of, and this is not me saying it. All the countries say we can be proud of our record in energy transition, in the installation of renewable energy capacities. We can be proud of it as a country. Our per capita emissions are 1/3, are the lowest in the world, Mr. Speaker, sir. Our per capita emissions are the lowest in the world. Despite that, we have emerged as the only large economy and only G20 country whose energy transition actions are consonant with a sub-2-degree rise in global temperature. हमारा पर कैपिटा एमिशन दुनिया में सबसे कम, लेकिन ये एनर्जी ट्रांजिशन में और एमिशंस कम करने का जो टारगेट है उसमें हम दुनिया के लीडर में इमर्ज किए. अभी कैपेसिटी की, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात हो रही थी. अध्यक्ष महोदय, हमारी आज हम लोगों ने, जैसे कि हमने पिछली बार भी कहा था, हम लोगों ने आज अपनी हमारी स्थापित क्षमता हो गई है नॉन फॉसिल फ्यूल की 1,67,000 मेगावाट और करीब 82,000 मेगावाट हमारा अंडर इंस्टॉलेशन. जिस गति से हमने रिन्यूएबल एनर्जी, ये नॉन फॉसिल हुआ, उसमें से न्यूक्लियर आप निकाल दें तो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो कि स्थापित है 1,61,000 मेगावाट और 72,000 मेगावाट हमारा अंडर इंस्टॉलेशन है. तो लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने वी हैड प्रॉमिस्ड दैट बाय 2022 विल एस्टैब्लिश 175 गीगावाट्स ऑफ कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, एंड वी हैव मिस्ड इट. बट दिस इज द क्वेश्चन, वी हैव नॉट मिस्ड द टारगेट. We are not only on the target, in fact, we are ahead of the target. We would have been much ahead of the target if the COVID had not intervened. Because remember, I'm talking about only renewable energy capacity, I'm not adding nuclear. My renewable energy capacity is installed is 161 gigawatts and 72 gigawatts is under installation. We have had the fastest rate of growth of renewable energy capacity in the world, bar none. जिस गति से हमने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अपने जोड़ा है, ये दुनिया में सबसे तेज गति है. ये हम नहीं कहते, द होल वर्ल्ड सेज इट. सो वी हैव, आई मीन, वी एज अ कंट्री कैन बी प्राउड ऑफ इट. One of our NDCs we've fulfilled 9 years in advance, capacity. Now my capacity is more than 40%. My established non-fossil capacity is more than 40% of my total capacity. It's 41%. And just a minute, let me just, I've got to, just hold. No, just hold on. Just, एक बार फिर आपको बता दूं, मैं सभी मंत्रियों और सभी सदस्यों को कहता हूं, कोई भी माननीय सदस्य उठ भी जाए तो आप उनका जवाब मत दिया करो, मेरे बिना परमिशन. Thank you, Mr. Speaker, sir. So, as I said, our rate of renewable energy capacity addition has been the fastest in the world. It's not me saying it. The whole world says it. We have emerged as the most attractive destination for investment in renewables. This is not me saying. This is the whole world saying it. And this is something which has happened by, shall we say, a consensus. Now, in many countries, you will find that there is not much of a consensus insofar as energy transition is concerned. Many developed countries, there is no consensus. In our country, there is a consensus. ये हमारे देश में सभी लोग, सभी राज्य इस बात पर सहमत हैं कि हाँ साहब, सो हमें रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लगानी चाहिए, हमको एनर्जी ट्रांजिशन करना है, हमको अपने एमिशंस कम करना है. एक एनडीसी तो जैसे कि हमने कहा कि वी अचीव 9 years in advance. दूसरा एनडीसी हमने प्लेज किया था पेरिस में. ये 2 प्लेज किए थे. एक तो कि हम साहब 2030 तक अपना
कैपेसिटी जो है पावर जनरेशन कैपेसिटी उसका 40% हम कर देंगे नॉन फॉसिल से, वो हमने 21 में कर दिया। दूसरा हमने कहा था कि हम अपने एमिशंस इंटेंसिटी को घटाएंगे एज अगेंस्ट 2005 लेवल्स बाय 33 to 35% बाय 2030। ऑलरेडी हमारा जो अचीवमेंट है इट्स नियरिंग 30, तो उसका भी हम बिफोर टाइम हम लोग अचीव कर देंगे। आइए सब लोगों के ये सहमति से हुआ। हमारी ये बात हो रही थी अबाउट मिसिंग टारगेट्स। वी आर अहेड ऑफ द टारगेट, प्लीज बी प्राउड ऑफ इट। The whole world understands this and accepts this. We are ahead of the target. Forget about missing targets. That is one thing which we have done. We can be proud of in the energy sector. Now, basically, people talked about the achievement of the Bureau of, and how the Bureau of Energy Efficiency has fallen short of its utilization of its budget. The purpose is not to not cent% spending the money. The purpose is that have you achieved what you have set out to achieve, and they have. As I said, हमारा जो emissions reduction हुआ है, that is because of the Bureau of Energy Efficiency. कैसे emissions reduction हुआ? हम लोगों ने इंडस्ट्री में अपना CO2 का emissions, ये परफॉर्म अचीव ट्रेड हमारा स्कीम, उसके अंतर्गत हमने emissions reduction यानी Bureau of Energy Efficiency ने emissions reduction अचीव किया of 106 million tons of CO2 per annum। हर साल उतना हम लोगों ने जो स्टेप्स किया है उसका एफिशिएंसी जो बढ़ा है, बहुत सारे सेक्टर्स में उसके जो ये एनर्जी यूटिलाइजेशन का जो एफिशिएंसी है वो 20% से लेकर के 24% तक बढ़ा है। और इसी कारण हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो गए दुनिया में। जितने मेजर इंडस्ट्रीज है दे बिकम कॉम्पिटिटिव बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एफिशिएंसी। और जो इन्होंने टारगेट सेट किया उसे कारण हुआ। ये सिर्फ इंडस्ट्री में 106 मिलियन टन ऑफ CO2 एमिशंस रिडक्शन पर एनम, हम पूरा ये आपको बता ही देते हैं कि कैसे कैसे इनका ये अचीवमेंट रहा। इनका जो स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम है उसमें CO2 एमिशंस रिडक्शन 51 मिलियन टन पर एनम रहा। जो उजाला स्कीम है, जो हमारा ये LED स्कीम है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने एनर्जी सेविंग अचीव की 129 बिलियन यूनिट्स, 129 बिलियन यूनिट्स एनर्जी सेविंग की। हमारा टोटल कंजम्पशन आज है 1400 बिलियन यूनिट। जो हमारा उजाला स्कीम है इसके अंतर्गत CO2 एमिशंस का रिडक्शन हमने 105 मिलियन टन पर एनम किया। इसी कारण जो हमने जो टारगेट दिया था कि बाय 2030 हम अपना एमिशंस रिडक्शन कर देंगे बाय 33 to 35%, इसी कारण तो हम अचीव कर रहे हैं। और जो हमने अपना एम्बिशन बढ़ा दिया, क्योंकि हम जो पहले टारगेट हमने अपने आप के लिए दिया था पेरिस में 2015 में, वो हम अचीव कर लिए। और तो हमने ग्लासगो में अपना टारगेट 2030 का बढ़ा दिया। और हमने कहा कि 2030 तक हमारा जो ये कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, उसको हम 50% ले जाएंगे, 40% से 50%। और जो एमिशंस रिडक्शन है उसको हम 33% से बढ़ा करके 45% कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? We are the only country which has increased, our target by this much. No other major economy has done that. We have done it because we not only achieved our target, but ladies and gentlemen, but honourable members, we achieved our target before time. So the honourable member who said that we don't achieve our target, they are not aware of the facts. We achieved our target before time. That's why we enhanced our targets for 2030, and we shall achieve those. Don't worry. As I said now. One question, of course, was that we have reduced the pledge which was made by the Honourable Prime Minister in Glasgow. The Honourable Prime Minister had made a pledge that by 2030 we shall install 500 gigawatts of non-fossil fuel capacity. We stand by that. But as far as NDCs are concerned, the language of NDC is different. जो NDC एक हमने जैसे कि कहा था कि by 2022 हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 1,75,000 मेगावाट करेंगे, तो ये वो हमारा प्लेस था, लेकिन वो एनडीसी नहीं थी। एनडीसी जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होता है, वो परसेंटेज टर्म्स में होता है। तो परसेंटेज टर्म्स में हमने कहा था कि हमारी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी होगी वो 40% हम ये रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे, बाय नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे। इसमें रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल नहीं होता है अध्यक्ष महोदय, उसमें फॉसिल नॉन फॉसिल होता है। नॉन फॉसिल से एमिशन नहीं होता है, फॉसिल से एमिशन होता है, तो फॉसिल नॉन फॉसिल होता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी उसमें नहीं आती है, नॉन फॉसिल होता है, जिसमें कि रिन्यूएबल प्लस न्यूक्लियर रहता है। तो हमने कहा था कि नॉन फॉसिल से हमारा कैपेसिटी होगा बाय 40% बाय 2030, जो कि हम 21 नवंबर में अचीव कर लिए। अब उसी को बढ़ा करके हमने 40% को 50% कर दिया। इसमें
एब्सोल्यूट टर्म्स में 500 गीगावाट या 450 गीगावाट की बात नहीं कही जाती है. तो व्हाट यू रेड इन द न्यूज़पेपर्स वाज एक्चुअली आवर द प्लेज being translated into action in terms of the United Nations framework on climate change. That is the language which is followed. And similarly, the other language which is followed is emissions intensity, which we have again increased our ambition from 33% to 45%. So our progress in renewable energy, our progress in energy transition is something to be proud of. I am proud of it. Every Indian can be proud of it because we've done something which other major economies have not done. And despite the fact that our per capita emissions are the lowest in the world. Why did we do it? Why did we do it? Because we believe in it. And not only the government, I believe every Indian believes in the environment. We are the only society which, worships nature, which worships trees, which worships water. We are the only society which worships the sun, the giver of energy. So therefore we believe in it. We believe in, the energy, the conservation, we believe in the environment. And that's why we are doing this. Now the set of amendments which we have brought before you, this will take that forward. This will take that forward. And the world is, as I said, Honorable Speaker, that the world is changing. Now, every country has realized that it is necessary to take action, otherwise this, global warming will damage our environment, irreversibly. And every country, therefore, is taking steps. Now, let's say that we had not brought this bill. You know what is going to happen? The European Union has already decided that they'll levy a carbon tax on, steel which is not green, on import of steel which is not green. So if we don't convert our industry will not be competitive. It will not be able to sell in the foreign markets. That's how the world is changing. They are going to put carbon tax on every product which we try to export, or if we don't make those products green products. The future is going to be green products. That is one. The second, of course, is the fact that this is our golden opportunity to change from being a net importer of energy to being a net exporter of energy. Honorable Speaker, sir, we have all the advantages. We have one of the largest established renewable energy capacities in the world, and we have trained manpower, we have the land, we have the sun, so we can emerge as the global supplier for green hydrogen and green ammonia. Now that is going to be the future. And different countries, European countries as well, the developed economies have already started tying up sources of green hydrogen and green ammonia. We are missing the bus. Now we can't afford to miss the bus this time. We missed the bus when the Industrial Revolution took place. This time we shall not miss the bus. We shall emerge as exporters of green hydrogen and green ammonia. I am happy that many of our industries we've already come out with a policy to sort of facilitate production of green hydrogen and green ammonia. And I'm happy that many industries have gone abroad and tied up for export of green hydrogen and green ammonia from our country to those countries which need it, like Japan, European Union, etc. Now that's what our objective is. Our objective is twofold. One objective is that we shall green our industry. That is one. That is for the environment, and that's also for removing our dependence on imported sources. For Honorable Speaker, sir, we import 9.1 million tons of urea. Why? Because, we don't produce, and we also import ammonia, grey ammonia. We import natural gas, and then after that we make ammonia from that to, make fertilizer. Now, we will, sort of do away with our dependence on imports, and we shall make green ammonia here from the sun and, our solar energy and wind energy. Similarly, whether in fertilizer, similarly in the refining, petroleum refining, or wherever we use feedstock, we are going to shift from imported feedstock to indigenous feedstock made from renewable energy. Now this is something which we are going to be world leaders in. This is the future, and we shall emerge as world leaders in. These amendments will facilitate that. That's why we have said, we have put an enabling provision in the amendments that we will prescribe the replacement of imported sources, fossil fuel sources, by renewable sources or non-fossil sources made in India.
That's why we have provided for the carbon market. Now, questions were raised about the carbon market. Now, we already have a subspecies of a carbon market. Honorable Speaker, sir, we have already our industries, making sure that our industries become efficient. We've already started putting limits for energy efficiency, the specific energy consumption limits we put under the Energy Conservation Act. And if any industry achieves a higher efficiency than the limit which we put, we give him an energy saving certificate, which he can sell to other industries which also have a target, but which have not been managed to meet their efficiency, energy efficiency target. So they have to either buy this or pay a penalty. So we already have a species of a carbon market. For example, even in renewable energy, if an obligated entity puts more renewable energy or consumes more renewable energy than it's obligated to do, it gets a renewable energy certificate, which can be bought by other obligated entities which have an obligation to consume renewable energy but have not been able to meet that target. They can avoid paying a penalty by buying RECs. Now the carbon credit scheme will combine all these into one instrument. Now, one more thing I would like to tell the House. Now, these carbon credits are not going to be exported. No question. The carbon credits, and we are very conscious about it. I'll tell you why carbon credits are not going to be exported. Because we have made commitments in COP21, COP26, we have made commitments about our NDCs. Now, till so long as we do not meet those commitments, we shall not allow any export of carbon credits. Those carbon credits will have to be bought by domestic industries, generated by domestic industries, bought by domestic industries. What that will do is, right now, and I'll explain the logic behind it. The logic behind it is this, that if a target is fixed on somebody to reduce its emissions or to reduce its carbon content, and it's not able to meet the target, let me just finish. And if it's not able to meet its target, then it has to pay a penalty. Now, but there has to the system of penalties is there, but there also has to be a system for giving incentive. Suppose I not only meet the target, but I overachieve the target. What is the incentive? The incentive is that I will get carbon credits, which I can sell. So this incentivizes, in our country, this incentivizes energy transition. And the industries or obligated entities which are not able to meet their targets of reducing their carbon emissions, they will have to buy carbon credits or pay penalties. Now that is the construct. That is a construct which is already there. We are only combining it and making it clear. And all these. Now there was some discussion about the domestic, bringing residential buildings into the fold of. Bringing residential buildings into the fold of this Act. Honorable Speaker, sir, we are only bringing in large residential buildings. That means residential buildings which have a connected load of more than 100 kilowatts. A normal middle-class house would have a connected load of 3 kilowatts. I am talking about buildings which have which are larger than 35,000 to 40,000 square feet. Only those buildings will be mandated to become green buildings and sustainable buildings. Now that is again a part of our energy conservation and energy efficiency, and that is possible. Now what we do is, we lay down the codes. We say that, okay, if you construct a large building, these are the rules which you will have to follow. This is what you will have to do. Now those codes are made a part of the building code of the state. So the state absorbs it in its building bylaws, and it is implemented as a part of the building bylaws. So the states implement it. All the implementation is done by the states, by the designated agency of the states. Now this bill also provides for providing finances and resources to the designated agencies of the state. That's what this bill does. So these are by and large, it has been welcomed by everybody. This is a bill for the future. And, Honorable Speaker, sir, I would recommend it to the House that this may be passed. प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ request the railway minister, please change the name. And thank you, Raj. Thank you, sir. Thank you. Dr. So Kumar Mittal.
इस बिल पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया जा रहा है। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, सॉरी, धन्यवाद चेयर कि आप मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दे रहे हैं और मेरा सदन में ये पहला मौका मिला है मुझे किसी बिल के ऊपर बात करने का, बहुत धन्यवाद उसके लिए भी। इस बिल के माध्यम से भारत सरकार नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट को एक जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने जा रही है। गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि रेलवे मंत्रालय के अधीन होगा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा। मैं सबसे पहले इसके लिए भारत सरकार को बधाई देना चाहूँगा। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा पंक्तियाँ आती हैं, मैं आपसे साझी करना चाहूँगा। रोशनी केवल चिराग से ही नहीं होती, रोशनी केवल चिराग से ही नहीं होती, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं, शिक्षा से ही घर रोशन होते हैं। इसी दौरान क्योंकि हम लोग भी शिक्षा से संबंधित है तो एक और बात याद आती है जो हमारा स्लोगन चल रहा है देश में, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो धन्यवाद ये नया इनिशिएटिव लेने के लिए। हम 2 वर्ष से ज़्यादा समय से कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और इसमें हर क्षेत्र अफेक्ट हुआ है और एजुकेशन जो क्षेत्र वो सबसे बुरी तरह अफेक्ट हुआ है। हम जानते हैं हमारे 30 करोड़ स्कूली बच्चे हैं, 3 करोड़ कॉलेज और विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, तकरीबन 33 करोड़ बच्चा हमारा विद्यार्थी है और वो 2 साल से घरों में बंद के बैठे हुए थे। ये पहला वर्ष है कोरोना के बाद जिसमें पूरा भारत ऑफलाइन मोड में, मतलब अपने स्कूल अपने कॉलेज के प्रांगण में जाके पढ़ेगा। मैं इस सब चीज़ों के लिए पूरे सदन को बधाई देना चाहूँगा कि भारत वापस नॉर्मल सिचुएशन में आ गया है कोरोना की महामारी को पार करते हुए। बहुत बहुत मुबारकबाद सभी को। अब क्योंकि हमें शिक्षा का मौका मिल गया है कि हम कॉलेज में पढ़ें, अपने स्कूल में पढ़ें, क्योंकि बिल्कुल देखा गया है कि ऑनलाइन शिक्षा एक सब्स्टिट्यूट थी, सॉरी एक कम्प्लीमेंट्री हो सकती थी पर ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती थी। क्योंकि जब हम ऑनलाइन मोड में होते आपस में मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, शिक्षकों से वार्तालाप नहीं कर पाते, ढंग से खेल नहीं पाते, कल्चरल इवेंट से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, डाइवर्सिटी को एंजॉय नहीं कर पाते और शिक्षा ये सब चीज़ें ही सिखाती हैं और जो कि अछूती जा रही थी इसमें। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ हमें हमेशा डिस्टर्ब करती है, वो हम सबको करती है, ये भारत सरकार को भी, हम सबको, पूरे सदन को, कि जब टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग की बात होती है तो अभी तक हम 200 में नहीं पहुंच पाए। क्यूएस हायर एजुकेशन रैंकिंग की बात होती है तो हम 100 में नहीं पहुंच पाए, जबकि हम विश्व गुरु माने जाते थे। पर मैं उम्मीद कर रहा हूं जो नए प्रयत्न चल रहे हैं उसके अंतर्गत हम विश्व गुरु की तरफ तेजी से अग्रसर होंगे। अब इसकी बात करें, इसमें सेक्शन 4 है एक, यदि मैं थोड़े से प्रावधान जो इस बिल में है उनके बारे में ध्यान दिलाना चाहूँगा मंत्री महोदय का। सेक्शन 4 में वैसे तो 1, 2, 3 बड़ा छोटा सा बिल है, तकरीबन प्रोसीजरल ज़्यादा है और उसमें न्यू चीज़ें कोई नहीं आई हैं। तो एक तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा इस बिल में कोई भी नए प्रावधान नहीं किए गए जिससे शिक्षा की क्वालिटी को सुधारा जा सके, तो उसके बारे में कृपया ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 4 में सेक्शन 4J है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई एम्प्लॉय जो कि एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है वो नहीं मानता नई शर्तों को तो उसको समझाया जाए हल्का सा, नहीं तो उसको निकाल दिया जाए, और फिर भी नहीं काबू आता अपनी टर्म्स पर तो उसको 3 महीने का कंपनसेशन देके उसको बाय बैक कर दी जाए। तो मैं मंत्री महोदय से ये निवेदन करूंगा कि इतने हार्श ना होइए। वो एम्प्लॉइज ने अपनी 20 साल 30 साल इस संस्था को दिए हैं, उनको हटाते टाइम थोड़ा सा रहम दिल करें और उनके लिए थोड़ा सा ध्यान करके भावुक होते हुए फैसला लें, हार्श होके कोई फैसला ना ले। ये मेरी मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा। सेक्शन हम 5 पर आते हैं, उसमें कुछ अच्छे प्रोविजन दिए गए हैं कि
इस इंस्टीट्यूशन के, इस यूनिवर्सिटी के और सेंटर खोले जा सकते हैं देशों में भी विदेशों में भी। क्योंकि मैं पंजाब से हूँ और हर कोई सेल्फिश होता है, मैं भी सेल्फिश हूँ, तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक सेंटर पहला प्लीज पंजाब में खोलिएगा। जब भी आपने खोलना होगा फर्स्ट सेंटर पंजाब में खोलिए, और यदि अभी आप इसकी घोषणा कर पाए बहस के जवाब देते टाइम तो हम सबके लिए बहुत ही ये हर्ष होगा। इसी को आधा मिनट लूंगा और मैं। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, हमारे देश में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, IITs हैं, IIMs हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें बड़े रिसोर्सेज हैं, लैब्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ बच्चों की संख्या आमतौर पे कम होती है और वो रिसोर्सेज अनयूटिलाइज रहते हैं। तो मेरी एक सरकार से निवेदन रहेगा कि आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करने के लिए या तो वहाँ नए प्रोग्राम्स ऐड कीजिए, यदि IITs में है तो मेडिकल हम क्यों नहीं में ऐड कर लेते हैं, यदि मेडिकल है तो वहाँ इंजीनियरिंग क्यों नहीं में ऐड कर लेते हैं, या मैनेजमेंट क्यों नहीं ऐड कर लेते हैं। क्योंकि हम जब दुनिया को देखते हैं, चाहे हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, हर एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है, जितनी भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वो अपने रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज करती है। हम गरीब मुल्क हैं, छोटे मुल्क हैं, छोटे नहीं गरीब मुल्क हैं, हम अपने रिसोर्सेज उनसे सीखते हुए क्यों ना बेटर यूटिलाइज करें। और शायद ये चीज़ हमें मदद करेगी रैंकिंग एक्रेडिटेशन भी लेने की, क्योंकि शायद हम सिंगल डिसिप्लिनरी हैं, इसीलिए हम रैंकिंग एक्रेडिटेशन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के मुकाबले में मात खा जाते हैं। कॉन्क्लूड करिए डॉक्टर साहब। एक छोटी सी बात जी, क्योंकि एक मेडल देश के बहुत आ रहे हैं, बड़ी खुशी का विषय है कि आजकल कॉमनवेल्थ गेम्स चल रही हैं और भारत के मेडल्स, गोल्ड मेडल्स भर भर के आ रहे हैं। पिछले साल ओलंपिक को, वो भी इसी महीने में, हमने खूब मेडल जीते। मैं फिर इस सदन को इस चीज़ के लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप सबके पटन से भारत स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि एजुकेशन का बिल प्लीज कंक्लूड करिए। आधा मिनट कि हम जो इंडियन की रैंकिंग्स हैं और एक्रेडिटेशन है, NRF है, NAC है, उसमें कहीं भी स्पोर्ट्स को कोई वेटेज नहीं दी गई है। मेरा यह निवेदन रहेगा मिनिस्ट्री से कि स्पोर्ट्स को सफिशिएंट वेटेज दी जाए, ताकि हम सब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वाले स्पोर्ट्स को भी उतना ही ध्यान दें जितना हम बाकी एकेडमिक एक्टिविटीज को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सुजीत कुमार जी। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि व्हेन द वेल इज ड्राई वी नो द वर्थ ऑफ वाटर। उनकी कही हुई बात आज सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन पूरे देश में एक चर्चा का विषय है और इसका सबसे प्रमुख कारण फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल है। हमारे प्रधानमंत्री ने ग्लासगो समिट में भारत का पक्ष रखा, जिसके अंतर्गत हमारे एमिशन टारगेट्स क्या होंगे, किस प्रकार हम रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करेंगे और कैसे भारत जलवायु परिवर्तन के विषय पर एक अग्रणी भूमिका में रहेगा। हमारी प्राथमिकता अब यह होनी चाहिए कि किस प्रकार इस लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाए और हमारा वर्तमान और भविष्य सुरक्षित किया जाए। आज इस सदन में हम एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पर चर्चा कर रहे हैं, जो सबसे पहले 2001 में लाया गया था और 2010 में अमेंड हुआ था। आज 12 वर्ष बाद इस कानून का संशोधन किया जा रहा है। देश में ऊर्जा का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी हो गया है। ऊर्जा का संरक्षण वर्तमान में करने से भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए कई प्रकार की समस्याएं कम हो जाएगी। यदि वर्तमान में ऊर्जा संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ऊर्जा या एनर्जी की अगर बात करें तो इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हमारे शास्त्रों में भी ऊर्जा का वर्णन है और ऊर्जा हमारे देश में हर एक्टिविटी का स्रोत है, जो चाहे वो अर्थव्यवस्था से संबंधित हो या आम आदमी के जीवन से। इसलिए आज ये बिल और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा भविष्य तय करेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात है उसके गोल्स को भी हम अचीव कर सकेंगे। क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है उसमें बाढ़ और सूखा जैसे प्राकृतिक आपदा और भीषण होते जा रहे हैं। उसमें 90,000 करोड़ से भी ज्यादा नुकसान होता है और यह हर साल की कहानी है, जिसमें कितने लोग, जिसमें किसान, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति एक नकारात्मक ढंग से प्रभावित होते हैं। आज सदन में चर्चा और संवाद हो रहा है और मुझे भरोसा है कि सरकार एक सकारात्मक एक्शन प्लान की संरक्षा करेगी, क्योंकि यह विषय राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित और हमारे विकास से संबंधित है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार बहुत एक
बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ला रही है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन एक डायनामिक और इवॉल्विंग सब्जेक्ट है और टेक्नोलॉजी के साथ हम क्लीन एनर्जी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। कुछ सुझाव है। क्लॉज 3 के माध्यम से इस विधेयक में सरकार ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की सदस्यों की संख्या 26 से बढ़ाकर 37 कर दी है और इस कमेटी में मेजर कंपोजिशन ब्यूरोक्रेट्स का है, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट का कोई रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं है। हमारे कई ऐसे साथी हैं इस संसद में जो एनवायरमेंट के लिए अच्छा काम भी कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि इस कमेटी में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें ऐसे लोगों की भी इसमें लोगों को डालें। इसके अतिरिक्त इस विधेयक में अर्बन लोकल बॉडीज पंचायत का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और ऐसे इंस्टीट्यूशंस का दायित्व है सबसे मैक्रो लेवल पर एनर्जी कंजर्वेशन करना। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसमें यूएलबी और पंचायत को भी भागीदार बनाया जाए। मेरा पहला सुझाव और एक सुझाव है कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत सबसे ज्यादा शेयर सोलर एनर्जी का है, लेकिन वर्तमान में सोलर एनर्जी का प्रयोग सिर्फ इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एंटाइटीज द्वारा किया जा रहा है और रेजिडेंशियल सेक्टर में अभी भी यह स्कीम पॉपुलर नहीं है। इसका प्रमुख कारण है कि रेजिडेंशियल एरियाज में सोलर प्लांट या रूफटॉप ग्रिड लगाने के लिए किसी भी प्रकार का इंसेंटिव नहीं दिया जाता है और जिस प्रकार आज इस बिल के माध्यम से आप ऑफिस बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल एरियाज को एनर्जी कंजर्वेशन कोड के अंतर्गत ला रहे हैं, वैसे ही रेजिडेंशियल सोलर सब्सिडी या इंसेंटिव के लिए भी सरकार कोई योजना लाए। मेरा और एक सुझाव है कि सरकार द्वारा 50 में से सिर्फ 39 सोलर प्लांट्स को स्वीकृति दी गई है और उसमें से सिर्फ 8 पार्क्स का काम पूरा किया जा सका है और 6 पार्क्स ऐसे हैं कि जिनका पार्शियल कंप्लीशन हुआ है। हमारा लक्ष्य था कि 40 गीगावाट्स का जो अभी भी लक्ष्य हमारा पूरा नहीं हो पाया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा इस मिशन मोड पे पूरा किया जाए। सोलर प्लांट्स लगाने के सबसे बड़ा इशू जमीन की उपलब्धता है और इसके लिए सरकार को पीएसयू के सरप्लस लैंड को यूटिलाइज करने की योजना बनानी चाहिए और इसके अतिरिक्त जैसे कोचीन एयरपोर्ट फुल्ली सोलर पावर प्लांट पर चल रहे हैं, वैसे ही अन्य एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन को भी सोलर प्लांट्स पर चलाने की योजना बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमारा फोकस अभी तक सिर्फ स्टैटिक सोलर प्लांट्स पर है। अब हमें फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स, पावर प्लांट्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के खांडवा में नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि देश के अन्य राज्यों में भी नदियों पर ऐसी सोलर पावर प्लांट्स लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह न सिर्फ एनर्जी जनरेट करेगी पर इसका एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह भी विकसित हम कर सकते हैं। जी अगला है हाइब्रिड मॉडल। मेरा अगला सुझाव है कि हमें अब हाइब्रिड मॉडल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सरकार ने सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट की एक योजना बनाई है, लेकिन अब आवश्यकता है कि हम सोलर के साथ अन्य रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को भी हाइब्रिड मॉडल पर शुरू किया जाए। जैसे वेस्ट अफ्रीका में नॉर्वे सरकार ने एक सोलर हाइड्रो हाइब्रिड प्रोजेक्ट बना रही है। घाना में वेस्ट अफ्रीका में 400 मेगावाट्स के हाइड्रो सोलर प्लांट्स का निर्माण कर रहे हैं और उसी तरह से मुझे लगता है कि कल मिथुन जी ने एक उदाहरण दिया कि तेलंगाना में एक सोलर, आंध्रा में सोलर हाइड्रो पावर प्लांट। तो मुझे लगता है कि दिन के वक्त में सोलर प्लांट काम करेगा और रात के वक्त में ग्रेविटी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा। तो ये एक अच्छा मॉडल है जो हर पूरे देश में रेप्लिकेट करना बहुत जरूरी है। फिर उसी के साथ में नाउ प्लीज सर खत्म करो सर। हम स्मार्ट मीटर्स तो लगाते हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर्स जो हम लगा रहे हैं सब जगह पर, खाली वहां पर रीडिंग्स की अनुमान हमें मिलता है। हमें यह अनुमान मिलता नहीं है कि कौन सा अप्लायंस कितना एनर्जी खा रहा है, कितना एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो स्मार्ट मीटर सिर्फ एनर्जी रीडिंग के लिए नहीं, पहले वो जो मीटर थे पुराने उसको खाली चेंज करके डिजिटाइज किया गया और उसको स्मार्ट मीटर कहा गया। तो अगर मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे बाहर के देशों में है कि कौन सा अप्लायंस कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो एनर्जी सेविंग के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं और एनर्जी कम यूटिलाइज हो सकता है। सर खत्म, लास्ट पॉइंट। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस ब्रिंगिंग इन लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स could be relevant to maximize the gains from energy efficiency. For example, Japan has developed a carbon reduction reporting system for small and medium enterprises, which involves both mandatory and voluntary reporting to the Tokyo Municipal Government.
Based on these inputs, the Tokyo municipal government then educates the SMEs about EE strategies to gear them in a desirable direction. In Curitiba, Brazil, an improved public transportation system has led to one of the lowest per capita gasoline consumption in Brazil despite the second highest car ownership rate. तो इन सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और ये बहुत अच्छा विधेयक है कि मैं इसको माननीय मंत्री जी कुछ सुधारों की भी आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूँ मार्केट कार्बन ट्रेडिंग पर उन्होंने काफी बात रखी, तो वही मैं कुछ सुझाव आपके द्वारा सरकार को देना चाहूंगा। और ये सच है कि इसको लेके बहुत सी हमारी डाउट्स है, कंसर्न्स है, तो शायद बेहतर होगा कि सरकार इस बिल को आने वाले समय में स्टैंडिंग कमेटी में रेफर करे, ताकि कार्बन मार्केट, कार्बन ट्रेडिंग हम अच्छी तरह से किस प्रकार से भारत में लागू कर पाए, उसके प्रति हमारी विचार विमर्श स्टेक होल्डर्स के साथ हो। तो सबसे पहले मेरी सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि जब वो ये एमिशंस ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सरकार लेजिस्लेशन के द्वारा एमिशंस पर एक कैप बनाए, एक हार्ड कैप इंट्रोड्यूस करे, तो ताकि हाई एमिशन जो एंटिटीज है उनको पता चल जाए कि कौन से कैप तक वो एमिट कर सकते हैं और किसके बाद वो कार्बन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि वास्तविक में इंडस्ट्री इस कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म को अपनाएं, तो इंडस्ट्री को हमें पहले से ही बताना पड़ेगा कि ये हमारा हार्ड कैप क्या होना चाहिए ग्रीन हाउस एमिशंस के लिए। और ये एमिशंस ट्रेडिंग इवन दो सर कहीं ना कहीं दुनिया में कहीं ये सफल हुआ है, कहीं ये विफल हुआ है, इसमें हमको जोर देना है, क्योंकि ना सिर्फ इसमें क्लाइमेट चेंज जुड़ा हुआ है, इसमें वायु प्रदूषण भी जुड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो कंपनीज जो वास्तविक में कार्बन ट्रेडिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो उनको हमें इंसेंटिव देना चाहिए। और जो लोग नहीं कर पा रहे, जो कंपनीज नहीं कर पा रहे, इसमें वो चोरी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आप स्ट्रिक्ट पेनल्टी आप लाइए इस लेजिस्लेशन में, जो आज वर्तमान इस लेजिस्लेशन में नहीं है। तीसरी बात, एक और चीज जो हमने कार्बन ट्रेडिंग को साथ देखा हुआ है, खासकर की पावर जनरेशन में, तो पश्चिमी देशों में क्या हुआ है कि वहां पे जब भी कार्बन ट्रेडिंग या किसी प्रकार के नए पॉलिसी से कंपनी पर एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा कंप्लायंस बर्डन आता है, तो वो पूरा का पूरा बर्डन ग्राहकों को देते हैं। तो ऐसा बहुत हुआ है कि कंपनीज दे वांट द पावर सेक्टर ट्रांसफर्स द बर्डन of these emissions trading to the consumer। और कहीं ना कहीं इसलिए हमें डर उस सुबह के इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ भी है कि अगर आप पूरा प्राइवेटाइज करेंगे तो हम अपने गरीब को आने वाले समय में अगर कोई निजी कंपनी बहुत ज्यादा टैरिफ बढ़ा दे तो हम गरीब और किसानों को कैसे बचा के रखेंगे। चौथा जो हमारा ये सुझाव सरकार की तरफ से ये है कि आपको रेवेन्यू मिल सकता है एमिशंस ट्रेडिंग के साथ, आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू आपको मिलने का ये है। लेकिन इस रेवेन्यू को लेकर आप कहां जाएंगे? इस रेवेन्यू को लेकर सिर्फ ना सिर्फ आप अपने स्टेट फिस्कल या जो आपका फिस्कल हेल्थ है उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक में आज आप जो सबसे ज्यादा गरीब है, कृषक है, उनको मदद कर सकते हैं। उनको जो एनर्जी कॉस्ट आज दुनिया में बढ़ गया है, आज सबके अगर आप गांव में जाएं, क्षेत्र में जाएं, तो सब बोल रहे हैं कि आज इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ रहा है, आज पैसे देना है। तो इसीलिए जो भी आपको रेवेन्यू मिले उससे जाके गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में लोगों को उसको सहायता मिले, वो आप देखिए। और तीसरी जो हमारी जो चीजें हैं, हाँ 5, 6 और 7 तीन और बस बोलनी है, तो वो वहां से 3 आ गया। तीन जो आखिरी के जो 3 पॉइंट है कि सबसे पहले ये तो आपने रिडक्शन पावर जनरेशन की बात कर दी कि ये हमारी पावर रिन्यूएबल्स आएंगे, ये विंड्स आएंगे, ये सोलर्स आएंगे, पर हाइड्रो पावर्स आएंगे। लेकिन ग्रिड का क्या होगा? क्या आज हमने उस प्रकार के ग्रिड बनाए हैं जो हाइब्रिड मॉडल में चल पाए, जो ग्रिड थोड़ा हाइड्रो पावर से चला ले, जो ग्रिड थर्मल से चलाए, जो ग्रिड विंड से चलाए, सोलर से चलाए? इस प्रकार के ग्रिड्स पर क्या हमने रिसर्च किया है? क्या हमने इन्वेस्ट किया है? कहीं आपने पायलट किया है? क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रोडक्शन करें और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान न दें तो ये सिर्फ आपका प्रोडक्शन में रह जाएगा। अगर आप तीसरा, आज हम समुद्र से घिरे हुए हैं, इंडियन ओशन हमारे दक्षिण में है, तो आज एक टाइडल एनर्जी को लेकर भी आज बहुत से इट्स अ ह्यूज फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की जो वेव्स के नीचे जो
जो टाइड्स है उसके से टाइडल एनर्जी में आज ऐसे कुछ छोटे छोटे देश है जो टाइडल एनर्जी में सबसे आगे हो गए हैं। आज स्कॉटलैंड जैसा एक छोटा देश टाइडल एनर्जी में बहुत आगे हो गया। हम कब आगे होंगे ये हम जानना चाहते हैं। इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जोर दें, नई एनर्जी नए स्टार्टअप्स पे जोर दें। ये ना सिर्फ जिम्मेदारी आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की बनती है, पर निजी हमारे जो कंपनियां हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स है, उनको भी हम तंदुरुस्त कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा कि आपने अमोनिया की बात की है, आप कहीं ना कहीं ग्रीन मेथनॉल की भी आप बात करिए, क्योंकि बहुत से मेथनॉल की जो अभी हमारी बातचीत हो रही है देश में पूरा बायोमास बेस्ड मेथनॉल है, जो वो भी बहुत कार्बन एमिटिंग है। जो बायोमास बेस्ड मेथनॉल की हम जनरेशन की बात कर रहे हैं वो भी बहुत हाई एमिटिंग है। तो इसलिए ग्रीन मेथनॉल जो इलेक्ट्रॉनिक से आए उस पर भी आप जोर दीजिए। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि जो भी हमने रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स देखे हैं वो अच्छा लगता है कि वो तमिलनाडु में है, अच्छा लगता है कि आपके स्टेट राजस्थान में है, लेकिन हमको भी चाहिए कि उत्तर पूर्वांचल में जहां पे सोलर इंटेंसिटी है आप वहां पे सोलर एक ऐसा टेक्नोलॉजी करें ताकि उत्तर पूर्वांचल में भी हम रिन्यूएबल एनर्जी कर पाए। हाइड्रो पावर के साथ हमने किया है, लेकिन हाइड्रो पावर हमेशा हमारे एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के साथ हम बहुत कंसर्न है। तो मैं चाहूंगा कि रिन्यूएबल एनर्जी और मेथनॉल बायोमास पे आप लोग अच्छी तरीके से रिसर्च करके उत्तर पूर्वांचल में भी ग्रीन इंडिया में भाग लेने का एक मौका हमें दें। धन्यवाद। श्रीकांत सिंधे जी, डॉक्टर श्रीकांत सिंधे नहीं है तो मंत्री जी बुला दीजिए। मनोज राजौरिया 2 मिनट। डॉक्टर मनोज राजौरिया 2 मिनट केवल, ओनली 2 मिनट। 2 मिनट जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। नहीं है तो मंत्री जी उनको बुला दीजिए। मनोज राजौरिया 2 मिनट। डॉक्टर मनोज राजौरिया 2 मिनट। 2 मिनट केवल, ओनली 2 मिनट। 2 मिनट जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। मैं आज एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे ऊर्जा मंत्री जी को कि जिस तरीके से 2014 में आने के बाद में देश के प्रत्येक व्यक्ति को बिजली पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में किया जा रहा है, उसी की एक कड़ी के रूप में ये विधेयक आज लोकसभा के अंदर लाया जा रहा है। माननीय महोदय जी, इस विधेयक के अंदर बहुत सारे ऐसे सुधार हैं जो देश को आज से 100 साल बाद में भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए किस तरीके से हम उपलब्ध करा सकते हैं उसको आगे लेके जाएगा। जो पेरिस का समझौता COP26 जो समझौता किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल का जो समझौता किया गया था, उसको भी प्राप्त करने में ये महत्वपूर्ण योगदान देगा। वन नेशन वन ग्रिड जो हमने बनाई है उसके माध्यम से, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, ग्रीन एनर्जी के माध्यम से किस तरीके से देश रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों को बढ़ाता जाएगा और जो फॉसिल एनर्जी है, जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है जिससे कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा होता है, उसको कैसे कम किया जाएगा, इसके क्षेत्र में ये बिल बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेगा। माननीय सभापति महोदय जी, इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे कार्बन मार्केट की बात हमारे कुछ मित्र कर रहे थे। एक किसी भी चीज की ऊर्जा का जब ग्रेडिंग की जाती है, आज शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको नेक की ग्रेडिंग की जाती है, इसी प्रकार से जब ऊर्जा के क्षेत्र में जब कार्बन मार्केटिंग की जाएगी उसका एक सर्टिफिकेशन होगा। भारत सरकार या उसके किसी ऑथराइज एजेंसी के द्वारा जब सर्टिफिकेट क्या दिया जाएगा तो किसी संस्था को यह सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि उसकी जो ऊर्जा उत्पादन शक्ति है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कितना योगदान और फॉसिल एनर्जी का कितना योगदान है। सभापति महोदय जी, मुझे लगता है कि इस बिल के माध्यम से भारत ने सिर्फ राज्यों के साथ में अच्छा समन्वय करके और राज्यों को शक्ति दी गई है कि वो भी अपनी आवश्यकता के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी का अधिक से अधिक उपयोग करे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को कि जिस तरीके से इन्होंने भारत सरकार को ये कानून जो लेके आए हैं, इस कानून के माध्यम से देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं को, रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकताओं को अगले 100 वर्ष में पूरा करके न सिर्फ प्रत्येक भारतीय व्यक्ति के घर तक पहुंचाने का काम किया है, बल्कि दुनिया में भारत का नाम और भारत की लीडरशिप किस तरीके से स्थापित की जाए, प्रत्येक व्यक्ति के घर में रोशनी की जाए, उस रोशनी को स्थापना करने का काम इस बिल के द्वारा किया जाएगा। माननीय महोदय जी, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से
इतना बड़ा काम इस देश में किया जा रहा है कि पिछले मैं सिर्फ 8 साल की भी बात करूं तो 2014 से अब तक लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विद्युत सुधार के काम किए गए हैं, मैं सिर्फ उनका नाम आपको लेना चाहूंगा मंत्री जी। अगर उन सुधारों की जन कल्याणकारी विद्युत के क्षेत्र में जन कल्याणकारी नीतियों की मैं चर्चा करूंगा तो मुझे लगता है कि घंटों घंटों कम पड़ जाएंगे, लेकिन आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। सिर्फ नाम बताना चाहूंगा कि 2014 के बाद में जिस तरीके से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लाई गई और दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से नए सब स्टेशन इस देश में 83 लागे, संवर्धन के 284 का किया गया, ट्रांसमिशन की स्थापना की गई है। ऐसे ही माननीय सभापति महोदय जी, एकीकृत विद्युत विकास योजना लाई गई है, सौभाग्य योजना लाई गई है जिसमें कि हर घर के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया गया, स्मार्ट मीटरिंग का काम किया गया है। आज स्मार्ट मीटर के माध्यम से देश में 19 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटरों का जो स्थापना की जा चुकी है। ऐसा ही नहीं, जल के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से और अनेकों हाइड्रोजन एनर्जी के माध्यम से अनेकों ऊर्जा के जो नए स्रोत हैं, उन स्रोतों के माध्यम से देश के अंदर ऊर्जा का उत्पादन कैसे हो, उस ऊर्जा का कमर्शियल उत्पाद हो, रेजिडेंशियल उत्पाद हो, कृषि क्षेत्र में हो, और न सिर्फ भारत की उपयोगिता को, आवश्यकता को पूरा करे बल्कि विदेशों में निर्यात भी कैसे किया जा सकता है। और ऊर्जा के माध्यम से महोदय जी, मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व शक्ति बनने को और विश्व गुरु बनने। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स टू बी ब्रीफ। Shri N.K. Premchandran ji. Thank you very much, Mr. Chairman, sir, for giving me this opportunity. Sir, the Honorable Power Minister is one of the good learned friend of mine, but I am still in utter confusion whether to support or oppose the bill. We should not. Why? Because the bill is ambiguous, vague, unclear, and the intent of the legislation is not manifested in the bill. That is a basic reason by which I am in a confusion whether to support or oppose the bill. Why, I will explain, sir. So the basic and the most important matter ingredient to be followed in the legislative process is what is the intent of the bill? What is the aims and objects of the bill by which it is to be achieved? Here it is quite unfortunate to note that the amendment proposal is not being manifested in the intent is not manifested in the bill. You see, sir, the original principle Energy Conservation Act of 2001, it was enacted to provide for the efficient use of energy and its conservation, for which a Bureau of Energy Efficiency is also established, and to enforce the measures of this efficient use of energy and its conservation. So none of us in this house will oppose the basic concept of efficient use of energy and its conservation. Nobody opposes it, and we fully support it because it is need of the hour, not for the present but for the future generation also. It is highly essential, so we fully support. And further, sir, it is our commitment in COP26 in Glasgow conference of parties COP26, that is the Panchamrit, the 5 important elements which the government of India has committed in that conference, 5 principles. So by this amendment, as per the statement of objects and reasons, the government intends to 1. Facilitate the achievement of Panchamrit, 5 elements committed in Glasgow. 2. Promote renewable energy and development of carbon market to fight climate change. And number 3, introduce a new scheme of carbon trading and mandate use of non-fossil energy sources. Sir, here I do support all these efforts at 3 provisions or 3 issues relating to the aforesaid 3 issues. That is, mandate use of non-fossil energy sources by prescribing minimum consumption of non-fossil energy sources, number 1. And number 2, bringing large residential buildings under the regime of energy conservation. And number 3, strengthening the Bureau of Energy Efficiency by increasing the number of board of members, and all these things I do support. Sir, except the new concept of carbon market, I have very serious apprehension, for which I am seeking a detailed clarification from the Honorable Energy Minister. Sir, this is a new concept incorporated in this bill. I reasonably apprehend that the amendment bill is designed with the sole intent to facilitate carbon trading. Sir, I draw your attention. It is very interesting to note that what is meant by carbon trading, or what is meant by this carbon trading or carbon market.
It is not been defined in the bill. That is my strong objection. See, if you see, according to my limited information, limited knowledge, on the basis of my reference, my homework, I could understand what is carbon trading. Sir, carbon trading is a system of countries meeting the national carbon dioxide reduction by buying carbon credit as earned when a firm funds a project for a technology that is less polluting than the other option. For example, carbon emission is less for gas-based power plants than the diesel, where the amount of carbon saved is the credit. This is my information or this is my knowledge. But here in this bill, I would like to ask or seek the Honorable Minister, please explain where the carbon trading or the carbon credit scheme is explained. Nothing is explained. Then what for the Parliament? The Parliament has the authority to know what is meant by carbon credit scheme. Sir, Section 2DB. Section 2DB is the definition clause or the explanation clause for the carbon credit scheme. It means a scheme for the reduction of carbon emission notified by the central government under clause W of Section 14. It is being in Section 2DB, it is stated that it will be specified in clause W of Section 14. What Section 14W says? The central government may, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, specify the carbon credit scheme. Who knows what is carbon credit scheme? The Parliament has the authority. It is a prerogative of the Parliament to know what is a carbon credit scheme. And Section 13, and there also it is explained. In Section 13, subclause TE, the Bureau of Energy Efficiency has the power to recommend to the central government on the requirements to be specified in the carbon credit scheme. What are the requirements to be explained or incorporated in the carbon credit scheme will be recommended by the Bureau of Energy Efficiency. 14W will explain or specify a scheme, and definition says that it will be as per 14W. I would like to know from the Honorable Minister, what is carbon credit scheme according to this legislation? According to this legislation, there is no specific clear-cut definition as far as the carbon credit scheme is concerned. Sir, I will convert within two suggestions. That means, that means you are putting the Parliament in darkness, for which some ulterior motives I apprehend. Only my apprehension, some ulterior motives are there. So for which I am seeking a clarification from the Honorable Minister. Sir, I am putting two suggestions. Number one, it is very important to distinguish between trade within the country and between the countries. Sir, I caution the government not to lose our control. Not to lose our control over the forests to corporates in the name of carbon trading. Sir, number two, further I urge upon the government of India should use the UN forums to argue for the carbon reduction, and please remove the shortcuts like carbon trading. Sir, because climate change is a very serious issue, to resolve this, the world requires actual reduction in carbon emission. Sir, 2 sentences. The carbon emitters may avoid actual reduction in carbon emission in the name of carbon trading. That will further worsen the climate change. So, subject to the strong reservation in carbon trading, I support other provisions of the bill, and I am seeking a crystal clear clarification from the Honorable Minister regarding this aspect. With these words, I conclude. Thank you very much, sir, for giving me this much of time. Please be brief. Excellent. Sir, I, on behalf of my party, the Biju Janata Dal, rise to support the Energy Conservation Amendment Bill 2022, which seeks to enable provisions to make the use of clean energy, including green hydrogen, mandatory and to establish carbon markets. This bill seeks to mandate use of non-fossil sources, including biomass and ethanol for energy, and feedstock, along with the use of green hydrogen and green ammonia. It also proposes to enhance the scope of Energy Conservation Building Code and bring large residential buildings within the ambit of energy conservation regime. It is important to note that the Energy Conservation Act 2001 was last amended in the year 2010 to address various new factors which had emerged over a period of time and to provide of more efficient and effective use of energy and its conservation. A need has thus arisen to further amend the Act to facilitate climate targets committed at COP26 summit, sir, promote renewable energy and development of domestic carbon market to battle climate change.
Next, I would like to highlight the features of this bill and our observations, sir. One of the unique features of the proposed amendment is it introduces the concept of carbon trading, sir. Carbon trading is a fairly effective mechanism towards reducing carbon emissions, involvement of private players in sustainable climate change actions. It was adopted by the European Union to slow down climate change. However, there are various drawbacks to it, sir. Carbon trading involves high transaction costs as each firm pollutes at varying levels, and it is difficult to calculate the extent of pollution. Hence, there is a dire need to propose parameters on the basis of which fair and accurate computation of carbon emissions will take place. Further, a mechanism to regulate carbon trading and ensure transparency is missing, and it needs to be set up, sir. So this bill also introduces the concept of sustainable buildings, a phrase which had been missing in the words of the Act. It provides norms and standards in the building code for energy conservation and efficient use of renewable energy. This is a commendable feature as it fills a gap in the existing statute and is a progressive step in the direction of achieving sustainable development. Another important feature is the proposed amendment is that it allows the state commissions to make regulations and decide the fees payable for various applications. The bill will also empower state governments, sir, to make rules regarding fees to be charged, services by the designated agency for promoting efficient use of energy, along with the preparation of the budget of the designated agency. This accords the flexibility to states to make rules as per their specific requirements. In conclusion, sir, I would like to state that promotion of renewable energy conservation as well as efficient use of energy and carbon credit trading are the need of the hour to achieve the sustainable development goals in line with the Paris Agreement. For India to battle climate change, we must mandate the use of non-fossil resources and ensure that we reduce our dependence on carbon, which is very, very important, sir. It is remarkable that this bill also recognizes vehicles and vessels as sources of energy exploitation. Carbon credit market comes at a high transaction cost, and accurate parameters as well as transparent mechanism for regulation of carbon trading needs to be set up. Sir, in the words of our Honorable Chief Minister, Sri Naveen Patnaik, sir, quote, sustainable management of our natural resources and bounties of Mother Earth is deeply linked to human health and better future. Let's all learn to live in harmony with nature and keep it healthy for future generation, unquote, sir. This push for carbon markets is especially essential as India aims to turn carbon neutral by 2070. We wholeheartedly support this bill, sir. Thank you. And at the same time, hope that the government looks into some of the concerns highlighted by us on behalf of our party, the Biju Janata Dal. Thank you, sir. Jai Hind, Vande Mataram. Thanks to be brief. Shri N.K. Premchandran ji. Thank you very much. I first of all would like to thank Honorable Shri Madam Sonia ji and Shri Rahul ji for giving me an opportunity to speak on this energy conservation bill. There are two types of energy. Which we all know. One is a green energy and other one is a grey energy. Grey energy will give carbon, ash, but green energy is derived from the hydro, solar and tidal and so many other factors. This bill mainly motivates the use of non-fossil renewable energy and discourages the use of fossil fuels. As we all know, this universe has a limited source of fossil fuels. And so, according to the Paris Agreement, Honorable Prime Minister also has promised that by 2030, around 33 to 35% reduction in carbon emission will be achieved by India. We appreciate. Now, let us see the salient features of the bill. The first point is usage of alternative fuels like green ammonia, green hydrogen, biomass and ethanol.
I would like to say at this point of time, you know the world's largest and the cheapest producer of green hydrogen is Adani. This is a fact. Yes. So where the government is heading, the bill has to be passed, no doubt. Conservation is important. Carbon emission should be restricted. But where this bill ultimately is going to favor whom, we have to see. Hindustan should not become Adanistan or Ambanistan. Sir, it is a fact. It is a fact. No, please, आप अपनी बात रखिए. And this bill again proposes to give a carbon emission certificate. The bill proposes to give a carbon emission certificate. We appreciate. Number 3, increase of members, governing council members of Bureau of Energy Conservation from 4 to 7. We appreciate. And of course, the fourth is very, very important, giving the carbon neutral companies a chance. We all appreciate this bill. But there are some gray areas where we have to focus. Number 1 is building a green building, construction of green building. Of course, the investment is very high, around 15% more, and time consuming. And the special design and architect, who is skilled in India? How we are going to achieve this is $1 million question. Number 2, the carbon neutral companies will give the energy. We welcome it. But from where these carbon neutral companies will find the sources to produce this energy? Obviously, they will be buying from some other company. And how far they are going to be the carbon neutral companies is again a space of ambiguity where we have to go in depth. If that is going to emit more carbon, like production of steel is giving 35% carbon, then the idea is defeated. And moreover, the governing bodies, who is giving the carbon certificate, is not the government. Some NGOs may give. Then people have to believe the authenticity of this certification. And last, the governing body members, this Bureau of Conservation, Energy Conservation, has underutilized the funds by around 50% in the last 2 years. So this has to be checked seriously. Then most importantly, the clean energy we are talking about. See, I would like to quote one important thing from Ramayana, which you will not object. In Ramayana, Rama was feeling very weak to defeat Ravana. So he went and prayed Aditya. Yato yuddha parishtantam. Samare sinte yashitam. Recited by Agastya Muni to Rama. Because you have to derive energy from solar, from sun, Ravi, Hari. See, when that is the case, this government has reduced the budget of giving Solar Energy Corporation, which is the only PSU run by the Ministry of New and Renewable Energy, from 1,800 crores last year to only 1,000 crores this year. Then where is the balance? What is the justification this government is going to give? You have to increase the solar energy, you have to increase the generation of solar power, but you are reducing the fund allocation. At the same time, subsidies by around 60% is being reduced by this government of the solar panels. And GST is increased from 5 to 12%. Where is the justification? And import duty for the solar panels to be imported is increased. I appreciate the government wants to domestic manufacturing company to be encouraged. We all appreciate. But this domestic manufacturing company has to import certain component from abroad. For them, this import duty is going to cost them very heavily. So these things has to be considered. Sir, Tata has invested on 311 billion. He is going to invest in phased manner to achieve the carbon neutral status. This two cars, the electric vehicle, is having almost 70% share.
What is the government of India doing? Why they are not promoting these electric vehicles manufacturing by a government PSU? Why they are keeping quiet? Only these bills are passed to favor certain private companies. Ambani, see, this is a fact. They are contributing to the zero emission. I have no objection. He is going to be invest around 78 billion. Adani is going to invest 70 billion. Seeing that Adani is going to invest in the zero energy, zero carbon emission status, the French company called Total Energy has invested around 20 billion. So 20% stake he has taken. See why these things are happening. Why cannot the government support a PSU, whereas Maharatnas, around 7 companies, have invested 11 times more on fossil fuel energy? Why they cannot invest on this green energy? So these things government has to provide. And so for all these things, I strongly object. The conservation, energy conservation is very important. Honorable Minister today is passing this bill without considering us. He may consider or he may pass because of the Mehmet majority. But he is the bill is on energy conservation. But on electricity bill, he has exhausted a lot of energy. So he has to conserve the energy in order to save our country. And please be brief. He's just finishing. Sir, I stand in support of the Conservation Amendment Bill 2022. Sir, the objectives of the bill as spelled out to mandate use of non-fossil sources, including green hydrogen, green ammonia, biomass, establish carbon markets, bring large residential buildings within the fold of the energy conservation regime, and enhance the scope of energy conservation. Sir, for long, industry has taken the global commons to be a dumping ground for carbon emissions, and this bill depicts an attitudinal shift. It is aimed at promoting energy conservation and make an end to the right that was nursed for long to pollute. This is the bill, as a matter of fact, is an extension of polluter to pay principle, and it combines all the three responses that we must adopt for energy conservation, that is use of market forces, use of regulator framework, and also extra focus on renewable energy. Sir, all the three have to work together if we have to achieve the targets. This bill is also in the nature of treaty of commitment to treaty obligations. Sir, while market forces use of market framework is a welcome step, but much depends on how this framework is made to work. If this framework does not work as expected, then this cannot have the desired results. Whatever is done today is done a little late, because in the rest of the world, this use of market framework have started much before. It was immediately after Earth Summit of 1972, Brazil Summit. But if we have started today, and if we want to employ market forces, market framework to control carbon emissions, it's a welcome step. And we must expect that whatever framework is provided under this law, the bill, that is made to work efficiently, and we are able to stick to or achieve the targets. So, but at the same time, we should not bid goodbye to a regulatory framework. Both should work together. And last of all, we must have extra focus, as I said, that on renewable energy. And we must encourage use of renewable energy so that we can have less and less emissions, and we can have within limits emissions. And when we just
make mention of renewable energy, but what is kind of depressing is that government has not taken adequate steps to encourage use of renewable energy. And we don't find government has not incentivized it. It has not provided extra incentives for all those who use energy to fall back on or to make use of the renewable energy. Sir, in lower Himalayas and in Jammu Kashmir particularly, it is very important to incentivize use of solar energy and renewable energy, because we know that forests constitute carbon sinks. Apart from seas, oceans, forests constitute carbon sinks, and if the depleting forest line is a cause of concern for everyone, because if we don't have forests or forests are put to danger, then an important carbon sink that is available to us, that absorbs a part of the emissions that we make, is not available. So I would request Honorable Minister to provide incentives in Jammu and Kashmir, so that, and not only in Jammu and Kashmir but all the lower Himalayas, so that forest cover that is available to the country is saved, and the emissions that are otherwise a cause of concern, not only for in our country but to entire humankind, those carbon emissions are reduced and do not play a role in climate change and ozone depletion. And at the same time, while taking every step to make the market framework that is sought to be employed a success, the industry should not be given a free hand. It should not, because only market framework independent of a regulatory framework is not going to get the desired results. We cannot give industry a free hand in making emissions only because they pay for it. Carbon trading is okay, but carbon trading has failed elsewhere because the only focus was placed on carbon trading. Carbon trading has to work side by side with the regulatory framework. We should not downplay the importance of regulatory framework where we put cap on the emissions, carbon emissions. Then only you will be able to achieve whatever objectives are spelled out in this bill. And at the same time, as I requested, that we must place extra focus on use of renewable energy so that we encourage renewable energy. In absence of that, the objective of the bill may not be achieved. Right. Thank you. Shri पीछे है, इसका रास्ता माननीय मंत्री जी हम लोग को बिहार में निकालना है। ठीक है, आपका बहुत बहुत श्री के नवसकानी जी। நன்றி மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே. எரிசக்தி பாதுகாப்பு திருத்த மசோதா 2022 மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்று உரையாற்ற வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பாரிஸ் உடன்படிக்கையின்படி நம்முடைய நாடு கையொப்பமிட்டு 6 ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் ஒன்றிய அரசு விழித்துக் கொள்ள முயற்சிக்கின்றது என்ற நிலையில் குறைந்தபட்சம் இப்போதாவது பசுமை ஆற்றலின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து கொண்டு அதில் இந்த அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த அரசு வழக்கம் போல கொடுக்கும் தவறான வாக்குறுதிகள் உறுதியற்ற நம்பிக்கைகளைப் போல இல்லாமல் இயற்கையின் மீது அக்கறை கொண்டு, நம்முடைய சுற்றுச்சூழல் மீது அக்கறை கொண்டு, வளரும் தலைமுறை மீது நம் சந்ததியினர் இந்த மண்ணில் தான் வளர்ந்தாக வேண்டும் என்ற முக்கியமான தேவையை கருத்தில் கொண்டு பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள நேஷனலி டிட்டர்மைன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை அடைவதில் இந்த அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஆனால் நம்முடைய அரசு நிர்ணயித்திருக்கும் இலக்கு என்பது இந்த இயற்கை உணர்த்தும் அவசரத்திற்கு ஏற்றதாக இல்லை என்பதை வருத்தத்தோடு இங்கே பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். உலகில் 29% பசுமை இல்ல உமிழ்வை கொண்டிருக்கும் அமெரிக்காவும் ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் 2050க்குள் பசுமை இல்ல உமிழ்வானது நிகர 0 இருக்கும் என்ற இலக்கை நிர்ணயித்துள்ளனர். அது அல்லாமல் உலகில் 27% பசுமை இல்ல உமிழ்வை கொண்டுள்ள சீனா 2060ஆம் ஆண்டில் பசுமை இல்ல உமிழ்வு நிகர 0 மாற இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. ஆனால் நம்முடைய நாடு வார்த்தைக்கு வார்த்தை நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் புதிய இந்தியா பிறந்து கொண்டே இருக்கின்ற நம்முடைய நாடு 2070 தான் பசுமை இல்ல உமிழ்வை நிகர 0 மாற்றுவதற்கு இலக்கை நிர்ணயித்துள்ளது.
இதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் உலகில் பசுமையுள்ள உமிழ்வுகளில் இந்தியா வெறும் 6% மட்டுமே. மிக குறைவான பசுமையுள்ள உமிழ்வை கொண்டிருக்கும் நம்முடைய நாட்டிற்கு மிக மிக அதிகமான கால இடைவெளியில்தான் நிகர பூஜ்ஜியம் என்ற இலக்கை அடைய முடியும் என்று நீங்கள் இலக்கை நிர்ணயித்திருப்பது உள்ளபடியே பெரும் முரண்பாடாகும். நம்மை விட பல மடங்கு அதிக பசுமையுள்ள உமிழ்வை கொண்ட நாடுகள் எல்லாம் மிக குறைவான இடைவெளியில் இதற்காக இலக்கை நிர்ணயித்திருக்கும் போது அதனை செயல்படுத்தி வரும்போது அவர்களால் அதனை செய்ய முடியும் என்றால் அதனை ஏன் நம்மால் செய்ய முடியாது என்ற கேள்வி இங்கே முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். இந்த அரசின் மெத்தனை போக்கை அது பிரதிபலிக்கிறது. இந்த எரிசக்தி பாதுகாப்பு திருத்த மசோதா 2022 நோக்கங்களாக தொழில்துறை, கட்டிடங்கள், போக்குவரத்து போன்ற துறைகளில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி தேவையை அதிகரிப்பதற்கு முயல்கிறோம் என கூறுகிறோம். ஆனால் புதுப்பிக்கப்பட்ட எரிசக்தியை உருவாக்குவதற்கான புதிய தொழில்நுட்பங்கள், அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் போன்ற எந்த தெளிவான ஆழமான திட்டங்களும் அரசியல் முழுமையாக இல்லாது வியப்பளிக்கிறது. புதுப்பிக்கப்பட்ட எரிசக்திக்கான இந்தியாவின் தேவை அதிகரிக்கும், அதன் மூலம் நாட்டின் கார்பன் அளவை குறைக்கும், 2030க்கு முன் பாரிஸ் ஒப்பந்த கால நிலை இலக்குகளை அடையவும் இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டை பூர்த்தி செய்ய முயல்கிறது என இந்த அரசு கூறுகின்றது. பசுமையுள்ள உமிழ்வை கட்டுப்படுத்தும் நம்முடைய இலக்கு 2070 என மிக நீளமாக இருப்பதையும் நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் COP26 நாட்டில் பஞ்சமித்ரா பிராமிசஸ் என்ற வாக்குறுதியை உலக அரங்கில் அறிவித்தார். அந்த வாக்குறுதியை உண்மையிலேயே பஞ்சாமிர்தமாக மாற்றுவதும் அல்லது ஏட்டுச் சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது என்ற பழமொழியைப் போல வெறும் வாக்கு உறுதியாக வைத்திருப்பதும் இந்த அரசின் நடவடிக்கையில் தான் இருக்குது என்பதை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் தன்னுடைய பஞ்சாமிர்த வாக்குறுதியில் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் நாட்டின் நான் பாசில் ஃபியூல் புதை வடிவ எரிபொருள் இல்லாத எரிசக்தி திறனை 500 மெகாவாட்டாக உயர்த்துவது முதல் நோக்கம். மேலும் 2030க்குள் நாட்டின் 50% எரிசக்தி தேவைகள் புதுப்பிக்கப்பட்ட எரிசக்தி ரினியூவபிள் எனர்ஜி ஆதாரங்களை பயன்படுத்தி பூர்த்தி செய்யப்படும் என மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் கூறுகிறார்கள். அதற்கு என்ன புதிய தொழில்நுட்பத்தை நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள், என்ன மாற்று வழியை முழுமையாக திட்டமிட்டிருக்கிறீர்கள், அதை எப்படி செயல்படுத்தப் போகிறீர்கள் என்பதையும் விளக்கினால் தெளிவாக இருக்கும். உங்கள் இலக்குகளாக இருந்துவிடக்கூடாது. அதனை நிறைவேற்றுவதற்கான வழிமுறைகளையும் செயல்முறைகளையும் தெளிவாக வகுத்து செயல்படுத்த வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இலக்குகளை அடைவதற்கு மக்களின் வரிப்பணத்தை செலவு செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த வரிப்பணம் வீணாகாமல் தடுப்பதற்கும் நீங்கள் குறிப்பிட்ட இலக்குகளை அடைய வழிமுறைகளை வகுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மக்களின் வரிப்பணத்தை வீணாக்காமல் இந்த இலக்குகளை அடைய நிதி செயல்திறன் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் இந்த அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். விவசாயத்துறை மற்றும் நில பயன்பாடு மாற்றம் உள்ளிட்ட துறைகள் பசுமையுள்ள வாயு உமிழ்வில் கிட்டத்தட்ட 15% பங்களிக்கிறது. இந்த துறைகளில் உமிழ்வை குறைக்க அரசாங்கத்திடம் எந்த திட்டமும் இல்லை என தெரிகின்றது. இந்த அரசு சூரிய ஆற்றலில் சோலார் எனர்ஜி கவனம் செலுத்தும் அதே வேளையிலே இந்தியா கிட்டத்தட்ட 80% சோலார் காம்பனன்ட்களை சீனாவிடமிருந்து இறக்குமதி செய்கின்றது. சீனாவை சார்ந்து இருப்பதை இந்த அரசு குறைக்க வேண்டும் என்ற இலக்கோடு அரசு $2.6 பில்லியன் செலவழிக்கும் திட்டத்தை அரசு முன்வைத்திருக்கிறது. ஆனால் இதில் பெரும் வினோதம் என்னவென்றால் இந்த தொகையின் பெரும்பகுதி மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுடைய நண்பர்களான அதானி மற்றும் அம்பானிக்கு செல்வதுதான். வழக்கம் போல இதில் உங்களுடைய விசுவாசத்தை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு நிவர்த்தியாக செய்து முடித்து விட்டீர்கள். இந்த இலக்கை மட்டும் எந்தவித குறையும் இல்லாமல் நிவர்த்தி செய்து விடுகிறீர்கள். புதுப்பிக்கப்பட்ட எரிசக்தி ரினியூவபிள் எனர்ஜி உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு முன்னணி மாநிலமாக உள்ளது. காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் இந்தியாவிலே தமிழகம் முதலிடம் வகிக்கிறது. எங்களுடைய தமிழ்நாடு ஒட்டுமொத்த நாட்டின் மொத்த காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் கிட்டத்தட்ட 45% பங்களிக்கிறது. தமிழ்நாடு போன்ற கிரீன் எனர்ஜி உற்பத்தி செய்யும் மாநிலங்களை ஊக்குவிக்கும் முன்னும் போதுமான நிதி மற்றும் ஊக்கத்தொகை ஒன்றிய அரசு வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதேபோல சூரிய ஆற்றல் சாத்தியக்கூறுகளும் அதிகமாக உள்ளது. அதனை சரியான முறையில் ஆராய்ந்து பயன்படுத்த வேண்டும். கடலோர பகுதியில் குறிப்பாக என்னுடைய நாடாளுமன்ற தொகுதியான ராமநாதபுரம், அதுபோல தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் காற்றாலைகள் அதிகம் அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஒன்றிய அரசு ஆராய்ந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் வராத வகையில் புதுப்பிக்கப்பட்ட எரிசக்தியை உருவாக்க முயற்சிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதுபோல தமிழகத்தின் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் கூட குறிப்பாக கோயம்புத்தூர், பொள்ளாச்சி போன்ற பகுதியில் காற்றாலைகள் அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் உள்ளது. அதனையும் அரசு பரிசீலித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதுபோல பயோமாஸ் என்ற தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி உயிரியல் கழிவுகளை கொண்டு புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆற்றலை பெற்று ஒரு பெரும் வாய்ப்பு உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 21 மாநகராட்சியில் 140 நகராட்சியில் தினமும் டன் கணக்கில் உயிரியல் கழிவுகள் உருவான இதனை எரிசக்தியாக மாற்றினால் நிலக்கரி அடிப்படையிலான மின்சாரத்தை குறைக்க நமக்கு மிக சாதகமான ஒரு நிலை ஏற்படும் வாய்ப்பு இருக்கின்றது. எனவே இதில் ஒன்றிய அரசு கவனம் கொண்டு தமிழகத்திற்கு He's just finishing. करें शुरू करें आप जो आपके रिकॉर्ड में. Sir, I stand in support of the conservation. We are willing to work with them, but please give clear clarifications in the reply at policy level. Thank you, sir. धन्यवाद सभापति महोदय। जब भी होना सर तो रोकना हो तो उसके 10 मिनट पहले हमको बता दीजिए।
तो अभी बोलना पड़ेगा क्या? का तो समय ही है। हाँ 15 मिनट में बोलिए। जी 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 प्लीज। ये सदन की आप प्रारंभ तो करें। ये जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल है सभा, और औसतन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो कोई बड़ा निर्णय करके आते हैं और फिर सरकार लौट के आती है तो फिर सो जाती है। कई बार इंटरनेशनल कन्वेंशंस 20-20 साल के बाद हम लोग रेटिफाई करते हैं, लेकिन एक ऐसी सरकार इस देश में है और ऐसा नेतृत्व है कि 6 महीना पहले वो सरकार, देश के प्रधानमंत्री ग्लासगो समिट में जाते हैं और लौट करके 3 से 6 महीने के भीतर एक कानून में संशोधन ले आते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा कमिटमेंट है वो देश के 125 करोड़ लोगों के बीच में लाया जाए। ये शायद एक ही व्यक्ति इस काम को, क्षमा कीजिए पुराना भी हम लोग सदन में बैठते रहे देखे, लेकिन जिस महीनता के साथ, जिस गंभीरता के साथ भारत की सरकार और वर्तमान प्रधानमंत्री करते हैं, शायद ये अपने आप में एक अनोखा है। ये कानून बनाने का और इसमें संशोधन करने का जो मूल रूप से विषय है, और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी की बात कही है, और COP26 के समिट के बाद से जो ग्लासगो में हुआ था, देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के साथ किया था, और उसके बाद लौट करके उन्होंने, और ये खासियत है देश के प्रधानमंत्री का, एक फॉर्मूला दे देते हैं और फॉर्मूला इतिहास में चला जाता है और सरकार के लिए नीति बन जाता है। उसके बाद सरकारी काम करती हैं और वो कार्यान्वयन होता है और उसके लाभ देश के अंतिम किसान और गरीब को मिलता है। शायद ये पृष्ठभूमि है जिसका लाभ पूरा देश उठाता है, और इसीलिए हम लोगों ने लक्ष्य रखा कि 2030 तक, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, बिहार से हैं, भारत सरकार के गृह मंत्री भी रहे, गृह सचिव भी रहे, उसके बाद आज भारत सरकार के मंत्री हैं, मेरे राज्य के हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बड़े शौक के साथ काम करते हैं। और हमें गर्व है कि भारत की सरकार ने बिहार से एक ऐसे मंत्री को इस कुर्सी पर बैठाया है जो देश की सेवा में और खास करके पर्यावरण से जुड़े एक बड़े विषय को लेकर के आज विधेयक के रूप में आए। और जो नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट हमें प्राप्त करना है 2030 तक 500 गीगावाट, लेकिन उससे एक बड़ी बात है, और इसमें एक ऐसा लक्ष्य है, औसतन जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो अपना लक्ष्य 5 साल, 10 साल, 15 साल का रखते हैं, और एक ऐसा लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री बनाया है जो शायद उस लक्ष्य के प्राप्ति के दौरान हम में से यहां कोई ना रहे, वो 2070 का है। और ये विजन होता है देश का और देश के उस लकीर को खींचने का कि हम रहे ना रहे, देश रहेगा, भारत माता रहेगी और वो देश चलता रहेगा। और आने वाली पीढ़ियों के लिए सदन में बैठ करके इतने सारे माननीय सांसद आज इस भरी दोपहरिया में निर्णय कर रहे हैं। यह है लोकतंत्र की ताकत जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम तैयारी करते हैं। सही बात है ना, सही बात है। और विधेयक में दिया है, स्वाभाविक रूप से देश का प्रगति हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और स्वाभाविक रूप से उसमें कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, क्योंकि अगर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करते हैं तो कार्बन कंजम्पशन बढ़ता है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो देश के विकास में चारों तरफ जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है उसमें 24% वृद्धि हो जाएगी टोटल इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स का। यानी कि अगर हम लोग इस देश में 3 बिलियन स्क्वायर, 2030 तक 3 बिलियन स्क्वायर मीटर, तो एक तरफ मानक है, लक्ष्य है देश के प्रगति का, गरीबों के लिए घर बनाना, मध्य वर्गीय लोगों के लिए घर बनाना, समृद्ध लोगों के लिए घर बनाना। हमारे लिए तो घर अभी शायद संभव नहीं हो पाएगा 1.25 लाख रुपए वेतन में, लेकिन घर बनाना और गरीबों तक घर बनाना और पहुंचाना एक बड़ा लक्ष्य है। लेकिन उसके साथ साथ यह भी लक्ष्य तय कर देना कि इसके साथ साथ अगर इतने घर बनेंगे तो हम 300 बिलियन यूनिट सेव कर लेंगे, और 300 बिलियन यूनिट सेव करेंगे तो कार्बन ट्रेडिंग करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने जो COP26 में लक्ष्य तय किया था उसको हम प्राप्त कर रहे हैं। महोदय, तो 2014 में हमारी सरकार आई, हमारी बिजली का उत्पादन क था, और 2018 में 1,64,000 मेगावाट, 2019 में 1,77,000, 2020 में 1,83,000 और 2022 में 2 लाख से पार कर चुके हैं। तो एक तरफ लक्ष्य है कि 125 करोड़ लोगों के घर तक बिजली पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, और उसके घर में उस रोशनी को पहुंचाना, उस बल्ब पढ़ाना, और छोटे बच्चे बच्चियां घर में किताब पढ़ सके, टीवी देख सके, वीडियो देख सके और जीवन बढ़िया बन सके। एक तरफ लक्ष्य है उससे पहुंचाना, लेकिन दूसरे तरफ भी हम साथ साथ लक्ष्य लेके चल रहे हैं। और बड़े देश का ये सब चिन्ह होता है कि बड़े लक्ष्य के साथ साथ हम दुनिया के स्तर पर भी अपना मानक स्थापित करके अचीव करते हैं। और इसीलिए आज ये कंजर्वेशन बिल साथ साथ सरकार के लाइए, तो एक हर गरीब के कोने कोने दूर दराज इलाके में बिजली का कनेक्शन पहुंचाना,
किसान के खेत तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाना और दुनिया के पटल पर भी कार्बन एमिशन कम करना, ये लक्ष्य साथ ले करना, ये नीतिगत फैसला देश के प्रधानमंत्री ने किया है, जिसको हम अचीव कर रहे हैं। आज देखा जाए तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक कर रहा है। सबसे अधिक चीन 6,875 बिलियन किलोवाट्स, अमेरिका 4,000 बिलियन किलोवाट्स, भारत सिर्फ 1,200। लेकिन यह भी देखना होगा कि जो पावर जनरेशन में जिस तरह से लगातार 60% की वृद्धि प्रत्येक वर्ष हो रही है, यह अपने आप में प्रमाणित करता है कि हम कहीं भी अपने विकास से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन विकास से कॉम्प्रोमाइज न करने की स्थिति में एक बड़ा अद्भुत तथ्य उभर के आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि पहले तो अपना जीवन इंसान जब चलता था तो वो सूर्य की रोशनी से तय करता था कि जब सूर्य का किरण बाहर आएगा तो उससे पहले हम उठ करके काम कर लेंगे, और 6 बजते बजते घर में रिटायर कर जाता था। और उस समय हम लोग निर्भर करते थे सूर्य पर, लकड़ी पर, स्ट्रॉ पर, गोबर पर। उसके बाद हम लोग ने दूसरा एनर्जी का सोर्स था मसल्स, घोड़े से हम लोग इस्तेमाल करते थे, विंड्स का, सेल्स का, पानी से, इस प्रकार से एक बैलेंस बना था। लेकिन जब सब लोगों की जरूरत हुई तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का निर्माण किया, वो 1752 में। और पहली बार दुनिया में बिजली, उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि बिजली जो एक अपने आप में प्रगति का कारण है, वो पर्यावरण के संकट का भी कारण बन सकता ही नहीं। और जब न्यूयॉर्क टाइम्स को 1752 में पहली बार बिजली का कनेक्शन न्यूयॉर्क में दिया, तो आज से 300 वर्ष पहले जब वो निर्णय हुआ होगा, वहां से चल करके इस सदन में, इस एयर कंडीशन एयर कंडीशन सभा में, इस बिजली के साथ, इस माइक्रोफोन के साथ, वहां से चल के यहां आए हैं। और इस दौरान हम भूल गए हैं कि इसका एक भरपाई भी करने की जरूरत है, और देश के प्रधानमंत्री ने उस भरपाई करने का निर्णय दुनिया के पटल पर रख करके भारत में सब लोगों को इससे जोड़ने का। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई भारत इसमें कंट्रीब्यूट कहां करता है। मैं जरा अध्यक्ष जी वो पन्ना निकाल लूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ओईसीडी का रिपोर्ट है कि भाई भारत में लोग कहते हैं पर्यावरण के प्रति नहीं। तो दुनिया में अगर पर्यावरण का और कार्बन एमिशन का जो टैक्स है, एनवायरमेंटल टैक्स, वो 2% है, तो भारत में हम सब लोग आज 1% देते हैं। 125 करोड़ के लोग, कोई कम नहीं देते हैं, हम देते हैं। और हम नीतिगत रूप से मुफ्त बिजली भी देते हैं और टैक्स भी देते हैं। ये समकक्ष संतुलन कोई नहीं बना के दुनिया में चलता है। अगर इसके आगे देखें, अगर यूरोपियन यूनियन में 70% हम बिजली को टैक्स करते हैं, तो भारत में हम 50% करते हैं। ये बात दूसरी है कि डिस्कॉम्स फेलियर में है, लेकिन आज भी हम पर्यावरण के प्रति टैक्सेशन में, और ये ओईसीडी का रिपोर्ट है। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम हम बना रहे हैं, हम इसमें कमजोर थे, और इस सरकार इस विधेयक के माध्यम से हम बढ़ रहे हैं। लेकिन सोचना, हमारा यहां उद्देश्य आज खड़ा होकर यह कहना कि सोच क्या होता है। और देश के प्रधानमंत्री, जब हम पर्यावरण संतुलन की बात कर रहे हैं तो यह हो रहा है कि बिजली फॉसिल से, फलाना से। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जाके इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी किया कि अगर यूरोप में अंधेरा रहेगा, अमेरिका में अंधेरा रहेगा, तो भारत में रोशनी रहेगी। तो भारत का बिजली इस रोशनी से, रिन्यूएबल एनर्जी से बनेगा, तो चीन को पहुंचाएंगे और अमेरिका को पहुंचाएंगे। जब अमेरिका में रोशनी रहेगा तो तार से, बिजली से, वहां से रोशनी से, सूर्य की रोशनी से भारत आएगा। और देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के पटल पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नींव रख दिया है। हमारे लिए गौरव का विषय है। महोदय, अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो सबसे रोचक विषय यह है। महोदय, मुझे 10 मिनट पहले जरूर बोल दीजिएगा। तो अभी से 10 मिनट प्रारंभ महोदय। चलिए, तो ये सही है सर, 10 मिनट मैं एकदम आपको 8 मिनट में खत्म कर दूंगा महोदय। तो इसके पश्चात हम लोग चलते हैं आगे एक तरफ से। हाँ सर, महोदय, हमारा दायित्व क्या है, और कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात करें तो एक बड़ा, अरुण जेटली साहब नहीं रहे, स्वर्गीय अरुण जेटली कहा करते थे, और पूरी दुनिया में प्रचलित हुआ, पॉल्यूटर्स पे। साहब, अमेरिका का पॉल्यूशन क्या है? विकसित देश है, उनका पर कैपिटा पॉल्यूशन 20 मिलियन मेट्रिक टन पर हेड है। रशिया 11, EU 9.4, जापान 9.87, और भारत कितना है? भारत का कितना? 1.4। भारत का है 1.4 और दुनिया का 4। हम तो इसको सब अनुपालन कर रहे हैं दुनिया के सामने हमारे लेकिन अगर देखा जाए
तो साथ साथ क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है, चीन आज दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है, दैट इज अबाउट 10,175 million tons of carbon dioxide. Then comes United States of America, 5,285. Of course, India is the third, which is 2,616, and Russia is 1,678, but per capita is our lowest in the country. And today, the emissions across the world, as per the OECD report, is around 35,000 million tons of carbon dioxide. Yes, it's a challenge, and we need to control it. क्यों? और यही सवाल है, क्योंकि मैं इसको वहां तक इसलिए ले जाना चाहता हूं कि मेरे लिए वो हमेशा एक विषय रहा है जिसको मैं हमेशा इस सदन में भी कहता हूं, और वो है क्लाइमेट चेंज से। और ये समय है फिर से देश को लोगों को बताने का कि आखिर में कारण क्या है, इसका निर्णय हमें क्या करना है। इससे हमें हो सकता है कि इसका थोड़ा कॉस्ट हमारे पर ज्यादा है, लेकिन आने वाले पीढ़ियों के बारे में यदि हमें सोचना है, इफ यू हैव टू थिंक अबाउट द पोस्टेरिटी, वी हैव टू डिसाइड दिस इन दिस हाउस, इन द विजनरी लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वी हैव टू डिसाइड व्हाई। 1950 में अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जब हम टेम्परेचर राइज की बात करते थे, उससे ज्यादा हम बढ़ चुके हैं, और हम लोगों का लक्ष्य है कि क्योटो प्रोटोकॉल के पेरिस एग्रीमेंट में हमने कहा है कि इसको 2 डिग्री तक हम करेंगे। क्यों? आज हमारी आबादी दुनिया की लगभग 7.2 बिलियन से ज्यादा क्रॉस कर रही है। परिणाम क्या हो रहा है? तापमान बढ़ रहा है, दुनिया का फूड प्रोडक्शन कम आ रहा है, जिसका परिणाम है, इसका प्रभाव आज नहीं तो कल हम पर पड़ेगा। पानी का अभाव हो रहा है, और परिणाम है कि वैसे भी भारत में देखिए, दुनिया में जो पानी का जो हम देखते हैं, जो 3% पीने लायक है, 97% पानी पीने योग्य नहीं। 3% में से भी 1% पीने योग्य पोर्टेबल वाटर है, और बाकी 2% तो समुद्र में है, या पहाड़ों में चोटियों पर है, बर्फ में है, या धरती के नीचे है। तो पानी का भी अभाव है। वैसी स्थिति में यदि ये संतुलन बिगड़ता है तो आने वाली पीढ़ियों में हम सब लोगों की चिंता की। हम लोगों को लगता है छोटा सा, अगर पौराणिक रूप से कहते थे कि पीपल का पेड़ लगाना है, लेकिन एक पीपल का पेड़ 4 दिन में एक पूरे व्यक्ति के ऑक्सीजन की व्यवस्था करता है। इसीलिए कहा गया है कि पीपल का पेड़ लगाया जाए। जो मधुमक्खियां, एक मधुमक्खी 80 किलोमीटर घूम करके आती है और 1 चम्मच शहद बनाती है, और मधुमक्खी और बाकी सब जो पोल्यूशन जो पॉल्यूटेंट्स हैं, अगर हम देखें तो लगभग 400 बिलियन वो छोटी छोटी तितलियां, वो छोटी छोटी पतंगियां, छोटे छोटे मधुमक्खियां, ये कभी हम लोगों से आके कुछ मांगती नहीं है। ये कहती नहीं कि साहब मेरा पेमेंट क्या हुआ, मैंने इतना मेहनत करके शहद बनाया। वो तो ये कहती है कि हमारे बचाने का, हमारे संरक्षण का, पर्यावरण का संरक्षण कर दो, हम मुफ्त तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, कभी तुमसे मांगने नहीं आएंगे। और वो आज ये सदन बैठ के तय कर रहा है कि इन मधुमक्खियों को हम कैसे बचाएंगे, इस तितलियों को हम कैसे बचाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी यहां सुख सुविधा से रह सके। महोदय, मैं छोटा सा उदाहरण, भारत में 1.54 बिलियन के आसपास, लेकिन 300 मिलियन पशुओं का डेथ होता है, मरते हैं। और पिछले 10 वर्षों में 75,000 गिद्ध, वल्चर्स गिद्ध ही कहेंगे ना, 75,000 गिद्ध मर गए। परिणाम क्या होता है कि पशुएं जब मरती हैं, वो वहां पर ढेर में जो उनको पहले वल्चर्स खाते थे उनको खा नहीं पाते हैं, वहां पड़े रहते हैं, प्यूट्रीफाई कर जाते हैं, और उसमें से एक जो विष निकलता है उसे एंथ्रैक्स कहते हैं। और एंथ्रैक्स अगर जब गर्मी का मौसम आता है तो पूरे दुनिया में फैलता है। जैसे सहारन डेजर्ट से हवा चला तो भारत की तरफ तभी राजस्थान से होते हुए भारत के ऊपर आएगा, दिल्ली के ऊपर भी आएगा। और वो छोटे छोटे ऐसे कीटाणु होते हैं जो आपके शरीर में प्रवेश कर जाए तो आपके नर्वस सिस्टम को हार्म कर सकते हैं। तो ये सब चीजें 100 साल में होंगी। इसको रोकने के लिए हम आज काम कर रहे हैं, और इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था हम सब यहाँ कायम कर रहे हैं। महोदय, मेरे पास बहुत सारे तथ्य हैं, मैं इस विषय पर बहुत विषयों को रखना चाहता हूं, लेकिन यही मैं कहना चाहूंगा। आपने मुझे 10 मिनट का समय समापन के पूर्व दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन सर, ये नियम आज ही भर के लिए और यहीं तक लागू है, इसके आगे लागू नहीं होगा। जी जी, आगे 2 मिनट पहले बताएंगे। आगे से 2 मिनट, ये मेरे लिए स्पेशल रूप से, क्योंकि प्रस्तावना जो देता है उसको थोड़ा सा इसका रियायत मिलता है। महोदय, हमें पर्यावरण के प्रति देश के प्रधानमंत्री का और हम सब लोगों का एक बहुत बड़ा सोच है। पर्यावरण के लिए ही आज देश के माननीय मंत्री जी, इधर देख ही नहीं रहे हैं मंत्री जी, आपका मैं इतना सुन रहे हैं, सुनिए, ध्यान से सुनिए, लिख लीजिएगा, छोटा छोटा बात सब है। और मैं मंत्री जी को आभार देना चाहूंगा, इन्होंने बिजली के क्षेत्र में बिजली के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, और बिहार में तो विशेष रूप से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और बिहार का विजन 2025, अब आने वाले दिनों में बिहार को परिवर्तित कर देना है, बिहार को दुनिया का। महोदय, मेरे लिए चिंता के एक ही विषय, महोदय, लास्ट सेंटेंस, पूरे देश में
बिहारी आगे है और बिहार पीछे है। जैसे हमारे बिहारी आगे हैं माननीय मंत्री जी, बिहार पीछे है। इसका रास्ता माननीय मंत्री जी हम लोग को बिहार में निकालना है। ठीक है, आपका बहुत बहुत श्री नमस्कार। के नवसकानी जी, श्रीमती सुप्रिया सुले जी। Thank you, sir. I stand here to support the energy conservation bill, sir. So this entire journey of the energy is a long drawn journey globally. And I appreciate all the inputs on Friday made by the Honorable Minister, where he talked about the mixed basket that you're creating. I only seek a few clarifications from the Honorable Minister as a concerned citizen and as a concerned parliamentarian of this August House. So there was a story in the newspaper last week, I stand corrected. It says that India has dropped its target of establishing 500 gigawatt of renewable capacity by 2030, giving itself a flexibility of 50% of power from non-fossil fuel sources. This is the commitment, and the Cabinet on Wednesday approved, sir, that India's updated NDC to communicated with the UNFCCC. The updated NDC proposes about 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based resources, dropping 500 gigawatt absolute targeted committed at the COP26. It also did not include the commitment of reducing 1 billion tons of carbon emissions. This is what has come in the newspaper. So I seek a clarification from the Honorable Minister that is this the factual situation and what is the policy of the government. Sir, because I'm very concerned, because I follow Parliament very closely. I'm fortunate enough to be here and to hear very illustrious ministers speak exceptionally well. And last few weeks during question hour when the House has functioned, renewable energy has been talked about in a very positive manner, but at the same time, the coal ministry has also been very, very energetic and enthused by the work they are doing. They are talking about coal, they are talking about the mines, how well they are doing, how much more generation has to be done, ultra big projects by the government. So I humbly ask the government that what is the true policy of this government? Here you are going into mines and cones aggressively and telling how transparently it has been done, which is wonderful. Transparency is good for the nation, sir. But I think they are misleading the Honorable Prime Minister because both the mantralayas are giving completely conflicting information because they are contradicting each other. So I feel very, very concerned. So if you could kindly give me a clarification. Sir, I come from a background of a rural and an urban constituency, and actually this entire story energy started really from the sugar factories in Maharashtra, where renewable energy was really started. And in the objects and statements, you have said that you are looking at green hydrogen, green ammonia, biomass, ethanol, which is all wonderful. I'll seek a clarification on biomass from my little knowledge about, I have very little knowledge on power. But I would like to seek a clarification that both biomass has seen a lot of NPAs in investment, that are lobbies globally, sir, for this kind of matter, is what magazines and information says. So what is the position of Government of India on biomass? Because you've talked about this. And somehow biomass has not delivered the superior results that we have seen, like in ethanol. So if you could kindly clarify in the larger interest of the nation. And the other points are for solar. We are all for solar. We are very happy you're working so much in solar. I have to seek few clarifications from the Honorable Minister that in the land acquisition of solar plants, you normally give 1 year to a project. It takes 6 to 9 months to just acquire the land because it's thousands of acres that they need, that too directly from the farmer. It's so hard to do land acquisition. So why doesn't Government of India work closer with the states like we used to do for MIDCs? So why don't you use the MIDC model for land acquisition? This is just a suggestion to the government to improve the scheme. Because what happens is you give only 1 year or 18 months to the person who's doing, because in your own reply last week in Parliament, you have said that most of the renewable energy projects in this country are done by private sector. And developers select it through a transparent bidding process. Very good, this government is very transparent. We are very proud and compliment them on their thing. But at the same time, is the policy really helping the person who is putting his own money? So land is a big challenge. So what intervention will the government do to make sure that the land government helps, like an MIDC, something similar? Is that possible? Second,
during this COVID time, they have given a blanket extension to the windmills, which is a very good thing. Congratulations to the government. So because of the supply chain distribution, if in the renewable energies you have given it to the players, the investors of wind, why not do it same to the solars? They have also been similar. They are doing renewable energy. So why this step treatment given to solar? I mean, everybody should be treated. Everybody's been through challenges. So why does solar not get the same is my question to the Honorable Minister. Another big policy intervention which I'd like to ask the Honorable Minister. This government initially was doing a great job in all these bids. Now, in the last 6 to 8 months, you have changed a small policy, and this is purely from the newspapers. I can table wherever I've got this information from. When you get an L1, normally you give it to the L1. You all have started reverse bidding. Now, because of that, the viability becomes a big issue. Already he has delayed because of the land. And the last 6-8 months, most of these private developers, and the reason I'm saying private because you yourself in your reply has said that all private people are only doing this business. So it's not that I'm speaking for some private agency. I'm going purely by the policy of the government and what has come in the question hour. So what is your stand on this? So will you, between this L1, then what's the point of L1 if you're doing reverse bidding? And the whole thing is the country is going to get affected, the consumer is going to get affected. So if you could clearly give me an answer on this policy thing. And what happens, sir, in this reverse bidding, I stand corrected, please correct me if I'm wrong. What happens if it doesn't work out for the private, it comes back to NTPC, which goes back to the government. So then private players will say, ki hum desh mein kar rahe, hum bahar jaake kar rahe, policy is more friendly. So why are you pushing people who want to work in India away because of this one policy which has only come in the last 8 months, sir? It wasn't there before. So my request is, if you could clarify, it will be in the larger interest of the nation and all the people who want to work with the government. Sir, 2-3 quick questions. Even Adirda talked about R&D. Now, you're talking about hydrogen. In your very introductory speech, you spoke very well about green ammonia, green hydrogen, which has all sounded wonderful, very encouraging. But what is the R&D that this government is doing? From the information that I have from a reply given by you, the central assistant has consistently, in 18-19 was 4,414. In 1920, it was 3,000. In 2021, 2,800. And 2022, it is 2328. So it is continuously coming down. And your government has not reached a single target since it has come to power. People talked about GST. I won't go into that. I see you hinting at this. Just 2-3 very short points. Now, this PM Kusum scheme, you haven't reached a target. I'm just reading through it quickly. You said solar rooftop program. In that, you have only reached 15%. So many programs, off-grid decentralization of solar program, that has been stopped. Bioenergy program, stopped. Small hydrogen program, stopped. And the shortfall, sir, I'm just rushing through these points. Actually, I would have liked to speak a little more. For the total renewable energy of what this, not even 60% target has achieved. I'm not saying that why have you not achieved it, but the whole thing is when the Honorable Minister opened, he said 60-40. Sir, we all know that when there is renewable energy done, we lose a lot in transmission. If about 100 is invested, only 20% gets used of it. So we do need that. And what transmission and distribution? What has this government done for transmission and distribution specifically of renewable energy? You've invested so much money in making this renewable, which is wonderful, but what have you done? Same thing about carbon credit trading. Carbon credit trading is wonderful, but it's all up in the air. Have you spoken to stakeholders? Have you consulted states? Have you consulted industry? Nothing, from the best of my knowledge. Last small point, sir, is about discoms. In the morning, he was a little upset about, the Honorable Minister was slightly agitated because of what happened between us. But sir, this needs serious discussion. Why did Government of India give money to states in that Udayan scheme, if I stand corrected? They gave it to the states so that we would reach the last mile. Garib, जो शोषित है, पीड़ित, जो दूर में रहता है गांव में, उसको बिजली मिले. उसके लिए आपने उदय स्कीम गिरी, स्टेट्स को पैसा दिया. जब दिया तब ऐसा नहीं कहा ये गरीब के लिए मैं दे रहा हूं. States thought that was a scheme which was given to encourage the poor people, support the states. लोन मांगा, हमने मांगा तो नहीं था, आपने सामने से दिया. स्टेट्स तो मांगने नहीं आई थी, आपने किया, बहुत अच्छी स्कीम है, ले लो पैसा. So if they gave the money, they did not say it's a scheme. Now they are saying कि it is given, no freebies allowed. Sir, how will it work like that? आप अगर किसान को बिजली दे रहे हो, उसमें दिक्कत क्या है?
और सर सी द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस गवर्नमेंट सर, विच रियली पेन्स ऑल ऑफ अस, कि आप 6,000 किसान को दो तो इट इज अलाउड, इफ द स्टेट गिव्स फ्री बिजली टू द किसान इट्स अ फ्री बी, तो आप करो तो अच्छा, हम करें तो सब बुरा, ऐसा नहीं हो सकता ना सर. So if you are giving 6,000 to them, we are happy, we compliment you, we congratulate you, अच्छी बात है. मैं तो कहती 6 का 12 करो, 12 का 18 करो, कोई नहीं, अच्छी बात है. You give it in their account, but why is this government anti-electricity only in the states? Sir, if you could kindly clarify all these points. I just, last one line, sir, I would just like to make a last point, I've cut all my other points, is what government really needs to do is have a clear-cut policy. There is no, they keep changing policies every few months. That's why people are very anxious. And we need a wind and solar storage hybrid model. These models that we are working on are not going to work. We need a hybrid model, and that's what this government needs to lead. We are willing to work with them, but please give clear clarifications in the reply at policy level. Thank you, sir. धन्यवाद सभापति महोदय. जब भी हो ना सर तो रोकना हो तो उसके 10 मिनट पहले हमको बता दीजिए. अच्छा, पंक्तियों से आपने पूर्ण किया. श्री जीएस पोन जी. Thank you, sir, for giving me the opportunity to express my views on my party's view in the Energy Conservation Amendment Bill 2022. Sir, India stands at the forefront of addressing climate change and has committed to ambitious, nationally determined contributions. There is no doubt we need to adopt a bipartisan approach to this issue, as it is a question of the survival of our species. Our Prime Minister has reiterated India's commitment by aiming to install 500 gigawatts of non-fossil energy capacity by 2030, reduce emission intensity of GDP by 45% over 2005 levels, source 50% of the electricity from non-fossil sources by 2030, reduce carbon emission by 1 billion tons till 2030 and achieve net zero by 2070. India is the largest exporter of carbon credits. Therefore, it makes obvious sense that we set up our own national market and frame the necessary regulations for it. Media reports indicate that the Prime Minister may launch a national carbon trading platform on 15th August as Indian presses ahead with its climate commitments. And what better an occasion than Independence Day? This amendment seeks to mandate the use of non-fossil sources including green hydrogen, green ammonia, biomass and ethanol for energy and feedstock, and I welcome this, sir. This move must also be backed by support for promoting research and innovation in this field. There is a need for incentivizing actions for emission reduction, leading to increased investments in clean energy and energy efficiency areas, and its amendment will be seen as a positive step in that direction. Currently, only commercial buildings are required to follow the energy efficiency code. The attempt to bring large residential buildings within the fold of energy conservation regime and to enhance the scope of energy conservation building code is also welcome. The proposal is expected to increase the cost of construction by 2 to 3%, but the recovery takes place within 4 to 5 years through reduced electricity bills. The estimate says that this is likely to save 1,20,000 crores worth of electricity by 2030 by avoiding generation of 3 billion units. While the proposal of the Act to indulge larger residential buildings is with an aim to promote sustainable habitats, we must ensure that this does not create a regulatory quagmire that causes the industry to run from pillar to pillar and post to post. Let us ensure that we are creating an easy single window system that does not make the process of compliance difficult. We must make this, sir. And also, you also want to increase members in the Governing Council of Bureau of Energy Efficiency, but once again, why is the representation of the states are so poor? Why not accommodate more members for the states, sir? And I welcome the move to empower the state electricity regulatory commissions to make regulations for smooth discharge of its functions, as I believe state governments will have a very vital role to play in achieving the goals of energy conservancy. Many highly industrialized states
are ready to take the lead in increasing generation of renewable energy and imposing strong green laws. For example, Tamil Nadu, under the able leadership of our Honorable Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, is exploring avenues and opportunities to develop our renewable energy infrastructure. I sincerely hope that the Union government will strengthen our efforts and support us in this regard, sir. Our CM M.K. Stalin has repeatedly urged the Union government to come out with strong, viable policies to boost renewable energy generation and promote energy conservancy. Tamil Nadu has been a pioneer in promoting renewable energy sources which are eco-friendly and non-exhaustive. The state is blessed with hot weather, vast coastline and strong wind potential that are yet to be fully exploited to meet its energy requirement. So I seek the support of the Union government in ensuring that this bill provides sufficient autonomy to state agencies to draft policy and frameworks to mandate a shift to green energy. While I welcome this bill and the ambitious endeavor to protect our environment, we must also be aware of the fact that simply imposing rules and regulations on energy consumption alone will not suffice. The spirit and policy of this bill must also be a platform for us to discuss how our mere energy conservation alone won't help us to tackle the climate change. India committed to creating an additional carbon sink by increasing tree and forest cover to reduce CO2 emission to 550 metric tons by 2030, but where does that stand? Where do we stand on moving to electric vehicles and creating the infrastructure for them? We have been discussing ways to move to electric mobility for ages now, but are yet to see concrete steps to expand the necessary infrastructure on charging stations across the nation. And when are we going to push for all government offices and buildings to lead the way in being energy conscious? Take, for example, the Central Vista project. Reports say the Secretariat will be served by highly energy efficient and sustainable infrastructure. Sir, as much as support and welcome any measure that is affirmative action to tackle climate change and to minimize our impact on our environment, we must also remember that this is a goal that needs the constant effort and support of all sections of the government and society. We need to work towards making this a people's movement. Only then will it be true, achieve remarkable growth and sustainability. Thank you, sir. श्रीमती सुप्रिया सुले जी. Thank you, sir. I stand here. सदों माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा. जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें. आइटम नंबर 24, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, श्री अधीर रंजन चौधरी जी. वो मिनिस्टर भी आ रहे हैं. मिनिस्टर राज्य मंत्री हैं हमारे कृष्णपाल. ओके. कृष्णपाल अधीरदा है, मिनिस्टर इज देयर. ओके, अधीरदा प्रारंभ करें आप प्लीज. Sir, yes. In the morning, also he should come. Okay, okay. sir, in the inception, I must extend my affirmative nod to the tone and tenor of this legislative document, titled under the Energy Conservation Amendment Bill 2022. Already in response to Honorable our... Minister is in the house now. Most welcome. Warmly welcome. You are Chaliye, talking about please. you. Sir, as we know that now carbon is going to be
an article of commodification. So it is a new phenomena we are witnessing across the globe. शुरू में तो मैं वो 38 देशों की सराहना करना चाहते हैं जो 1997 में कियोटो प्रोटोकॉल में हिस्सा लिया था और उसी समय ये कार्बन ट्रेडिंग की बात शुरू हुई थी. ये genesis of this carbon trading is allied to the Kyoto Protocol signed in 1997. Thereafter, a couple of years have been elapsed without having any tangible impact on this protocol, but later in the year 2015, Paris Agreement had also come into existence. That means over the decades across the globe, the issue of carbon trading has been going on. So we cannot afford ourselves to be left out of this international endeavor on carbon trading. To that end, the bill proposes to amend the Energy Conservation Act 2001, which was last amended in the year 2020. The bill seeks to provide a regulatory framework for carbon trading in India to encourage penetration of renewables in energy mix and effective implementation and enforcement of the Energy Conservation Act. Sir, as we know that India has already committed to reduce the carbon intensity of our GDP by 33 to 35% by 2030 from its 2005 levels and to achieve over 40% of its power generation from non-fossil fuel energy resources by 2030 as part of its national determined contributions under the Paris Climate Agreement. What is the present status of the compliance of our agreement? What is the share of our renewable energy in the entire spectrum of energy mix? These are the very relevant issues that needs to be highlighted also. Sir, I shall focus my deliberation on the issue pertaining to the legislative document itself. First of all, a new section 14AA has been inserted, which empowers the central government or any agency authorized by it to issue carbon credit certificate to the registered entity which complies with the requirements of the carbon credit trading scheme. सर मैं थोड़ा 2-3 मिनट पहले बोल दीजिएगा रुकने का समय, अचानक मत बोला करो. I firmly on the view that the right should also be provided. So the right should also be provided to state government as per play a very crucial role in promoting the usage of renewable energy, and they duly deserve this right to issue carbon credit certificates. The second point that I would like to highlight that Section 26 of the Energy Conservation Act 2001. The original act says that no person shall be liable to pay penalty within 5 years from the date. However, the substituted relevant section in this bill has no such clause. My another cause of concern is that all these bills seek to bring large residential building within the fold of energy conservation regime. How the relevant penalties will affect
the common man. How will they be able to cope with in complying with these provisions of compliance and penalties? I would like that Honorable Minister may provide a distinct clarification on this issue, because it is also a new phenomena to this sector. Also, I would like to draw the attention of the Honorable Minister that the initial capital investment in constructing green building is very much expensive. Additional cost of building on energy efficient home is 5 to 15%, and the payback period is usually between 3 to 5 years. The cost of renewable energy generally varies between 150 to 250 per kilowatt capacity. How the required standards be met? Who will determine the same? आपका ये कोई स्पेशलिस्ट है? ये स्किल हमारा देश में है? आपके पास रेयर अर्थ मटेरियल भी नहीं है, मिनरल भी नहीं है। आप देखे हैं कि हमारे देश के साथ जब दुनिया में मिनरल अलायंस हुआ कुछ दिन पहले, और मिनरल अलायंस में हिंदुस्तान को बाहर रखा गया। निकेल, कोबाल्ट, लिथियम और इसके साथ साथ और 17 रेयर अर्थ जो मिनरल्स है, उसमें चीन की डोमिनेंस काफी ज्यादा है। अमेरिका, यूरोप उनसे बचने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए वो लोग मिनरल अलायंस बनाए, लेकिन हिंदुस्तान को नहीं रखा। तो आप जिस मकसद पे जाना चाहते हैं, उस मकसद के जाने के लिए आपके पास रिसोर्सेस क्या है? आपके पास ये मिनरल टेक्नोलॉजी की क्या हैसियत है आपके पास? हम टारगेट तो बनाते हैं, लेकिन टारगेट बनाने के लिए हमें जो संसाधन चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो इसलिए इस मुद्दे को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। सर, दूसरी बात यह कि आफ्टर सेक्शन 2 clause D of the original act, the bill adds 2 definitions relating to carbon credit certificate and carbon credit trading scheme to the list. It rationalizes the definition of energy in clause H of the same section by amending it to include fossil fuel, non-fossil fuel, as well as renewable sources of energy. The purpose of the bill has been stated as bringing in a framework for the carbon credit trading scheme. However, the definition as stated in the bill simply mentions that it shall mean scheme meant for carbon emission, as notified by the central government. There should be more clarity as to the details of the carbon credit scheme, its structure, implementation, or any inkling of its framework. It gives the government unbridled powers to decide on the modalities as well as details. सर, ये बात रखे गए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इनमें मेंबर्स की संख्या भी बढ़ाया गया 20 से 31 तक। मैं शुरू में मंत्री जी को यह कहना चाहते हैं, देयर इज ए प्रोवर्ब इन आवर कंट्री दैट टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। While on the face of it, this may seem innocuous, but it may create problem, because adding several departmental secretaries onto the governing council, there is an increased chance of red tape and slow implementation of tax. सर, इसके बाद मैं ये कहना चाहते हैं कि 25th report of Parliamentary Standing Committee on Energy, which has stated that Bureau of Energy Efficiency has been lagging with respect to financial performance. Given the massive volume of savings that can accrue from energy efficiency in terms of money as well as CO2 emission, the committee noted that the underutilization of funds by the Bureau is unacceptable and called for reforms to ensure full utilization of allocated funds in order to achieve energy efficiency target. तो इसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इस जो ढांचा है, इस ढांचा को और थोड़ा विस्तार से हमें बताइए।
सर अमेंडमेंट में और एक न्यू एडिशन जोड़ा गया 13A आफ्टर सेक्शन 13 of the Principal Act. The clause relates to prohibiting any person from using any name that even nearly resembles the name of bureau or likely to deceive the public. Resembling the name of bureau. It also bars any registering authority from registering any company, firm, or other body of persons with a mark name resembling that of the bureau. However, this section sheds no light on what is to be construed as nearly resembling the name of रखना चाहते हैं। और इस बार मैं दूसरे एक मुद्दे पे आते हैं सर, वो ये कि सर the issuance of carbon credit certificates would be on a voluntary basis, and the success of the scheme would require an enterprising approach from private players in the economy to participate voluntarily in the carbon market. Purchasing from a carbon neutral company aligns with the goals of the Paris Agreement. However, while a carbon neutral company may have deployed energy efficient sources to develop its product commodity, there is no certainty that they also source their raw material from a carbon neutral company as well. In the absence of a governance body, private entities often form non-governmental organizations and tend to determine the standards of the community. This could lead to distrust of the quality of carbon credits, while the bill proposed to provide certification to concerned entities through the government, mind it does not provide for determining the quality of the commodity. Sir, in the bill there is a provision for state designated agency. The standing committee has found that most state designated agencies do not have the required dedicated physical and financial resources in order to carry out their functions and work toward energy conservation goals. Standalone state designated agencies tend to perform better in comparison to those which are clubbed with multiple entities. Thus, the Standing Committee recommended the Centre to support states in the creation of stand-alone SDA. सर, सब हम जानते हैं कि 2021 से लेकर हमारा जो सोलर प्रोडक्ट, ये सोलर प्रोडक्ट में जीएसटी को बढ़ाया गया 5 से 12% आपको इसमें जीएसटी बढ़ा दिया आपने. It is projected that this GST hike could result in increased production cost, which will in turn result in increased tariffs for consumers of clean energy. तो आपने हमारा देश में एक रॉ मटेरियल मतलब मिनरल्स की कमी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है, इंस्टीट्यूशनल डेफिशिएंसी है, फिर हम बड़े बड़े दावे हम करते जा रहे हैं. ये देखिए, subsidies for the renewable energy sector have reduced by a massive 59% since financial year 2017. Subsidies seem to have remained focused on electric vehicles, for which subsidies grew by 205%. सारे पैसा सिंह साहब से गडकरी साहब ले रहे हैं. आप कहां रहोगे? आप कहां रहोगे? Enhancing subsidies in the renewable energy sector will be more beneficial to the economy, particularly in the short term as compared to increasing fossil fuel tax. हमारे हिंदुस्तान में 7 महारत्न है पीएसयू. ये 7 महारत्न यहाँ ज्यादा निवेश नहीं करते. India 7 महारत्न PSU, those which have the potential to become multinational companies, invested up to 11 times more in fossil fuel projects than in renewable energy in financial year 2021. PSU should be required to diversify into clean energy and formulate plans for phasing down investment in fossil fuel. तो इसलिए इंसेंटिवाइज करना चाहिए, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा देना चाहिए. Even among public finance institutions, annual disbursement towards fossil fuel was 3 times more than towards renewable energy in
financial year 2021. Clean energy targets of such lending institutions should therefore be enhanced, and they should also formulate plans for phasing down lending to fossil fuel projects. There is also a need for सदों माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। आइटम नंबर 24, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, श्री अधीर रंजन चौधरी जी। वो मिनिस्टर भी आ रहे हैं। मिनिस्टर राज्य मंत्री हैं हमारे कृष्णपाल। ओके कृष्णपाल अधीरदा है, मिनिस्टर इज देयर। ओके अधीरदा, प्रारंभ करें आप प्लीज। सर, yes. ओके ओके Sir, in the inception, I must extend my affirmative nod to the tone and tenor of this legislative document, titled under the Energy Conservation Amendment Bill 2022. Already in response to Honorable our... Minister is in the house now. Most welcome. Warmly welcome. You are talking about you. Sir, as we know that now carbon is going to be an article of commodification. So it's a new phenomena we are witnessing across the globe. शुरू में तो मैं वो 38 देशों की सराहना करना चाहते हैं जो 1997 में कियोटो प्रोटोकॉल में हिस्सा लिया था और उसी समय ये कार्बन ट्रेडिंग की बात शुरू हुई थी। ये जेनेसिस ऑफ दिस कार्बन ट्रेडिंग is allied to the Kyoto Protocol signed in 1997. Thereafter, a couple of years have been elapsed without having any tangible impact on this protocol, but later in the year 2015, Paris Agreement had also come into existence. That means, over the decades across the globe, the issue of carbon trading has been going on. So we cannot afford ourselves to be left out of this international endeavor on carbon trading. To that end, the bill proposes to amend the Energy Conservation Act 2001, which was last amended in the year 2020. The bill seeks to provide a regulatory framework for carbon trading in India to encourage penetration of renewables in energy mix and effective implementation and enforcement of the Energy Conservation Act. Sir, as we know that India has already committed to reduce the carbon intensity of our GDP by 33 to 35% by 2030 from its 2005 levels and to achieve over 40% of its power generation
from non-fossil fuel energy resources by 2030 as part of its national determined contributions under the Paris Climate Agreement. What is the present status of the compliance of our agreement? What is the share of our renewable energy in the entire spectrum of energy mix? These are the very relevant issues that needs to be highlighted also. Sir, I shall focus my deliberation on the issue pertaining to the legislative document itself. First of all, a new section 14AA has been inserted, which empowers the central government or any agency authorized by it to issue carbon credit certificate to the registered entity which complies with the requirements of the carbon credit trading scheme. सर मैं थोड़ा 2-3 मिनट पहले बोल दीजिएगा रुकने का समय, अचानक मत पूरा करो. I firmly on the view that the right should also be provided. So the right should also be provided to state government as per our federal spirit of the Constitution. Every day here inside the House, we are debating on the cooperative federalism, etc., etc., because a concern has been generating across the nation that by one way or the other, the cooperative federalism is being eroded, is being diluted. So here also, I would like to emphasize that the right should also be provided to state government as per our federal spirit of the Constitution. State government play a very crucial role in promoting the usage of renewable energy, and they duly deserve this right to issue carbon credit certificates. The second point that I would like to highlight that Section 26 of the Energy Conservation Act 2001. The original act says that no person shall be liable to pay penalty within 5 years from the date. However, the substituted relevant section in this bill has no such clause. My another cause of concern is that all these bills seek to bring large residential building within the fold of energy conservation regime. How the relevant penalties will affect the common man? How will they be able to cope with in complying with these provisions of compliance and penalties? I would like that Honorable Minister may provide a distinct clarification on this issue, because it is also a new phenomena to this sector. Also, I would like to draw the attention of the Honorable Minister that the initial capital investment in constructing green building is very much expensive. Additional cost of building on energy efficient home is 5 to 15%, and the payback period is usually between 3 to 5 years. The cost of renewable energy generally varies between 150 to 250 per kilowatt capacity. How the required standards be met? Who will determine the same? आपका ये कोई स्पेशलिस्ट है? ये स्किल हमारा देश में है? आपके पास रेयर अर्थ मटेरियल भी नहीं है, मिनरल भी नहीं है. आप देखे हैं कि हमारे देश के साथ जब दुनिया में मिनरल अलायंस हुआ कुछ दिन पहले, और मिनरल अलायंस में हिंदुस्तान को बाहर रखा गया. निकेल, कोबाल्ट, लिथियम और इसके साथ साथ और 17 रेयर अर्थ जो मिनरल्स है, उसमें चीन की डोमिनेंस काफी ज्यादा है. अमेरिका, यूरोप उनसे बचने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए वो लोग मिनरल अलायंस बनाए, लेकिन हिंदुस्तान को नहीं रखा. तो आप जिस मकसद पे जाना चाहते हैं, उस मकसद के जाने के लिए आपके पास रिसोर्सेस क्या है? आपके पास ये मिनरल टेक्नोलॉजी की क्या हैसियत है आपके पास?
हम टारगेट तो बनाते हैं, लेकिन टारगेट बनाने के लिए हमें जो संसाधन चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो इसलिए इस मुद्दे को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। सर, दूसरी बात यह कि आफ्टर सेक्शन 2 clause D of the original act, the bill adds two definitions relating to carbon credit certificate and carbon credit trading scheme to the list. It rationalizes the definition of energy in clause H of the same section by amending it to include fossil fuel, non-fossil fuel, as well as renewable sources of energy. The purpose of the bill has been stated as bringing in a framework for the carbon credit trading scheme. However, the definition as stated in the bill simply mentions that it shall mean scheme meant for carbon emission, as notified by the central government. There should be more clarity as to the details of the carbon credit scheme, its structure, implementation, or any inkling of its framework. It gives the government unbridled powers to decide on the modalities as well as details. सर, ये बात रखे गए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इनमें मेंबर्स की संख्या भी बढ़ाया गया 20 से 31 तक। मैं शुरू में मंत्री जी को यह कहना चाहते हैं, देयर इज ए प्रोवर्ब इन आवर कंट्री दैट टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। While on the face of it, this may seem innocuous, but it may create problem because adding several departmental secretaries onto the governing council, there is an increased chance of red tape and slow implementation of tax. सर, इसके बाद मैं ये कहना चाहते हैं कि 25th report of Parliamentary Standing Committee on Energy, which has stated that Bureau of Energy Efficiency has been lagging with respect to financial performance. Given the massive volume of savings that can accrue from energy efficiency in terms of money as well as CO2 emission, the committee noted that the underutilization of funds by the Bureau is unacceptable and called for reforms to ensure full utilization of allocated funds in order to achieve energy efficiency target. तो इसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इस जो ढांचा है, इस ढांचा को और थोड़ा विस्तार से हमें बताइए। सर, अमेंडमेंट में और एक न्यू एडिशन जोड़ा गया 13A आफ्टर सेक्शन 13 of the Principal Act. The clause relates to prohibiting any person from using any name that even nearly resembles the name of bureau or likely to deceive the public. Resembling the name of bureau. It also bars any registering authority from registering any company, firm, or other body of persons with a mark name resembling that of the bureau. However, this section sheds no light on what is to be construed as nearly resembling the name of the bureau as such. It provides a wide leeway to the authority from preventing and registering any company, even with legitimate interest. This is opposed to a general concept of ease of business approach and even ease of living, and will give rise to nightmare of red tape for the common people. ये ताजुब की बात है, रिजेंबलिंग होने से मतलब किसी ना किसी तरीके से आप ये फैसला कैसे करेंगे कि ये रिजेंबल करते हैं या नहीं। ये 2-3 मुद्दे सर मैं रखना चाहते हैं। और इस बार मैं दूसरे एक मुद्दे पे आते हैं सर, वो ये कि सर दी issuance of carbon credit certificates would be on a voluntary basis, and the success of the scheme would require an enterprising approach from private players in the economy to participate voluntarily in the carbon market. Purchasing from a carbon neutral company aligns with the goals of the Paris Agreement. However, while a carbon neutral company may have deployed energy efficient sources to develop its product commodity,
there is no certainty that they also source their raw material from a carbon neutral company as well. In the absence of a governance body, private entities often form non-governmental organizations and tend to determine the standards of the community. This could lead to distrust of the quality of carbon credits, while the bill proposed to provide certification to concerned entities through the government, mind it does not provide for determining the quality of the commodity. Sir, in the bill there is a provision for state designated agency. The standing committee has found that most state designated agencies do not have the required dedicated physical and financial resources in order to carry out their functions and work toward energy conservation goals. Standalone state designated agencies tend to perform better in comparison to those which are clubbed with multiple entities. Thus, the Standing Committee recommended the Centre to support states in the creation of stand-alone SDA. सर, सब हम जानते हैं कि 2021 से लेकर हमारा जो सोलर प्रोडक्ट, ये सोलर प्रोडक्ट में जीएसटी को बढ़ाया गया 5 से 12% आपको इसमें जीएसटी बढ़ा दिया आपने. It is projected that this GST hike could result in increased production cost, which will in turn result in increased tariffs for consumers of clean energy. तो आपने हमारा देश में एक रॉ मटेरियल मतलब मिनरल की कमी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है, इंस्टीट्यूशनल डेफिशिएंसी है, फिर हम बड़े बड़े दावे हम करते जा रहे हैं. ये देखिए, subsidies for the renewable energy sector have reduced by a massive 59% since financial year 2017. Subsidies seem to have remained focused on electric vehicles, for which subsidies grew by 205%. सारे पैसा सिंह साहब से गडकरी साहब ले रहे हैं. आप कहां रहोगे? आप कहां रहोगे? Enhancing subsidies in the renewable energy sector will be more beneficial to the economy, particularly in the short term as compared to increasing fossil fuel tax. हमारे हिंदुस्तान में 7 महारत्न है पीएसयू. ये 7 महारत्न यहाँ ज्यादा निवेश नहीं करते. India 7 Maharatna PSU, those which have the potential to become multinational companies, invested up to 11 times more in fossil fuel projects than in renewable energy in financial year 2021. PSU should be required to diversify into clean energy and formulate plans for phasing down investment in fossil fuel. तो इसलिए इंसेंटिवाइज करना चाहिए, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा देना चाहिए. Even among public finance institutions, annual disbursement towards fossil fuel was 3 times more than towards renewable energy in financial year 2021. Clean energy targets of such lending institutions should therefore be enhanced, and they should also formulate plans for phasing down lending to fossil fuel projects. There is also a need for data transparency of the government and its entities with respect to reporting on clean energy. This will ensure that the government remains accountable as well as will help to implement evidence-based policies on clean energy. Clean energy में क्या investment है बताइए? In 2022, the Institute of Energy Economics and Financial Analysis published a report in which it estimated that India's current levels of investment in the renewable energy sector needs to be doubled to around $30 to $40 billion per year if it intends to meet its target of 450 gigawatt of renewable energy capacity by 2030. आपने तो टारगेट रख दिया है. आपने 175 जो टारगेट रखा था गीगावाट की, उसका क्या सोलर 100 गीगावाट सोलर क्या हाल हुई आपको खुद पता है. 2020 अभी निकल जा रहे हैं. 2023 के टोटल 2023 की और हम बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका टारगेट पीछे पड़ गए हैं. आप कहेंगे कि कोविड थे, ये थे, वो थे. बहाना बनाने में आपका कोई जोड़ीदार तो नहीं है दुनिया में.
सर मैं बताता हूं, the government has failed to strengthen its capacity for domestic production of solar panel. मंत्री खुद स्वीकार करेंगे ये. With around 80% of panels being imported from China. Experts have stated that more than 30 indigenous farms should already exist by now, but instead the industry has been plagued by the lack of coherent policy framework, inadequate funding, import of cheap panels from China, and issues with energy storage and other infrastructure. An independent report from 2020 also found that in addition to the solar manufacturing capacity, the production of raw material such as cells and polysilicon are also lagging. अब कहां जाओगे? ये मैं नहीं कहते. चीन हमारे साथ कितने आगे बढ़ चुके हैं कि उनके पास सारे संसाधन हैं. कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर, उसमें आप पीछे रह गए. आप बताइए, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर, हिंदुस्तान में कुदरत के चलते हमारे सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है, फिर भी कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर में हम पीछे रह गए. अब खुद इसको जरूर मानेंगे. सर हो गया. सर मैं ये मोदी जी तो पंचतंत्र पंचामृत की बात करते, चारों तरफ हम अमृत की ध्वनि गूंजते हैं अभी हिंदुस्तान में. अमृत काल, पंच अमृत वगैरह वगैरह. हम चाहते हैं कि अगर हमारे चीजों की दामों में, अगर अमृत की चीजों की दामों में अगर अमृत की कुछ बरसात हो जाए तो हिंदुस्तान के लोग बच जाएगी. हर जगह अमृत होते हैं, आम लोगों की रोजमर्रा की चीज में सारे गरल गिरते हैं. फर्क ये है, एक तरफ अमृत, चारों तरफ गरल. कहां जाए हम लोग? हम सरल आदमी हैं, महंगाई पे गरल डालते हो. अब मोदी मतलब मुमकिन है, आप कहते हो मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहता हूं मोदी है तो महंगाई है, हम कहते हैं मोदी है तो गरल है. अमृत नहीं है. विषयांतर कर दिया आपने. हो गया अधीरदा, विषयांतर कर दिया. चलिए. हाँ सर, हो गया जी, हो गया सर. सर ये कहते कि एज ऑफ अप्रैल 30, 2022 India's installed capacity for power from renewable sources stand at 111.39 gigawatt, despite a previous target of achieving 175 gigawatt by 2022. Thus, the Prime Minister's commitment of 500 gigawatt by 2030 seems tokenism. Reports have pointed out that there is a mere rehashing of India's existing commitment to achieve 450 gigawatt capacity by 2030. सर मैं हो गया सर. मैं एकदम अंतिम में पहुंच गया. दो मुद्दे सर. नहीं मैं ये मंत्री की ध्यान आकर्षण करने के लिए दो मुद्दे रखना चाहते हैं. देखिए, मेरा बात नहीं, एक्सपर्ट्स की क्या कहना है ये आपको थोड़ा जिक्र करना चाहिए. एक्सपर्ट्स की, मेनी साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड एनजीओ बिलीव that the carbon trading is a dangerous distraction from the need to end fossil fuel use and move to a low carbon future. We do not have time to wait for a high price on carbon. We must shift to a low carbon energy, agriculture, transport and industrial world now. The best way to do this is through direct regulation. ये मेरा नहीं, expert की मानना है. There are many downfalls to the carbon trading system. It has become a source of windfall profits for polluters through its failed mechanism, offshore carbon offsets, and it has in fact led to emission not being reduced but only regulated in a manner which ensures profits for the polluters with very little payoff to the environment. ये मैं आपको बस हो गया सर. लास्ट मतलब लास्ट. सर the principle of carbon market. सर मंत्री देखिए ध्यान से सुनते हैं, उनका जानकारी अच्छा लगता है. हाँ. प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट्स were established in the year 1997 Kyoto Protocol, but to date there have been few, if any, measurable reduction in greenhouse gas. Measurable reduction, देखा है कोई सबूत है इसका? Greenhouse emission that can be attributed to this measure. The two most important carbon markets so far, the European Union emissions trading system and the United Nations carbon offsetting scheme, clean development mechanism are failures. Yet, new carbon markets based on these schemes are being planned in both developed and developing nations. मैं ये कंसर्न जताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं बिल की विरोध करता हूँ, नहीं, मैं एक्सपर्ट की बस हो गया सर. सर हो गया सर. जी. The second reason that carbon markets have been infested by corruption and non-transparency. When starting one project in India, research team realized
that the Mumbai office of a major international consultancy appeared to have copied and pasted large chunks of documentation from one CDM project to another. In fact, carbon markets have created a lot of income for consultants, carbon brokers, and project developers, not to mention the validators, policymakers, NGO professionals, and academics who have made a living from this market. This is very little independent and democratic oversight in the system. Instead, there are many revolving doors between the business, policy, NGO, and university world, fueling acquisition of corruption. Thank you, Sir, हो गया? Sir, आज नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर की तिरोधान दिवस है। ये कुदरत को मानते हुए उन्होंने ये एक समय कहा था कि trees are the earth's endless effort to speak to the heaven. तो पेड़ बचाओ, पौधे बचाओ, कुदरत की बचाओ, हम रिन्यूएबल एनर्जी। गुरुदेव की पंक्तियों से आपने पूर्ण किया। श्री GS पोन जी। The programs of men. It is not like that. प्रश्नकाल समाप्त हुआ। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। श्री आइटम नंबर 2 श्री राव इंद्रजीत सिंह जी। In today's list of business. आइटम नंबर 3 श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से संबंधित है, आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी। मैं करूंगा। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी के नाम के आगे जो दस्तावेज जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से संबंधित है, आपकी अनुमति से मैं सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्रीमती रेणुका सिंह जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम पर सूचीबद्ध कागजात को सभा पटल पर रखना चाहती हूँ। आइटम नंबर 8 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 9 डॉक्टर सुभाष सरकार जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 10 डॉक्टर भागवत कराड़ जी। Honorable Speaker Sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 10 in the list of business for today. Item number 11 महासचिव महोदय। Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 4th August 2022 agreed without any amendment to the Family Courts Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha. Item number 12 श्री गिरीश बापट जी। महोदय, मैं आज कार्यसूची में मेरे नाम के सामने तथा यथा सूचीबद्ध प्राक्कलन समिति का 15वां, 16वां, 17वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। Item number 13 श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I rise to present the report number 51st and 52nd Hindi and English versions of the Public Accounts Committee 2022-23 as listed against my name in today's list of business at serial number 13. Item number 14 श्री बेनी बेनन जी। Sir, I rise to present the 8th report
Indian-English version of the Joint Committee on Office on Profit, 7th Lok Sabha, as listed against my name at serial number 14, today's list of business. Item number 15, Shri Rodmal Nagar ji. सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 14वां और 15वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। Item number 16, श्री रमाकांत भार्गव जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 16 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध रसायन और उर्वरक समिति स्थायी समिति के 35वां, 36वां, 37वां और 38वां की गई कार्रवाई प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। Item number 17, श्री के रघुराम कृष्ण राजू जी। Honorable Chairman, sir, I beg to lay on the table a copy each of the following reports in both Hindi and English versions of Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. Number 1, 118th report on the subject Review of Guardianship and Adoption Laws. And number 2, 119th report of the action taken on 111th report of the Committee on Strengthening of Grievance Redressal Mechanism of Government of India. Thank you, sir. Item number 18, श्री पंकज चौधरी जी। के निर्देश के अनुसरण में आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, लोक उद्यम विभाग और निवेश और लोक आश्रित प्रबंधन विभाग से संबंधित वित्त संबद्ध स्थायी समिति 17वीं लोकसभा की 40वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देना अपना सौभाग्य मानता हूं। वित्त मंत्रालय के अनुदान मांगों 2022-23 की जांच से संबंधित वित्त से संबद्ध स्थायी समिति 17वीं लोकसभा की 40वीं रिपोर्ट दिनांक 22 मार्च 2022 को लोकसभा में रखी गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया था। समिति द्वारा वास्तविक बजटीय अनुमान तैयार करने, स्वीकृत निधियों के स्तंभ उपयोग, परिणाम बजट, अधिशेष भूमि के मुद्रीकरण के लिए विशेष प्रायोजन वाहन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश, पूंजीगत व्यय, राज्यों को निधि, ब्याज भुगतान और सरकारी उधार बैंकिंग क्षेत्र का शुद्धिकरण, एग्जिम बैंक, राष्ट्रीय वित्तीय अवसंरचना और विकास बैंक, डिजिटल अर्थव्यवस्था और बढ़ती ऑनलाइन धोखाधड़ी और उसमें शिकायत निवारण तंत्र की सुविधा प्रदान करने संबंधित 13 सिफारिश की गई थी। इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण वित्त से संबद्ध स्थायी समिति को भेज दिया गया। समिति द्वारा 40वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुबंध में दी गई है। मैं अनुबंध की विषय वस्तु पढ़कर सुनाने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा और मैं ये अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए। आइटम नंबर 19, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairman, sir, with your permission, I want to make a statement regarding the status of implementation of the observations contained in the 294th report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on development and conservation of museums and archaeological sites, challenges and opportunities pertaining to the Ministry of Culture. Thank you. Item number 20, Shri Rajiv Chandrasekhar ji. I rise to lay on the table of the House a statement regarding the status of implementation of the recommendations and observations contained in the 28th report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on the action taken by the government on the recommendations and observations contained in the 19th report of the Committee on Demand for Grants 2021-2022 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Thank you, sir. Item number 21, Shri Ajay Bhatt ji. आदरणीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 21 के सामने मेरे नाम के आगे पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2021-22 संबंधी विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 228वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों, टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति के 298वें
वे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 21। थैंक यू। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल ने अभी तक अत्यंत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत ने अभी तक विभिन्न प्रतियोगिता में 18 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक एवं 22 कांस्य पदक जीतकर कुल 55 पदक जीतकर इतिहास बनाया है। मैं सदन की ओर से और स्वयं अपनी ओर से पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूं और अन्य सभी खिलाड़ियों को आने वाले मुकाबले में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे खिलाड़ियों की सफलता देश के सभी युवाओं को, विशेष रूप से युवा खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी, प्रोत्साहित करेगी। प्रश्न संख्या 301 का माननीय सदस्यगण, आज संपूर्ण देश भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए हमारे संघर्षों में भारत छोड़ो आंदोलन सर्वाधिक निर्णायक क्षणों में से एक था, जिसने पूरे देश को स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य के लिए संघर्ष करने हेतु एकजुट किया। आज जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वें वर्ष में हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब हम ये संकल्प करें कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को स्मरण करते हुए देश में काम करते रहेंगे और उनके उच्च आदर्शों के प्रति स्वयं को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर हम उन सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी और अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। अब सभा स्वतंत्रता सेनानियों की स्तुति में मौन रहेगी। The deliberation on the Energy Conservation Amendment Bill 2022 is inconclusive today. Will continue on another day. As the private member business time is already on, I believe we should first start with the introduction of private member bills, and subsequently the deliberation that was going on for quite some time, we will continue in that. The question is that item number 26. Sudhakar Tukaram Shrangare. Not present. Item number 27. Sudhakar Tukaram Shrangare. Not. 28. Asaduddin OIC. To further amend the Constitution of India, sir, to insertion of new Article 371K for the Justice for the Semanchal region. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. Introduce the bill, sir. Item number 29, Asaduddin OIC. Sir, I beg to move for leave to introduce a bill to further amend
amend the Constitution of India, amendment to Article 84, sir, to reduce the voting age from 20 to 20 and 22, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. I introduce the bill, sir. Thank you. The item number 30, Ashok Mahadev Rao Nette. Not present. Item number 31, Sri Rakesh Singh. Not present. 32, Rakesh Singh, not present. Sri Ravi Kishan. Item number 33, not present. Sri Ravi Kishan, 34, not present. 35, Dr. Kirit Prembhai Solanki. Item number 35, not present. 36, Sriranga Pavarne. होगा आपका कितना? मैं इसी क्षेत्र में जहाँ कोई उद्योग स्थापित किया गया है अथवा स्थापित किया जाना है, स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के सभी कर्मचारियों की बुनियादी आय सुनिश्चित करने और ऐसे क्षेत्र में औद्योगिकरण के कारण किसी प्रतिकूल प्रभाव के पर्यावरण के संरक्षण के लिए विनायात्मक तंत्र स्थापित करने तथा उसके संसद अथवा उसके अनुषंगिक विषयों का उपसंद करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति की दी जाए. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूँ. Item number 37, श्रीमती रमा देवी. मैं प्रस्ताव करती हूँ कि महिला कृषकों की जेंडर विशिष्ट आवश्यकताओं, उनकी विधि सम्मत आवश्यकताओं और हकदारी का संरक्षण करने तथा उनको कृषि योग्य भूमि, जल संसाधनों और अन्य संबंधित अधिकारों द्वारा सशक्त बनाने के लिए और तत्संबंधी कृत्यों तथा तत्सन सशक्त विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करती हूँ. Item number 38, Jasbir Singh Gill, not present. Sri Ravi Kishan, not present. Sri Ravneet Singh, not present. Sri Jagadambika Pal. Item number 41. अधिष्ठाता महोदय, आपके अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि संसद के किसी भी सदन के समक्ष पुरस्थापित और विचाराधीन विविध विधायी प्रस्तावों पर सार्वजनिक परामर्श प्राप्त करने हेतु एक राष्ट्रीय परामर्श आयोग का गठन करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूँ. Item number 42, Sri Jagadambika Pal. अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं. Item number 43, Sri Jagadambika Pal. अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं
कि 17 से 23 वर्ष के आयु समूह में प्रत्येक भारतीय की अनिवार्य सैन्य भर्ती करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति दी जाए। The question is the leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पुरस्कृत करता हूँ। Item number 161, Sri N.K. Premchandran. Thank you very much, sir. Sir, I move for leave to introduce a bill further to amend the Legal Service Authorities Act of 1987. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Ayes. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill, Legal Service Authorities Amendment Bill 2022. Item number 162. Sir, I move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. Sir, I introduce Constitution Amendment Bill 2022. Item number 163. Sir, item number 163. It's a very important bill. Sir, I move for leave to introduce a bill to provide for framing of Agnipath scheme for recruitment of soldiers in the armed forces of the Union and for matters connected therewith. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. Sir, I introduce the Agnipath Scheme Bill 2022. This one he wants. Item number 32, Sri Rakesh Singh. मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन निस्सहाय बालकों जो कूड़ा बीनकर भिक्षावृत्ति से जूते पॉलिश करके पॉटर के रूप में काम करके या सड़क की क्रॉसिंग या सार्वजनिक स्थानों पर कर्तव्य दिखाकर जीवन यापन करते हैं के लिए संघ और राज्य सरकारों के द्वारा किए जाने वाले पुनर्वास और कल्याणकारी उपायों और उन्हें अभिरक्षा में लेकर उनका पुनर्वास करने और उन्हें उचित देखरेख, संरक्षण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उससे संसक्त या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूँ। Item number 44. Professor Ramshankar Kataria. Not present. 45. Professor Kataria not present. 46. Sri Hemant Patil. Not present. I should inform the House there are 171 private member bills to be introduced today. 47. Sri Thirunavakara sir. Not present. 48. Sri Thirunavakara sir. Not present. Professor Rita Bahuguna Joshi. Not present. 50. Professor Rita Bahuguna Joshi not present. 51. Dr. Manoj Rajoria ji. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में बालक श्रम की प्रथा के उत्साधन और तत्संबंधी विषयों वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. महोदय, मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूं। Item number 52, Dr. Manoj Rajoria ji. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपहरण, व्यापहरण, प्रलोभन के लिए जाने के कारण गुमशुदा होने वाले अथवा अपने घर से भाग जाने वाले बालकों की शीघ्र खोज करने और उन्हें पुनः मिलाने हेतु गुमशुदा बालकों को खोजने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मियों सहित पुलिस स्थापना में विशेष प्रकोष्ठ का निर्माण करने
तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने, टेलीविजन, समाचार पत्रों, सोशल मीडिया में गुमशुदा बालकों की फ़ोटो और उनका ब्यौरा प्रदर्शित करने, जिससे कि गुमशुदा बालकों का पता लगाने के लिए एक उचित प्रणाली स्थापित की जा सके और उनके संबंधित या अनुशासनिक विषयों पर उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. महोदय, मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूँ। The member may now introduce the bill. मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूँ। Item number 53, Srimati Lockett Chatterjee, not present. 54, Srimati Lockett Chatterjee, not present. 55, Sri Midhun Reddy. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to provide for establishment of a board for determination of prices of basic food items and services commonly used by public in the country and for matters connected there or incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. Sir, I want to introduce the bill, sir. Item number 56, Srimati Poonam Mahajan. Not present. 57, Sri Ashok Kumar Rawat. Not present. 61, Sri Abu Hasim Khan Chaudhary. Not present. 62, Kumbakodi Sudhakaran. Not present. 63, Sri Sudhakaran. Not present. 64, Tirath Singh Rawat, not present. 65, Jasbir Singh Gill, not present. 66, Sri P.P. Chaudhary. आ जावे आ नहीं रहा सर, सामने से कैमरा ही नहीं आ रहा। With your kind permission, sir, I rise to move for leave to introduce a bill at serial number 66 in today's list of business against my name. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. Item number 159, Sri P.P. Chaudhary. With your kind permission, sir, I rise to move for leave to introduce a bill at serial number 159 in today's list of business against my name. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. Item number 160, Sri P.P. Chaudhary. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill at serial number 160 in today's list of business against my name. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. Item number 67, Ravneet Singh. Not present. Kodikunil Suresh, item number 68, not present. 69, Dr. Sanjay Jaiswal. Not present. 70, item number 70, Rajmohan Unithan. Not present. 71, Sri Nihal Chand. महोदय, मैं प्रस्ताव करूंगा कि जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के संकलन एवं केंद्रीय सरकार आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। 25 साल हो गए आते आते, मुझे कोई चिंता नहीं है। आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं? महोदय, प्लीज इंट्रोड्यूस। मैं जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के संकलन एवं केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की जनसंख्या नियंत्रण संबंधी उनके उपायों को सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का गठन करने के लिए उनके संसद करने के लिए मैं इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ। The question is, leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं
विधेयक को पुनः स्थापित करता हूँ। Item number 72, Dr. Nishikant Dubey. सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बांधों, जलाशयों, नदियों और ऐसे अन्य जल निकायों के अनिवार्य आवधिक गाद निष्कासन और जल निकायों की जल धारण क्षमता को बढ़ाने तथा जल के सुप्रवाह को सुनिश्चित करने, जिससे बाढ़ की घटनाओं में कमी आएगी, के लिए देश में ऐसे जल निकायों का समायोजित और आवधिक गाद निष्कासन सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना द्वारा एक संस्थागत व्यवस्था और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूँ। Item number 73, Dr. Nishikant Dubey. सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सांविधिक बोर्ड जो बाढ़ नियंत्रण के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपायों का सुझाव भी दे सकता है, के माध्यम से विभिन्न उपबंध करके भारी बारिश, बादल फटने, चक्रवातों, बांधों, जलाशयों के बांध टूटने आदि के कारण आने वाली बाढ़ के पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास तथा तत्संबंधी या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूँ। Item number 74, Dr. Nishikant Dubey. सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहुअंकीय लॉटरियों के विक्रय और संप्रवर्तन का प्रतिषेध करने और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूँ। Item number 75, Dr. Alok Kumar Suman. I rise to move for leave to introduce a bill to provide for the compulsory health insurance for the senior citizens, mentally retarded children, and persons with disability to funded by the government and for free of cost treatment of insured persons by all hospitals, including private hospitals and clinics, and for matters connected therewith and incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. 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 Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. I introduce the bill. Item number 76, Sri Nihal Chand. मैं प्रस्ताव करूंगा कि प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूँ। Item number 72, Kodinul 77, Sri Suresh not present. 78, Sri Suresh not present. 79, Sri Sunil Dattarai Tatkare not present. 80, Sri Sunil Tatkare not present. 81, Sri Sunil Tatkare not present. 82, Sri Manoj Kotak. Sir, I rise to move for leave to introduce bill to establish an over-the-top OTT platform regulatory authority to ensure complete ban on showing violent, abusive and vulgar web series, films or such other similar content on OTT platform in the country for matters concerned herewith. Over-the-top platforms regulatory authority bill 2021. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. I introduce the bill.
Item number 83, Sri Subrat Pathak. Not present. 84, Sri Subrat Pathak. Not present. 85, Sri Sudhakar Tukaram Srangare. Not present. 86, Jugal Kishore Sharma. Not present. 87, Jugal Kishore Sharma. Not present. 88, Ram Mohan Naidu. Not present. 89, Gajanan Kirtikar. Not present. नहीं नहीं उधर स्पीकर सर 90, Gajanan Kirtikar. Not present. 91, Hasmukh Bhai Soma Patel. Yes, sir. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I beg to move for leave to introduce a bill to higher and technical education, exemption from payment of outstanding fees and education loan, Bill 2021. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. Item number 92, Dr. Alok Kumar Suman. Thank you, sir. I move for leave to introduce a bill to provide for setting up of a national flood control board to suggest measures to management and control floods for and matter for connected therewith and incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. Yes, sir, I introduce the bill. Item number 93, Dr. Alok Suman. Sir, I move for leave to introduce a bill to provide for a special financial assistance to the state of Bihar for overcoming the current agrarian crisis in a state caused by an unseasonal rains, hailstorm, deficit rainfall and consistency rising input prices, forcing farmers and debt trap, providing relief and loan waivers to farmers, compensations for failed crops, promotion of sustainable farming, rainwater harvesting, creation of grain and fodder banks, skill development, research and development, and welfare schemes for farmers, agricultural laborers, and other minorized section of the society in the state of Bihar, and for matters connected therewith and incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. Item number 94, Sri Vijay Kumar, Vijay Vasant, not present. Sri Rama Mohan Naidu, item number 95, not present. Item number 96, Benny Behanan, not present. 97, Srinivas Kisnani, not present. 98, Vishnu Dutt Sharma, not present. 99, विद्युत वरण महतो. सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान अनुसूचित जातियों आदेश 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं पुनर्स्थापित करता हूं. Item number 100, Shri Vidyut Varan Mahato. मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के और संशोधन करने वाले विधेयक की पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं. Item number 101, Srimati Supriya Sule. Move for leave to introduce a bill to
provide compulsory sensitivity training for students and teachers pertaining to social issues such as caste, gender and overall inclusion in all educational institutes for the matters concerned within. Thank you. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. Thank you. Item number 141, Srimati Supriya Sule. I beg to move to leave to introduce a bill further to amend the Protection of Human Rights Act 1993. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. I introduce the bill, sir. Thank you. Item number 142, Srimati Supriya Sule ji. I beg to move leave to introduce a bill to provide protection to widows and single women to abolish the practices of widowhood in India. Thank you. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. I introduce the bill. Thank you, sir. Shri Sriranga Appa Varnej, item number 102. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पुरातत्व और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक बोर्ड का गठन करने तथा उससे संसद या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं. Item number 103, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वच्छ पर्यावरण के अनुकूल नवीकरण ऊर्जा का सर्वकालिक उत्पादन करने के लिए तथा जीवाश्म ईंधन को जलाकर परंपरागत विद्युत उत्पादन पंक्तियों को प्रस्तापित करने के लिए महासागर तापीय ऊर्जा के उपप्रयोग को बढ़ावा देने और सत्संग या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce. मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूँ. Item number 200, Sri Ranga Appa Varnej ji. हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संविधान अनुसूचित जनजातियाँ आदेश 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए. This should not be. चर्चा दिया क्या? Yes, sir. नहीं, consideration के लिए ठीक है. Item number 104, Sri T.N. Pratapan, not present. 105, Sudhir Gupta. Is Sudhir Gupta? श्री सुधीर गुप्ता जी. माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य में वन क्षेत्रों में जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को विशेष वित्तीय सहायता तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूँ. Item number 106, Sri C.P. Joshi. धन्यवाद अध्यक्ष जी. माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिंदू धार्मिक उपासना स्थलों से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के भीतर पशुवध करने, मांस एवं अन्य मांसाहारी खाद्य के विपणन, व्यापार, उपभोग का प्रतिषेध करने तथा उससे सशक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं. Item number 107, Vishnu Dutt Sharma, not present. 108, Sri C.P. Joshi.
माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने और राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण समिति की स्थापना करने तथा उसे सशक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूँ। ये दोबारा करेंगे सर, ये इन्होंने गलत किया, दोबारा करवाइए 106। I would request Mr. C.P. Joshi to introduce 106 again. माननीय अध्यक्ष Item महोदय जी, number मैं 106. सही ढंग से करिए। 106 नंबर। 106 दोबारा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य में वन क्षेत्रों में जल निकायों के विकास एवं पुनरुद्धार संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार को विशेष वित्तीय सहायता तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। वो पहले किया था, ये कर। Mr. Joshi, I would request you to introduce item number 133 again. 133. 133. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिंदू धार्मिक उपासना स्थलों से 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र के भीतर पशुवध करने, मांस या अन्य मांसाहारी खाद्य के विपणन, व्यापार, पकाने, परोसने, उपभोग का प्रतिषेध करने तथा उससे सशक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। Is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। Item number 109, श्री दिलेश्वर कमाइत। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. हाँ। Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. सर, विधेयक पुनः स्थापित करता हूं। Item number 110, श्री गोपाल शेट्टी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय की कार्रवाई में राजभाषा का प्रयोग और उससे तत्संगत या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं। Item 111, Sri Abdul Khalik, not present. 112, Dr. Sujay Radhakrishna V.K. Patil, not present. 113, Dr. Sujay V.K. Patil, not present. 114, Sri Jayant Sinha, not present. 115, Kuldeep Rai Sharma, not present. 116, Kuldeep Rai Sharma, not present. 117, Sri Balubhau Dhanorkar, not present. 118, Sri Dhanorkar, not present. 119, Uttam Kumar Reddy, not present. 21. Item number 121, Srinivas Kesineni, not present. 122,
Unmesh Bhai Sahab Patel. Sir, I move for leave to introduce a bill to establish and incorporate a national water university in the state of Maharashtra, a specialized university first of its kind to promote water education in the areas of water resources management, water conservation technologies, equitable and sustainable development, and groundwater resource management, besides functioning as the national center for select water disciplines by adopting best international practices and for matters connected therewith or incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. Item number 123, Sri Unmesh Patel. Sir, I move for leave to introduce a bill to provide for the welfare and the protection of the agriculture workers and for matters connected therewith or incidental therein. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. Item number 124, Dr. Sujay Vikke Patil, not present. 125, Sri Sunil Kumar Singh. माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में किसी भी रूप में धर्म से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन एवं प्रसारण पर प्रतिषेध करने और उसे संसक्त या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं. धन्यवाद. Item number 126, Sri Sunil Kumar Singh. माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए विशेष सिंचाई विकास निधि का गठन करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The honourable member may introduce the bill. मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं. Item number 127, Sri Sunil Kumar Singh. माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालिकाओं के व्यावसायिक दुर्व्यवहार के रोकथाम के लिए, जिसमें किसी बालिका को प्रलोभन देकर, खरीदकर या अपहरण करके या उसे व्यावसायिक लाभ के लिए देवदासी के रूप में समर्पित करके वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य किया जाता है, इस तरह के दुर्व्यवहार के लिए मृत्युदंड सहित भय प्रतिकारी दंड प्रदान करना और सरकार द्वारा ऐसी बालिका के लिए पुनर्वास और अन्य कल्याणकारी उपाय किए जाने और उससे संबंधित और उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. Honourable member may now introduce the bill. सभापति महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं. धन्यवाद. 128, Sri Vishnu Dayal Ram. Sir, I beg to move for leave to introduce a bill to set up a system for greenhouse gas emission trading and establishment of authorities for the control of greenhouse gas emissions and for matters connected therewith. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The honourable member may introduce the bill. Sir, I introduce the bill. 129, Sri Rajiv Pratap Rudy. ये ऐसा विधेयक है जो सभी सांसदों को प्रभावित करता है. Just introduce the bill. Introduce the bill. I move to leave to introduce a bill to constitute
District Development and Monitoring Committee, Disha Committee in each district to promote efficient coordination among all elected representatives in Parliament, state legislatures and local government, including the Panchayati Raj institutions and municipal bodies, for time-bound development of districts through a streamlined model of monitoring and accountability for implementation of central sector and centrally sponsored schemes in each district and for matters connected there. ये दिशा समिति को संवैधानिक दर्जा देने की बात की है. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. इसको लॉटरी के बाहर ले जाके इसको डिस्कशन करा दिया. The ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. Honorable member may introduce the bill. एकदम राष्ट्र देश सांसदों का सबसे बड़ा मुद्दा है दिशा. Are you introducing? I am introducing the bill. Thank you. Sri Hibi then? Not present. 131 Sri Hibi Eden not present. 132 Sri Rajiv Pratap Rudi. Sir, Mahoday, I move to introduce the bill. Bill to provide for constitution of Greenfield Infrastructure Board in each zone of the country to assess the availability of land in respective zone and decide on the fitness of sites for development of greenfield infrastructure projects and for matters connected therewith or incidental thereto. This is on greenfield projects. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Yes, sir. Those in favor may say aye. Aye, aye. Yes, yes. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. 134, Dr. Sumati. Not present. (135) Dr. Sukanto Mazumdar. Sir, I move to introduce a bill to provide for the establishment of Tourism Promotion Authority for the eastern region of the country and for matters connected therewith and incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The honourable member may now introduce the bill. I introduce the bill. Item number 136, Dr. Sukanto Mazumdar. I move to introduce a bill to provide for the development and welfare of fishermen in the country and for matters connected therewith or incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The honourable member may introduce the bill. I introduce the bill. Item number 137, Sri Bhola Singh. जी धन्यवाद सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करूंगा कि समर्थ शरीर वाले सभी नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य करने और तत्संबंधी विषयों को उपबंध करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने के लिए अनुमति दी जाए. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The honourable member may. सभापति महोदय मैं विधेयक को प्रस्तावित करता हूँ. 138, Sri Gopal Shetty. थैंक यू सर. थैंक यू चेयरमैन सर. मैं प्रस्तावित करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति दी जाए. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं. Item number 139, Srimati Diya Kumari. Sir, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. Honourable member may introduce the bill. Sir, I introduce the bill. 140, Dr. Sukanto Mazumdar. I move to introduce a bill to provide for payment or remunerative price to betel goers, free of cost insurance of betel crop, comprehensive welfare of betel goers, and setting up of betel research center and for matters connected therewith. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it.
Leave is granted. The honorable member may introduce the bill. I introduce the bill. Item number 143, M.K. Raghavan. Not present. Item 144, M.K. Raghavan. Not present. Item number 145, Dr. Shantil Kumar. Not present. 146, M.K. Raghavan. Not present. 147, Sri Anurag Sharma. Sir, I beg to move for leave to introduce a bill to provide for the constitution of a drought suggestion committee to suggest measures and take appropriate action in mitigation against drought and for matters connected therewith or incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The honorable member may introduce the bill. Sir, I introduce the bill. Item number 148, Sri Midun Reddy. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to constitute a National Commission for Economically Weaker Sections and to provide for matter connected therewith and incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. Sir, The I member want to may now introduce introduce the the bill. Item number 149, Sri Ranjit Sinha Hindurao Nayak Nimbalkar. Not present. 150, Sri Ranjit Sinha Nimbalkar. Not present. 151, Sri Ranjit Sinha Nimbalkar. Not present. 152, Sri Kumar Pushpendra Singh Chandel. मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी सेवाओं में दिव्यांगजनों को उनके मूल निवास स्थान और वर्तमान स्थायी निवास स्थान पर या उसके निकट पदस्थापन किया जाना चाहिए ताकि उन्हें परिवहन और आवास संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही जहां तक संभव हो दिव्यांगजनों को फील्ड वर्क देने के स्थान पर कार्यालय में डेस्क वर्क दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी स्थिति में दिव्यांगता पदोन्नति में बाधक न हो। संबंधी विषयों को उपबंध करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। 152 पढ़िए। 152 है सर 152 Regulation of service rules at workplace in appointments of persons with disabilities. हाँ सेम वही है सर सादा जी वही है। बस इतना पढ़ना जो लिखा हुआ बस। अच्छा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि केंद्रीय सरकार के अधीन सरकारी सेवाओं में दिव्यांगजनों की नियुक्ति में कार्यस्थल पर सेवा नियमों के विशेष उपायों और विनियमन के लिए और उसके संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The honourable member may now introduce the मैं bill. विधेयक प्रस्तावित करता हूं। Item number 153, कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंडेल। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। Those in favor may say aye. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूं। 154 श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंडेल। मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक 2022 अनुच्छेद 325 का संशोधन संबंधी विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The honourable member may मैं introduce विधेयक the bill. प्रस्तावित करता हूं। Item number 155, Dhanush Kumar. Honorable Speaker, sir, I move for leave to introduce a bill to provide for not present conduction of all union government examination in all the languages included in the 8th schedule to the Constitution and for matters connected therewith. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Yes.
Those Yes. against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. I also to introduce the bill, sir. 156, Sri Unmesh Patil, not present. Sir, I move. Oh, sorry. Yes, yes, please. Sir, I move for leave to introduce a bill further to amend the Code of Criminal Procedure 1973. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Leave is granted. Honorable member may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. Shri Manish Tiwari, not present. Shri Pradyot Bardolai, not present. Shri Janardhan Singh Sigriwal. Item number 164. Youth welfare. सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में युवकों के विकास के लिए एक व्यापक नीति का उपबंध करने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. सभापति महोदय, मैं विधेयक को प्रस्थापित करता हूं। Item number 165, Shri Janardhan Singh Sigriwal. सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करने जिससे वे रोजगार, सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा, नागरिक और अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकें, स्वतंत्र नागरिकों के रूप में मानवीय गरिमा और स्वाभिमान के साथ जी सकें और उससे सशक्त या उससे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. सभापति महोदय, मैं विधेयक प्रस्थापित करता हूं। Item number 166, Shri Janardhan Singh Sigriwal. सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी स्थापनों में अनाथों के लिए पदों का आरक्षण तथा कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रम तैयार किए जाने और तत्संसक्त या उससे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Leave is granted. The honorable member may now introduce the bill. सभापति महोदय, मैं विधेयक प्रस्थापित करता हूं। Item number 167, Shri Firoz Varun Gandhi. Move for leave to introduce a bill to outline the modalities for providing employment to Indian citizens across various departments of central government and undertakings and for matters connected therewith or incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Leave is granted. Honorable member may now introduce the bill. Item 168, Advocate Dean Kuriakose, not present. Dr. Sanjeev Kumar Singhri, not present. 170, Dr. Singhri, not present. 171, Dr. Singhri, not present. 172, Advocate Kuriakose, not present. 173, Advocate Kuriakose, not present. 174, V.K. Srikandan, not present. 175, V.K. Srikandan, not present. 176, V.K. Srikandan, not present. 177, Sri Sir. Dhanush Kumar. Honorable Speaker, sir, I move for leave to introduce a bill to develop a national strategy to reduce the food waste in the country and for matter connected therewith. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Yes. Those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Leave is granted.
The member may now introduce the bill. I also to introduce the bill, sir. 179, Dr. Shrikant Shinde. सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. मैं विधेयक को पुरस्तापित करता हूं। Item number 180, Dr. Shrikant Shinde. सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मराठी को एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अधिक कार्यात्मक दक्षता और मान्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के प्रयोजनार्थ शिक्षण एवं अनुसंधान तथा मराठी भाषा और साहित्य के प्रचार एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय मराठी विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति दी जाए। The question is, leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The honourable member may now introduce the bill. मैं विधेयक को प्रस्तापित करता हूँ। Item number 181, Dr. Shrikant Shinde. Bill to provide for compulsory teaching of urban planning in senior secondary level in all the schools throughout the country in order to prepare students from school level and thereby ensuing sustainable as well as positive development in urban regions, and for making it obligatory for the central and the state government to provide requisite infrastructure for the purpose and for the matters connected therewith or incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. I introduce Honourable the bill. member may now introduce the bill. I introduce the bill. Item number 182, Shri Kuldeep Rai Sharma. Not present. 183, Dr. Manoj Rajoria. सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बालकों के लिए रिहायशी स्कूलों की स्थापना करने तथा तत्संबंधी या उसके अनुशंसक विषयों पर उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The honourable member may now introduce the bill. मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूं। 184, Dr. Kishanpal Singh Yadav. धन्यवाद सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि के विकास के लिए और कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों के में अकादमिक की अभिवृद्धि तथा अनुसंधान के कामकाज को अग्रसर करने के लिए और उसे राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था घोषित करने के लिए मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The honourable member may now introduce the bill. मैं विधेयक को पुरस्तापित करता हूं। Item number 185, Dr. Kishanpal Singh Yadav. धन्यवाद सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 का निरसन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. Honourable member may now introduce the bill. मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। Item number 186, Shri Ramesh Chand Bind. चेयरमैन सर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनिमय अधिनियम 2014 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. पुनर्स्थापित भी करेंगे।
Item number 187, Sri Ramesh Chand Bind. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दंगों, सांप्रदायिक हिंसा और हिंसक प्रदर्शकों के पीड़ित व्यक्तियों के लिए समान प्रतिकार और तत्सत्य या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। That leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. पुनर्स्थापित भी करेंगे। Item number 188, Dr. Hina Gavit. I rise to move for leave to introduce a bill to amend the Compensatory Afforestation Fund Act 2016. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The honourable member may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. Item number 189, Dr. Hina Gavit. Sir, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The honourable member may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. Item number 190, Dr. Hina Gavit. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to provide for the rehabilitation of persons displaced due to climate change, realization of their rights of life, health, food, water, shelter, property and resettlement, and for matters connected therewith. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The honourable member may now introduce the Sir, I bill. introduce the bill. Item number 191, Srimati Aparupa Podar, not present. 192, Shri Nihal Chand Chauhan. सभापति महोदय, मैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. Honourable member may now introduce the bill. अभी बोल, तेरा ही वेट कर रहा हूँ मैं। Item number 193. मैं आपका वेट Srimati कर रहा हूँ। Aparupa Podar, not present. 194, Aparupa Podar, not present. 195, Dr. Shashi Tharoor, not present. 196, Sri Hanuman Beniwal. सभापति महोदय, हो गया। सभापति, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 196 पर मेरे नाम के आगे अंकित विद्युत संशोधन विधेयक 2022 की पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान करें मुझे। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The honourable member may now introduce the bill. महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूँ। हो गया अब? Sri Subrat Pathak, item number 83. मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले स्नातकों को बेरोजगारी भत्ते का संदाय और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The honourable member may now introduce the bill. मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। Item number 84, Sri Subrat Pathak. मैं प्रस्ताव करता हूं कि सुगंध के निर्यात के विकास के लिए और सुगंध उद्योग के नियंत्रण, जिसके अंतर्गत सुगंधित पौधों की खेती का नियंत्रण है, के लिए बोर्ड के गठन
और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. Honorable member may now introduce the bill. मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूँ। Item number 112. Shri Sujay Patil. Sujay Vike Patil. Yes. So I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Indian Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1973. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The honorable member may now introduce the bill. So I introduce the bill. Item number 113. Dr. Sujay Vike Patil. So I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Medical Healthcare Act 2017. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The honorable member may now introduce the bill. So I introduce the bill. Item number 124. Dr. Sujay Vike Patil. So I rise to move for leave to introduce a bill to amend the Protection of Women for Domestic Violence Act 2005. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. I introduce the bill. So our work has been bit lessened. Otherwise, it would have been 171 bills that are to be introduced, and my bill also is to be introduced in between, who will be there in the chair. And now we'll take up consideration and passing of the private member business bill of Mr. Segriwal, which has been going on for quite some time. And I think it's more than 2 years that we have been deliberating on this. It is completed 3 years. 3 साल तो अभी हमारी 17th लोकसभा तो हुई है, तो तब से ये चल रहा है। और मैं तो हाँ, तो मैं अभी निवेदन करूँगा उमेश जाधव जी को। नॉट प्रेजेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर, आपकी रिप्लाई शुरू कर। उपसभापति महोदय, जैसा कि आपने बताया कि श्री जनार्दन सिंह सीकरीवाल माननीय संसद सदस्य ने 2021 जून संयोग से मेरे बर्थडे पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। बर्थडे था क्या? और योगा दिवस भी था। योगा दिवस। उस दिन इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जिसमें अनिवार्य मतदान के लिए वो विधेयक लाए थे, लगभग हर शुक्रवार को विद्वान विभिन्न राजनीतिक दल के सदस्यों ने मतदान अनिवार्य हो इसके पक्ष में और मतदान ऐच्छिक हो उसके पक्ष में। अनिवार्य मतदान से क्या समाज में इसका प्रभाव पड़ेगा, इस पर विस्तृत से लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। चूँकि 3-4 साल इस पर बहस हुई है और लोकतंत्र से जुड़ा हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो मैं सीकरीवाल साहब को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा कि अनिवार्य मतदान में का क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, और कोशिश करूंगा और उनसे निवेदन भी करूंगा कि वो अपना जो ये विधेयक है इसको लोकतंत्र के हित में, समाज के हित में, जनहित में और इस सदन के बहुसंख्यक सांसदों के पक्ष में अपने विधेयक को वापस लें। सीकरीवाल साहब का कहना है कि ये प्रत्येक मतदाता के लिए जो किसी निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र हैं
उसे उसके मतदान के अधिकार का निर्वाचन आयोग द्वारा आह्वान किया जाए, उपयोग करना अनिवार्य बनाने के लिए। उनका ये भी कहना है कि अनिवार्य में कुछ लोगों को छूट मिलनी चाहिए, जैसे किसी चिकित्सा प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर, कोई गंभीर प्रकृति की बीमारी से ग्रसित होने पर, और भौतिक रूप से वो आने में सक्षम हो, ऐसी वो छूट मांगते हैं। वास्तविक और सद्भावी आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा छूट प्रदान के लिए भी उन्होंने इसमें व्यवस्था रखी। आयोग मतदान के लिए आने वाले सभी नागरिकों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करे। ये मुझे लगता है संभव नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी लोकसभा में 2200 बूथ हैं, तो मतदान दिवस के दिन तो पोलिंग स्टेशन पर व्यवस्था रहेगी, लेकिन वो अनिवार्य रूप से आएँ, रास्ते में उनको सुरक्षा दी जाए, इंच इंच पर पुलिस हो। मुझे लगता है ये आपका व्यवहारिक पक्ष नहीं है। आयोग केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को सभी पात्र मतदाताओं की सूची भेजेगा जिन्होंने अपना मत नहीं डाला है। ये भी व्यवहारिक पक्ष नहीं है। जो नहीं डाला है वो लगभग लोगों को पता रहता है, बूथ एजेंट को भी पता रहता है, लेकिन नहीं डाला है, ये जब ऑथेंटिक सूची आ जाएगी तो ना डालने वाले पर जो माफिया टाइप के राजनीति में लोग हैं, जिन्होंने कन्वेंसिंग करते समय जिन लोगों ने उनको वादा किया था कि हम डालेंगे, लेकिन आप सूची मांग रहे हैं कि आयोग उनको सूची भेज दे कि इन लोगों ने नहीं डाला, तो मुझे लगता है कि इसके खिलाफ कुछ प्रतिक्रिया भी प्रतिनिधि कर सकते हैं। जिन लोगों ने उनको वादा किया था या कुछ ग्रहण कर लिया हो अथवा आश्वस्त किया हो, और इस प्रत्याशा में कुछ लोगों ने उनको लाभान्वित किया हो, उसके बाद यहाँ से एक सूची जाए कमीशन से और वो ये जाए कि इन्होंने नहीं डाला है, तो मुझे लगता है कि इस एक्शन का रिएक्शन भी होगा। इसलिए आपका सुझाव जो बहुत जो है रिलेवेंट नहीं है। सिग्रीवाल साहब ये भी कह रहे हैं कि 500 रुपये का जुर्माना। अब मनरेगा वाला उस दिन वोट डाले या ना डाले, बुखार में है, गंभीर बीमारियों पर आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वो रिटर्निंग ऑफिसर उनको छूट दे, लेकिन हरारत है, मान लो उस दिन मनरेगा के भी उसके रुपए मारे जाएंगे और ऊपर से आपको 500 रुपये भी दे, माने 3 दिन काम के। तो मुझे लगता है कि ये आर्थिक दंड भी भारत जैसे देश में, जिसमें उपसभापति महोदय 80 करोड़ लोग, ये छोटी संख्या नहीं है, 80 करोड़ लोग 5 रुपये किलो गेहूं और चावल के लिए इस 44 डिग्री टेम्परेचर की लाइन में लगता है, ना मिलने पर हम लोगों को शिकायत करता है। 12,000 के शौचालय के लिए वो प्रधान के घर के चक्कर काटता है, 1,20,000 के प्रधानमंत्री आवास के लिए वो निरंतर प्रयास रहता है, और हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसे लोग सुबह अपने घरों पर भी आते हैं। तो उन पर आर्थिक जुर्माना करना मुझे लगता है ठीक नहीं है, और जो मत देंगे उनको केंद्रीय सरकार की सेवा में नौकरियों में अधिमानता दी जाएगी, ये तो बिल्कुल भी व्यवहारिक पक्ष आपका नहीं है। मान लो आप 67% लोगों ने मतदान कर दिया, तो क्या 67% लोगों को आप दे पाएंगे? आप ये सोच रहे हैं कि 100% दें तो 100% को नौकरी देंगे, तो वो नौकरी आएंगी कहाँ से? प्रेफरेंस भी नहीं देना चाहिए। क्या आप इसको इक्वल टू एनसीसी के सर्टिफिकेट के बराबर कर देंगे कि नौकरी में उसको प्रेफरेंस दिया जाए, जो लगातार परेड करता है और केवल 5 साल में एक दिन मतदान के लिए चला जाए? मुझे नहीं लगता है कि वो सरकारी नौकरियों में किसी भी प्रकार के ट्रांसफ़र पोस्टिंग तक में या प्रमोशन में या नौकरी देना तो बहुत बड़ी बात है, वोट को देने पर उसको एक नौकरी मिले, ये ठीक बात नहीं होगी और ये व्यवहारिक पक्ष भी नहीं है। और जो यही आप कह रहे हैं कि उत्तम शिक्षण संस्थाओं में दाखिले में अधिमानता दी जाएगी। मैं उत्तर भारत के सबसे बड़े कॉलेज आगरा में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मेरिट बहुत जाती है, कट ऑफ बहुत जाती है, केवल मत का प्रयोग किसी ने कर दिया, इस बात पर वो 2%, 4% या 1% पाए, एक नंबर पर 100 बच्चे एडमिशन की सीढ़ी पर खड़े होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये व्यवहारिक पक्ष नहीं है, और इस पर हमारे विद्वान माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया। 2019 से मैं देख रहा हूँ कि जी मुझे पता है कि रूपाला जी मेरे भाषण को निश्चित तौर से एंजॉय करेंगे, जैसा वो करते आए हैं हमेशा। तो क्योंकि हम दोनों लोग थोड़ी किसानों की बातें ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमारा जो है महोदय, ऐसा प्रयोग विश्व के कुछ देशों में किया गया। फिलीपींस ने किया, स्पेन ने किया, सिंगापुर ने किया, स्विट्ज़रलैंड ने छोटे से भाग में किया, थाईलैंड में किया, टर्की में किया, उरुग्वे में किया गया, यूएसए की जॉर्जिया में किया गया, वेनेजुएला में किया गया।
बुल्गारिया में किया गया, चिली में किया गया, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोस्टा राइका में किया गया, साइप्रस में किया गया, डोमिनिकन रिपब्लिक और इक्वाडोर में, इजिप्ट में, फिजी में, फ्रांस के कुछ हिस्से में। लेकिन तुरंत उनको समझ में आ गया कि जो अनिवार्य वोटिंग कर रहे हैं उससे कुछ विषमताएं पैदा हुई हैं और कंट्री को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो उनको फिर उसमें से चिली ने अपने इस अनिवार्य वोटिंग को वापस लिया, साइप्रस ने अनिवार्य वोटिंग को वापस लिया और इसी प्रकार से स्विट्ज़रलैंड के जो स्काप्तासेन है उस जगह जहाँ होता था उन्होंने वापस लिया। उरुग्वे ने भी अपने अनिवार्य मतदान केंद्र को वापस लेने का काम किया। तो कुछ देशों ने लागू किया, लेकिन बहुत जल्दी उनको समझ में आ गया कि अनिवार्य वोटिंग है वो राष्ट्र हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, तो उनको वापस लेना पड़ा। तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं, इसमें बहुत प्रमुख लोगों ने इस विधेयक पर लगातार अपनी बात को कहने की कोशिश की है। मैं कोशिश करता हूं कि 2019 से मैं उन लोगों के नाम उद्धृत करूं जिन विद्वान लोगों ने इस बहस में भाग लिया है। डॉक्टर सतपाल सिंह जी जो पुलिस कमिश्नर भी मुंबई के रहे हैं, बागपत जैसी सीट से सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे, तो उनका ये सुझाव है कि हमें शैक्षिक संस्थाओं में राजनीतिक प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। तो मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि वहाँ पर भी नहीं, क्योंकि व्यवहारिक रूप से ये साध्य नहीं है। 18 वर्ष की आयु पर विद्यार्थी द्वारा अपनी शिक्षा के विषय का चुनाव किया जा चुका होगा, वहाँ उसकी पाठ चर्चा में ऐसे किसी विषय को लाना ठीक नहीं। प्रहलाद सिंह जी ने कहा कि मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, प्रायः देखा गया है कि शिक्षित व्यक्ति मतदान में कम भाग लेते हैं। हम इस बात से सही नहीं है, सहमत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि शिक्षित व्यक्ति अपने मत देने के अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा, संवैधानिक उपबंध नैतिक मूल्यों पर अप्रभावी होंगे। श्री जगन्का पाल जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, पीपी चौधरी साहब, संयोग से कि इन दोनों लोगों ने एक साथ बोला और आज दोनों लोग एक साथ बैठे हुए भी हैं और संयोग से अगल बगल के ज़िले से भी आते हैं। तो 22 देशों ने मत देने के अधिकार को उनका कहना है अनिवार्य बताया, इसलिए हमें भी इस पर विचार करना चाहिए। मैं पाल साहब से और माननीय पंकज चौधरी से कहना चाहूँगा कि हर देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। कहीं पर आप भी, मैंने आपको पहली बार 1984 में जब आप एमएलए थे और शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के, तब देखा था, और जब आप आ रहे थे एनेक्सी में तो आपके जूतों में कीचड़ लगा था। तो इसका मतलब है कुछ नदी नाले पार करके अथवा आप किसी गांव से आए थे। मुझे लगता है माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री थे आप, ये मैं आपसे 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। हाँ, रात को 12 बजे आप मेरे को मिले थे। तो नहीं, मेरा अंदाज है कि जब एक मंत्री के पैंट, वाइट पैंट शर्ट में और लोटो शूज में कीचड़ लगा हुआ था, तो इसका मतलब है आप किसी कच्चे रास्ते से आए थे। एक तरफ आप कच्चे रास्ते से आए थे और एक तरफ आप मतदाता को सोचते हैं कि नदी नाले पार करके, कच्चे रास्ते को पार करके, कभी कभी मई जून में बरसात में पोलिंग हो जाती है, कई बार अपने हिल स्टेशन पर लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, और उत्तराखंड में और ख़ासतौर से शिमला में और कश्मीर में जब माइनस में टेम्परेचर होता है और आप उसको अनिवार्य भेज रहे हैं, तो हाँ, और बालियान साहब के यहाँ जब गन्ना कट रहा हो, ये गन्ना खाते हैं, गन्ना ओढ़ते हैं, गन्ना बिछाते हैं, गन्ना ही इनकी आर्थिक है। जिस साल इनका गन्ना ठीक हो जाता है उस साल परचेज पावर इनकी बढ़ जाती है। तो आप कह रहे हैं कि हाँ, और जिस समय कढ़ाई में गुड़ बन रहा हो और अनिवार्य वोटिंग के लिए आप कहेंगे, तो मुझे लगता है कि वो गन्ने के रस में थोड़ी सी जो है मिठास है वो निश्चित तौर से कम हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश का राजनीतिक परिदृश्य अन्य देशों से पालसा भिन्न है। हम इस स्थिति में नहीं है कि हम उनकी प्रत्येक चीज़ को अंगीकृत करना चाहिए। हमें प्रस्ताव का अपनी परिस्थितियों और सापेक्ष में मूल्यांकन करना चाहिए। मतदान करने को हमारे देश में संवैधानिक और कानूनी उपबंधों को देखते हुए कठोरतापूर्वक अनिवार्य नहीं हमें करना चाहिए। उक्त मुद्दे पर व्यापक रूप से विचार करते हुए भारतीय विधि आयोग का भी यही दृष्टिकोण है। उक्त नैतिक कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य के बीच अवश्य ही अंतर है और हमें उस अंतर का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले जो उपसभापति की कुर्सी पर श्री भतीरी मेहताब साहब बैठे थे, उनका भी ये कहना था कि मतदान एक नागरिक अधिकार है, ना कि कर्तव्य। इट्स राइट नॉट ड्यूटी और नॉट कंपल्सरी ड्यूटी। और वैसे भी हम मौलिक अधिकारों की बात ज़्यादा करते हैं, मौलिक कर्तव्यों की बात
ज़रा कम करते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों की भी बात होनी चाहिए। तो अनिवार्य मतदान अन्य चीज़ों का अतिक्रमण कर सकता है। अनिवार्य मतदान आवश्यक रूप से एक बाध्यकारी वाक है जो वाक की स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा, क्योंकि बोलने के अधिकार में आवश्यक रूप से नहीं बोलने का अधिकार सम्मिलित है। इसलिए उनका ये कहना है कि ये अलोकतांत्रिक होगा, किसी व्यक्ति को मतदान के लिए बाध्य किया जाए, क्योंकि ये उनका कहना है कि ये उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है। और मैं और मेरा विभाग भी इस बात से सहमत है कि ये उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। तो माननीय सदस्य का दृष्टिकोण सही है। निर्वाचक मामलों में संबंधित संवैधानिक स्कोर और कानूनी उपबंधों के अनुरूप है। हुकुमदेव नारायण यादव साहब, जिनके भाषण से हम लोग बहुत लाभान्वित होते रहे हैं। जब वो बोलते हैं तो गांव, गरीब, किसान, खासतौर से हमारी बकरी का बहुत वो उल्लेख करते हैं। बकरी, भेड़, गांव, देहात, किसान उनका। लेकिन यहाँ पर वो अनिवार्य मतदान की प्रक्रिया को जरूरी कहते हैं। और दूसरी तरफ वो हमेशा गरीबी, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति व्यक्तियों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते थे। तो जिस दिन अनिवार्य वोटिंग के लिए जाएंगे तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा परेशानी में गरीब व्यक्ति आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि माइग्रेटेड लेबर होता है। जो गरीब व्यक्ति होता है वो माइग्रेटेड लेबर होता है। और जिस राज्य से, तो इस सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन मैं जवाब देना चाहूँगा कि जिस राज्य से वो बिहार से आते थे, वहाँ के लोग पंजाब में बहुत ज़्यादा नौकरी करने के लिए जाते हैं। और अनिवार्य वोटिंग होने के लिए, और जिस समय उन्होंने ये बात कही थी उस समय वन नेशन, मोदी जी का वन नेशन वन ग्रिड नहीं था, वन नेशन वन राशन उस समय नहीं हो पाया था, वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा नहीं आई थी। इसलिए ऐसा नहीं संभव था जिस समय उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे कि बिहार की माइग्रेटेड लेबर पंजाब में काम कर रही हो और अनिवार्य वोटिंग के लिए उसे बिहार आना पड़े और पंजाब में वो अपना वोट नहीं डाल सकते थे। इसलिए उस समय की परिस्थितियों के अनुसार, आज की परिस्थितियों के अनुसार ये बहुत रिलेवेंट बात नहीं है। भैरव प्रसाद मिश्रा ने कहा है कि इसका एक बीच का रास्ता है, वो है नोटा। और देख रहे हैं कि नोटा का प्रयोग जो लोग करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। भगवत मान जी यहाँ बोलने के बाद पंजाब चले गए हैं। उनकी राय है कि मतदान नहीं किए जाने के लिए सरकारी सुविधाएं याद में कटौती की जानी चाहिए। तो सरकारी सुविधाओं में कटे नहीं, लोग कोर्ट में चले जाएंगे। मैंने फिर कहा ना कि ये उनका मौलिक, ये उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य नहीं है। आप उनकी सरकारी योजनाओं में कटौती करेंगे, उनका राशन कार्ड छीनेंगे या उनको कल्याणकारी योजनाओं से वंचित करेंगे, तो निश्चित तौर से वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और इसमें संविधान के किसी न किसी विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या उसके मौलिक अधिकार का कहीं कहीं हनन निश्चित तौर होगा। इसलिए मान साहब की बात से भी हम बहुत ज़्यादा सहमति व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। श्रीमती कविता कलवा कुंतला ने ये कहा है, ये और भी आगे बढ़ के कह रही हैं। उनका कहना है कि मतदान नहीं करते उन्हें दंडित किए जाने के, जहाँ ठीक कहना है, मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये मैं उनकी बात से सहमत हूँ। दुष्यंत चौटाला जो हमारी कहा जनसंख्या का आकार इस प्रयास में बहुत बड़ी बात है। खैर CR चौधरी साहब ने कहा, जयप्रकाश नारायण निषाद जी ने, रमेश विधूड़ी साहब ने इसमें भाग लिया, चंद्रकांत खैर साहब ने, TG वेंकटेश ने। आज मैं जो है इनकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ किन्हीं कारणों से, कि बालियान साहब जो चाह रहे हैं। और कोंडा विश्वेश्वरैया रेड्डी साहब ने, अनिवार्य मतदान को सबसे बड़ा लाभ ये है कि सरकारी नीतियाँ और लोगों का प्रतिनिधित्व जनता की इच्छा और आकांक्षा के अत्यधिक निकट होगा। ये बात किसी हद तक सही है कि ज़्यादा वोट जी आधार से जोड़ रहे हैं, बहन जी आधार से जोड़ रहे हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं। तो रमेश चंद्र कौशिक का कहना है कि प्रतिशत बहुत कम है। इसी प्रकार से अब्दुल खालिक साहब ने भाग लिया, बाद में अजय मिश्रा जी और सब लोगों ने भाग लिया जी। तो जी हाँ, आधार पहले जिस देश में अभी सबके आधार कार्ड ना बने हों, सबके राशन कार्ड ना बने हों, तो कुछ गुड़ ढीला होता है, कुछ बनिया ढीला होता है, दोनों बातें होती हैं। लेकिन वहाँ पर हम जो है वहाँ हम अनिवार्य कर दें, तो वोटिंग को अनिवार्य करने से पहले बहुत सी चीज़ें हमें अनिवार्य करनी चाहिए। तो जो रूपाला जी हम लोगों ने अनिवार्य करने की होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री जी ने अनिवार्य करने का कोशिश किया है। और लोग क्यों वोट डालते हैं, क्यों जाएं? पूंछ उठा के देखते हैं तो गड़बड़ निकलता है। 52 से चुन रहे हैं, आवास नहीं मिल रहा है, मकान नहीं मिल रहा है, शौचालय नहीं मिल रहा है, हेल्थ कार्ड नहीं उनको मिल रहा है, उनको विधवा पेंशन नहीं मिल रही थी, विकलांग पेंशन नहीं मिल रही थी, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही थी। गरीबी हटाओ का नारा दे दिया, लेकिन गरीबी हटी नहीं। लोगों ने सरकार बना दी एक नारे पे, गरीबी हटाओ। गरीबों ने सोचा कि लौट आएंगी इंदिरा गांधी तो गरीबी हट जाएगी, तो गरीबी हटी नहीं, तो परसेंटेज उनका डाउन हो गया।
राजीव गांधी जी ने कहा कि वो 1 रुपये भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है, तो ये 85% जो खा रहे थे रास्ते में, तो वो कहीं ना कहीं उससे गुणवत्ता कम हुई होगी ना योजनाओं की, तो फिर उसका वोटिंग पर भी असर पड़ा, फिर लोगों ने कहा भाई 1 रुपया आया था, यहाँ तो 15 ही पैसे लगे हैं, तो क्यों वोट डालो। तो अब मैं आपको एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा बता रहा हूँ, ज़्यादा पुराना वो मैं बहुत आंकड़ेबाजी में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ आंकड़े जो हैं वो अपने आप में बोलते हैं। 2009 जो चुनाव जिसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने और राइट टू इंफॉर्मेशन और किसानों का कर्जा ऐसे कुछ काम किए, लेकिन लास्ट में बहुत सरकार बदनाम हो गई थी। उस समय 58.19% वोटिंग हुआ है 2009 में। अब आप देखिएगा कि ये एक जादुई आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि इस 5 साल बाद 2014 में चुनाव घोषित हुए, आखिरी के दिनों में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी घोषित हुए। अब 9 और 14 का अंतर देखिएगा, ऐसा नहीं है कि सब हीरो हीरोइन ने बहुत ज़्यादा कहा हो कि मतदान करो, या कोई इंसेंटिव मिला था, या कोई मतदाता को प्रभावित किया गया था, या उसको 2 किलो चीनी दी गई थी, या उसको बहुत ज़्यादा साधन उपलब्ध कराए गए थे, या मतदान केंद्रों की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई थी, या मतदान केंद्रों की दूरी बढ़ गई थी, कम हो गई थी, या मतदाता सूची में बहुत आमूल परिवर्तन आया था, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन उपसभापति महोदय की 2009 में 58.19% मतदान हुआ और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री घोषित हुए हैं, और वो बन जाएं, उनकी सरकार आ जाए और जो है गुजरात मॉडल देश में लागू हो जाए, इस प्रत्याशा में लोगों ने इतना वोट डाला कि ये 58% से 66% हो गया। कभी किसी चुनाव में हुआ है? किसी भी 52, 57, 62, 67, 69, 74, 77, 80, 84, 89, आप कोई सा भी उठा के देख लो, 91, 96, 98, 99, 2004, मेरे ख्याल से मैंने सारे चुनाव का जिक्र कर दिया। अचानक 2009 और 14 में 8.4% की वृद्धि हो गई। ये अचानक हो गई क्या? इसीलिए सेग्रीवाल साहब कह रहा हूँ कि इसको अनिवार्य ना करिएगा। अगर आप गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू कर देंगे, उनको नीचे ले आएंगे और वेलफेयर स्टेट हो जाएगी, और हमारी योजनाएं जो होंगी वो गरीबों के कल्याण की होंगी। अगर कोई भी सरकार अगर पहले से 12,000 रुपये का शौचालय, खेत में शौच करती हुई महिला को किस प्रधानमंत्री ने नहीं देखा था? हेडलाइट की रोशनी आने पर उसको खड़े होते हुए किसने नहीं देखा था? क्यों नहीं बने? तब तो ज़्यादा बनना चाहिए था, तब तो ज़्यादा गरीबी थे। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, या शास्त्री जी थी, या मिसेस गांधी थी, या उसके बाद मोरारजी भाई थे, उन्होंने ज़्यादा महिलाओं को सड़क पर शौच करते हुए देखा होगा और उठते हुए देखा होगा। दिल तो था, लेकिन उसमें संवेदनशीलता की बड़ी भारी कमी थी, इसलिए वो नहीं बने। जैसे ही श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये इज्जत घर बनाने का काम किया, और उसकी वजह से अचानक 8%। हाँ, मैं ये भी बता दूं, केवल मतदाता यहीं नहीं रुका है। 2009 के बाद 14 में, 14 के बाद जब 19 का लोकसभा का चुनाव आया है, तो फिर 1.1% फिर बढ़ गया है। तो इस बार जो था 2019 के चुनाव में 67.47 चुनाव हुआ, तो 8% तो बढ़ाया 9 से 14 के बीच में, और पूरा 1.1% बढ़ा दिया इस 5 साल में, क्योंकि उस समय योजनाएं उसकी तरफ थी, चालू थी, पूरी हो नहीं पाई थी। और आप यकीन मानिएगा कि जब 19 का चुनाव आएगा तब तक बहुत सी केंद्र सरकार, 24 का चुनाव आएगा, मैंने क्या बोल दिया? 19। अच्छा, 19 का हिस्सा हम लोग करके ही आए हैं। 24 का चुनाव जब आएगा तो तमाम सारी योजनाएं जो निर्माणाधीन थी वो कंप्लीट हो चुकी होंगी, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी होगी, तो निश्चित तौर से ये परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो मैंने फिर कहा कि ये राइट है, ड्यूटी नहीं है, प्रोत्साहित करना चाहिए, और इस प्रोत्साहन की दिशा में बहुत काम किए गए हैं। एक्शन में जेल होगी, ये ठीक नहीं है। लॉ कमीशन ने भी इसको जो है वो मना किया है कि इस विषय में विभिन्न अलग अलग समितियां बनी हैं, उन समितियों ने भी इसके खिलाफ में ही अपनी रिपोर्ट को देने की कोशिश की है। इसलिए मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये एक ऐसा पक्ष है जिस पे बहुत लोग इसके पक्ष में बोल रहे हैं, बहुत लोग इसके खिलाफ में बोल रहे हैं, लेकिन इस विषय में 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, तब पहले ही साल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के दौरान विचार व्यक्त किया गया था कि इसमें अनुवाद किया जाए। तो बाबा साहब की अगुवाई में ही इसको जो है मना कर दिया गया कि भारत
जैसे विकासशील, तब तो अविकसित देश था, लेकिन आज विकासशील देश है, तो विकासशील के देश में भी ऐसा होना संभव नहीं है। फिर इसके बाद निर्वाचन सुधार संबंधी राष्ट्रीय संवैधानिक पुनर्वलोकन कार्य समिति, जिसको NCRWC कहा गया है, तो उन्होंने भी मना किया। तारकुंडे समिति एक बैठी गई, और तारकुंड में बहुत डिटेल में अब नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे कुछ मित्रों को कहीं हाईटी में जाना है। अच्छा नहीं, अच्छा सभी को जाना है, तो बालियान साहब को विशेष तौर से जाना है, तो वहाँ मुझे भी जाना है, तो अभी वहाँ जाना है, लेकिन अभी उसके लिए समय है, और यहाँ जाने में और वहाँ जाने में 3 मिनट का अंतर है, तो मैं 3 मिनट का केवल रास्ते में है। तो आप एक तरफ तो 3 किलोमीटर पैदल चल करके उसको अनवार वोट के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ थोड़ी जल्दी कर रहे हैं, जहाँ 3 मिनट में हम NXE में पहुँच जाएंगे। खैर, तो तारकुंडे समिति ने भी कहा कि ये हमने इसे उन निर्वाचन में मतदाताओं के लिए उनके मत डलवाने के लिए अनिवार्य बनाने की वांछिता पर गंभीरता से विचार किया, और जब लोगों से बात की, लोगों ने गुस्सा व्यक्त किया है कि ये संभव नहीं है। इसके अनुसरण में अनिवार्य मतदान के मुद्दे पर चर्चा संसद में 2004 और 2009 में तब हुई थी, जब इस आशय के 2 प्राइवेट सदस्य विधेयक पुनर्स्थापित किए थे। उनका भी हश्र वही था। हालांकि मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं हश्र नहीं कहूंगा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने इस जो बौद्धिक विधेयक है आपका, उसको आप जो वापस ले लें तो ठीक रहेगा। हाँ जी, तो 2004 में फिर BS रावत ने अनिवार्य मतदान विधेयक 2004 देश में निर्वाचन मंडल द्वारा अनिवार्य मतदान के लिए उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने पर विचार किया जाए, पुनर्स्थापित किया था। तो ये ऐसी बात नहीं है कि सांसदों के बीच में ये बात दिमाग में आती थी कि अनिवार्य हो जाएगा तो शायद उनके चयन में ज़्यादा आसानी होगी, या जो चयन होंगे तो बहुमत के आधार पे होंगे, क्योंकि कई जगह कुछ लोग बूथ कैप्चर के द्वारा भी इस प्रकार से अपना पक्ष में रिजल्ट कर लेते थे, तो इसलिए उन्होंने अनिवार्य कहा था। विधेयक अन्य बातों के साथ विभिन्न तर्कों, प्रकृति के उपबंध, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं को शामिल न होने आदि पर चर्चा हुई। महत्वपूर्ण बात है कि 2009 में श्री JP अग्रवाल साहब ने भी इसी प्रकार से अनिवार्य मतदान पर एक अन्य विधेयक पटल पर रखा था, और बहुत सारी बहस हुई थी, लेकिन उस समय भी इसको उपयुक्त नहीं समझा गया। अंततः श्री अंतुल सरोदे जी ने, उच्चतम न्यायालय में भी ये जा चुका है सेग्रीवाल साहब, तो उच्चतम न्यायालय में भी एक रिट हुई, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके सुझाव से सहमत नहीं है कि यदि कोई भी व्यक्ति मत नहीं डालता है तो उसकी बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया जाए। तो ये तो व्यवहारिक नहीं था, और ऐसी रिटें एक्सेप्ट ही कैसे हो जाती हैं, इस पर भी कई बार लगता है कि प्रथम दृष्टया देखना चाहिए कि अगर कोई वोट नहीं डाल रहा है तो उसकी बिजली पानी काट दिया जाए, और घर में उसका एक 15 दिन का छोटा नवजात शिशु है और बिजली कटी है क्योंकि वो वोट नहीं डाल पाया, वोट इसलिए नहीं डाल पाया कि मतदान केंद्र बहुत दूर था, तो उसकी सज़ा इस प्रकार से नहीं मिलनी चाहिए, और ये व्यवहारिक बात नहीं है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसके पक्ष में बात नहीं की है। विधि आयोग ने निर्वाचन सुधार पर अपनी 255वीं रिपोर्ट में अनिवार्य मतदान के विषय पर विचार किया, और भारत में अनिवार्य मतदाताओं को आरंभ करने की सिफारिश नहीं की, और वस्तुतः वो इसे अलोकतांत्रिक होना मान रहे हैं। महंगा होना, राजनीतिक भागीदारी, जागरूकता की गुणवत्ता में सुधार करने में असमर्थ होना, कार्यान्वित करने में कठिनाई होना, जिसे रिपोर्ट में वर्णित अनेक कारणों से अत्यधिक अवांछनीय होता है। गुजरात में एक काम हुआ, जहाँ से आपके यहाँ तो विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास कर दिया, लेकिन लोकल बॉडीज़ में आपने किया था कि जो है नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत अथवा जिला पंचायत में गुजरात विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया कि अनिवार्य वोट हो, और उसके लिए एक रेट हुई, और गुजरात उच्च न्यायालय ने उस रेट को जो है स्थगित कर दी है। तो अब सेम चीज़ एक राज्य में हाई कोर्ट ने भी उसको स्टे किया है, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो एक रेट थी, जो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी सहमत नहीं था। अनिवार्य मतदान के विरुद्ध जो मुझे कुछ बातें समझ में आ रही हैं, वो ये है कि अनिवार्य मतदान प्रजातांत्रिक प्रथा के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। प्रजातंत्र का अर्थ जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का अर्थात जनता की सर्वोच्च इच्छा, तो नहीं इच्छा उसकी वोट डालने के लिए, तो आप उसको अनिवार्य नहीं कर सकते। तो डेमोक्रेसी तो तभी होगी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब बाय द पीपल है, सम पीपल आर नॉट गिविंग द वोट, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको अनिवार्य कर दें। प्रजातांत्रिक तंत्र में मतदान करने के अधिकार में मतदान ना करने का अधिकार, कितनी बढ़िया बात है कि प्रजातांत्रिक तंत्र में मतदान करने के अधिकार में ही मतदान न करने का अधिकार निहित होता है। यदि व्यक्ति के अंतरात्मा उसे मतदान करने की अनुमति ना देती हो तो कोई भी व्यक्ति मतदान न करने के निर्णय को ले सकता है। यदि वो अपने क्षेत्र में अपने निर्वाचित प्रतिनिधि
द्वारा किए गए विकासात्मक कल्याणकारी कार्यों से संतुष्ट न हो। 5 बार से वो वोट दे रहे हैं, उस गांव में भी सड़कें नहीं है तो बहिष्कार कर देते हैं वो लोग। तो एक तरफ तो उनके गांव का विकास नहीं हो रहा है, एक तरफ से माननीय सांसद पता चला कि 5 कार्यकाल में उनके यहाँ गए नहीं है, उन्होंने देखा ही नहीं है। दूसरी तरफ आप ये भी चाह रहे हैं कि उनको सज़ा दे दी जाए, तो वो कई बार है बहिष्कार करते हैं। तो 2 बातें होंगी, एक तो गांव में विकास नहीं हुआ, और जब लोकतंत्र में उन्होंने अपनी कोई विरोध किया तो पता चला कि उन पर दंड हो गया अथवा उनको जेल जाना पड़ा। इसलिए सिग्रीवाल साहब ये बहुत ही व्यवहारिक नहीं है। मैं बीच बीच में आपसे अनुरोध करता रहूँगा और आपको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूँगा कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए जो आपका विधेयक है वो कहीं ना कहीं लोगों को दुख देगा। ऐसे उदाहरण है कि जहाँ कई गांव अपने क्षेत्र की विद्यमान खराब स्थिति, जो मैं कहने जा रहा था, जैसे कि पेयजल की कमी, सड़कों की स्थिति आदि की तरफ ध्यान दिलाने के लिए सामूहिक रूप से चुनाव का बहिष्कार करते हैं। हालांकि उनको नहीं करना चाहिए। जिसके खिलाफ जिसकी वजह से विकास नहीं है, मतदान केंद्र पे जाके उसके खिलाफ वोट डालना चाहिए। कोई एक गांव के बहिष्कार करने से बहुत ज़्यादा रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, लेकिन अगर वो इतना ही दुखी हैं तो बहिष्कार करने की जगह बहिष्कार प्रतीकात्मक होना चाहिए, जिसमें पता चल जाए कि आपने विकास नहीं किया, लेकिन मतदान केंद्र पर जाके उनके खिलाफ अपना मत दे करके आप अपने गुस्से का इजहार कर सकते हैं, ना कि बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार करने की सूचना देनी चाहिए। जनता को ऐसे अवसर पर आगे आने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उन्हें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। मुझे लगता है इस विषय में हम लोगों ने मतदाता बनाने के लिए भी कैंप लगाए, मतदाता रैली भी निकली है। देश के प्रमुख हीरो हीरोइन सेलिब्रिटीज़ से कहा गया है कि वो निवेदन करें कि लोग मतदान में भाग लें। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह भी आए दिन करते हैं, कभी एनसीसी एनएसएस की टोलियां भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाते हैं और वोट के लिए प्रेरित भी करते हैं। निर्वाचन आयोग विज्ञापन भी निकालता है। निर्वाचन आयोग द्वारा स्कूल, कॉलेजों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में नियमित रूप से मतदाता जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए, और इस दिशा में काम हो भी रहा है। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य चुनाव में अपने मत के अधिकार के प्रति मतदाताओं को जागरूक करना होता है। चुनाव में मतदान करने के लिए भारी संख्या में बाहर आने हेतु मतदाता को प्रेरित करने के लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का व्यापक प्रयोग किया जाता है, जैसे कि SMS आदि द्वारा, और अपील भी करते हैं हम लोग। मतदाता सूची भी भेजते हैं, पोलिंग स्टेशन पे एक बस्ता भी लगता है। मुझे लगता है कि हमारी भी पर्ची जाती है विभिन्न राजनीतिक दलों की, और BLO के द्वारा भी आजकल जाती है, जिससे मतदान केंद्र पर जाकर के उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, ढूंढना ना पड़े। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने जो कई सुधार किए हैं उसमें एक ये भी किया है कि मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई है। पेंडेमिक में जो खासतौर से चुनाव हुए हैं उसमें 1000 से कम ही मतदाताओं को रखा है। मतदान केंद्र अगर वही रहा है तो बूथों की संख्या को बढ़ाने का काम चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। और इस विषय में ये भी कहा गया था कि भाई वैक्सीनेशन वगैरह कराएं तभी आएँ, तो परसेंटेज बढ़ी है। मतदाताओं की शिक्षा 2009 में निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए फ्लैगशिप कार्यक्रम सुनियोजित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक भागीदारी कार्यक्रम SVEEP, जो भारत में मतदाताओं की जागरूकता को करता है तथा मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देता है, ने मतदाताओं की उपस्थिति में क्रमिक वृद्धि करने में काफ़ी मदद की है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे सतत एवं ठोस प्रयासों के परिणाम स्वरूप पिछले वर्षों के दौरान मतदान की प्रतिशतता में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई सूचना के अनुसार 51 में मात्र 45.67% हुआ था, और 2019 में ये 67.74% हो गया है। तो आप अंतर महसूस कर सकते हैं। जबकि उस समय के आज़ाद कराने वाले कहते थे, वो कांग्रेस के लोग थे जो कहते थे कि उन्होंने आज़ादी दिलाई है, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं रही। देश आज़ादी के कारण बहुत है। कांग्रेस ने अगर इस श्रेय को लेने का प्रयास किया है, लेकिन जब मैं वोट ऑफ परसेंटेज देखता हूँ तो 55% लोगों को तात्कालीन कांग्रेस के बड़े महान दिग्गज नेता वो मतदान केंद्र पे नहीं ला पाए। अब सोच लीजिएगा कि वो 55% लोगों को देश में मतदान केंद्रों पे नहीं ला पाए, और वहीं 2014 में और 2009 में श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की प्रत्याशा में 14 में पड़े, और फिर 19 में, तो 14 में ही 8.4% वोट बढ़ा है, 8.4% बढ़ा है। अब ये क्लियर अंतर को मैं बताना चाहूँगा। तो इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ
मैं अपने विपक्षी मित्रों से कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे ही लोक कल्याणकारी योजनाओं को आपने 52 से लगा दिया होता तो सिगरीवाल साहब को अनिवार्य वोटिंग का विधेयक लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि 2009 में और 2014 के बीच में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद में और देश में विकास का गुजरात मॉडल लागू होगा तो सबने सोचा कि राजनीतिक अंत्योदय होगा, सामाजिक अंत्योदय होगा, आर्थिक अंत्योदय होगा। और द्रौपदी मुर्मू साहब जब से राष्ट्रपति बनी हैं तो अंतिम पायदान पर खड़ी हुई महिला जो हमेशा हर जात की पिछली होती है, ऊपर से आदिवासी तो ज़्यादा ही पिछली होती है, और वो सबसे सर्वोच्च पद पर पाते हैं। ये मैं समझता हूँ कि दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय योजना थी, तो अंत्योदय को परिभाषित लोग करते रहे, क्या करते रहे, आवास दे दो, शौचालय दे दो, या विधवा पेंशन दे दो, या विकलांग पेंशन दे दो, वृद्धावस्था पेंशन दे दो, यही अंत्योदय हुआ। सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है, तो वो ताले की चाबी दी ना एक आदिवासी महिला को। तो ये मैं अपने शब्दों में कहूँगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को राजनीतिक अंत्योदय, सामाजिक अंत्योदय और न्यायिक अंत्योदय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और एनडीए ने अंतिम पायदान पर खड़ी हुई उड़ीसा की आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना करके उसको परिभाषित जमीन पर करने का प्रयास किया है। तो अब मैं कुछ, मेरे ख्याल से काफ़ी बातें हो गई हैं, तो क्यों जाते लोग, 47 में देश आज़ाद हुआ, 52 के पहले चुनाव में 55% लोगों को, विधेयक पे ही बोल रहा हूँ, पर हाँ, तो अगर 52 में, 57 में, 62 में, 72 में, 74 में कब का नारा था ये गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का, तो वो गरीबी हटाओ के नारे से गरीबी नहीं हटी, लेकिन सरकार आ गई। एक शेर सुन लो कि गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है, और गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे? तो नहीं चला सकते थे ये लोग रिक्शा, इसलिए गरीबी को बनाए रखा था। जाने का है तो फिर चलिए, तो इसलिए क्यों जाएं जब गरीब कल्याणकारी योजना नहीं थी। अब आजकल को परसेंटेज क्यों ज़्यादा होगी अगर हम नहीं गए, ये वाले ज़्यादा आ गए, ये वाले, मैं उधर इशारा बेंचों को कर रहा हूँ, ये आ गए, ये आ गए तो हमारा 12 का बीमा ना ख़त्म हो जाए, कहीं हमारा 330 का बीमा ना ख़त्म हो जाए, अभी शौचालय बनाए, छत नहीं पड़ी, कहीं उसकी छत ना रुक जाए, अभी आवास की नींव खुदी है, कहीं दीवारें चुन्नी बंद ना हो जाए, कहीं हमारा आयुष्मान कार्ड में अचानक हमारी आधी बाईपास सर्जरी हुई है, तब तक नियम आ जाए कि आयुष्मान कार्ड आपका विड्रॉ किया जा रहा है, तो चालू रखना पड़ेगा। तो पोलिंग स्टेशन पर आएंगे वो लोग, वो आएंगे और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को मोहर लगाने के लिए एक मत प्रयोग करेंगे। मैं कहता हूँ ना हमेशा कि मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात एक कहानी है, जिसको डनलप पिलो पर सोने वाले और एसी में रहने वाले उसको रट सकते हैं, 90% नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके मर्म और दर्द को वही समझ सकता है जिसने पूछ की रात एक चादर में, पिछौरा है ना बहन जी अपने इलाके में, तो एक पिछौरा में काटी हो। नरेंद्र मोदी चूंकि गरीब घर से आते हैं, इसलिए ये तमाम सारी लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाएं, और जब गरीब कल्याणकारी योजनाएं की प्रत्याशा में 8% वोट बढ़ सकता है, तो जिस दिशा में आपका विधेयक है उस दिशा में सरकार कल्याणकारी कार्य चला करके उस दिशा में हम आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। और आंकड़े बोल रहे हैं कि 8% बढ़ गया और उसके बाद 1.1% बहुत बढ़ गया। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी आपसे कहूँगा कि वो चले जाएं, गुंडाराज चला जाए, ज़मीनों पे कब्जे बंद हो जाएं, अपहरण बंद हो जाएं, इस उम्मीद से लोगों ने परसेंटेज ज़्यादा की और 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। फिर लोगों ने सोचा 22 में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, तो कल्याणकारी योजनाएं, देश की राज्य की कल्याणकारी योजनाएं और बाबा का बुलडोजर और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहा, इतना परसेंटेज वोट पड़ा कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई। मैं 22 दफे उसका आंकड़ा नहीं बता पाऊंगा। तो उपराष्ट्रपति जी विदाई समारोह है। अब आप मेरे से माफ़ी मांगें और मैं सिगरीवाल साहब से माफ़ी मांगूँ, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैं अब उनसे मैं सिगरीवाल साहब को आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपकी मंशा बहुत अच्छी है, आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, आपका विचार बहुत अच्छा है, आप डेमोक्रेसी को मुकम्मल करना चाहते हैं। उसको डेमोक्रेसी को मजबूत करने के और भी कई तरीके हैं।
डेमोक्रेसी किसी को दुखी करके मजबूत नहीं होनी चाहिए। अनिवार्य वोट करके दंड लेते हुए वो आपको चुने, ऐसे में फिर आह भी निकलेगी और वो आह से अच्छे अच्छे लोग भस्म हो गए हैं। क्योंकि मैं फिर इनको कहना चाहूँगा कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस साख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो टूट गई है ना, देश के तमाम राज्यों में वो शोहरत की बुलंदी टूट गई है और उसको पाने के लिए संसद में भी कुछ कर रहे हैं और सड़कों पर भी उनको आने के लिए मजबूर हो गया। Chairman, I want to ask a very special question. हाँ, मैं प्रोफेसर साहब तो शेर वाली बात नहीं है, लेकिन मैं प्रोफेसर साहब हाँ, तो अनिवार्य अभी इसलिए नहीं कि अभी विकास करना है, तो विकास की प्रत्याशा में लोग जाएंगे, लेकिन अनिवार्य ना करिए। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हैं, दिल पर रख के हाथ ये कहिए देश के आज़ाद है। कोठियों से मुल्क के मेयर को मत आंकिए, आधा हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। और इसी फुटपाथ पर आबाद जनता के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 1,20,000 का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और 2.5 लाख का शहरी आवास योजना करने का, हाँ 1.5 लाख का शहरी आवास योजना, ग्रामीण 1.5 लाख का और शहर में 2.5 लाख का। इसके अलावा हम इलाज के अभाव में ना मरें, गरीब आदमी काढ़ा से बुखार ठीक करता है, चाय में पत्ती डाल के, तुलसी डाल के ठीक करता है। इसके बाद मनरेगा के बचे हुए कुछ रुपयों को लेके डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है 5 दिन का ये आपका एंटीबायोटिक कोर्स चलेगा, ऑगमेंटिन और सिटीजन चलेगी। वो कहता है भाड़ में जाए तुम्हारी ऑगमेंटिन और सिटीजन, ये 28 रुपये बचे हैं, इसमें दवा दे दो। तो वो नीली लाल पीली कुछ बिना रेपर की गोलियों को कागज़ में लपेट करके देता है। मरना हम सबको है, लेकिन इलाज के अभाव में कोई नहीं मरेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना में आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का उसको मिलेगा। श्रमिकों का भी ख्याल रखा है, इसलिए श्रमिक परसेंटेज ज़्यादा कर देंगे, आप देख लेना अगली बार, क्योंकि ई श्रमिक कार्ड अपन ने कर दिया है। और अनिवार्य की जगह हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कहीं से राशन जब ले सकते हैं तो कहीं से वोट डाल सकें। मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छी बात है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक में और नेट वेट ठीक हो जाए, जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे आ जाएं, तब ये होना चाहिए कि अगर हम बिहार की माइग्रेटेड लेबर अगर पंजाब में है तो वो वहाँ काम करते हुए वोट डाल सके और वो पंजीकृत हो जाए। तो फिर ऐसे में उन लोगों को भी कष्ट होगा जो बूथ कैप्चर से फिर मैनपुरी में, आजमगढ़ में, करहल में, फिरोजाबाद में, बदायूं में, संभल में ऐसी सीटों को जो लोग निकाल लेते हैं। तो आपकी इस अनिवार्य वोटिंग से, लेकिन वो अनिवार्य वोटिंग वो फिजिकली ना हो, जिस दिन हम साइंस टेक्नोलॉजी में एडवांस हो जाएं और अपने मोबाइल पर कहीं से भी वोट डाल सकें, तब आपका ये विधेयक थोड़ा रिलीवेंट होगा। जब तक हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कभी पीने पिलाने में, कभी आगे बढ़ाने में यूँ ही होती थी तकरार, उनमें यूँ ही चलती थी तलवार उनमें, मुझे आपके मधुर संबंधों का आभास है। तो ये लोग जो होती रहनी चाहिए। और आप जैसे लोग पिछली वाली बेंच पर बैठ के बहुत सार गर्भित टिप्पणियाँ आप करते हैं, आज तो आप फ्रंट सीट पर बैठे। तो बैक बेंचर हमेशा कमज़ोर पढ़ाई में नहीं होते हैं, ये निशिकांत दुबे ने सिद्ध कर दिया है कि पीछे वाली बेंच पर बैठ के और व्यवस्था का प्रश्न के नाम पर जितनी बार आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा है, मुझे लगता है संसदीय इतिहास में ये भी एक रिकॉर्ड होगा। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर वही मांग सकता है जिसके यहाँ पर थोड़ा बहुत होता है। तो फ्रंट सीट तो आज बिहार के लोगों में, झारखंड के लोगों में आपस में जो होड़ मची है, तो मैं मेरे ख्याल से सिग्रीवाल साहब से अनुरोध करूंगा कि बहुमत जनता ने इसके पक्ष में अपने मत व्यक्त नहीं किए हैं। नेशनल लॉ कमीशन ने इसके पक्ष में अपनी बात नहीं कही है, हाई कोर्ट ने इसके पक्ष में अपनी बात नहीं कही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक प्रतिकूल टिप्पणी करी है। आम जनता से जब बात की गई तो आम जनता ने भी रोष व्यक्त किया है। क्यों ना हम जनता में क्रेडिबिलिटी पैदा करें, क्यों ना हम ऐसी कल्याणकारी काम करें कि जनता मतदान के लिए आए और उसी सरकार को रिपीट करने की कोशिश करे जिसकी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने इस अनिवार्य वोटिंग के इस विधेयक को जो है ससम्मान वापस लेना है। मैं ऐसी करबद्ध प्रार्थना आपसे और सदन से भी करना चाहूँगा।
No, private member bill, there is no point of order. सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, बहुत सारी बातों को Members, some of the members were left out to introduce the bill. Item number 120, Shri B. Magdap. Item number 134, Dr. T. Sumadi. Thank you, sir. I rise to move to introduce the bill, the Breast Cancer Awareness Bill 2022. This bill seeks to create mass awareness among the people of all walks of life to prevent breast cancer among females, provide free screening and mammography for the women across the country, and provide advanced state-of-the-art treatment for those diagnosed with breast cancer and for matters connected therewith. Thank you. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it, ayes have it. Leave is granted. The member may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. Thank you very much. Item number 191, Srimati Apurva Podar. Sir, I rise to move to introduce the bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, leave is granted. The member may now introduce the bill. Introduce the bill, sir. Item number 193, Srimati Apurva Border. Sir, I rise to move to introduction a bill further to amend the Constitution of India, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think ayes have it, leave is granted. The member may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. Item number 194, Srimati Apurva Podar. Sir, I rise to introduce a bill to provide for the welfare and protection of the fishermen and for the matters connected therewith for the incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think ayes have it, leave granted. The member may now introduce the bill. Introduce the bill. Mr. Janardhan Singh Sigriwal. अभी सारी बात आप ही लोग कह रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा तो हमको न दीजिए। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिस तरीके से अनिवार्य मतदान विधेयक पर जो अपनी बातें रखी है, बहुत सारी बातों को तो उन्होंने आज के परिस्थिति में अनुकूल रखा है, लेकिन आज के परिस्थिति में आज जो सरकार है, आज जिसके नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनकी जो भावना है, हमें लगता है उनकी भावना आज पूरे नेशन को एक सूत्र में बांध कर के एक तरीके से एक रूप में ले चलने का है। और चाहे उसमें जीएसटी हो, एक नेशन एक कर की बात हो, चाहे वन नेशन वन कार्ड की बात हो, और उसी तरीका से यह अनिवार्य मतदान की भी बात है। सभापति महोदय, आज लगभग 90 करोड़ मतदाता 2019 के लोकसभा चुनाव के स्तर पर जो गिनित है वह हैं, और इसमें आज भी 60 करोड़ ही मतदाता अपने मत का प्रयोग किया है। मंत्री महोदय बता रहे थे कि इन लोगों को दंड देने की बात, या मैं अपने सहमत नहीं हूं कि दंड दिया जाए, लेकिन जितने पैसे इन मतदान कराने के लिए रैलियां, छात्रों के लिए रैलियां निकाली जाती है, अधिकारियों के से रैलियां निकाली जाती है, अपने चुनाव आयोग प्रचार में जो पैसे खर्च करते हैं, मेरा इसमें स्पष्ट मानना है कि अगर अनिवार्य मतदान कर दिया जाए तो यह तमाम पैसे जो सैकड़ों करोड़ में या सारे पैसे लगते हैं, समय लगते हैं, और वह गरीब कल्याण के योजना में लगाई जाए, मेरा यह कहना है। और इसीलिए मैंने इस बिल को इस सदन में मैं लाया था, और मैं बधाई करता हूं सदन को
कि घंटों, मैं तो कहता हूं कि ऐतिहासिक बिल होगा। अभी तक इतने घंटे, यह 16वीं लोकसभा में भी 10 साढ़े 10 घंटे चर्चे हुए और इसमें भी 7 घंटे से ज़्यादा चर्चे हुए और 2 दर्जनों से ज़्यादा हमारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और सबने कहीं ना कहीं पॉजिटिव अपने बात को रखा है कि अनिवार्य मतदान करने से क्या फायदा होने वाला है। सभापति महोदय, कई एक स्तरों पर जो मनी पावर, मसल पावर, अन्य तरीके से जो लोग मतदाताओं को डरवा करके, धमका करके, पैसे के बल पर मतदान केंद्रों पर न जाने के लिए विवश करते हैं, उनका अनिवार्य मतदान हो जाएगा तो सरकार भी उसकी व्यवस्था करेगी, चुनाव आयोग भी उसकी व्यवस्था करेगी और चुनाव आयोग तो कई एक नई व्यवस्थाएं भी खड़े कर दिया है यार। और इसी के वजह से आज हमें लगता है कि यह मतदान और ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा है। यह 2019 में जैसे 14 में वह 66% के लगभग था, यह 67% से ज़्यादा लगभग इस 19 में हो गया है। मैं एक बात मैं मंत्री से मैं सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण की योजनाओं से मतदाताओं के विश्वास भी बढ़ते हैं और मतदान केंद्र पर वो जाते भी हैं, तो यह बात सही है। लेकिन यह कहीं से भी मेरी यह भावना नहीं है, मेरे मन में यह कहीं से भी यह ऐसी बातें नहीं है कि जिससे कि गरीबों को उससे कष्ट हो, गरीबों को इससे कल्याण भी होने वाला है। मैं चुनाव आयोग तो कई एक नियम बनाए हैं, चुनाव आयोग तो पहले और आज में जो नियम बनाए हैं, पहले यह अभी मतदान होता था बैलेट से, आज वह मतदान बदला और बैलेट के जगह पर ईवीएम से मतदान हो रहा है। पहले आपको आई कार्ड की आवश्यकता नहीं होती थी, अब आई कार्ड के भी कई एक प्रोसेस चुनाव आयोग ने लाने का काम किया है। यह चुनाव आयोग की अपने जिम्मेदारी के तहत और चुनाव आयोग सबका मतदान कैसे उनके मतदान केंद्रों पर हो सके, यह बात चुनाव आयोग तय करे। सरकार तो पॉजिटिव सरकार है, सरकार कई एक स्तरों पर इसमें सुविधा देने का भी काम आज सरकार ने किया है। सभापति महोदय, मैं कहूं कि आज आधुनिक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, महिलाएं भी 100% मतदान केंद्रों का संचालन करें, मत दिलवाने का काम करें, यह भी व्यवस्था बनाई गई है। आज अभी विशेष रूप से मतदान केंद्रों पर बैठने का, पीने के पानी का और उनके ऊपर आगे टेंट इत्यादि लगा करके जो स्पेशलाइज मतदान केंद्र है उसको भी यह सुविधा आज मतदान में आज चुनाव आयोग देने का काम किया है। वैसे चाहे दिव्यांग मतदाता हों, चाहे प्रेगनेंसी के अवसर पर हमारी वैसे बहनें और मतदाताएं हों, उनको गाड़ी भेज करके मतदान केंद्र पर लाने का, यह तमाम व्यवस्थाएं आज 19 के लोकसभा में उसके बाद के मतदान पर यह बनाए गए हैं, यह सुविधा तो बढ़ाई गई है। मैं यह कहता हूं कि अगर यह अनिवार्य होता है तो वह और सुविधा को बढ़ाई जाएगी और जितने पैसे अपव्यय हो रहे हैं, इन चीजों में जो समय व्यतीत हो रहा है, वह समय और व्यय होने की बातें वह खत्म होगी और इससे लोगों को उसका व्यापक लाभ मिलेगा। और मैं तो कहता हूं माननीय मंत्री जी से, यह माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो देश के प्रधान सेवक के रूप में वह सेवा करने का काम कर रहे हैं। वे स्वयं एज ए मुख्यमंत्री, वे स्वयं गुजरात में अनिवार्य मतदान हो और इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने लाने का उन्होंने काम किया था। मैं तो कहूंगा कि माननीय मंत्री जी को एक बार प्रधानमंत्री जी से भी इस विषय पर विमर्श करना चाहिए, क्योंकि यह समान बात नहीं है। यह हमें लगता है कि यह कहीं ना कहीं से यह जब ऐसे बिल और आते हैं तो इसमें बैलेट वोटिंग की जगह पर आप उसको दूसरे तरीका उसमें अपनाने का काम करें, क्योंकि हर स्तर पर आज नई व्यवस्था भी बनाने का काम आज चुनाव आयोग भी कर रहा है, सरकार भी करने का काम कर रही है और सरकार और चुनाव आयोग मिलकर के सबके मतदान कैसे हो सके इसके लिए वह व्यवस्था खड़ा करे। मैं यह नहीं कहता हूं कि मजदूर अगर बाहर हैं तो बाहर भी कई एक व्यवस्था बने, बैलेट सिस्टम से बनाई गई है। जिस तरीका से हमारे आर्मी मैन, जिस तरीका से बाहर काम करने वाले लोग बैलेट वोटिंग आज भी करते हैं, वह व्यवस्था सरकार और चुनाव आयोग मिलकर के बनाए। मेरा इसमें यही माननीय मंत्री से कहना है कि एक बार पुनः आप विचार करिए। आपने जो आग्रह किया, मेरा आग्रह आपसे है कि इसे को आप स्वीकार करिए और अनिवार्य मतदान करने की व्यवस्था को लागू करने के प्रति, चूंकि यह माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जब यह तमाम चीजों को गरीबों के कल्याण के लिए इतने नीचे तक, चाहे वह प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, करोड़ों करोड़ के लोग आज बैंकों के मुंह को नहीं देखा था, खाते नहीं देखे थे, उनको खाता खुलवाने में सक्षम हो सकते हैं।
वह सभी लोगों के घर तक बिजली पहुंचाने में सक्षम हो सकते हैं, वह सभी को आयुष्मान भारत के माध्यम से सभी के इलाज के लिए व्यवस्था करने में सक्षम हो सकते हैं। आज गरीब कल्याण योजना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा अन्न वितरण प्रणाली चालू करने में सक्षम हैं। आज यह कोरोना के महामारी के अवसर पर आज पूरे देश में 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगवा करके आज लोगों को सुरक्षित करने में सक्षम हो रहे हैं। आज ये वह चाहे वह प्रथम डोज हो, दूसरा डोज हो, बूस्टर डोज हो, बच्चों के लिए डोज हो, वह आज पूरे देश में यह पूरी व्यवस्था खड़ा करने में सक्षम है। तो अनिवार्य मतदान में हमें लगता है कि निश्चित रूप से यह सरकार सक्षम होगी। और मैं तो कहता हूं कि जब मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। माननीय मंत्री जी एक बार निश्चित रूप से विमर्श कर करके मोदी जी को उस भावना को यह अनिवार्य मतदान के रूप में यह सभी मतदान करें, यह परसेंटेज बढ़े। और हमें लगता है कि वास्तव में सही रूप में जब सब मतदान करते हैं तो सही तरीका से वो हमें लगता है कि लोकतंत्र का जो सही प्लेटफॉर्म है वह मतदान केंद्र है। और लोकतंत्र सही मायने में जब 100% मतदान होगा तो सही लोकतंत्र और अच्छा और सम्मुख लोकतंत्र बनेगा, यह मेरा पूरा का पूरा विश्वास है। इसलिए मैं पुनः मंत्री से मैं आवेदन करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप जिस तरीका से प्रधानमंत्री जी की भावना है, जिस तरीका यह सरकार काम कर रही है, यह देश के कल्याण के लिए, देश के हर लोगों के कल्याण के लिए, देश के गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं 100% धरती पर लागू करने में सफल यह सरकार है, उसी तरीका से आज ऐसे अनिवार्य मतदान को भी आप वह अमली रूप दीजिए और दे करके, और इसे हमें लगता है कि आप स्वीकार करने का काम करिए। मैं माननीय मंत्री जी से मैं यह कहूंगा कि यह दायित्वों का पालन करना है, यह किसी पर बोझ नहीं है। और प्रधानमंत्री जी हर दायित्व का पालन करने के लिए स्वयं भी अपने स्तर से अपने भी पालन करते हैं और देश के लोगों को भी आग्रह करने का काम करते हैं। इसलिए मेरा पुनः माननीय मंत्री से आग्रह है कि आप पुनः इस पर विचार करिए और इसको स्वीकार कर करके और देश में अनिवार्य मतदान लागू करने की दिशा में आप कार्रवाई करने का काम करिए, मेरा यही आग्रह है। उपसभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्य जिनका ये विधेयक है, आदरणीय श्री जनार्दन सिंह ग्रीवाल साहब ने अपनी संवेदनशील भावनाओं से अवगत कराया है और अनिवार्य मतदान के लिए पुनः एक बार सदन से अनुरोध किया है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऑपरेशन सक्सेस बट पेशेंट डाई। ऑपरेशन तो सफल हो गया और मरीज मर गया, और कहीं ऐसा ना कि लोकतंत्र में कुछ आक्रोश आ जाए। तो ये काफ़ी बातें अच्छी थीं, लेकिन अर्ध सत्य बातें हैं। उनकी भावनाओं की मैं बहुत इज्जत कर रहा हूँ, भावनाएं बहुत अच्छी हैं, भावनाएं डेमोक्रेसी को मुकम्मल करने की हैं। उनका आशय यह है कि अनिवार्य मतदाता होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो सही में बहुमत वाला रिजल्ट आएगा। तो मैं इस मामले में कहना चाहूँगा कि अब जब 68% तक मतदान होने लगा है और आपका अनिवार्य पर कम है, आपका आत्मा इस बात पे है कि लोग मतदान ज़्यादा करें, तो मैं सदन को भी और माननीय सिग्रीवाल साहब को आश्वस्त करना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जब 12 के बीमा से लोग लाभान्वित होंगे, 330 के बीमा से लाभान्वित होंगे, आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित होंगे, उज्ज्वला के गैस के सिलेंडर से लाभान्वित होंगे, शौचालय से लाभान्वित होंगे, आवास से लाभान्वित होंगे और शिक्षा चिकित्सा से लाभान्वित होंगे। ई श्रमिक कार्ड में कक्षा 5 तक 50 रुपये वीरेंद्र जी दे रहे हैं। 8वीं तो लेबर आपका समाज कल्याण की बहुत सारी आपकी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं। SC BC के छात्रों को आप बड़ी स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनको कोचिंग के लिए आप दे रहे हैं, उनकी शादियों में आप 51,000 रुपये उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। तो ये जब सारी चीज़ें, हाँ मैं अनुरोध करूँगा साहब, आपने भी अपने वक्तव्य में विड्रॉ करने वाली ही बात कही है, मैंने आपका पढ़ा। तो ये सब जब होगा फिर ई श्रमिक कार्ड में जब कक्षा 5 तक 50 रुपये, मिडिल में 100 रुपये, हाई स्कूल में 150, इंटर में 200 रुपये, डिग्री कॉलेज में 3,000, पॉलिटेक्निक में 3,000, ITI में 800, इंजीनियरिंग कॉलेज में 8,000, डिग्री कॉलेज में मेडिकल में 12,000 और जब PhD के छात्र को 15,000 मिलेगा तो मतदान केंद्र पर वो निश्चित तौर से ज़्यादा जाएंगे। आपने ही कहा है कि इस वैश्विक महामारी में एक वैश्विक नेतृत्व के रूप में नरेंद्र मोदी जी उभर करके आए हैं, तो लोग कहेंगे कि हम सुरक्षित हैं तो क्यों ना मतदान केंद्र पर जाएं। उत्तर प्रदेश और देश में हमारे भाजपा शासित राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि लोग अपने गांव से मतदान केंद्र पर जाएंगे
क्योंकि कोई उनके रास्ते में उनके साथ कोई व्यवधान नहीं होगा। ये सारी जब मैंने बताया कि केवल नरेंद्र मोदी जी की 2014 में प्रधानमंत्री बनने की प्रत्याशा में 8.5% वोट हुआ और इस बार एक बढ़ा है तो 9.5%। 2009 से यूपीए की सरकार से एनडीए की सरकार में 9.5% वोट अचानक बढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे ये गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू होंगी और अपने वैश्विक नेता के प्रति लोगों में एक श्रद्धा की भावना होगी तो उनको दोबारा आने के लिए, उनको रिपीट करने के लिए, अपनी गरीबी के हक और हुकूक को पाने के लिए लोग ज़्यादा मतदान करेंगे। मैं पुनः एक बात कहूँगा कि मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ पर 80 करोड़ लोग पीडीएस का भोजन करते हैं, 12,000 का शौचालय लेते हैं, 12 रुपये का बीमा करते हैं, ऐसे में अनिवार्य रूप से मतदान जाना कृषि केंद्रों पर ये बहुत समाचीन नहीं होगा। इसलिए मैं पुनः आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपना जो अनिवार्य वोटिंग का विधेयक है कृपया इसको वापस ले लें, जिससे हम आपको ये भी आश्वस्त करना चाहेंगे कि ऐसी कल्याणकारी योजना से जो आपकी मूल भावना है, आप अनिवार्य और वोटिंग के परसेंटेज के बीच की बात है, तो मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे और निश्चित तौर से राजनीतिक जो एक क्रेडिबिलिटी है उसको सभी लोग प्राप्त करेंगे। तो फिर निश्चित तौर से लोग मतदान केंद्रों पर जाएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे और एक जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को मुकम्मल करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपने इस विधेयक को ड्रॉ कर लें। मैं माननीय मंत्री जी के आग्रह पर एक आग्रह विनती करते हुए कि वास्तव में मतदाताओं के लिए जो व्यवस्था सरकार और आयोग बढ़ा रही है उसमें और परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो फिजूल खर्ची है उस पर न कर करके सीधे मतदाताओं पर, उनके सुविधा पर खर्च हो, उनको मतदान करने में कैसे सहूलियत हो सके इस पर खर्च हो। और ये आश्वासन माननीय मंत्री जी ने दिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस सरकार पर, मुझे पूरा विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी जी पर कि जो कहते हैं सो करते हैं। यह उनका यह पूरा का पूरा यही उनके मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सबके प्रयास से यह परसेंटेज और बढ़े, हाई हो, और यह मैं विश्वास करते हुए मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर यह सरकार निश्चित रूप से इसको आगे और बढ़ाएगी। मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस लेता हूँ। धन्यवाद। The question is that मैं आभार प्रकट करता हूं। The question is that leave be granted to withdraw the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think that I have it. The leave is granted. The member may now withdraw the bill. Withdraw the bill, please. You withdraw the. जी, मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर, इस सरकार के विश्वास पर इसे अपने विधेयक को वापस लेता हूँ। Okay. Says. No, he has withdrawn the bill. Where is the question? Question does not arise. Introduction of some more introduction of bills. Item number 120, Shri B. Mahatap. Sir, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it, leave is granted. The honorable member may now introduce the bill. I introduce the bill. Item number 35, Dr. Kirti Solangi. धन्यवाद सभापति जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think that ayes have it, leave is granted. The honorable member may now introduce the bill. मैं विधेयक को पुरस्स्थापित करता हूं। Item number 198, Dr. Mohammed Javad, not present. Item number 199, Shri Gopal Shetty. Gopal Shetty. धन्यवाद अध्यक्ष सभापति महोदय जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का और संशोधन करने वाला विधेयक पर विचार किया जाए।
The question is that leave. You can speak on that bill. Oh, this one. Okay. You can speak on that. Now you can speak. It is not introduced, na? Okay. ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये चर्चा के बाद में विधेयक को पारित भी किया जाए। अध्यक्ष जी, मैं शुरुआत का मेरा जो विचार है इस विधेयक पर वो मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा और उसके बाद का जो भी मेरा भाषण होगा मैं मौखिक करूंगा। ये जो पूरा ये जो बिल का मामला है, अभी ये सिग्रीवाल जी का भी एक बिल को उन्होंने वापस लिया। हम सबका प्रयास ये है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में जो 130 करोड़ का देश है और ये कोरोना काल में ये one minute. Honorable members, before I call Sri Gopal Chennai Shetty ji to move the motion for consideration of Representatives of People Amendment Bill 2019, the time for consideration of the bill has to be allotted by the House. If the House agrees, 2 hours may be allotted. Yes. Now continue. Honorable member, please continue. सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रणाली को मानने वाला देश है। हम सब लोग अपने विचारधारा अगर अलग अलग भी है तो चर्चा के बाद में सहमति बनाते हुए किसी भी काम को आगे ले जाने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करते हैं। और इसलिए जो इन दिनों में चुनाव प्रक्रिया है, चाहे वो फिर अभी जो सिग्रीवाल जी का प्रस्ताव वापस लिया गया कंपलसरी वोटिंग का, उसमें भी हम चर्चा इस बिल के माध्यम से मैं अपने विचार को प्रकट करूंगा। लेकिन ये जो जैसे कंपलसरी वोटिंग मतदाताओं के लिए है, वैसे राजनीतिक पार्टी के लोगों के लिए भी कोई ना कोई बंधन होना चाहिए। वैसे बहुत सारे बंधन हमारे इलेक्शन के कानून में है, लेकिन मैं मानता हूं कि पर्याप्त नहीं है। हमको आने वाले दिनों में इसमें और संशोधन करने की आवश्यकता है, इसलिए संशोधन को मैंने पेश किया है। हम देखते हैं कि भारत जैसे देश में जब हम बचपन में छोटे थे तो सोशलिस्ट पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी, फिर उन दिनों में जनसंघ और फिर उसके बाद में कांग्रेस, सिंडिकेट ऐसे बहुत सारे होते होते एक बीच का दौर आ गया कि कुछ ही थोड़े राजनीतिक पार्टी के माध्यम से चुनाव होता था। लेकिन बाद में वापस देखा कि 2-3 दशकों से बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के लोग अपने अपने पार्टी का निर्माण करते हैं और फिर बहुत चुनाव का उसका एक बहुत बड़ा लंबा बैलेट पेपर बनता है, उसमें नाम छापे जाते हैं और चुनाव कितना महंगा होते जाता है। और कभी कभी इतने बड़े प्रोसेस के माध्यम से जो मतदाता है वो समझ नहीं पाता है कि उसको क्या करना है और फिर वो मतदान से वंचित रहते हैं। ये भी एक दूसरे की वास्तविकता है। विकासशील देश में हम लोग देखते हैं कि वोटिंग अगर चुनाव का डिक्लेरेशन भी होता है तो किसको वोट कितना मिला और दूसरे पार्टी को कितना मिला है 2-3 पार्टी के बीच में ही चलता है। लेकिन हमारे जैसे देश में तो कभी कभी 10-10, 15-15 उम्मीदवार, लोकसभा में तो फिर भी कम होते हैं, लेकिन विधानसभा और कॉर्पोरेशन के चुनाव में तो इसकी कोई संख्या ही नहीं होती है, अनगिनत होती है। आज इतने लो लेवल पर ये वोटिंग का हमारा जो सिस्टम है वो जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं इसके पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में लेकर मैंने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है ऐसा मैं मानता हूं और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि एक बहुत बड़े बिल पर हमको चर्चा करना है। सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बहुत बड़े बिल पर हमको चर्चा करना है और सभागृह में लोग बहुत ही कम है, तो मैं चाहूँगा तो मैं चाहता हूं कि इसमें संशोधन लाने की आवश्यकता है। तो मैंने जैसा पहले कहा कि मैं आज के अपने भाषण के जो कुछ विचार है वो पढ़ लूँगा और फिर उसके बाद में मैं मौखिक भाषण भी करने का प्रयास करूँगा। महोदय, मुझे खुशी है कि मेरे द्वारा लोकसभा में पुरस्तापित किए गए लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2019 जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और संशोधन किए जाने से संबंधित है। अपनी बात रखने का अवसर आपने मुझे दिया, इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार यदि कोई पंजीकृत दल निम्न शर्तों में कोई एक शर्त पूरी करता है तो उसे राष्ट्रीय स्तर का मान्यता भारतीय चुनाव आयोग देता है। 1. कोई पंजीकृत दल जिसने 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें हासिल की हो। 2. कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाए हो और लोकसभा में
कम से कम 4 सीटें हासिल की हो उसे मान्यता मिलता है। तीसरा, किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य दल का मान्यता प्राप्त हो। अध्यक्ष जी, 7 जून 2019 की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। पहला, भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तीसरा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। चौथा, बहुजन समाज पार्टी। पांचवा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। छठा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ब्रैकेट। सातवां, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस। आठवां, नेशनल पीपल्स पार्टी। महोदय, किसी भी दल के उम्मीदवार को चुनाव में 16% से कम वोट प्राप्त होता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। तब केवल 4 राज्यों की विधानसभा व लोकसभा चुनाव में मात्र 6% वोट प्राप्त करने वाले किसी भी दल को राष्ट्रीय दल घोषित किए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, ऐसा मेरा मत है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यदि किसी राजनीतिक दल का केवल 4 राज्यों में अस्तित्व है और उसे केवल 4 राज्यों में विधानसभा लोकसभा चुनाव में मात्र 6% वोट प्राप्त होते हैं एवं केवल 3 राज्यों से उसके लोकसभा के 11 सदस्य है तो उसे राष्ट्रीय दल घोषित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि किसी भी देश के राष्ट्रीय राजनीतिक दल का एक अलग अस्तित्व होता है, इसलिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल के गठन के लिए आवश्यक है कि उसके देश के 1/4 राज्यों से कम 54 लोकसभा सदस्य अथवा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10% के बराबर सदस्य हो और उसे देश के 1/4 राज्यों में विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में कम से कम 16% वोट प्राप्त हुए हो तथा उसका 1/4 राज्यों में अपना एक मूल आधार भी हो। अंत मेरे द्वारा प्रस्तुत ये विधेयक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और संशोधन किए जाने का आशय देश के हित में राज्यों को और अधिक मजबूत प्रदान करने का है और निम्नलिखित महत्वपूर्ण शर्तों में जो राजनीतिक दल पूर्ण करते हैं केवल उन्हीं दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया जाने की आवश्यकता है। ऐसे राजनीतिक दल जिनके देश के कुल राज्यों की संख्या के 25% राज्यों से कम 54 लोकसभा सदस्य अथवा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10% के बराबर सदस्य हो। दूसरा, ऐसे राजनीतिक दल जिन्हें देश के कुल राज्यों की संख्या के 25% राज्यों में विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में 16% वोट मिले हो। तीसरा, ऐसे राजनीतिक दल जिनका देश के कुल राज्यों की संख्या के 25% राज्यों में अस्तित्व हो। अंत मेरा निवेदन सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि देश के हित में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए। सभापति जी, भारत के संविधान के अनुसार भारत में संघीय व्यवस्था है जिसमें नई दिल्ली में केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित राज्यों के लिए राज्य सरकार है। इसलिए भारत में राष्ट्रीय व राज्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का वर्गीकरण उनके क्षेत्र में उनके प्रभाव के अनुसार किया जाता है। भारत में मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की भारत सरकार सूची निम्न है। भारत में बहुदलीय प्रणाली बहुदलीय पार्टी व्यवस्था है जिसमें छोटे क्षेत्रीय दल अधिक प्रबल है। राष्ट्रीय पार्टियां वे है जो 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। उन्हें यह भी अधिकार भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है जो विभिन्न राज्यों में समय समय पर चुनाव परिणामों की समीक्षा करता है। इस मान्यता की सहायता से राजनीतिक दल कुछ पहचानों पर अपनी स्थिति की अगली समीक्षा तक विशिष्ट
स्वामित्व का दावा कर सकते हैं, जिसकी जैसे कि पार्टी चिन्ह जून 2019 के अनुसार राष्ट्रीय पार्टियां नीचे दी गई है। यदि कोई पंजीकृत दल निम्न शर्तों में कोई एक शर्त पूरी करता है तो उसे राष्ट्रीय स्तर की मान्यता भारतीय चुनाव आयोग देता है। पहला, कोई पंजीकृत दल 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें हासिल की हो। दूसरा, कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाए हो और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो। तीसरा, किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्यीय दल का मान्यता प्राप्त हो। 7 जून 2019 की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित दल राष्ट्रीय दल के स्वरूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी को 1980 में मान्यता प्राप्त हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से ही चालू है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 से, बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 से है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 से है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद 1964 से है, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1998 से है, नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 से है। ये आज कुल मिलकर हमारे देश में जो मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसके हिसाब से हमारे देश का ये लोकशाही को हम सारे लोग मिलकर और सुदृढ़ करने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करते हैं। सभापति जी, मैं फिर एक बार आपके ध्यान में ये बात को लाने का प्रयास करूंगा। हमारा देश लोकशाही प्रणाली से काम करता है। लोकशाही में हर उस व्यक्ति को अधिकार होता है कि वो चुनाव लड़े और वो चुनाव लड़ते हैं और उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा बंधन नहीं होता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो उसका एक मैनिफेस्टो होता है, उसका एक प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम को देखकर लोग राष्ट्रीय स्तर पर या तो फिर राज्य के चुनाव होते हैं तो राज्य के स्तर पर, महानगर पालिकाओं का चुनाव होता है, भिन्न भिन्न स्तर के हमारे यहाँ पर चुनाव होते हैं। तो पार्टी को देखकर भी, उनके मैनिफेस्टो को देखकर, उनके आचार विचार को देखकर, उनके लीडरशिप को देखकर लोग वोटिंग करते हैं। और उसी तरह में लोकशाही में अगर किसी एक व्यक्ति को लगता है कि मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उससे मेरी सहमति बनती नहीं है तो मैं स्वयं अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सकता हूं, तो उसे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। और हमने देखा है कि कॉरपोरेशन से लेकर लोकसभा तक आज भी हमारे लोकसभा में भी इंडिपेंडेंट जीते हुए लोग हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के ऊपर क्यों बंधन होना चाहिए? वैसे व्यक्तिगत तौर पर भी अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उसको अगर 16% वोट नहीं मिलता है तो फिर उसके जो डिपॉजिट होता है उसको हम फोरफिट कर देते हैं, जब्त हो जाता है उसका। और फिर चुनाव के परिणाम आने के बाद में ये लोग आकलन करते थे और इसने तो ये तो डिपॉजिट भी बचा नहीं पाया, तो उसको दूसरी बार चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए उसके भी बारे में पहले से ही तय होता है। अगर वो फिर वापस चुनाव लड़ता है तो लोग ये बातें करते हैं अगली बार तो पिछली बार तो ये चुनाव लड़ा था लेकिन अपना डिपॉजिट भी बचा नहीं पाया, तो इसको वोट देने से क्या फ़ायदा है। ये लोग अपना इसके माध्यम से अपना मत बनाते हैं। और इसी तरह एक राष्ट्रीय पार्टी को भी उसके पूरे देश में जनाधार होना चाहिए। अगर जनाधार नहीं होने से क्या होता है, तो मैं बहुत पीछे ना जाते हुए इन दिनों की अगर बात करूं तो मैं जिस राज्य से आता हूं, महाराष्ट्र से आता हूं, हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की हमारी 25 साल युति चली, बहुत अच्छा काम चला, देश को राज्य को भी आगे बढ़ाने का मौका मिला, मुंबई शहर को भी बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास हम दोनों पार्टी के लोगों ने मिलकर किया। लेकिन शिवसेना के जो मानसिकता में जो बाला साहब ठाकरे जी के शिवसेना थी, उस मानसिकता में थोड़ा बदलाव आ गया और 2019 के चुनाव के बाद में हमने देखा परिणाम क्या हुआ। मैं इलेक्शन रिफॉर्म की बात आवश्यकता क्यों करता हूं कि देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अमेंडमेंट की व्यवस्था करके गए हैं, क्योंकि हर बार हम जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो जो 25 साल के पहले था उन दिनों में उसकी आवश्यकता थी और उसके हिसाब से उन दिनों में वो चलता था। लेकिन 25 साल में देश बहुत आगे बढ़ा है। देश के विभिन्न दुनिया के देशों में जो बदलाव को हम देखते हैं
उस बदलाव को देखकर जो विकसशील देश के लोग हैं उसके पीछे चलने का प्रयास हम भी करते हैं, तो हमको भी लगता है कि हमारे भी यहाँ पर जो व्यवस्था है उसमें हमको बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो समय समय पर इसीलिए तो व्यवस्था हम करते हैं। अब देखेंगे आप 2019 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में मिलकर चुनाव लड़ी। 5 साल देवेंद्र फडणवीस जी ने जो काम अच्छा किया उसको देखकर फिर एक बार लोगों ने वोट भी दिया, और वोट देने के बाद में रिजल्ट जब आया तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पार्टी में जाकर उन्होंने सरकार किया। मैं मानता हूं कि ये इससे बड़ा मजाक लोकशाही का कभी भी हो नहीं सकता है, क्योंकि आप चुनाव में एक मैनिफेस्टो को लेकर गए थे। वो मैनिफेस्टो में शिवसेना का चुनाव का मैनिफेस्टो था, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का मैनिफेस्टो था, लेकिन दोनों पार्टी के लोगों ने एक मैनिफेस्टो पब्लिक के सामने ये रखा कि हम अलायंस में चुनाव लड़ेंगे, हम युति करके चुनाव में लड़ेंगे, और उस अलायंस को लेकर लोगों ने वोट दिया। और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद में हम सब लोगों ने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ। मैं मानता हूं कि ये हमारे नियम में इस प्रकार के बंधन नहीं है, इसलिए वो शिवसेना ये कर पाई, और इसलिए मैं मानता हूं कि हमको आने वाले दिनों में इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। सभापति महोदय जी। Honorable member, already it is 6 o'clock. I think that you continue in the next session. Thank you, sir. Thank you. I'll continue further. Next time, the House stands adjourned to meet on Monday, the 8th August 2022 at 11 a.m. धन्यवाद। श्री रंजित रेड्डी। Thank you very much, sir, for giving me this opportunity to speak on the Energy Conservation Amendment Bill of 2020. Let's all confess that this bill is being amended only to see that the achieved targets put forth by Honorable Prime Minister at the Conference of Party 26, so that the Panchamrit, what is proposed by Honorable Prime Minister, have to be reached. This COP 26 has proposed 5 nectar elements. Out of the 5 nectar elements, 3 were quantitative changes. We definitely welcome all the quantitative changes, Honorable Sir. And the first change is to increase the installed capacity of non-fossil sources to 50%. We definitely appreciate that. And the second thing is to reduce the emissions intensity by 45% and to reduce the carbon emissions by 1 billion tons by 2030. Each one of us will definitely welcome all the 3 changes because we are accountable and answerable to the next generation, and we are also answerable to the climatic changes in the future to come. On a plain reading, the bill seems to be okay, but when you look into the practicality, the government of India has 2 obligations, Doctor. First thing is, the center should definitely cooperate to the states, and the states' cooperation is definitely should be expected by the center. And second thing, what I would want to learn from the Honorable Minister is how the government of India is planning to prepare itself for the COP and the G20 summit, which is to come up in the next year. The first point, what I said is the cooperation of the states to the center. Though the central government always chants cooperative federalism, it only implements coercive actions, because the center will always try to spew venom on the states, especially on a state like Telangana, which is performing excellently well under the dynamic leadership of my Honorable Chief Minister KCR, but it expects nectar from the state. I say nectar because the center is expecting nectar from the state. Why I say is because the way we are contributing to the center and what is that we are getting from the state, sir. We are not getting anything from the center, because when it comes to the hand-holding or expecting some financial assistance, we are being pushed to a corner. And people talk about double-engine sarkars. We really do not need any double-engine sarkar in Telangana, sir, because the single-engine sarkar at Telangana under the leadership of KCR, we are doing excellently well, and we all hope to continue on the same, sir. When it comes to the sector of electricity, it comes under the concurrent list. So both the state and the center should have a say. But when it comes to this point,
the center is prevailing to amend the laws, rules and regulations relating to electricity, and it is encroaching upon the states, sir. And Government of India is mandating all the services, including the agriculture consumers. That is, they are trying to put meters at the farmers' level. Most of the states are opposing this because they should have done this by amending the Electricity Act. They are doing this through Electricity Rules 2020. They are not amending the Act because even the BJP ruled states also are going to oppose. We from Telangana state, we are strongly opposing this move, sir. Second thing is they are linking up this to 0.5% additional borrowing. How can that be linked to the additional borrowing of 0.5%, sir? The Telangana government is definitely opposing this point also. And second thing, as I discussed about the concurrent list also, when any sector comes under a concurrent list, the Government of India can only supersede the state government when it wishes. But see the way the center has prevailed upon and is giving powers to the Central Electricity Regulatory Commission by opening the floodgates to the private sectors to operate in more than one state. We strongly oppose this, sir. When it comes to implementation of non-fossil sources, we definitely welcome this. But my concern is, how is that the renewable power purchase obligation of the states is going to be addressed? Because each state has its own limitations, each state has its own commitments, which are already committed long time back. If we come up with a common RPPO unit, then the burden on the states also is going to go up. Especially in a state like Telangana, the burden will go up from 8.5% to 21%, which will be a huge burden on the consumer and also on the GENCOs also, sir. I don't understand how one size will fit all the work, sir. The minister has to explain about this. The last point is, when it comes to the State Reorganization Act, under Section 93 of AP Reorganization Act, basically the GENCO, which was supposed to produce power in both the states, the power was supposed to be shared with a ratio of 54:46. But the government of Andhra Pradesh has stopped supplying the power which is generated in Andhra Pradesh, sir, in spite of conditions put by Southern Regional Load Dispatch Center. I request the concerned minister and the Honorable Prime Minister to please look into this and address the government of Andhra Pradesh to look into that, sir. The final point, sir. Everything we talk so high about the electric vehicles. We really appreciate that because it will definitely control and contain the emissions. But if you look into the number of vehicles being sold, it is almost around 3 lakhs only. Because the target which suppose the number of the vehicles which are going to go out, the target, the big condition will be the supply of the batteries. As per the Indian Energy Outlook, we are going to need 50 more lithium mines for this, 60 nickel mines and 20 cobalt mines. I request the Honorable Minister from Mines, how is that they are planning to achieve these targets? With these observations, I request the Honorable Minister to please look into the suggestions made by Government of Telangana. Thank you, sir. माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विचार रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी माइती जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मालूम है कि वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, दिन प्रतिदिन की बढ़ोतरी मानव जीवन सहित समस्त प्राणी तथा जीव जंतु के जीवन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालने के कारण एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इसी ग्रीन गैस उत्सर्जन की कमी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयासरत देशों ने एनडीसी नेशनल डिटरमेंट कंट्रीब्यूशन अर्थात अपने अपने स्तर से ऊर्जा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर का कार्य प्रोग्राम बना रखा है, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अनुसार वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में अधिकाधिक कमी तथा रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के मुताबिक अभी पूरे विश्व में विद्युत की पूर्ति 24% है, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से की जाती है, जो वर्ष 2024 तक बढ़कर 28% होने की संभावना है। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने भी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सोलर तथा ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार के अधीन और ऊर्जा संरक्षण विधेयक द्वारा बनाए गए ब्यूरो चीफ एनर्जी एफिशिएंसी की उदासीनता और भ्रष्टाचार के चलते
सोलर से ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में तमाम कंपनियां कूद पड़ी हैं, जिनके पास इस क्षेत्र और ऊर्जा बचत का ज्ञान भी नहीं है। उदाहरण है कि हम सभी सांसद माननीय विधायकगण द्वारा अपने क्षेत्रों में स्ट्रीट सोलर लाइट लगवाते हैं, लेकिन खराब गुणवत्ता और जीरो मेंटेनेंस होने के कारण 1 या 2 माह में भी समाप्त हो जाती हैं और ये कंपनियां पूरे देश में नाम बदल कर सोलर के क्षेत्र में काम करती हैं और जनता के पैसे की लूट भी करती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा किस प्रकार की कंपनियों के खिलाफ शिकायतें, कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और माननीय मंत्री जी ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। जब अपना प्रश्न उत्तर दें तो इसमें जरूर बताने का कष्ट करें। माननीय सभापति महोदय, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का कार्य है किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण की देखभाल करें और करती भी हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी से मुझे ये कहना है कि किसी व्यक्ति या कंपनी के दिए गए ऊर्जा संरक्षण लोड के सापेक्षता में यदि सीमा के अंदर ऊर्जा संरक्षण किया जाता है तो उसके इंसेंटिव दिया जाना न्यायोचित होगा। वही दूसरी तरफ ब्यूरो द्वारा किए गए लोड के सापेक्ष में ऊर्जा का अधिक संरक्षण करता है तो मौजूदा 10 लाख जो पेनाल्टी है उसे बढ़ाकर 20 लाख पेनाल्टी को करना चाहिए। यदि 3 बार इसी कृत्य का से पकड़ा जाता है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन निरस्त होना चाहिए, ऐसी भी मेरी आपसे मांग है। माननीय सभापति महोदय, मेरा मानना है कि देश की कुल आबादी का 80% जनता की आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी, सभी को उसकी क्षमता के अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता है तथा अपनी क्षमता अनुसार ऊर्जा का उपयोग भी करता है। ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को जिस प्रकार सरकार आवास, शौचालय, बिजली, पानी की व्यवस्था करती है, उसी प्रकार बिजली उत्पादन हेतु सोलर सिस्टम का उपयोग करके जिससे घरेलू उपकरण, टीवी, फ्रिज, एलईडी पंखा चलाने के साथ साथ कुकिंग की भी सुविधा प्रदान करे और करेगी तो एक तरफ विद्युत की मांग भी कम होगी और दूसरी तरफ उसका बिल न देने से आर्थिक बचत भी होगी। साथ साथ ऊर्जा संरक्षण शून्य तथा कार्बन उत्सर्जन से भी 0 हो जाएगा। अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले सरकार से ये मांग है कि प्रदूषण को रोकने के जिस प्रकार ये सरकार ने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया है, उसी प्रकार से बाजार में बिकने वाली अधिक ऊर्जा शोषित करने वाले विद्युत उपकरणों के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। साथ ही उसके द्वारा मानक के अनुरूप गैस उत्सर्जन की जांच समय समय पर की जानी चाहिए। पिछले सत्र में जिस दौरान माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने द्वारा हाइड्रोजन आधारित एक कार का उपयोग किया गया था, यह बहुत ही बड़ा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में क्रांतिकारी व सराहनीय कार्य है। इस टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार और अनुसंधान अधिकाधिक करके समस्त ऑटोमोबाइल क्षेत्र सहित विद्युत उपकरणों को भी हाइड्रोजन आधारित बनाया जाना सरकार का महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की शर्त पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Note of what the member had just now said. I now request Santosh Kumar ji. सभापति महोदय, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 में आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस विधेयक द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन का प्रस्ताव है। यह अधिनियम अंतिम बार 2010 में संशोधित किया गया था। विधेयक में निम्नवत प्रस्ताव किए गए हैं। ग्लासगो में आयोजित COP 26 में भारत द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित पंचामृत की प्राप्ति को सुगम बनाना है। भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ा लेगी। वहीं भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% अक्षय ऊर्जा को पूरा करेगा। भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम कर लेगा और भारत 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह लक्ष्य रखा गया है और मुझे विश्वास है कि इसको पूरा किया जाएगा। वहीं कार्बन उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत में कार्बन ट्रेडिंग हेतु विनियामक ढांचा प्रदान करना, जिससे निजी क्षेत्र द्वारा स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि हो सके,
प्रस्तावित संशोधनों से भारत में कार्बन बाजार में विकास में सहायता मिलेगी और पंजीकृत कंपनी जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना की आवश्यकताओं का अनुपालन करती है को कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करना और नामित उपभोक्ताओं द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास और इथेनॉल जैसे गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा की खपत का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना। भवन, उद्योग, परिवहन आदि जैसे अंतिम उपयोग क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा की मांग को प्रोत्साहित करना और बढ़ाना और इस तरह देश में जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा खपत को कम करना और संवहनीय प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए बड़े आवासीय भवनों को ऊर्जा संरक्षण व्यवस्था के दायरे में लाना। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की 87% में संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करना जिससे इसे और अधिक समावेशी और इसके आधार को और व्यापक बनाया जा सके। अधिनियम के प्रावधानों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रावधानों में संशोधन करना। देश में स्वच्छ ऊर्जा के लिए सुचारू और व्यवस्थित परिवर्तन की आवश्यकता करने हेतु सुगम बनाने के लिए ऊर्जा संरक्षण संबंधी इस प्रगतिशील विधेयक का स्वागत करते हुए इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि हमें अपने अक्षय ऊर्जा और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन और निरुत्साहन दोनों की एक व्यवस्था तैयार करनी होगी और हमें प्रभावी निकासी अक्षय ऊर्जा की ग्रिड कनेक्टिविटी और विभिन्न अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने जैसे व्यवहारिक और परिचालनात्मक कदम उठाने की भी आवश्यकता है। जमीनी स्तर पर अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को भी सक्रिय और गतिशील भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त रूप से संवेदनशील और सशक्त बनाया जाना चाहिए। पारंपरिक नौकरशाही दृष्टिकोण से उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए सरकार को सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए और इस विधेयक के लक्ष्य और उद्देश्यों को अक्षरशः प्राप्त करने में सभी हितधारकों की सहायता करनी चाहिए। मैं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन करता हूं। अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता नीतीश कुमार जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गिरीश चंद्र जी। My submissions and I support the bill. Thank you very much. श्री मिथुन रेड्डी जी। Thank you, ma'am, for permitting me to speak on this Energy Conservation Amendment Bill 2022. I would like to start by recalling what philosopher Matthew McCallum spoke regarding this. He said, there are no passengers in the spaceship called Earth. Everybody is the crew. It's rightly said that we are all stakeholders in protecting this Earth. We are all stakeholders for a better future. We all have the responsibility. Every nation, every person has a responsibility in protecting and making Earth a better place for the future generations. If you recall, madam, before industrialization in the 1700s, the concentration, CO2 concentration in the atmosphere was like around 280 ppm. But right now in 21-22, it has reached 420, 421 ppm, which is very high increase, and it's going to drastically affect the climate of the Earth. So if you see, ma'am, every year there is an increase of 1.8 ppm in the atmosphere, which is going to increase the temperature. Even a temperature increases by 1 degree, it is drastically going to affect the food security of the whole world. I mean, there have been studies which say that even a 1 degree increase is going to affect food production, food grain production by more than 6%. So these are alarming times, and the time for the introduction of the bill is absolutely very important, and I appreciate the Minister for bringing this bill in the right time. And I would also like to say that global warming is no longer a theory, it's a reality. We are seeing floods where we don't expect floods. We are seeing the glaciers melt. We are seeing flooding
everywhere in all the cities which didn't even expect for heavy rains to be. We have seen heat waves sweeping the country. So this is time for all of us to react. This is the time where we should make amends. So if you see, Madam, India is the third largest emitter of carbon emissions, and we are the 7th country which is vulnerable to the effects of this. So we are basically, our agriculture is dependent on glaciers, glacier water. We are dependent on rainfall. So any change in the climatic conditions is drastically going to affect the prospects of our country, and we all need to make amendments. We all need to change what things we are doing today to protect this earth. So there are a lot of positive things which our Honorable Minister, the bill introduced by the Honorable Minister, it's like to fulfill our commitments in Glasgow COP, for reaching net zero by 2070, or reaching 500 gigawatt renewables by 2030, or reaching 50% of our energy requirements by renewables by 2030. This is a welcome move, and this bill also helps in increasing investments in clean energy because of the trading of carbon credits, and also like making renewable adoption compulsory for like big buildings. It's a welcome move, Madam. And even stronger laws are required to put the system in place. And it's going to greatly reduce the import dependence. If you see our current bill for crude, it is 122 billion, which is expected to double by 2030. Even our natural gas requirement is going to triple by 2040. Even the coal, what we are importing, is increasing year by year. So this bill is very important in reducing our dependence on imports. And we have few suggestions to make, sir. It's good to have strong laws, but excessive force is always detrimental to the growth of anything, sir. In excessive force, I mean to say that clause 12 of the bill, which says 10 lakhs plus 10,000 a day penalty, is very harsh. It should be in a way that we attract the people, or we motivate the people to come into the line of renewables. We motivate people. We show that in the long term they get to benefit from that. And I also request the government to consider international models of cap and trade market-based model, because right now we need to adopt the latest models, what the other countries are doing. For example, like European Union emissions trading systems. We need to develop in similar lines so that we can attract better investments. And in spite of all this, we need proper database to assess the carbon emitted as well it is capped. That is going to motivate all the industrialists, because the proper database is always key, and it's going to be more transparent for people coming to India to invest. And we also require a diversification of sources for raw materials. Excessive dependence on one source is going to hit us. We have seen what's happened in Europe. There were too much dependence on Russia. Finally led them into trouble. Now the cost of power is almost double or tripled for the European Union, and they're getting into a recession. For example, if China blocks batteries to India, or the cost of batteries is going to double or triple from China, it's going to drastically affect our plans. Sir, I would like to talk about what our young Chief Minister Sri Y.S. Jagannath Reddy has taken up, like the energy obligation of 19%. Andhra Pradesh is doing 22%. We are right in track. And I would like to, one more suggestion, sir, like the GST, we request the lower slabs of GST to be there for renewables, because the increase in GST for pump storage at 18% or even 12% for solar is not good for the industry. We request you to consider reducing the GST to the previous levels. And I would like to say that, sir, Andhra Pradesh is, under the guidance of our Chief Minister, is going in the right direction for this. For example, the world's largest integrated pump storage is being built in Andhra Pradesh with 5,300 megawatt. It's a big thing, sir. It is so huge that it is going to it's going to control emissions almost equal to 3 million cars or 15 million tons of carbon dioxide.
So we have 33 such locations, sir, 33 such locations. So I have a proposition to make on behalf of our state, sir. If you see, sir, these 33 locations, we can produce 33 gigawatt of pump storage. And that translates to 120 gigawatts of other renewables like solar or whatever to balance the grid. It is going to highly be cost effective and efficient for throughout the country. For example, a commitment made to ArcelorMittal for their factory in Gujarat, sir. They are going to supply with this pump storage, with this green energy, they are going to supply green steel to Europe. So where is Andhra Pradesh? Where is Gujarat? The investment is going to come in Gujarat. The profit is going to come to Gujarat. But if you see, sir, as a country, we are going to benefit. So I request the Honorable Minister to consider supporting for setting up all this 33 gigawatt of pump storage, which is good for the country. For example, sir, 1 gigawatt thermal. So we have a lot of solar which is there right now. For 1 gigawatt of thermal, we require 5 million tons of coal. So if you see what we are importing, we have imported 200 plus tons, 212 tons, 215 million tons of coal into the country. So if the cost what we are spending outside, if you translate that, we can construct this 33 gigawatt of pump storage in our country itself. This is very important, sir. Once we invest 1 year of coal import bill, we will not require any import of coal in the future. So this is, I request you to impress upon the Honorable Prime Minister or take this up, sir, because this is going to be a game changer. Andhra Pradesh will be a hub for the whole country, or it will be a battery for the country, sir. In future, it's all going to be green energy. It's going to attract a lot of investments. We have natural resources for that. Right now we are doing solar, sir. For solar, we require to import panels. We are importing a lot of things. But for a pump storage, we only require concrete, earthwork, and everything is 100% indigenous. It is part of being like Atmanirbhar Bharat. So it is a big thing. And even like if you imagine, sir, we are buying coal at $120 per ton and we are producing thermal. But in a pump storage, the price is fixed for the next 25 years at 4 rupees. So we are going to save 1 in the import bill of coal, 2 in the price of power, sir. It's going to earn in twice. And even the biggest gain will be in terms of employment, in terms of investments coming to India for supplying green products throughout the world. So I request the Honorable Minister to take a view on this. We have the capacity to build this 33 megawatts. We require your support, sir. We require your support. We need to take strong decisions. We can do this whole 33 megawatts in the coming 2 years. So all the 33 gigawatts, if constructed, will make India self-sufficient without import of coal, even throughout the country also. If pump storages are encouraged, I think it will be a game changer. And all credit for the biggest pump storage being set up in the world, sir. It is being done in Andhra Pradesh. All credit to our Honorable Chief Minister, who is a young person with a very good vision. So we request the Honorable Minister to support with the construction of the other pump storages also. And with these words, we support the bill, sir. Thank you very much. Well said, Honourable Member. I hope the Minister is taking... Maitra ji. Thank you. Thank you, Honourable Chairperson, sir. Am I Chairperson, Madam? I stand here today on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, to speak on the Energy Conservation Bill 2020, which seeks to amend the older Act of 2001. I would like to begin by quoting the late US President Jimmy Carter, who said, "Every act of energy conservation is more than just common sense. I tell you, it is an act of patriotism." Indians traditionally have lived by the motto, money saved is money earned. This holds entirely true for energy. Energy saved is energy earned. Energy conservation or energy efficiency might be one of the most important factors going forward in India's sustainable growth. Now, what are some of the main things that this bill seeks to do, as stated in the objects and reasons? I'm going to try and explain the 2 or 3 main things very simply. Number one, this bill adds large residential buildings. What are large residential buildings? Those with a connected load of 100 kilowatts or with contracted demand of 120 kV. Brings it into the ambit of this act. Previously, this was only for discoms and for commercial buildings.
The second thing that it does is, currently only DISCOMs had a mandate to purchase renewable energy. With this amendment, this is going to be extended to industry. So for example, an industry like, say, a cement plant has to buy 25% renewable power. Now, cement is a RTC process, round-the-clock process. It's a continuous process industry. Solar energy is only available for a certain time. So this cement plant can't meet all its needs from buying renewable energy. So what can it do? It can buy carbon-traded certificates instead of purchasing renewable. And somebody like the solar... Oh, shoot. Can you hear? Okay. Okay, go ahead. So because it's 24/7 continuous process industry and solar is available only for daytime. So the cement plant can buy carbon-traded certificates instead of purchasing renewables. And companies like the Solar Energy Corporation of India can sell these certificates. The third thing is, this bill allows the government to mandate utilization of a minimum amount of a specific renewable. So for example, you can say that this is an oil refinery. This oil refinery is mandated to utilize 10% green hydrogen. Or you can say a fertilizer industry is mandated to use 10% green ammonia. Now, the promotion of green hydrogen is a good forward-looking objective. There's no doubt about that. But there are simpler goals that can be achieved with far superior outcomes. For example, India worked on this LED lighting revolution, and we need a similar revolution in solar heating and solar pumps. The concept of carbon trading markets, rules on renewable usage by DISCOMs is doing nothing to incentivize solar pumps and solar heating. The Honorable Prime Minister's mission is a home for all under Prime Minister's Awas Yojana, which is a great scheme. But this essentially means that all those citizens will expect to have cooling in their homes, whether it's a fan, whether it's an air cooler, whether it's an air conditioner, at least in the summer. So we need to talk about cooling equity. Nobody is talking about cooling equity. The Intergovernmental Panel on Climate Change predicts that by the year 2100, that's 80 years away, the need for electricity for power cooling is going to go up by 30 times what it was in 2000. Now, this is a global statistic. India's Ministry of Environment's ozone cell has already talked about cooling goals in the India Cooling Action Plan, ICAP. They had a very comprehensive report published in March 2019, and an honorable member of this House, Dr. Harshvardhan, was then the minister. And he signed off on the report, and it's a very comprehensive report. The plan, this ICAP, seeks to reduce cooling demand by 20 to 25% by 2037-2038. But this current amendment doesn't take cooling demand into consideration. The bill's only talking about large residential buildings. The reality is that we need to have a focus on passive cooling. What is passive cooling? When you're designing a building, you need buildings that utilize shading, that utilize other techniques. And we need to incentivize the use of 5-star energy-saving air conditioners, solar heaters, solar pumps. None of this is coming under the purview of this act. The same India Cooling Action Report says that the aggregated nationwide cooling demand, this is something that is measured in tonnage of refrigeration, TR. It is going to grow 8 times by 2037-38 as compared to 17-18 baseline. So in 20 years' time, it is going to grow 8 times. Building sector cooling demand that you're talking about, building sector cooling demand will grow 11 times. Cold storage chain cooling demand will grow by 4 times. Transport air conditioning will grow by 5 times. Now, when you say that this is a green building, how is air conditioning in most buildings done? If you think about residential buildings, most of us live in residential buildings. It is not something that the builder does. It is not something that the government does. Air conditioning is put by individual consumers. So I buy it, you buy it, and then we fit it in our homes. So 8% of current households currently in India have air conditioners. Now this is anticipated to rise to 21% by 27-28. So in another 5 years' time, 21% of India's homes are going to use air conditioners. In 15 years' time, 40% of India's homes are going to use air conditioners. So what do we need to do? Currently, there's an Oxford India Sustainability Center. They've come out with a study that says that 40% of air conditioners being used in India today have 3-star energy efficiency. We need to make sure that all air conditioners sold, there is an incentive for R&D, incentive for manufacturers to progressively improve, for 5-star AC units to be available and for people to be incentivized to buy them. And solar-based cooling technologies should be given a big R&D focus because we are not focusing on cooling technologies.
If you're talking about rural households, there's air coolers and there's ceiling fans. So even ceiling fans and air coolers, we have something known as a Bureau of Energy Efficiency, the BEE. Today, when you go to the market, for example, if you go to Kotla market and you're trying to buy a fan or you're trying to buy a cooler, there is no BEE stamp on all of them. So we have to make sure everything available to the consumer, even in terms of non-air conditioning, so that fans and coolers have a BEE stamp. When you read the ICAP report, it spoke of long-term, medium-term, and short-term recommendations. I'm just going to look at the short-term recommendation. It says very clearly that India needs to recognize cooling as a national thrust area and promote R&D for cooling. It needs to facilitate research for energy-efficient cooling technologies. I don't find any mention of this in the current amendment at all. Now, there's one very important thing we need to concentrate on. Most of India's cooling requirement occurs between 7 p.m. and 10 p.m. This is the time when people come home after work, families sit together. This is when the fan is on, the air conditioner is on, the air cooler is on. Now, when we are talking of renewable energy and we are concentrating on solar energy, please understand, solar energy is only available during the day. So we need to shift the availability of storage of solar energy to the 7 p.m. to 10 p.m. slot. So while we need to create solar, we need to create peak storage battery, 4-hour peak storage battery to store that solar. We need to create pump storage hydro, grid scale batteries to shift the availability of solar to the 7 p.m. to 10 p.m. time when people need it. Otherwise, it's useless because the time when people need it is not when renewable energy is being made available. Now, when you see India's size, India is a vast country, and there's perhaps no other country in the world as big as India which has only one time zone. Now, there's a study by the CSIR National Physics Laboratory, and it's a scientific study, which says there's a huge benefit to evaluating, at least let us evaluate the idea of 2 time zones for India, one for the Northeast region. So Assam, onwards Northeast, and Andaman and Nicobar, because in the evenings, in winter, sun rises at 5 or 6 a.m. and sets as early as 4 p.m. Government offices start at 10 a.m. So you have that peak time in the morning where energy is wasted. In the evening, in the northeastern part of India, you are needing electricity from 4 p.m. for lighting. In the rest of India, you're needing it at 6 p.m. So again, you see the circadian rhythm of people plus the energy needs are different. And perhaps the idea of making that part of India GMT plus 1, GMT plus 6.5 as opposed to us which are GMT plus 5.5 for the rest of India would be beneficial, and the study actually says it would result in an annual saving of approximately 2.7 billion units of electricity. This is a study which is there by the CSIR National Physics Lab. So I think there's a critical need to implement it urgently in terms of both health and energy conservation. Now let's look at the bill from the perspective of industry, because we are encouraging industry to actively produce renewable energy and to promote renewable energy. So but what are we doing to make things easier for industry? Number one, the biggest challenge is policy consistency. The regulatory framework for renewables, the procedures are different from state to state. So the definition of the RPO, the renewable purchase obligation, differs from state to state. So this, for a company which is operating pan-India, it's creating a huge risk of investment because your different standards are there for every state. Now the policies are available for 5 years. Again, you have an investment risk. You don't know what's going to happen in 5 years' time. You look at biomass. Biomass doesn't even have a comprehensive framework. The state electricity regulatory commissions, they have delayed payments. Now the developers then have to get into a debt trap because they're not getting their payments cleared in time from the SERCs. For captive solar producers, a consistent metering policy is a must. There is no consistent metering policy for captive solar producers. When we come to GST, the government previously had 5% GST on renewable energy equipment. Now they have increased it to 12%. If you look at the last 18 months, the price of PV modules, photovoltaic modules, which are used in solar panels, have increased 40 to 50%. So when you're looking at domestic solar engineering, domestic solar procurement, construction, basically the solar EPC market, this has all been hit. This is something we need to look at seriously. Infrastructure. Now there is insufficient integration between the grid and between renewable projects. So the grid is producing the renewable energy. The State Electricity Regulatory Commission is not being able to use all the generated power. So we need the transmission infra to be ahead of the renewable generation infra. We are producing it, the transmission is not being able to pick it up. This is important, this integration. Then we go to overdependence on solar. We know
there's an allocation of about rupees 19,500 crores to facilitate domestic solar manufacturing. This is a great thing. Currently, 80% of dependence is on one country, China. 80%. So we need to include provisions in our policies to bring wind energy at par with solar energy, because most manufacturing for wind energy is domestic. We can also look at mini hydro. Of course, there's a lot of untapped potential in mini hydro. There are some environmental issues that need to be examined. And we also need to promote biomass as an alternative energy source. What's happening now with using only solar is RTC, which is round the clock. We are not getting round the clock in renewable power. This is something that can only be done with a hybrid mix of hydro, wind, and solar. And the next thing we come to is storage. Now, India, again, the same thing. The demand for the time of when the demand for the energy is and the time that energy is produced, there's a lag. So what do we need? We need storage. India would need about a dozen gigawatt scale factories with an average capacity of 10 gigawatt hour at least. So the government needs to support R&D and local battery manufacturing to scale up. This is something that is the need of the hour. Green hydrogen. We've talked of green hydrogen. Currently, 95% of energy produced, hydrogen produced is grey hydrogen, which is from natural gas. So there are technological challenges for transportation and for the usage. So a major R&D effort and investment is required in the green hydrogen space. It's not going to be easy to shift overnight from 95% grey hydrogen to green hydrogen. Now, it's a good bill. It's a step in the right direction. But this government's got an uncanny knack of ignoring what's important and concentrating on what makes headlines. For example, now we should be looking at GDP. We are being exhorted by the government to concentrate on our DPs. So the G is being forgotten from the GDP, only look at the GP. So let's not make the same mistake with energy conservation. There's plenty of good work done by various ministries. I myself have read 2 very comprehensive reports, not by your ministry but by others. I would really urge that those recommendations are encompassed into this amendment. So in conclusion, we've got to be really serious about energy conservation and about encouraging energy conservation, and it's not just enough to be a government of gas bags. We've got to do more than that. Thank you very much. सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी। अध्यक्ष महोदय, अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा जो दुनिया की चिंता उन्होंने व्यक्त की, चाहे वो क्लाइमेट चेंजेज की बात हो, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो या कार्बन इमिशन की बात हो, आज पूरी दुनिया की चिंता में भारत के उस पहल को जिस तरह से अपने बिल को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति की है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूँ। स्वाभाविक है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले जब दुनिया के देश के लोग मिलते थे तो हम बैकफुट पे रहते थे और आज वो डिफेंसिव मोड पे है, और जिस तरह से उन्होंने विस्तार से कहा है तो मुझे लगता है कि इस बिल का सर्वसम्मत से समर्थन करेंगे लोग। आखिर इस बिल को अमेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी? जो बिल हम लोगों ने 2002 में तैयार किया, इसका अमेंडमेंट इसके पहले 2010 में हुआ, और 2010 में पहली बार जिस तरह से हुआ कि हम एनर्जी के कंजम्पशन को, उसके नाम्स को, इंडस्ट्रीज को एक करेंगे, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में बढ़ते हुए उस कार्बन इमिशन या उत्सर्जन की बात जो हुई, क्लाइमेट चेंजेज की बात हुई, जिस पेरिस समझौते का उल्लेख किया, ग्लासगो के समझौते का, ग्लासगो की कॉन्फ्रेंस का, COP26 का उल्लेख किया, तो स्वाभाविक है कि उस चिंता के कारण आज भारत की लोकसभा में इस एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को माननीय मंत्री जी लेकर के आए हैं, और आज उसमें हमारी दुनिया से, दूसरे देशों से अच्छी पहल है। और इस अमेंडमेंट के माध्यम से न केवल हम आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ग्लासगो में 5 मेजर स्टेप, जिसको पंचामृत भी कहते हैं, उस पंचामृत को जो उन्होंने कहा है, तो केवल ग्लासगो के सम्मेलन में उन्होंने भारत की तरफ से एक वायदा नहीं किया, भारत की भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं किया या भारत के कमिटमेंट को नहीं दर्शाया,
बल्कि उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आज भारत की सदन में एक अमेंडमेंट बिल लेकर के आए हैं। मैं इसलिए बधाई देता हूं अपनी ऊर्जा मंत्री जी को और अपनी सरकार को। और जिस तरह से ऐसा नहीं है कि आज इस क्लाइमेट चेंजेज के पीछे जो कार्बन इमर्सन है, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूएसए में हुआ या दुनिया के मुल्क में, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन स्वाभाविक है कि आज अगर दुनिया में परसेंटेज देखा जाए कार्बन इमर्सन में, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। अगर उसके लिए जिम्मेदार है तो आज भी यूएसए है, क्योंकि यूएसए का आज भी योगदान 25% है। यूरोपियन यूनियन के जो 19 कंट्रीज हैं उनका करीब 22% है। चाइना का आज भी 13% है और भारत का केवल 3% है। इसके बावजूद भी पूरी दुनिया के इस क्लाइमेट चेंजेस के, ग्लोबल वार्मिंग की 1.5% से ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर न बढ़ने पाए, इसकी प्रतिबद्धता जो पहले दुनिया के नेताओं को होती थी, आज वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। तो स्वाभाविक है ये विश्व के कल्याण के लिए करना। और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये यूएसए की रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि 1850 से लेकर 2019 तक भारत में कार्बन इमर्सन 4% से ऊपर कभी नहीं हुआ। और वहीं यूरोपियन यूनियन का देखिए, यूएसए का देखिए, जैसा मैंने कहा 25%, 22%, 13%। और राज्यसभा में भी जवाब देते हुए माननीय मंत्री जी ने 29 जुलाई को कहा था कि हमारा ये है। तो आज हमसे ज्यादा जिम्मेदारी तो अमेरिका की होनी चाहिए थी, आज हमसे ज्यादा जिम्मेदारी तो यूरोपियन यूनियन की होनी चाहिए थी, चाइना की होनी चाहिए थी। लेकिन याद करिए 4 नवंबर को पेरिस के समझौते से तत्कालीन राष्ट्रपति यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप जी अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? क्योंकि उनको लगा कि दुनिया के इस कार्बन इमिशन के या इस क्लाइमेट चेंजेस के लिए शायद उन देशों पे खर्चा हमारा देश क्यों वहन करे। उन्हें दुनिया की मानवता की चिंता नहीं थी, उन्हें चिंता थी कि शायद अमेरिका के एक्सचेकर पे इसका बोझ पड़ेगा। दुनिया में उस समय वो उस समझौते से उन्होंने अपने को 4 नवंबर 2019 का दिन है जिस पे दुनिया को अलग किया। दुनिया में क्या संदेश गया कि क्लाइमेट चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग या कार्बन इमर्सन को लेकर के दुनिया के उस सम्मेलन में अमेरिका अलग हो गया, दुनिया के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा होगा। उस समय उस समझौते की पहल, उस समझौते के साथ स्टैंड जब एक तरफ अमेरिका अलग हो रहा था, तो उस 4 नवंबर 2019 को ग्लासगो में भारत के प्रधानमंत्री ने स्टैंड लिया कि इस अभियान को हम बढ़ाएंगे, दुनिया से कार्बन उत्सर्जन को हम जीरो करेंगे। हमने 2070 तक अपना रखा भी टारगेट, 2030 तक भी रखा माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा। और आज डोनाल्ड ट्रंप अलग हो गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अलग होने के बाद जो अभियान, जो स्टैंड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था और जिसके साथ पूरी दुनिया की चिंता थी और दुनिया के लोग जुड़े थे, आज फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी ग्लासगो की कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं। ये भारत की जीत है और भारत का एक दुनिया को संदेश है। तो इस तरीके से आज जिस तरीके से आज मोदी जी चिंता कर रहे हैं और जिस तरीके से मैंने कहा कि COP26 में उन्होंने कहा कि हम पंचामृत या 5 स्टेप्स जो हम लेंगे, उस 5 स्टेप्स के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण जो कहा वो COP26 में, उसमें सबसे पहले कहा कि हम क्लाइमेट चेंजेज को कम्बैट करने के लिए, क्लाइमेट चेंजेज को ठीक करने के लिए, समन्वय करने के लिए, क्लाइमेट चेंजेज कब ठीक होगा? जो आज क्लाइमेट में चेंजेज आ रहा है, जब कार्बन का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, दुनिया में उस कार्बन के उत्सर्जन से उसका असर क्लाइमेट पे पड़ता है, ये इंटरलिंक्ड है और उस नाते क्लाइमेट चेंजेज हो रहे हैं। चाहे बारिश के समय बारिश नहीं, कहीं सूखा, कहीं गर्मी के समय बारिश, इस तरीके से हो रहा है। तो उसमें 5 चीजें उन्होंने तय किया। मुझे लगता है कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भी हैं, और लेकिन इसके आगे भी हमारा कमिटमेंट है कि जहां तक उन्होंने बार बार कहा, भारत की ये प्रतिबद्धता है कि आने वाले दिनों में हमने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन से या थर्मल या कोल की एनर्जी से हमने रिन्यूएबल एनर्जी को स्विच ओवर किया। जहां पहले 175 गीगावाट भारत का लक्ष्य था बिजली प्राप्त करने का कि हम 175 गीगावाट बिजली बनाएंगे, आज वहीं हमारी सरकार ने नॉन फॉसिल जैसा मंत्री जी ने व्याख्या किया है कि चाहे सोलर हो, चाहे विंड हो या
हाइड्रो हो या इससे रिन्यूएबल एनर्जी से, हम रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट को हम हासिल करेंगे और उत्पादन करेंगे। ये भारत का संकल्प है और ये हम संकल्प करके आए हैं। प्रधानमंत्री ने उस दिशा में हमने आज जो लक्ष्य रखा था उसमें हमने हासिल भी किया है। 175 गीगावाट का लक्ष्य आपने 2022 तक का रखा था रिन्यूएबल एनर्जी में। मैं बधाई देता हूं कि 114 गीगावाट की प्राप्ति हमारी सरकार ने कर लिया रिन्यूएबल एनर्जी से, जो अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रतिबद्धता आज हमारी सरकार या प्रधानमंत्री अपने उस COP26 में करके आए थे, उस दिशा में कि हम 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी, मतलब जो ग्रीन एनर्जी होगी, क्लीन एनर्जी होगी या जिस तरीके से एक फ्री होगी, उस रिन्यूएबल एनर्जी में हम 500 गीगावाट करेंगे। और आने वाले दिनों में जो 2030 तक का ये संकल्प है, नहीं उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हम आपको अभी तो आप सुनिए ना, प्रारंभ हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी में 2030 तक हम 50% अपने देश की एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी पे लेकर के जाएंगे। और 2030 तक का ये हमारा संकल्प है कि 1 बिलियन टन हम कार्बन इमिशन को कम करेंगे और 2070 तक ये संकल्प है कि जीरो कार्बन इमिशन इस भारत होगा, जो दुनिया के लिए अपने आप में एक संदेश होगा। कार्बन की इंटेंसिटी, सौगत दादा तो आते हैं ब्रीफिंग में, आज आए नहीं। कार्बन इंटेंसिटी की मैंने वैल्यू भी आज सुबह पूछा कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज उस कार्बन इंटेंसिटी की या कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने के लिए भी हमने संकल्प लिया है कि 45% हम उसको कम करेंगे। जिससे तो ये हमने इस तरह से एक 5 जो मेजर स्टेप्स हैं, वो 5 मेजर स्टेप्स हमने किए। क्योंकि ये दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने दुनिया को कहा, आप देखिए जब हमारी सरकार आई तो हमने 1 नेशन 1 ग्रिड की बात कही और आज दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मैम, पूरी दुनिया की बिजली की चिंता, एनर्जी की चिंता, नॉन फॉसिल एनर्जी की चिंता या क्लीन एनर्जी की चिंता, या हम आज 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड अगर नारा दिया है, जिसको साकार करने का काम कर रहे हैं, वो भी हमारी सरकार कर रही, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर। हम सिंगापुर तक लाइन बनाने जा रहे हैं दादा, सिंगापुर तक लाइन बनाने जा रहे हैं। हम केवल 1 सन की, पूरे दुनिया में एक सूर्य है, दुनिया मतलब एक विश्व, पूरा एक देश है, एक परिवार है और एक ग्रिड है। आप सोचिए, इसी हाउस में दादा भी थे, हम भी थे। ग्रिड फेल हो जाते थे इसी आगरा के पास, पूरा कई राज्य अंधकार में डूब जाता था। भारत में 1 ग्रिड नहीं था। अभी मंत्री जी अपने उत्तर में खुद ही, माननीय मंत्री जी, इसका उल्लेख करेंगे। तो इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम ग्रीन बिल्डिंग करेंगे, कार्बन मार्केट की बात कही, उन्होंने फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करने की बात कही। आज भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी सबसे पहल किया और आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि आज जिस प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने एक पहल किया कि पूरी दुनिया का एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो। आज हमारे साथ दुनिया के 107 देश उसके सिग्नेटरीज हैं और 107 लोग उस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हैं। तो इस तरीके से आज हम कर रहे हैं। सरकार के निर्णय इस दिशा में करने के लिए कि हम इन संकल्पों को पूरा कैसे करेंगे, इसके हमने लिए कदम उठाए। आज 2022-23 में के बजट में, क्योंकि हम अभी भी सोलर में ज्यादातर चीजें बाहर से मंगा रहे हैं, इस बार हमने 22-23 के बजट में अधिष्ठाता महोदया 19,500 करोड़ का प्राविधान इसलिए किया है कि जो हमारे डोमेस्टिक सोलर की रिक्वायरमेंट्स है, उसके उत्पादन के लिए, उसके, क्योंकि आज भी हम चाहे फोटोवोल्टिक हो, चाहे और चीजें हो, सारी चीजें हम बाहर से मंगा रहे हैं। तो इसलिए उस चीज के लिए हमने प्राविधान किया है कि हम खुद डोमेस्टिक इसका उत्पादन करेंगे और इसके लिए हमने प्राविधान भी किया है 19,500 करोड़ का। आज ये जो हम इस संविधान को, या एक हम कहते हैं 1 नेशन 1 ग्रिड की बात, और आज 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रीन की बात करते हैं, उसमें आज ग्रीन एनर्जी पाने के लिए, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, इस बिल को हम क्यों अमेंड कर रहे हैं? इस बिल के अमेंड करने के लिए पीछे हमारी ये है कि आज
कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट में भी, क्योंकि वहाँ भी कार्बन इमर्शन होता है, तो क्लीन ट्रांसपोर्ट हो, या स्टेबल जो बर्निंग की बात है, या ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करने की बात है, जिससे कि हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें और उससे फिर हम कैपिटल तैयार कर सकें। इसी तरीके से ये गवर्नमेंट के निर्णय है और गवर्नमेंट ने उपाय शुरू कर दिए कि हम इस देश में 50 सोलर पार्क की स्थापना करेंगे और उस 50 सोलर पार्क से रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी बढ़ेगी वो 40 मेगाहज़ार वाट बढ़ेगी एक साथ, जो हमने तय किया है कि किस तरीके से हम 500 गीगावाट को हम प्राप्त करेंगे। उस दिशा में 50 सोलर पार्क हमने स्थापित करने का फैसला किया। और आज हम कहना चाहते हैं, जैसा मैंने उल्लेख किया था, कि आज उस तेजी से जिस तरीके से 114 गीगावाट को हमने इंस्टॉल कर लिया, आज उस दिशा में चाहे रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम हो, उसमें भी हमने 4000 मेगावाट का टारगेट रखा है कि 4000 मेगावाट का लक्ष्य पूरा करेंगे। और एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, पूरी दुनिया के लिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उस गोल में जो 11 में है, इस रिन्यूएबल एनर्जी से हम 9 इश्यूज को हम एड्रेस करने जा रहे हैं। तो इससे साफ है कि आज भारत जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में क्रांति कर रहा है, उस नाते आज इस बिल को जिस तरीके से हम अमेंड कर रहे हैं, उसके पीछे यही मंशा है। ग्रीन बिल्डिंग का जो तात्पर्य है, जैसा हमने कहा कि इन्वायरमेंट पे माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो और उसकी जो रूफ टॉप पे होगा या उस पर सोलर एनर्जी से या इन चीज़ों से होगा। तो इसलिए कहना चाहते हैं कि आज जो हमने तय किया कि इस बिल से हम एक स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड भी बनाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब तक हम एक प्रमोशन करना चाहते हैं या रिन्यूएबल एनर्जी को हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं विद इन द स्टेट ऑल्सो, तो वो हम एक स्टेट एनर्जी के कंजर्वेशन फंड का भी निर्माण करेंगे। और ये जो बिल आ रहा है अमेंडमेंट, ये जो स्कोप ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन है, चाहे वो बिल्डिंग कोड हो, चाहे अमेंडमेंट ऑफ पेनल्टी प्रोविजंस हो, चाहे एम्पावर ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस हो, या चाहे और रेगुलेशंस बनाने की बात हो, ये सारी चीज़ों को पूरा करेगा। और इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से इस अमेंडमेंट में खास तौर से ग्रीन बिल्डिंग की बात कही गई, कि ग्रीन बिल्डिंग का मतलब नहीं कि केवल रिड्यूस करेगा या एलिमिनेट करेगा जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होगा इन्वायरमेंट पे। वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स को तो इन्वायरमेंट पे या जो हमारा कार्बन इमर्शन को उसको तो रिड्यूस करेगा ही, लेकिन उससे लेस वाटर, एनर्जी या नेचुरल रिसोर्सेज, तो इस तरह से निश्चित तौर से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट एट द बिल्डिंग और सिटी स्केल्स बाय जनरेटिंग देयर ओन एनर्जी और इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी। तो ये इसका मुख्य तात्पर्य है और इसीलिए आज इस दिशा में हम ये काम कर रहे हैं और ये मैंडेटरी होगा। इस बिल में हमने इसको मैंडेटरी किया है कि जो बिल्डिंग्स होगी मिनिमम 100 किलोवाट की लोड की, वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से पूरा करेंगे। तो स्वाभाविक है कि किस तरह के कदम, शायद ये दूसरे देशों के लिए भी एक रोल मॉडल होगा और निश्चित तौर से उस दिशा में ये आगे बढ़ने का काम होगा। आज क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पे कितना खर्चा हो रहा है? इंडिया इज द 3rd बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल। जैसा अभी कहा माननीय मंत्री जी ने कि अभी हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो इस हम इंपोर्ट को पब्लिक एक्सचेकर पे कम करना चाहते हैं। 2021 में $62.2 बिलियन हमने खर्च किया, 21-22 में $119.2 बिलियन। आज दुनिया में सबसे सस्ता अगर हम आज भी फ्यूल दे रहे हैं, आज पड़ोस में देख लीजिए, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, यूएस हो, यूरोप हो, तो आखिर ये सरकार इस बात की भी चिंता कर रही है कि केवल हम रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए नहीं पैदा कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जहां पैदा कर रहे हैं क्लाइमेट चेंजेज को कम्बैट करने के लिए, चाहे कार्बन इमिशन को ख़त्म करने के लिए, उसको जीरो करने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वहीं हम अपने पेट्रोलियम के एक्सचेकर को भी रिड्यूस करना चाहते हैं
और उसके लिए भी जिस तरीके से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ पीएससी के साथ बनाया है वो है। और इसी तरह से क्वांटिटी भी है, मैं उस क्वांटिटी में नहीं जाना चाहता हूं कि 19-20 में हमने 227 मिलियन टन क्रूड ऑयल लिया, 20-21 में 196.5 लिया, 21-22 में 212.2 मिलियन टन क्रूड ऑयल लिया। तो ये इंपोर्ट 82% है जो हमारी नीड है। और हमने टारगेट किया है, हमारी सरकार ने टारगेट किया है कि 2022 तक हम इसको घटा के 82 को 67% पे लेकर के आएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकल्प है और ये इसी से होगा जब हम इसको रिप्लेस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से या अपने इंडिजीनियस प्रोडक्शन से करेंगे। जहां तक कार्बन मार्केट की बात रही, आज कार्बन मार्केट की बात वही है कि जैसे कोई भी इंडस्ट्री अगर कार्बन प्रोड्यूस कर रही है, तो जब कार्बन प्रोड्यूस कर रही है कोई इंडस्ट्री, तो स्वाभाविक है कि वो कार्बन इंडस्ट्री अगर कार्बन को कम करेगी, अपने प्रोडक्शन में कार्बन को जितना रिड्यूस करेगी, उसको कार्बन क्रेडिट मिलेगी। और वही कार्बन क्रेडिट आपके मार्केट में बनेगा जो दुनिया के तमाम बड़े मुल्क हैं उनमें, और उनमें स्थिति है कि कार्बन उस मार्केट से हम लोगों को कम से कम रिड्यूस करने से आने वाले दिनों में 5 से 10 बिलियन डॉलर का फायदा मिलेगा। ये मैं वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट बता रहा हूं। तो स्वाभाविक है कि जो इस तरीके से हम कर रहे हैं कि आज उस कार्बन मार्केट से आने वाले वक्त में 5 to 10 बिलियन डॉलर्स का भारत को फायदा होगा। तो इसलिए हम इसको गेन करेंगे ओवर अ पीरियड। और इसी तरह से सरकार ने जो और उपाय लिया है, सूर्य मित्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लिया है। उनका एक मुख्य उद्देश्य है कि जो हम सूर्य मित्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसे ग्रीन जॉब कंट्री में क्रिएट हो, कैसे हम बूस्ट कर सके कि वो ग्रीन जॉब कंट्री में हो। इस तरह के कदम कि किस तरीके की हमारी चिंता है कि जो हमने 5 पंचामृत पे 2030 तक जो जो चीज़ें हमने सेट किया है उस संकल्प को पूरा करें। आने वाले दिनों में 2070 तक जिस तरीके से हम जीरो कार्बन इमिशन पे आए उसको हम पूरा करें। तो इसके लिए हमने जून 2022 तक 51,331 लोगों को ऐसे कैंडिडेट थे जिनको हमने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दे करके सूर्य मित्रा प्रोग्राम में उनको बेनिफिटेड किया है। और जो आज उसमें से 26,967 लोग 26,907 नंबर ऑफ कैंडिडेट गेन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। तो हम इसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं कि वी हैव गिवन ए ट्रेनिंग 51,331 number of candidates have benefited from the skill development training provided under Surya Mitra program, and out of which 26,960 number of candidates gained employment also. और ये हम किस लिए कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि हम जो 22 तक का हमारा टारगेट था कि हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उसको हम अपना अचीव कर सके। और जैसा मैंने कहा भी कि ये साधारण प्रयास नहीं है कि हम उसमें से 114.07 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हम उसको इंस्टॉल कर चुके हैं। ये 30/6/22 तक, मतलब हमने जुलाई तक इसको जून तक अचीव कर लिया। और इसी तरीके से जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी है, इसके अंदर जो रिसर्च और टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट का RTD प्रोग्राम है, उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, जो एक चिंता है कि हम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी, कैसे क्लीन एनर्जी करें, ये भी हमने प्रोग्राम तय किया है। और इसीलिए उस हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के लिए हमने एकेडमिक व्यवस्था भी की है, हमने उसके लिए रिसर्च की भी व्यवस्था की है। ये व्यवस्था आज देश में किया। आई विल हार्डली टेक बस 1-2 मिनट और। इसी तरह से रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के फेज 2 में जैसा हमने आपसे कहा कि जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट है, CFA है, वो रेजिडेंशियल सेक्टर में जितने हाउस होल्ड्स हैं या रूरल एरियाज में हैं, जो मैंने कहा कि 4,000 मेगावाट का एक टारगेट है, उसको लक्ष्य है, उसको पूरा करेंगे। और जैसा हमने कहा कि इसी तरीके से
तो आप सोचिए कि पेरिस एग्रीमेंट कब आया? 2015 में, और 2016 में इन्फोर्स हो गया। और जैसा मैंने उल्लेख किया कि 2019 में दुनिया के बड़े बड़े जिनको प्रगतिशील बहुत संपन्न देश कहते थे वो उससे अलग हो गए। लेकिन आज अब भारत को केवल अपनी चिंता नहीं है, भारत को केवल अपने साथ साथ दुनिया की चिंता है कि अगर आज दुनिया में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग, जिस तरह से क्लाइमेट चेंजेज या जिस तरीके से कार्बन इमर्शन की एक चिंता है जिसके कारण पूरी दुनिया में चाहे ग्लासगो में हो, COP26 में हो या पेरिस में हो, मैं कह सकता हूं कि अगर आज उसकी कोई अगुवाई कर रहा है तो वो अगुवाई भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उस अचीव को दुनिया में हम प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती सभासदों, माननीय सभापति महोदया जी, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखने हेतु अध्यक्ष पीठ द्वारा की जाने वाली घोषणा। माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक है, वे 20 मिनट के भीतर मामलों का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है। शेष को व्यापकगत माना जाएगा। ये कौन सा सर? आइटम नंबर 24, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, Madam, I beg to move the motion that the Energy Conservation Amendment Bill 2022 be taken into consideration. माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले एक दशक से दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। यह बदलाव आने का मुख्य कारण, एक प्रमुख कारण यह है कि दुनिया के सामने एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ गए हैं। हमारा पर्यावरण खतरे में आ गया है। क्लाइमेट चेंज सामने आ गया है। दुनिया के सभी देश इससे वाकिफ हैं और दुनिया के सभी देशों ने मिल करके ये निर्णय लिया कि हम लोग को कार्रवाई करनी होगी ताकि हम अपना ग्लोबल वार्मिंग कम करें, क्लाइमेट चेंज कम करें। क्लाइमेट चेंज का एक प्रमुख कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है जो एमिशंस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहे हैं। अब इसके फलस्वरूप एक मूवमेंट प्रारंभ हुआ रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, ऐसे एनर्जी की ओर जिससे कि एमिशंस नहीं होते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी है या क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी भी क्लीन एनर्जी, इसकी ओर एक मूवमेंट प्रारंभ हुआ। सभी देशों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ एक यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज है, UNFCCC है, उसके अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है जिसमें कि सभी देश ये प्रण करते हैं, निर्णय करते हैं, अंडरटेकिंग लेते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करने के लिए हम क्या क्या कदम उठाएंगे। तो सभी देशों ने इस प्रकार के अपने अंडरटेकिंग्स लिए, भारत ने भी लिया। COP21 में पेरिस में सभी देशों ने प्लेजेस किए, हम लोगों ने प्लेज किया, हम लोगों ने प्रॉमिस किया कि वर्ष 2030 तक हमारी जो बिजली उत्पादन क्षमता है उसका 40% हम क्लीन सोर्सेस से करें, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से, उसको नॉन फॉसिल कहते हैं, जिसमें कि एमिशन नहीं हो। तो एक रिन्यूएबल एनर्जी होता है,
सोलर है, विंड है, हाइड्रो है, बायोमास है, ये रिन्यूएबल एनर्जी। और एक होता है क्लीन सोर्सेज जैसे कि न्यूक्लियर पावर। तो हम लोगों ने कहा कि हमारा विद्युत उत्पादन क्षमता का 40% 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल से हो जाएगा। ये लक्ष्य मैडम हम लोगों ने करीब 9 साल पहले ही, लक्ष्य के 9 साल पहले ही प्राप्त कर लिया। 2021 नवंबर में हम लोगों ने अपने विद्युत उत्पादन क्षमता का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से कर लिया। बड़े इकोनॉमीज में, बड़ी अर्थव्यवस्था में और डेवलप्ड कंट्रीज में जो भी प्लेजेस किए थे, उसमें से जो प्लेज अचीव करने की गति है, उसमें हमारा बराबरी कोई नहीं करता है। पहले लोग हम लोगों से बात किया करते थे, जो आते थे हमारे कलीग्स विकसित देशों से, हमसे चर्चा किया करते थे एनर्जी ट्रांजिशन का, एमिशंस रिडक्शन का। आजकल जो जितने भी आते हैं हमारे कलीग्स दूसरे देशों से, वो डिफेंसिव पर रहते हैं प्रायः, क्योंकि जितना काम हमने किया है उतना ये अन्य देशों ने नहीं किया है। इसका 2 कारण है अध्यक्षा महोदय। एक तो है पर्यावरण, हम लोगों को पर्यावरण की चिंता है, लेकिन दूसरा एक और कारण, और वह कारण है हम लोग अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। यह भी एक प्रमुख कारण है, देश की आत्मनिर्भरता। हम लोग अपनी ऊर्जा रिक्वायरमेंट्स के लिए डिपेंडेंट है विदेश से इंपोर्ट करने पर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, कोकिंग कोल भी इंपोर्ट करते हैं, ये इंपोर्ट करते हैं। हमें स्वावलंबी बनना है, हमें अपने ये डिपेंडेंस को खत्म करना है। अब इसके लिए भी हमको एनर्जी ट्रांजिशन करना आवश्यक है, और इसके लिए भी फिर हम लोगों ने कहा कि हाँ साहब, हम लोग ग्लासगो में अपना लक्ष्य बढ़ाया, और साथ ही साथ हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन अमोनिया मिशन, ये सब भी हम लोगों ने लॉन्च किया। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त को ये मिशन लॉन्च किया। उसके अंदर ये छिपा हुआ है कि हमारा डिजायर है, हमारा मकसद है कि हम अपने एनर्जी डिपेंडेंस को विदेशों पर कम करें। तो हम रिप्लेस करेंगे। अभी क्या होता है कि अभी फर्टिलाइजर बनाने के लिए हम अमोनिया इंपोर्ट करते हैं, विदेश से करते हैं। अपने रिफाइनरी के लिए हम नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, उससे हम हाइड्रोजन निकालते हैं, उसको ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। आइए, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम खर्च करते हैं, तो उसके बदले में हम यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन बनावेंगे, यहां पर ग्रीन अमोनिया बनावेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी से जो हाइड्रोजन बनता है उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से जो ग्रीन हाइड्रोजन बनता है, उससे जो अमोनिया बनता है उसको ग्रीन अमोनिया कहते हैं। तो ये आत्मनिर्भरता की ओर हम लोग जा रहे हैं। स्टील बनाने के लिए हम कोकिंग कोल इंपोर्ट करते हैं, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन से, डायरेक्ट रिडक्शन टेक्निक से। इसी प्रकार के जो फॉसिल फ्यूल को धीरे धीरे हम रिप्लेस कर सकते हैं जहां कहीं भी। उसी प्रकार से मोबिलिटी की तरफ हम लोग, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने उसके लिए पॉलिसी लाया। अब उस पॉलिसी में बदलाव ला रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग होगा उसको भी हम लोग इनकरेज कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी से चार्ज करें। अभी जो हम लोग का डिमांड बढ़ रहा है अध्यक्षा महोदय, बिजली का, वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। करीब 20% हमारा डिमांड बढ़ गया एनर्जी टर्म्स में। और इसका ये तो खुशी की बात है। इसका एक कारण तो यह है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हमारी इकोनॉमी 8% के दर पर ग्रो कर रही है। जो लार्ज इकोनॉमीज हैं उससे जब सबसे अधिक रेट ऑफ ग्रोथ, फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ हमारी इकोनॉमी का है, तो उसके कारण हमारा एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है। दूसरा एनर्जी का डिमांड बढ़ने का कारण है कि हमने हर गांव को कनेक्ट कर दिया। हमने 2,86,00,000 घरों को कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद भी हम बोले हुए हैं कि अगर कोई घर कहीं पर छूटा हुआ है जो कि उस समय बना हुआ था, उसको भी आप कनेक्ट कर दिए। तो इतने जो हम कंज्यूमर जोड़े, तो इसके कारण भी बढ़ रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ये हो रहा है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी जो हमने ऐड किया, वो हमको इनेबल किया कि इसका जो डिमांड बढ़ा वो हम मीट कर सके। करीब 24.8% से लेकर के 29.8% जो भी बिजली हम लोगों ने खपत किया, वो आया हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से पिछले कुछ महीनों में। तो इसी सब दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट्स का प्रस्ताव किया। इस अमेंडमेंट में क्या क्या प्रावधान है अध्यक्ष महोदय? एक प्रावधान यह है कि हम उसमें प्रावधान कर रहे हैं कि जहां पर कि फॉसिल फ्यूल का ये हम
इस्तेमाल करते हैं, ये फॉसिल फ्यूल बेस्ड इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोक का इस्तेमाल करते हैं इंपोर्ट करके स्टील बनाने के लिए, या ग्रे अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं इंपोर्ट करके फर्टिलाइजर बनाने के लिए, उसको हम रिप्लेस करेंगे देश में बने हुए ग्रीन हाइड्रोजन से और देश में बने हुए ग्रीन अमोनिया से। तो उसका प्रावधान हम लोगों ने इसमें किया। जो अमेंडमेंट लाए हैं उसमें एक प्रावधान यही है कि जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो हमारे इनपुट्स हैं उसको हम धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे ग्रीन ये इनपुट से जो कि हमारे देश में बने हों। तो हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है ये कम होगा। एक उसका एक अमेंडमेंट में प्रावधान यह है। अमेंडमेंट में दूसरा प्रावधान है अध्यक्ष महोदय कि हम कार्बन मार्केट ला रहे हैं। कार्बन मार्केट का अर्थ हुआ कि जितने भी देश हैं, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो लोग कार्बन मार्केट लाते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि जितने मेजर इंडस्ट्रीज हैं या मेजर कंज्यूमर्स हैं उसको आप प्रिस्क्राइब कर दे सकते हैं कि साहब आपका जो ऊर्जा का कंजम्पशन है उसका इतना प्रतिशत आपको नॉन फॉसिल सोर्सेज से करना होगा, यानी कि ऐसे स्रोतों से करना होगा जो कि एमिशन नहीं करता है, रिन्यूएबल सोर्सेज से करना। ये प्रिस्क्राइब कर दिया, उसको करना है। अगर वो नहीं करता है तो उसको पेनल्टी लगेगा। तो एक तो ये हुआ। लेकिन ऐसे भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे भी कुछ कंज्यूमर्स हैं जो कि जितना उनको करना है रिन्यूएबल एनर्जी का कंजम्पशन या जितना नॉन फॉसिल को नॉन फॉसिल से उनको रिप्लेस करना है उससे ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इसमें विश्वास करते हैं कि हाँ साहब सो ये हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग कम करना है, एमिशंस कम करना है, तो ज्यादा कर लेते हैं। उसके लिए इंसेंटिव चाहिए, वो कार्बन मार्केट। ये हम ऑलरेडी इसी प्रकार से कोई ऑब्लिगेटेड एंट्री, इसको ऑब्लिगेटेड एंट्री कहते हैं। कोई ऐसा इंडस्ट्री है जिस पर कि ये बंधेज नहीं लगा है कि आपको मिनिमम इतना रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन करना होगा या अपने जो फॉसिल फ्यूल का जो इनपुट है उसको रिप्लेस करना होगा नॉन फॉसिल फ्यूल से। लेकिन वो स्वतः कहता है कि नहीं साहब सो हम ग्रीन बनना चाहते हैं। कोई बड़ा इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, वो अनाउंस कर देगा कि नहीं साहब सो हम रिस्पॉन्सिबल कंपनी है। ऐसे दुनिया में अब ये मूवमेंट चल चुका, हम रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, हम 2025 तक 2030 तक टोटली ग्रीन हो जाएंगे। तो क्या करेगा? एक तो ग्रीन एनर्जी खरीदेगा, उसका जो शॉर्टफॉल होगा उसके लिए वो कार्बन क्रेडिट खरीदेगा। तो ये कार्बन मार्केट है। उसका अर्थ यह हुआ कि उससे जो कि ज्यादा कर लेता है सेविंग, वो उसको कार्बन क्रेडिट मिलता है। जो कि सेविंग नहीं कर पाता है, पेनल्टी देना पड़ता है, वो कार्बन क्रेडिट खरीद करके फिर अपने पेनल्टी को अवॉइड करता है। या जो कि स्वतः ग्रीन होना चाहता है वो कार्बन क्रेडिट खरीदता है। तो कार्बन मैकेनिज्म, जो कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म है, कार्बन मार्केट, वह एक तरीका है इसमें और निवेश लाने के लिए। तो उसका हम प्रावधान कर रहे हैं। ये जो बिल में अमेंडमेंट्स लाए हैं अध्यक्ष महोदय, ये एक मॉडर्न इंडिया, ये मॉडर्न पावर सिस्टम्स का एक निर्माण का ये प्रावधान इसमें कर रहे हैं। एक और इसमें प्रावधान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अब वो कर रहे हैं कि एक तो हुए मकान, जैसे मिडिल क्लास का मकान है, 900 स्क्वायर फीट होगा, 1200 स्क्वायर फीट का मिडिल क्लास में। एक बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट्स बन रहे हैं 30,000 स्क्वायर फीट, 50,000 स्क्वायर फीट के। तो आजकल कॉन्सेप्ट निकला है ग्रीन बिल्डिंग्स का। उस ग्रीन बिल्डिंग्स को भी हम लोग अब ये मॉडिफाई कर रहे हैं सस्टेनेबल। ग्रीन तो हुआ कि हाँ साहब सो हमने अपना कंजम्पशन इस प्रकार से किया कि हमारा जो ये है कंजम्पशन है उसमें हमने कम कंजम्पशन है। सस्टेनेबल में हम उसमें रिन्यूएबल एनर्जी भी जोड़ते हैं। तो ग्रीन सस्टेनेबल बिल्डिंग्स का हम इसमें प्रावधान कर रहे हैं। आइए बड़े बिल्डिंग्स के लिए कर रहे हैं 35,000, 40,000 स्क्वायर फीट, यानी कि जिसका कि कंजम्पशन 120 किलो वोल्ट से ज्यादा है, यानी 100 किलोवाट से ज्यादा है, बहुत बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, उनको भी हम कह रहे हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड्स फिक्स करेंगे आपको ग्रीन होने का। ये स्टैंडर्ड्स को मॉडिफाई कर सकती है राज्य सरकारें। राज्य सरकारों को हम लोगों ने छूट दिया है कि वो मॉडिफाई कर सकती है। अब स्टैंडर्ड्स का इंप्लीमेंटेशन होगा बिल्डिंग बायलॉज में डाल करके। इसके तो ये मुख्य इसमें प्रावधान है अध्यक्ष महोदय। एक कुछ और हम इसमें ये कर रहे हैं ईज ऑफ लिविंग के लिए, या हम जनता की लाइफ को आसान बनाने के लिए हम लोग एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। जैसे कि कार के एफिशिएंसी स्टैंडर्ड तय करते हैं कि हाँ साहब सो माइलेज इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से रेफ्रिजरेटर्स का हम स्टैंडर्ड्स तय करते हैं कि 5 स्टार होगा, जो 1 स्टार होगा हम लोग का जो स्टार रेटिंग है वो हम लोग का योजना है। तो उसमें सबसे एफिशिएंट को हम 5 स्टार देते हैं, सबसे कम एफिशिएंट को 1 स्टार देते हैं। 1 स्टार को हम 2 साल के बाद इलीगल कर देते हैं। जो 2 स्टार है वो
1 स्टार बन जाता है। तो उसमें यह था कि जो वायलेट करता है उसको कंज्यूमर को भी पेनल्टी का प्रावधान था, उसको हम हटा रहे हैं। हम सिर्फ पेनल्टी का प्रावधान सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स पर रख रहे हैं ताकि कंज्यूमर्स इसमें परेशान नहीं। तो जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं अध्यक्ष महोदय यही है। और जैसे कि हमने कहा ये हम लोग का के ऊर्जा हम लोगों के ऊर्जा क्षेत्र में काफी बदलाव आया है अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने अपने देश को पहले पावर डेफिसिट था, पावर सरप्लस कर दिया। हमारी स्थापित क्षमता आज 4,03,000 मेगावाट है, जबकि हमारा मैक्सिमम डिमांड पीक डिमांड 2,15,000 मेगावाट था। ये बदलाव आया है अध्यक्ष महोदय। आज जो पावर शॉर्टेज होता है वो होता है 0.1% से 0.4%, और वो भी होता है इसलिए ताकि कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोई गड़बड़ी इसीलिए होता है, नहीं तो पावर की उपलब्धता से नहीं होता। हम लोगों ने पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया। 1,12,000 मेगावाट देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हम लोगों ने हर गांव हर घर में कनेक्शन दे दिया। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन कर दिया। इस प्रकार 2,02,000 करोड़ हम लोगों ने पिछले 4-5 वर्षों में खर्च करके 2,900 नए सब स्टेशन बनाए, 3,900 सब स्टेशन को अपग्रेड किया, 7.5 लाख सर्किट किलोमीटर एलटी लाइन बिछाया, 2.5 लाख सर्किट किलोमीटर एचटी लाइन बिछाया। अब गांव में 12 घंटे बिजली रहती थी, आज 22 साढ़े 22 घंटे रहती है। आज जहां कहीं भी अगर वो है तो वो लोकल इसके कारण। साथ ही अब इसके साथ ही साथ हम लोग इसको आधुनिक भी बना रहे हैं। ये जो अमेंडमेंट है अध्यक्ष महोदय ये इसे आधुनिक बनाने की ओर है। बहुत धन्यवाद। अच्छा नहीं होता है अध्यक्ष, शब्द ही सब पूर्ण है तो अध्यक्ष महोदय बोला जाता है। चलिए हमारे माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी। शून्यकाल। श्री नंबर 1 श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी। श्री बसंत कुमार पंडा जी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस सत्र में शून्यकाल के दौरान बोलने का मौका मिला। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिला नुआपड़ा में 38 पोस्ट ऑफिस शुरू करने की घोषणा की है। मेरा संसदीय क्षेत्र कालाहांडी है, जिसमें 2 जिले नुआपड़ा और कालाहांडी आता है, और दोनों जिले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुसार आकांक्षी जिले हैं। माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला नुआपड़ा में 143 पोस्ट ऑफिस पुराना और नया बन चुका है और सब पोस्ट ऑफिस 3 दशक से कार्यरत हैं, लेकिन नुआपड़ा जिला पोस्टल मुख्यालय में अभी तक नया मुख्यालय स्थापित नहीं हुआ है। उक्त सभी पोस्ट ऑफिस पिछले 3 दशक से जिला कालाहांडी पोस्टल मुख्यालय से संचालित किए जा रहे हैं। इसलिए पोस्टल सेवाओं की सुगमता के लिए नुआपड़ा जिला पोस्टल मुख्यालय जिला के मुख्यालय में पोस्टल मुख्यालय खोलने के साथ एक पोस्टल अधीक्षक को भी नियुक्त किया जाए, ताकि लोगों को इन सेवाओं का लाभ मिल सके। और उसके साथ साथ ये पोस्टल मुख्यालय खुलने के बाद पासपोर्ट ऑफिस भी खोलने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। भारत सरकार के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सुविधा देने पर विचार कर रही है, इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि उपरोक्त निवेदन को स्वीकार करते हुए जिले वासियों को अच्छी पोस्टल सेवा प्रदान करने के लिए, कोर बैंकिंग सिस्टम का सेवा प्रदान करने के लिए, पासपोर्ट सेवा प्रदान करने के लिए जिला नुआपड़ा में मुख्यालय में जल्द से जल्द जिला पोस्टल मुख्यालय खोलने के साथ एक पोस्टल अधीक्षक का नियुक्त किया जाए। धन्यवाद महोदय।
श्री रामकृपाल यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान सूखा के भीषण संकट से जूझ रहे बिहार के किसानों के तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। जलवायु परिवर्तन के असर का बुरा परिणाम आज पूरे बिहार भुगत रहा है। इस वर्ष 1 जून से 29 जुलाई तक बिहार में अपेक्षित 485.4 मिलीमीटर वर्षपात की तुलना में मात्र 287.2 मिलीमीटर वर्षपात हुई है, जो कि लक्ष्य से 41% कम है। वर्षपात में कमी से बिहार के 91% किसान सूखे से बुरी तरह से प्रभावित हैं। बिहार में धान की खेती के लिए 35 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है, परंतु अभी तक मात्र 17.9 लाख में ही धान की रोपनी हो पाई है, जो लक्ष्य का मात्र 48.8% ही है। वर्षपात में कमी के कारण भूगर्भ जल का लेयर काफी कम हो गया है, जिसके कारण बिजली रहते हुए भी पानी का लेयर भाग जाने के कारण मोटर पंप से भी भूगर्भ जल का शोधन नहीं हो पा रहा है। हालांकि बिहार सरकार ने डीजल अनुदान की राशि निर्गत करने का फैसला लिया है किसानों के मदद के लिए। धान की फसल के बर्बाद होने की स्थिति, वैकल्पिक फसल की मुक्त बीज वितरण के लिए आकस्मिक फसल योजना के तहत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। कम बरसात के कारण पेयजल के भी घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ धान की खेती का भी बड़े पैमाने पर नुकसान की स्थिति में मवेशियों के समक्ष चारा संकट की भी एक समस्या पैदा होने वाली है। मध्य प्रदेश के बाणसागर और उत्तर प्रदेश के रिहंद जलाशय के जलग्रहण क्षेत्रों में भी कम बारिश के कारण धान का कटोरा कहे जाने वाला मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा सहित पूरे शाहाबाद के पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, नालंदा, कैमूर, अरवल सहित कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां नहरों में सिंचाई की पर्याप्त पानी नहीं है। अन्य छोटी छोटी बरसाती नदियों में भी पानी नहीं है। आहार पाइन सब सूखे हुए हैं। स्थिति बहुत ही भयावह है महोदय। केंद्र सरकार को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिहार में अविलंब एक उच्च स्तरीय टीम भेजकर सूखा की स्थिति का आकलन कराया जाए तथा बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने की दिशा में तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाए। महोदय, बहुत स्थिति खराब है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं धन्यवाद। और आपके माध्यम से सरकार को पुनः अनुरोध करता हूं कि सर इसको कार्रवाई करने के लिए वहां लोगों को बचवाइए सर, बहुत हालत खराब है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कुंवर दानिश अली जी। पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी जी। Thank you, sir. During the COVID-19 pandemic, in the absence of treatment of protocol, collaboration effort from multiple medicinal system existing in India, including both modern medicine and Ayush system, have gave successful results. The event highlighted in the need for further innovation and research in the fields of Ayush and development accessibility to grow audience and build a scientific image in the society. It also helped push a perspective for being prepared for further disaster and need to build our immunity through daily homegrown practices.
The state of Andhra Pradesh currently has 7 colleges in the field of Ayurveda with 400 plus students and can benefit further a National Institute of Ayurveda. Through a high-level education in the field, was a state can contribute in the build 21st century outlook of Ayurveda and bridge a gap between Ayurveda and a young audience. Education will be a credible medium to connect young students to their root and communications same. Moreover, proximity to the growth IT hub and the DRDO research facility will be fruitful for medical collaboration. Therefore, we would request the government to sanction a National Institute of Ayurveda under the Central University in the state of Andhra Pradesh. Thank you, sir. Thank you. Sri Ramdas Tadas ji. रामदास सड़स जी। धन्यवाद सभापति जी। सदन के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह की अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा के महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि आशिया खंड का सबसे बड़ा केंद्रीय गोला बारूद भंडार पुलगांव में जो मेरे संसद क्षेत्र में है और उसके आजू बाजू में 15 गांव बड़े गांव है। गांव केंद्रीय गोला बारूद होने के कारण वहां की जमीन जैसे पंतप्रधान आवास योजना से मकान बांधने को गवर्नमेंट ने पैसा दिया, लेकिन नक्शा में वो गांव है क्या नहीं है अभी तक उसकी जांच हुई नहीं। इसलिए वहां पे ये मिलिट्री वाले जाके उसके मकान गिराते हैं, उसको बांधने नहीं देते। लोगों का कहना है कि एक बार हमारा सीमा जो सीमा है वो सीमा पूरा बांध दो, अगर हमारा आता होगा इसमें तो गवर्नमेंट ने लेना चाहिए, नहीं आता होगा तो हमारा वापस करना चाहिए। और अंत सदन के माध्यम से मैं केंद्रीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह की कि इसके परिसर में जो पूरा परिसर है वो परिसर में एक बार कलेक्टर वहाँ का मिलिट्री के लोग सबको जांच के लिए भेज देना चाहिए और एक बार ये गांव वाले को सुविधा मिलना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री TN प्रतापन जी, श्री चंद्रशेखर साहू जी। Thank you, sir. Sir, thank you for allowing me this to speak on this 0 hour. Sir, this is regarding direct flights from Bhubaneswar to Dehradun and Sirdi airport, sir. Sir, you know, Odisha shares a long-standing relationship with Uttarakhand, as many pilgrims of these two states frequently visit both the places. Many devotees, tourists from Uttarakhand visit places like Lord Jagannath Temple of Puri, Konark, Chilka near Bhubaneswar, Lingaraj Temple, and similarly many people of Odisha visit Char Dham Jatra, that is Yamunotri, Gangotri, Kedarnath and Badrinath, and also to other hill stations of Uttarakhand. Sir, Sirdi is also known as Sai Nagara in Maharashtra, is a place of importance and is also counted among the major places of pilgrimage. Annually, thousands of devotees from Odisha visit to Sai Nagar. Sir, there is no direct air connectivity from Bhubaneswar to Dehradun and Sirdi airports. Therefore, devotees have to travel by train, road, or if they travel by air, they have to go to first Delhi for Dehradun or Mumbai for Sirdi, which is costlier as well as time consuming for them. Sir, therefore, through you, I request the Honorable Minister for Civil Aviation to consider direct flights from Bhubaneswar to Dehradun and also to Sirdi, which will help the devotees and also tourists. Thank you, sir. Thank you very much. Sri Manikambi Tagore? No. Sri Ajay Nishad ji? धन्यवाद सभापति महोदय। हमारी एनडीए सरकार ने गैस उपभोक्ताओं को काफी सुविधा एवं लाभ दिया है और फर्जी कनेक्शन को खत्म किया गया। डीबीटीएल योजना से
उपभोक्ताओं को सब्सिडी का पैसा सीधे उपभोक्ता के खाते में जाना शुरू हो गया। उज्ज्वला योजना से देश के सभी गरीबों को मुफ्त कनेक्शन मिला। डिजिटल सुविधा से गैस की कालाबाजारी खत्म हुई और गैस ऑन डिमांड हो गया। देश में गैस उपभोक्ताओं की शिकायत में भारी कमी आई। मेरे संज्ञान में आया है कि तेल अधिकारियों द्वारा बेवजह गैस एजेंसी के मालिकों को तंगोतबाह किया जाता है और गैस एजेंसी के मालिकों को आरएमडीजी की धमकी देकर शोषण किया जाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि आरएमडीजी को समाप्त किया जाए ताकि बेवजह गैस एजेंसी के मालिकों को परेशानी ना हो। धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद। श्री हिबी ईडन जी, श्री जयंत सिन्हा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सदन मेरी इस बात से सहमत है कि मानव संसाधन देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे युवाओं में कौशल विकास और ज्ञान सृजन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व अथक प्रयास कर रहा है। हालांकि महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड अभी भी इस मोर्चे पर बहुत पीछे है। नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 राज्य के कुछ बेहद चिंताजनक आंकड़े पेश करता है। झारखंड नॉलेज वर्क्स की श्रेणी में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। इसके अलावा राज्य में कार्यरत लोगों की कुल आबादी में से उच्च डिग्री प्राप्त केवल 1.1% महिलाएं ही कार्यरत हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य अपने लोगों को अनुसंधान, इनोवेशन और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने में विफल है। झारखंड में जीडीपी का केवल 0.5 ही अनुसंधान एवं विकास पर व्यय हो रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में प्रति लाख जनसंख्या पर कौशल विकास प्रशिक्षण शून्य रहा है। एक तरफ जहां हम पूरे देश में 75,000 स्टार्टअप्स की उपलब्धि पर गौरवान्वित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड में 2021 में स्टार्टअप झारखंड कार्यक्रम के तहत केवल 7-8 नए स्टार्टअप पूंजीकृत हो पाए हैं। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि तत्काल कदम उठाएं और राज्य सरकार को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने के निर्देश जारी करें। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि देश के विकास में झारखंड की अहम भूमिका हो। सभापति महोदय, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि हजारीबाग को नॉलेज सिटी बनाने के लिए मैंने झारखंड सरकार को कई बार निवेदन दिए हैं और केंद्र सरकार से भी मैंने उनका सहयोग मांगा है। मैं आपके माध्यम से माननीय एजुकेशन मंत्री जी को भी निवेदन करूंगा कि उनका पूरा हमें सहयोग मिले, जिसमें कि हम हजारीबाग को भी नॉलेज सिटी बनाकर वहां के युवाओं को रोजगार का पूरा अवसर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री उन्मेष भैया साहब पाटिल जी। डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी। माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज मैं इस सदन के समक्ष में पुनः एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा जो सफाई कर्मचारियों से संबंधित है, उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से चुन करके आता हूँ और भदोही कालीन की नगरी में विश्व में मशहूर है। प्रदेश में मात्र एक भदोही ऐसा जिला है कि जहां 14 वर्ष बीत गए लेकिन आज तक एक भी सफाई कर्मी की नियुक्ति नहीं हुई है। वर्ष 2008 में राज्य सरकार ने सफाई कर्मी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। हमारे प्रधानमंत्री जी की सबसे महत्वपूर्ण योजना स्वच्छ भारत है और हमारे देश और जिले के स्वच्छ रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सफाई कर्मचारियों की है। यह मुद्दा मैंने 2021 में वर्ष बजट में सत्र में उठाया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व में बसपा सरकार में 2008 में 1272 राजस्व गांवों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के रूप में आवेदन जारी किया था, लेकिन पुनः प्रक्रिया धांधली अनियमितता के कारण पूरी नहीं हुई। वर्ष 2008 में सफाई कर्मचारी पद की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई। पहली बार में 1272 पद, दूसरी बार में 80,000 व तीसरी बार में 7 लाख आवेदक आए।
तब से लेकर आज तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। पूरे प्रदेश में हर जिले में सफाई कर्मी की नियुक्ति हुई है, लेकिन किसी कारणवश हमारे जिले में सफाई कर्मियों की नियुक्ति नहीं हो पाई, जिसके कारण पिछले कुछ महीने से जिला मुख्यालय पे सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में 14 वर्ष विलंब हुआ है, जिसके कारण लाखों आवेदकों के जीवन यापन नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे में तत्काल हस्तक्षेप करे और राज्य सरकार को आदेश दिया जाए कि इस भर्ती की प्रक्रिया को अगले 1 महीने में पूरा किया जाए, जिससे परिषदीय स्कूल पंचायत के अधीन आने वाली सरकारी भवन सार्वजनिक स्थान की साफ सफाई के लेकर के सामने आने वाली समस्या का समाधान होगा और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्धारित स्वच्छ भारत का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। श्री विजेंद्र सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक दरखास्त भेजी थी भारत सरकार को कि सन 2022 में करीब 11 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इकट्ठे 1 साल में रिटायर हो रहे हैं, जिससे जो संख्या है अधिकारियों की वो प्रदेश में कम होगी, जिस वजह से प्रशासनिक कार्यों में बाधा आएगी। और 3 अफसरों का केस भी भेजा गया था सेवा विस्तार के लिए, जिस पर केंद्र सरकार ने अपनी कोई संतुष्टि नहीं दी। मैं महोदय आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि आमतौर पर प्रदेश सरकारों का ये मत रहता है कि उनके पास अधिकारियों की कमी है, लेकिन सच बात यह है कि शायद ये ठीक नहीं है। मैं उदाहरण हरियाणा का ही लूंगा। जो एपेक्स स्केल है और उसके बाद का जो सुपर टाइम स्केल से ऊपर का स्केल है, उसमें करीब 2% और 8% जो टोटल कार्डर स्ट्रेंथ है उसके अनुसार अधिकारी होने चाहिए। हरियाणा में अकेले एपेक्स स्केल में 16 अधिकारी हैं। जो आज के दिन कार्डर स्ट्रेंथ है वो 170 के आसपास है, और सुपर टाइम स्केल से ऊपर की यदि बात करें तो कुल मिलाकर 30 से ज्यादा अधिकारी हैं। तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि चाहे केंद्र का हो या प्रदेश का हो, ये जो एक्सटेंशंस का जो सिलसिला है, सेवा विस्तार का जो सिलसिला है, इसको अगर खत्म ना भी कर सकें तो ये बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे रहना चाहिए, क्योंकि इससे जो आने वाले अधिकारी हैं वो हतोत्साहित होते हैं, क्योंकि उन्हें ये महसूस होता है कि शायद प्रदेश में या केंद्र में उनके काम की उतनी अहमियत नहीं जितनी उनसे सीनियर की है। और यही कारण है महोदय कि जो केंद्र सरकार ने पिछले साल जो एक आदेश पारित किया था कि जो सीडीआर है, सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व, उसकी जो ऑब्लिगेशन है स्टेट्स की, वो उसमें बहुत एक गिरावट आई है। और सरकार ये ने निर्णय किया था कि आने वाले समय में जब किसी भी प्रदेश से अधिकारियों को सेंट्रल डेपुटेशन पे यदि मांगा जाएगा तो उसमें स्टेट की कंसेंट या अधिकारी की कंसेंट हो ना हो, लेकिन केंद्र का जो मत है वो ओवरराइड करेगा। मैं थोड़ा सा आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा महोदय। सन 2011 में जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे के जो स्तर पे जो अधिकारी हैं, उसमें 2011 में 309 अधिकारी थे और 2022 में ये घट के 223 रह गए थे। जबकि डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के जो आईएएस अधिकारी जिनका स्केल उस लेवल का है, उनकी संख्या 2014 में 621 से बढ़कर 2021 में 1130 हो गई थी। उसके बावजूद ये ड्रॉप है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध रहेगा सरकार से कि एक तो ये एक्सटेंशन का जो सिलसिला है इसको ज्यादा प्रोत्साहित ना किया जाए, और दूसरा जो निर्णय सरकार ने पिछले साल लिया था उसके तहत ये जो शॉर्टफॉल है बहुत बहुत धन्यवाद में उसको पूरा किया जाए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। श्री रवनीत सिंह जी, श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी, श्री सुगना थिरुनवुकारासर, श्री प्रतापराव जाधव जी, सुगना श्री मिमी चक्रवर्ती जी।
There's an urgent need of railway flyover at level crossing near Shonarpur railway station of Shialda division of Eastern Railway on Kamrabad Road. I have taken up this issue earlier also. The area around that place has significant schools and hospitals, and it really gets difficult for students to reach school and patients in ambulance to reach hospital later, which deteriorates their health condition. So earlier I had urged the construction of flyover at Champahati railway station near Baruipur East and railway level crossing at Bidyadarpur, but no action had been taken, sir. Therefore, I urge upon the government to take immediate steps to initiate all the 3 projects of Eastern Railway in Jadavpur constituency. Thank you so much, sir. Thank you. Srimati Kalaben Mohan Delkar ji. महोदय, आज मैं मेरे प्रदेश दादरा एंड नगर हवेली की अत्यंत गंभीर विषय से आपको अवगत कराना चाहती हूँ। हमारे दोनों प्रदेश में लोग पिछले 6 वर्षों से कई मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। आज मैं प्रदेश की खस्ता हाल सड़कों के बारे में भारत सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, मेरे प्रदेश की अनगिनत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में बरसात अधिक होती है, यह जानकारी प्रशासन के पास होने के पश्चात भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मानसून से ठीक पहले सड़कों की अंधाधुंध तरीके से खुदाई की गई और डिवाइडर को हटा दिया गया, जिसकी अभी जरूरत नहीं थी, जिस वजह से आज सड़कों की स्थिति बद से बदतर हो गई। शहर एवं गांवों की सड़कों में बड़े बड़े गड्ढों ने जनता की परेशानी और बढ़ा दी। ऐसी परिस्थिति में हर रोज कई जानलेवा दुर्घटना हो रही है। स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी इस तरह के खतरों के बीच स्कूल जाने को मजबूर है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 वर्ष बीतने के पश्चात भी प्रदेश की एक भी सड़क ठीक तरीके से नहीं बन पाई। महोदय, प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों से इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय से पुनः आग्रह करती हूं कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को तथा विभाग को प्रदेश की सभी सड़कों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र बनाने का आदेश जारी करने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। धन्यवाद आदरणीय सभापति जी। मेरठ के 2 महत्वपूर्ण मार्गों रेलवे रोड तथा बागपत रोड को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग का निर्माण मेरठ महानगर में यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अत्यंत उपयोगी तथा आवश्यक है। उपरोक्त संपर्क मार्ग के निर्माण से मेरठ महानगर में जहां यातायात की स्थिति में सुधार होगा, वहीं इन सड़कों के निकटवर्ती क्षेत्र में निर्मित लगभग 40 बसावटों के नागरिकों, विशेषकर स्कूली बच्चों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी तथा उनके आवागमन में समय की अत्यधिक बचत होगी। इस संबंध में प्राधिकरण अभियंताओं द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर वेस्ट सब एरिया मेरठ कैंट से प्राप्त किए गए सर्वे मानचित्र के अनुसार इस स्थान पर सेना की अवशेष रिक्त भूमि उपलब्ध है, जिसकी न्यूनतम चौड़ाई 20 मीटर है। यदि रक्षा विभाग अपनी उक्त 20 मीटर चौड़ाई की भूमि में से 12 मीटर चौड़ी भूमि संदर्भित संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु उपलब्ध करा दे, तो मेरठ विकास प्राधिकरण रेलवे रोड को बागपत रोड से जोड़ने वाले इस मार्ग का निर्माण करा सकता है। इस संबंध में मैं पहले भी अनुरोध कर चुका हूं तथा मेरठ के जिलाधिकारी एवं आयुक्त महोदय द्वारा भी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखे जा चुके हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा भी अपेक्षित प्रपत्र पर प्रार्थना की जा चुकी है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरठ के रेलवे रोड तथा बागपत रोड को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग का निर्माण कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का धन्यवाद जी। धन्यवाद। आपने अवसर दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी। शुक्रिया सर। सर, मेरे क्षेत्र में पिछले कुछ समय से किसानों के ऊपर बहुत बड़ी तकलीफ मुसीबत आई हुई है सर। आप जानते हैं कि कुछ समय पिछले क्रॉप में जब वीट था तो मार्च के महीने में इतनी गर्मी आ गई कि उसका ग्रेन सुकड़ गया, उसकी आउटपुट कम हुई और जब उसको एक्सपोर्ट करके 2 पैसे मिलने थे तो सरकार ने बैन लगा दी। अब सर दूसरी क्रॉप आई है तो बरसात करके इतना बड़ा बाढ़ आ गई है सर कि उधर लगता है कि खेत नहीं, अब वहां पे नदियां बह रही हैं, उसका सारी फसल खराब हो गई। इससे पहले सर अब नरमा जो कॉटन क्रॉप है, लगातार 3 साल उसमें बीमारी लग रही है, कभी सुंडी, कभी सफेद मच्छर,
और इस करके किसानों को पली पलाई फसल को उनको अप्रूट करना पड़ रहा है। सर, इस बार हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने सारे किसानों को कहा कि आप मूंगी की फसल आप बीजिए और आपको 7,225 का आपको एमएसपी में सरकार खरीद करेगी। लेकिन इतनी दुख की बात है सर कि मूंगी की 4 लाख टन का जो उनका अब क्रॉप आई है, उसमें से 10% भी सरकार ने खरीद नहीं करी और 90% किसानों को एमएसपी के नीचे प्राइवेट प्लेयर्स को 5-6 हजार में बेचना पड़ा है। और सर, एक तरफ से बाढ़, एक तरफ से बीमारी, एक तरफ से एमएसपी नहीं, गरीबों के मकान बाढ़ में रोल गए हैं, मजदूरी सारी खत्म होगी और हमारे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से देख के किसानों से बिना बात किए, उनकी बात तक नहीं पड़ी। अब उनके घरों में मच्छर पैदा हो रहा है, बीमारी फैल रही है और यहाँ पे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल, वो जाके मदद हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करती हूँ कि केंद्र इस बारी किसानों की बांह फड़े और ये किसान जो देश का पेट पालने का सबसे बड़ा योगदान डालता है, आप पंजाब के किसानों को कोई कॉम्पनसेशन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अमोल कोल्हे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, स्वतंत्रता दिन के अवसर पर जो गौरवपूर्ण मुहिम का ऐलान किया है, हर घर तिरंगा, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। लेकिन देशभक्ति के जज्बे को जगाने वाले इस मुहिम को लेकर देश के लगभग 13 राज्यों के लाखों लोगों के दिलों में एक आशंका है, क्योंकि जिस घर पर वो तिरंगा फहराना चाहते हैं वो घर ऑथराइज ही नहीं है, क्योंकि ये सब घर डिफेंस के रेड जोन के दायरे में आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा चुनाव क्षेत्र शिरूर और बाजू के मावल संसदीय क्षेत्र में लगभग 5 लाख से ज्यादा देशवासी इस रेड जोन से आहत है। अध्यक्ष महोदय, स्टोरेज टेक्निकल एक्सप्लोजिव कमिटी स्टेक रेगुलेशन 1970, जिसे 2005 में अमेंड किया गया था, उसके अनुसार इस रेड जोन की सीमा 270 मीटर से 500 मीटर तक तय की गई है। लेकिन अंग्रेजों के जमाने का जो कानून है, दैट इज डिफेंस एक्ट 1903, जिसमें इस सेफ्टी डिस्टेंस को 500 से 2000 यार्ड बताया गया है। और अध्यक्ष महोदय, ये मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी कई जगहों पर, जैसे मेरा संसदीय क्षेत्र शिरूर हो या नजदीकी क्षेत्र मावल हो, जहां सेफ्टी डिस्टेंस नॉर्म अंग्रेजों के जमाने के कानून से सुनिश्चित किया गया है और जो 2000 यार्ड का है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि जैसे वन नेशन वन टैक्स की तरह वन नेशन वन रेड जोन सेफ्टी नॉर्म के बारे में ध्यान दिया जाए और स्टेक रेगुलेशंस 1970 अमेंडेड इन 2005 के अनुसार 500 मीटर की रेड जोन की सीमा सुनिश्चित की जाए और उसके बहुत धन्यवाद, देशवासियों को राहत दी जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री निष्कांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं झारखंड राज्य में हो रहे इस्लामीकरण की ओर देश का और आपका जो है ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं सांसद महोदय, सभापति महोदय। मेरा जो पूरा राज्य है, जिस इलाके से मैं आता हूं, संथालपन्ना, वहां के जो कुछ जिले हैं, पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, जहां से मैं सांसद हूं, जामताड़ा, ये पूरा का पूरा उसकी डेमोग्राफी बदल गई है। और बांग्लादेश से नजदीक होने के कारण मालदा, मुर्शिदाबाद, किशनगंज, कटिहार का जो इलाका है वो पूरा का पूरा बढ़ गया है और बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे को मैं बार बार उठाता रहा हूं। लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण आया है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए, तो 1 किलोमीटर के रेंज में जो है प्राथमिक विद्यालय बने, 3 किलोमीटर के रेंज में मध्य विद्यालय बने और 5 किलोमीटर रेंज में जो है वो हाई स्कूल बने। सभी स्कूल सर्व शिक्षा अभियान के सरकारी स्कूल हैं। अचानक देखने को आया कि कम से कम 1800 ऐसे स्कूल हैं पूरे झारखंड में जिन्होंने कि अपने नाम के पीछे उर्दू लगा लिया। तो उर्दू लगाने से भी मान लीजिए कि किसी ने उर्दू लगा लिया तो उसको पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी कमेटी बनाई झारखंड सरकार ने और जो उसकी रिपोर्ट आई है कि वहां अब रविवार के दिन उन स्कूलों में छुट्टी नहीं होती। सभापति महोदय, ये इतना सीरियस बात है कि पूरे देश में स्कूल में जो है छुट्टियां रविवार को हुआ करती हैं, लेकिन उस 1800 स्कूल में छुट्टी शुक्रवार को होती है। और ये मेरा नहीं, झारखंड सरकार का रिपोर्ट है। तो ये जो देश इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है और खासकर झारखंड ने जो उसको एक रास्ता दिखाया है, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से नम्र निवेदन है
कि एनआईए की जांच की जाए, जो स्कूल इस तरह का उर्दू लगाए हुए हैं और शुक्रवार की छुट्टी दे रहे हैं, उस स्कूल की फंडिंग रोकी जाए और पूरे देश भर में एक ऐसा मैसेज होना चाहिए कि ये देश एक कानून, एक विधान, एक निशान से चलता है और किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर यदि कृपा हो जाएगी तो अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बी मेहताब जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। I am raising a very important issue which is very close to our state, and that relates to Polavaram project. Odisha, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh in 1980 had agreed to construction of Polavaram project. The total reservoir area was 36 lakh cubic. But what has happened in between is the Andhra government had raised the height of the dam, and that's how it is inundating large part of Odisha. And in this present incessant rain has caused flood havoc in river Salari and river Saberi. So these are, Andhra government has been saying that we will construct embankments on both sides of this river, to which Odisha government has objected to. And a case is pending in Supreme Court of India. The problem today is, with this heightened, the dam of Polavaram project is creating havoc in our state and also part of Telangana. I would request the present government to impress upon Andhra government to have another additional spillway, because already they have already constructed the heightened project, have heightened the dam. So the only other engineering skill would be to have an additional spillway so that the flood water will be released and our part of Odisha will not get inundated. Motu has been affected to a very great extent, which is the extreme point of Odisha, and it is really difficult to provide succor to the tribal people of that area. I would urge upon the government to intervene in this matter urgently. Thank you very much. Sri Kunwar Dalis Ali ji. आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण इशू उठाने का मौका दिया। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहले जो गेहूं का किसान था, उन्होंने गेहूं का उत्पादन किया, लग रहा था कि उनको अच्छा भाव मिलेगा, लेकिन सरकार ने गेहूं का निर्यात बंद कर दिया। अभी गन्ना किसानों की हालत ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है, गन्ना किसानों का कितना बकाया है चीनी मिलों पर, वो भी ट्रांसपेरेंसी बंद कर दी है। मैं आपको बताऊं कि पूरे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा हमारे पास नहीं आ रहा है। मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में एक शुगर फैक्ट्री, सिर्फ सिंभावली शुगर फैक्ट्री पर 250 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि वो जो ट्रांसपेरेंसी खत्म कर रही है, हमें उपलब्ध कराए कि पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का कितना बकाया है और गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान तुरंत कराया जाए। उन किसानों को ब्याज दिया जाए गन्ना किसान के बकाये पे। सभापति महोदय, बैंक जो है वो ब्याज लेते हैं। अगर किसान जो है कुछ लोन लेता है बीज के लिए, खाद के लिए, किसान को बैंकों को ब्याज देना पड़ता है, उसकी कुड़की होती है, उसको जेल में डाला जाता है। लेकिन गन्ना किसान जो साल भर मेहनत करके पैदा करता है, उसका वो चीनी मिल को देता है, चीनी मिल टाइम पर भुगतान नहीं करता है और गन्ना किसानों के जो है उनका मतलब जो उनका हक है वो सरकार दिलाए, ब्याज के साथ गन्ना किसानों का बकाया दिलाए। बहुत बहुत श्रीमती रंजन बेन भट्ट जी। धन्यवाद सभापति जी, आप श्री ने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया। आदरणीय सभापति जी, मैं आप श्री के माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री का अभिनंदन करना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे वडोदरा लोकसभा मत क्षेत्र के दुमाड़ जंक्शन पर जो ट्रैफिक की समस्या थी, उसके निवारण हेतु वहां ब्रिज बनाने की मंजूरी दी और इसका शिलान्यास भी आदरणीय मंत्री श्री ने किया। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ। आदरणीय सभापति जी, मैं आप श्री के माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र वडोदरा में जो नेशनल हाईवे
नंबर 48 के पुराने ब्रिज के संकीर्ण होने की वजह की यातायात कर रहे यात्रियों की काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आदरणीय सभापति जी, अहमदाबाद से जिन यात्रियों को हाईवे से भरूच, सूरत या मुंबई जाना है, वो चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या ट्रांसपोर्ट यातायात हो, उन सभी को वडोदरा से गुजरना पड़ता है। आदरणीय सभापति जी, अहमदाबाद से वडोदरा, सूरत, मुंबई की ओर जाने वाला हाईवे 6 लेन है, लेकिन वडोदरा से भरूच जाने के बीच झांबुआ और विश्वामित्री एवं पौर, बामणगांव और नाना पोपड़िया, ये 4 नाले 4 लेन के हैं। इसी वजह से वडोदरा से भरूच के बीच ट्रैफिक की गंभीर समस्या है। वहां करीबन 1-1 घंटे तक यात्रियों को वहां ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है और सबसे ज्यादा ट्रैफिक की समस्या एवं अकस्मात विकट दुर्घटनाएं मेरे संसदीय क्षेत्र वडोदरा के झांबुआ बीच पर होता है। आदरणीय सभापति जी, मैं आपके सम्मानीय माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूं कि यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा के झांबुआ, विश्वामित्री एवं बामणगांव, पौर और नाना फोफड़िया के मौजूदा 4 लेन ब्रिज को 6 लेन ब्रिज में परिवर्तित एवं निर्मित करने की शीघ्र कार्यवाही करने की पहल करें, ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र से जाने वाले यात्रियों 10 किलोमीटर की लंबी ट्रैफिक से उनको समस्या से मुक्ति मिले। धन्यवाद जी। श्रीमती शताब्दी राय जी। थैंक यू सर। सर, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी बीरभूम का शिवड़ी जो हार्जन बाजार है, वहाँ पे लेवल क्रॉसिंग ओवर ब्रिज बन रहे 5 साल से। लास्ट सेशन में भी मैंने उठाया, फिर मिनिस्टर ने बताया कुछ काम स्टार्ट हुआ, लेकिन वो 2-3 आदमी काम करते थे। 3 साल बाद उस कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी 4-5 महीने हो गया। नया टेंडर, नया काम कब स्टार्ट होगा? क्योंकि वहाँ के एनक्रोचमेंट जितना हटा लिया, और आपको भी पता है जो वहाँ पे जहाँ पे ब्रिज बनते हैं वहाँ पे लोगों का हाल क्या होता है, ना चल सकते, ट्रैफिक जैम है, एक्सीडेंट है, ये सब होने लगे। और फिर दुबराजपुर में रेल स्टेशन के पास में भी वैसा हाल है। शायथिया रेल स्टेशन के पास वो जो रास्ता है, पानी अभी भी मिट्टी का है। वहाँ पे रेल ब्रिज के लिए मैंने बोला इतना बार, दुबराज नौलहाटी स्टेशन के लेवल क्रॉसिंग के लिए 9 साल से मैं बोल रही हूँ। मैंने, आप जितने भी मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर चेंज हुआ है, सबके घर में मेरा फाइल मिलेगा आपको। 4-5 बार प्रपोजल दिया, लेकिन 10 साल 12 साल में अगर कोई काम प्रपोजल अप्रूव करते, फिर काम स्टार्ट नहीं होते, काम स्टार्ट होते तो खत्म नहीं होते, तो 5 साल 10 साल एक एमपी क्या करेंगे सर? जो इतना प्रपोजल इतना बार दिया हो, तो मैं बोल रही हूँ साइथिया रेल स्टेशन के पास में जो रास्ता है उसका रेल ब्रिज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से आपका मुद्दा आ गया है, काइंडली कंक्लूड। ठीक है, थैंक यू। ये होने से आप भी अगर मेरे तरफ से दूसरों को हम समावेश कर सकते हाल एक ही है ना, आपको पता श्री है। सुशील कुमार सिंह जी, सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रखें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मेंबर। धन्यवाद सभापति महोदय। जो विषय मैं आज सदन में रखने जा रहा हूं, वो मेरे प्रदेश बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महोदय, सदन के शुरू होने के दिन से, सत्र के शुरू होने के दिन से मैं लगातार शून्यकाल में इस विषय को उठाने के लिए दे रहा हूं सूचना, लेकिन एक दिन भी लॉटरी में मेरा नाम नहीं आया। मैं आपका आभारी हूं कि आज भी नाम नहीं आने के बाद भी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, जिस दिन से मैं इस विषय को उठा रहा हूं, उस समय बिहार के 38 में 3 जिलों को छोड़कर लगभग 35 जिले अकाल की चपेट में थे। उसके बाद से स्थिति में परिवर्तन हुआ। अब उत्तर बिहार के कुछ जिले बाढ़ की चपेट में हैं। आज की स्थिति, अभी की स्थिति यह है महोदय कि बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें उत्तर बिहार के भी कई जिले हैं और दक्षिण बिहार के तो लगभग सारे के सारे जिले हैं, जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र का औरंगाबाद और गया दोनों जिला है। वहां अनावृष्टि की स्थिति यह है कि धान की रोपनी की बात तो छोड़ दीजिए महोदय, वहां पीने के पानी का भी संकट आज के दिन है। मैं इस समस्या के समाधान के लिए आपके माध्यम से भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक तात्कालिक योजना बनाई जाए और साथ साथ दीर्घकालिक योजना भी बने,
जैसे दीर्घकालिक योजना के संबंध में मैं सुझाव के तौर पर मांग ये करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना है, साथ साथ बटाने जलाशय योजना है। इन दोनों सिंचाई योजनाओं को समय पर पूरा करा दिया जाए तो समस्या का बहुत हद तक समाधान हो सकता है। जो इलाके नहरी क्षेत्र हैं, सोन नहर से जिन इलाकों की सिंचाई होती है, नहर की भी स्थिति अच्छी नहीं है महोदय। बाण सागर जो मध्य प्रदेश से बिहार को पानी मिलता है उसमें कमी है, सोन नदी में जल का अभाव है। तो उसके संबंध में एक सुझाव के साथ साथ मांग करना चाहूंगा कि जैसे अभी बिहार में एक तरफ बाढ़ है और दूसरी तरफ सुखाड़ है, तो ये जो एनफ वाटर है, ये जो बाढ़ का पानी है, फ्लड वाटर है, एक दीर्घकालिक योजना बनाकर पाइपलाइन के माध्यम से इस एनफ वाटर को, इस ज्यादा पानी को बिहार के उस हिस्से में पहुंचाया जा सकता है जहां अभी लोग पीने के पानी का भी अभाव झेल रहे हैं। साथ साथ में तात्कालिक तो कुछ योजनाएं चलेंगी जिससे किसी कृषि मजदूरों का कुछ भला होगा। तो मेरा कुल मिलाकर पूरे बिहार के लिए और खासकर दक्षिण बिहार, गया औरंगाबाद जिले के लिए, जहां धान की रोपनी अभी तक महोदय जहां नहर नहीं है वहां केवल 10% हुआ है। वो भी अपने सरकार की देन है कि अब बिजली मुहैया हो रही है कि लोगों ने बोरिंग से, पंप से 10% धान की रोपनी की है, और वो भी जो स्थिति अभी बनी हुई है अनावृष्टि की, वो बचने वाला नहीं है। दरार खुले हुए हैं खेतों में, और जब बारिश होगी तो वो फसल बचेगी, अन्यथा वो नहीं बचेगी। तो मेरा इस पर एक है कि इसमें चर्चा करा के और एक दीर्घकालिक साथ साथ तात्कालिक भी योजना बनाकर इस समस्या से समाधान हम लोगों को दिलाया जाए। धन्यवाद जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमको मौका दिया है। हम सब लोग जानते हैं देश का एक बड़ा समस्या है बाढ़, फ्लड और भूकटाव, एरोशन और लैंडस्लाइड, भूस्खलन। ये 3 समस्या पूरा देश के लिए है। और विशेष करके मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ, आसाम से आता हूँ। आसाम में हर साल फ्लड के कारण लाखों लोग प्रभावित होता है, लाखों लोगों का जान माल और अपने डोमेस्टिक एनिमल का नुकसान होता है। इस साल भी 22 जिले में करीब 21 लाख से ज्यादा लोग अफेक्ट हुआ है, 200 से ज्यादा लोगों का मृत्यु हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी अगर मणिपुर का भी आप देखेंगे तो भूस्खलन, अरुणाचल प्रदेश का भूस्खलन, ये बहुत बड़ा समस्या है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ, जो एनडीएमए जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2009 में संशोधित हुआ था, उसका फिर से संशोधन होकर के ये अपने असम के फ्लड हो या देश के फ्लड हो, इरोशन प्रॉब्लम हो और लैंडस्लाइड प्रॉब्लम, इसको एक नेशनल प्रॉब्लम के नाते इसको संज्ञा दी जाए और इसके आधार पर एनडीएमए का जो संशोधन है, अमेंडमेंट करके पूरे नॉर्थ ईस्ट, पूरे देश को इस तीनों समस्या से मुक्त किया जाए। एक फ्लड फ्री असम का हम लोगों ने नारा दिया है। भारत सरकार के माध्यम से असम, नॉर्थ ईस्ट फ्लड फ्री रहे, क्योंकि असम का जो फ्लड है ये केवल असम में उत्पन्न फ्लड नहीं है, ये भूटान से फ्लड आता है। उन लोग कुरिशुका नदी का पानी छोड़ देता है, फिर इधर पूरे नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय का पानी आसाम में आ जाता है। इसीलिए ये विषय को हम समाधान के नाते आपका हस्तक्षेप मांग करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी है कि किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है। जिस क्षेत्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद से मैं आता हूं, वहां पर जनवरी 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक 400 किसानों ने आत्महत्या की है। मुझे आज भी याद है कि जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम आत्महत्या इस देश से पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इस देश के एक छोटे से हिस्से के अंदर अगर महज 7 महीनों के अंदर 400 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बैंक्स किसानों को मदद नहीं कर रही तो साहूकार के पास जाना पड़ रहा है। प्राइवेट लेंडर्स जो है वो 25% से 32% इंटरेस्ट के हिसाब से किसानों को लोन दे रहे हैं। वो पैसा किसान दे नहीं पा रहा है तो उसके आगे सिवाय आत्महत्या के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसी सूरत के अंदर जब बारिश आती है, बारिश का कहर आता है, पूरी फसल बर्बाद हो जा रही है, तो भी किसान परेशान है। हम सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द
जितने भी किसानों ने आत्महत्या की है उसकी वजह क्या है ये जाने। ये वजह सभी लोग जानते हैं। अगर प्राइवेट बैंक से लोगों किसानों को पैसा लेना पड़ रहा है और सरकारी बैंक किसी न किसी वजह का बहाना बनाकर इन लोगों को लोन्स नहीं दे रहे हैं तो ये आत्महत्या हो रही है। ये काम अहम है, ना कि आप शहरों के नाम बदल लिए, औरंगाबाद का नाम बदल दीजिएगा, संभाजी नगर कर दीजिएगा करके। ये अहम मुद्दे नहीं है। हम आदर करते हैं छत्रपति संभाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, लेकिन ये बहुत सभी बहुत ने धन्यवाद, किसानों के लिए काम बहुत किया बहुत है, धन्यवाद। ना कि अपनी सभा राजनीति की के लिए। कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। श्री आइटम नंबर 22 श्री राव इंद्रजीत सिंह। Chairman sir, on behalf of my senior colleague Shrimati Nirmala Sitharaman, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Competition Act 2002. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। I introduce the bill. शून्यकाल। श्री नंबर 1 श्री सुखबीर सिंह। जॉन आइटम नंबर 21 श्री किरण रिजिजू जी। सर बैठ जाइए, अपने अपने स्थान ग्रहण कीजिए। सर वही बात रिकॉर्ड में जाएगी जो मंत्री जी बोलेंगे। Sir, with your permission, I wish to move for leave to introduce a bill to amend the New Delhi International Arbitration Center Act 2019. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. श्री आइटम नंबर 22। प्रोडक्शन। थैंक यू सर। थैंक यू। श्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी प्रस्ताव करेंगे। Sir, I rise to move that in pursuance of clause J of subsection 2 of section 30A of the Naipar Amendment Act 2021, the members of this House to proceed to elect in such a manner as the Speaker may direct 2 members from amongst themselves to serve as members of the Council of Naipar, subject to the other provisions of the said Act. प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य उसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 19 श्री मनसुख भाई मांडविया जी प्रस्ताव करेंगे। I rise to move that in pursuance of Rule 3B, read with Rules 4B of the Rules of Northeast Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, the members of this House to proceed to elect in such a manner as the Speaker may direct 1 member from amongst themselves to serve as a member of the Governing Council of Northeast Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, subject to the other provisions of the said rules. प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 20
श्री प्रहलाद जोशी जी। Sir, with your permission, I wish to move that this House do agree with the 35th report of the Business Advisory Committee presented to House on 4th August 2022. प्रश्न ये है कि सभा 4 अगस्त 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 35वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में हाँ की जीत हुई, प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। आइटम नंबर 21। माननीय सभापति जी, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 3 श्रीपाद येसो नायक जी। Lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 3 of today's revised list of business. थैंक यू। आइटम नंबर 4 श्री अजय भट्ट जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख अंकित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री भगवंत खुबा जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के संशोधित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 5 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। आइटम नंबर 6 डॉक्टर भागवत कराड़ जी। Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay the papers mentioned against my name in the revised list of business for today. आइटम नंबर 7 डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। श्री मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 7 पर जो हमारे साथी डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी के नाम से दस्तावेज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नाम से अंकित है, आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूं। थैंक यू। आइटम नंबर 8 डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी। Honorable sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 8 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 9 डॉक्टर महेंद्र भाई मुजपुरा जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 9 against my name in today's revised list of business. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 4 अगस्त 2022 को सभा में प्रस्तुत अपने 8वें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में उल्लिखित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए। क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप अनुमति प्रदान करती है? सदस्यों की तदनुसार आपने हाँ बोला। अनुमति प्रदान की जाने के पश्चात सदस्यों की तदनुसार सूचिता की जाएगी। आइटम नंबर 11 श्री गुमान सिंह डामोर जी। Sir, I rise to present a copy of the 17th report in Hindi and English versions of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the period of 2022-23 listed against my name at serial number 11 in today's order paper. धन्यवाद। आइटम नंबर 12 श्री संतोष पांडे जी। मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 12 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का 68वां, 69वां, 70वां, 71वां, 72वां और 73वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 13 श्री रितेश पांडे जी। मैं क्रम संख्या 13 पर मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधित समिति 2021-22 के
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 और 98 प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 14 श्रीमती रमा देवी जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 14 पर यथा सूचीबद्ध सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी अस्थायी समिति का 35वां, 36वां एवं 37वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करती हूं। आइटम नंबर 15 डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। Sir, I, pursuant of the provisions of the Direction 73A of Directions by the Honorable Speaker Lok Sabha, I rise to inform the House the status of implementation indicated in the statement being laid on the table of the House of various recommendations contained in the 126 and 133 and 127th and 132 reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare in respect of the demand of Grant 2021-22 of Department of Health and Family Welfare and Department of Health Research respectively. आइटम नंबर 16 डॉक्टर महेंद्र भाई मुजपुरा। Sir, in pursuance of provision of the Direction 73A of Directions by the Honorable Speaker Lok Sabha, I wish to inform the House the status of implementation indicated in the statement being laid on the table of the House of various recommendations contained in the 128th and 131st report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on the demand for grants for the year 2021-22 of the Ministry of Ayush. आइटम नंबर 17 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। With your permission, sir, I rise to announce that government business for the remaining part of 9th session of 17th Lok Sabha, number 1, consideration of any item of government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the following bills: the Energy Conservation Amendment Bill 2022 and the Anti-Maritime Piracy Bill 2019. Number 2, the consideration and passing of the following bills. Number 1, the New Delhi International Arbitration Center Amendment Bill 2022 and the Competition Amendment Bill 2022. Number 3, consideration passing of the Electricity Amendment Bill 2022 after its introduction. Thank you, sir. थैंक यू। श्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी प्रस्ताव करेंगे। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, ऑब्जरी, माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे पूर्व साथी श्री भीम प्रसाद दहल के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। श्री भीम प्रसाद दहल सिक्किम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दहल कृषि संबंधी, खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति तथा विदेशी मामलों संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री भीम प्रसाद दहल का निधन 67 वर्ष की आयु में 5 मार्च 2022 को गंगटोक, सिक्किम में हुआ। हम अपने पूर्व साथी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और ये सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, आज जापान के नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की घटना के 77 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे,
जिसके परिणाम स्वरूप हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी तथा लाखों लोग घायल और जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। इस घटना ने पहली बार मानवता को परमाणु बम की भविष्यता से परिचित कराया था। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के निवासी परमाणु विकीकरण के दुष्प्रभाव को झेल रहे हैं। आइए आज के दिन हम नरसंहार के हथियारों को विश्व से समाप्त करने तथा पूरे विश्व में शांति, भाईचारा और सद्भाव के भावना के प्रचार प्रसार के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लें। अब ये सभा हमारे दिवंगत साथी श्री भीम प्रसाद दहल तथा जापान में परमाणु बम गिराए जाने से पीड़ित व्यक्तियों के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल प्रश्न नंबर 281 से अनुराग शर्मा। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 जनरल वीके सिंह जी, श्री आइटम नंबर 3 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी। जी सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। नंबर 5 श्री रामेश्वर तेली जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम से उल्लिखित दस्तावेज लोकसभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री कौशल किशोर जी। माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समस्त सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। महासचिव जी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये मोदी Sir, I have to report that Rajya Sabha, at its sitting held on the 3rd August 2022, agreed without any amendment to the National Anti-Doping Bill 2022 as passed by law. आइटम नंबर 8 श्री राम शिरोमणि वर्मा जी। सभापति महोदय, मैं आज के कार्यसूची पत्र में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 8वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। श्री बाला शौरी वल्लभ मनेनी जी। I raise to present the 21st, 22nd and 23rd reports of the Committee on Subordinative Legislation, Hindi and English version as listed against my name in today's revised list of business. Item number 10, Dr. Hina Vijay Kumar Gavit ji. Sir, I rise to present the 6th report Hindi and English version of the Committee on Empowerment of Women 2021-22 on the action taken on the recommendations, observations contained in the 5th report, 17th Lok Sabha, on the subject empowerment of women through education with special reference to Beti Bachao, Beti Padhao scheme as listed against my name at serial number 10 in today's list of business. Item number 11, Shri Joel Oram ji. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 30वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 12 श्री भर्तृहरि मेहताब जी।
महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 12 पर यथा सूचीबद्ध श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति का 34वां और 35वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 13 श्री राधा मोहन सिंह जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 13 में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध रेल संबंधी अस्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 14 श्री जगदम्बिका पाल जी। मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 14 जो मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध है, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स संबंधी जो अस्थायी समिति का 14वां और 15वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में है, उसको प्रस्तुत करता हूँ। नंबर श्री राकेश सिंह जी। धन्यवाद महोदय। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध कोयला खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 4 की गई कार्रवाई प्रतिवेदन और इस्पात मंत्रालय से संबंधित इस्पात क्षेत्र में कौशल विकास विषयक एक मूल प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 15 है श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। थैंक यू चेयरपर्सन सर। विथ योर परमिशन I rise to present the 35th report of the Business Advisory Committee. Thank you. आइटम नंबर 16 श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। क्रम संख्या 16 पर उल्लेखित दस्तावेज मैं लोकसभा के पटल पर रखता हूँ। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी। Sir, with your permission, I rise to lay papers mentioned against my name at serial number 2 of the revised list of business. प्रताप सिंह जी। मेरे नाम क्या है जो कार्य सूची में है, वो मैं रखता हूँ। आइटम नंबर 18 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Thank you, Chairperson sir. With your permission, I want to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations, observations contained in the 24th report of the Standing Committee on Energy on demand for grant 2022-23 pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy. Thank you. आइटम नंबर 19 श्री विश्वेश्वर टुडू जी। Sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding status of implementation of recommendation contained in the 15th report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Water Resources on demands for grants 2022-23 pertaining to the Department of Water Resource, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti. Sir, I lay this statement. Thank you. कैसे जी? My name. Sir, with your permission, I rise to lay papers mentioned against my name at serial number 2 of the revised list of business. नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखने हेतु माननीय सदस्यगण नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दे दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के लिए उत्सुक है, वे तुरंत मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दे। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है। शेष को व्यक्तिगत माना जाएगा।
आइटम नंबर 21 संवैधानिक संकल्प श्री पंकज चौधरी जी। महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती श्री गोपाल शेट्टी जी। नियम 193 के तहत जो खेल के बारे में चर्चा यहाँ पर चल रहा है उसमें मुझे भाग लेने का आपने अवसर दिया, इसलिए मैं आपका अभिनंदन धन्यवाद अदा करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री और सभी खेल मंत्रियों को मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने 2014 के बाद में खेल के एक स्तर को बहुत ऊंचा उठाया और हमारे देश के जो बच्चे हैं उन सारे बच्चों को ये लगने लगा कि हमने भी खेल कूद में भाग लेना चाहिए, हमारा भी कोई नाम होगा। और इन दिनों में बड़े पैमाने पे बच्चे खेल से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे। ओलंपिक हो या तो फिर जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का आयोजन होता तो भारत देश के बच्चे बड़े पैमाने पर मेडल लाते हैं और हम गौरवान्वित होते हैं कि हमारे देश को सिल्वर मिला, ब्रॉन्ज मिला, गोल्ड मेडल मिला। लेकिन मैं सत्यपाल सिंह जी के बात से सहमत हूं कि भारत इतना बड़ा देश है, कितना बड़ा देश है ये हमको कोरोना काल में पता चला कि 57 देशों का जितनी लोक संख्या आबादी है उतनी आबादी हमारे एक देश का है। 57 देश के आबादी को जितने 57 प्रधानमंत्री देश को चलाते हैं उतने बड़े आबादी वाले देश को हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी अकेले चलाते हैं। इसलिए मेडल जो मिल रहा है लोक संख्या के दृष्टि से वो बहुत कम है और वो कम है इसलिए खेलो इंडिया के कंसेप्ट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों को प्रोत्साहित करना प्रारंभ किया और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज लोकसभा में इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित हमारे खेल मंत्री को जब मैं यहाँ पर देखता हूँ प्रश्नकाल में उत्तर देते समय तो कागज पेपर हाथ में लिए भी करो जवाब देते हैं, इससे पता चलता है कि खेल के बारे में उनकी दिलचस्पी कितनी है और खेल के बारे में उनकी जो सोच कितनी गहरी है ये उससे पता चलता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्या बात है तो आने वाले दिनों में निश्चित खेल भारत देश में बहुत आगे बढ़ेगा। मैं एक विषय को टच करना चाहता हूं, भारत देश में अगर क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोगों ने अगर कंट्रोल नहीं किया होता तो ये क्रिकेट भी इतना बड़ा नहीं हुआ होता। और क्रिकेट में पैसा बहुत है। मुझे बचपन में कभी क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद मैं पार्लियामेंट के आज इस हाउस में क्रिकेट को समर्थन इसलिए दूंगा कि हमारी जो बीसीसीआई की संस्था है वो संस्था हर साल 150 करोड़ रुपया का रेवेन्यू देश के तिजोरी में आता है। ये मुझे पता चला, उसको अगर फिगर में कोई ज्यादा कम हो तो उसको खेल मंत्री करेक्ट करेंगे। निश्चित इसमें शरद पवार जी से लेके अरुण जेटली जी को हम याद करेंगे, अनुराग ठाकुर जी है, हमारे मुंबई का आशीष सेलार है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस संस्थाओं के माध्यम से काम करके क्रिकेट को जीवित रखने का काम किया है। मैं कभी कभी थोड़ा दुखी भी होता हूं कि क्रिकेट का जब ये टूर्नामेंट बड़े पैमाने पे होता है तो उसको कुछ राज्य के लोग बंदी भी डालते हैं। मैं मानता हूं कि इसको बंदी डालना नहीं चाहिए। क्रिकेट एक बड़ा खेल है, क्रिकेट के माध्यम से पैसा आता है, तो और प्रोत्साहित हमको आने वाले दिनों में क्रिकेट को करना चाहिए ताकि क्रिकेट के माध्यम से और बड़े पैमाने पे भारत सरकार की तिजोरी में पैसा आए। और उसके साथ साथ में मैं ये मांग करूंगा कि ये सेक्टर में से जो भी पैसा आएगा वो सारा का सारा पैसा और उसमें उतना ही मैचिंग ग्रांट्स केंद्र सरकार ने लगाकर खेलो इंडिया के माध्यम से सभी राज्यों को पैसे का बंटवारा करना चाहिए ताकि खेल को हम आने वाले दिनों में और बड़ा कर पाएंगे। अध्यक्ष महोदय जी, मैं कहूंगा कि देखिए हम सिर्फ गरीबों की बात करेंगे तो गरीबों को कोई भला होने वाला नहीं है। जिनके पास पैसा है उनको पैसे के माध्यम से खेलने दो, वो पैसा उसका लाभ गरीबों के लिए लेकर अन्य खेलों को हम प्रोत्साहित करेंगे तो बड़े पैमाने पे खेल को हम बहुत ऊंचा स्तर दे सकते हैं आने वाले दिनों में। इसके लिए हमको इसके बारे में काम करना पड़ेगा। खेलो इंडिया के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा इंदौर जो है, प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान लाया, इंदौर को 5 बार पहला नंबर मिला है। मैं जिस मुंबई शहर से आता हूं, मुंबई महानगर पालिका में 15 साल कॉर्पोरेटर के रूप में काम करके आया। हमारी मुंबई महानगर पालिका इन दिनों में इंदौर से कॉम्पीट कर रही है। मैं चाहूंगा कि अगले साल का पुरस्कार मुंबई महानगर पालिका को मिले, उसका सबसे ज्यादा समाधान मुझे मिलेगा।
लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान का प्रधानमंत्री ने लाके ये सारे शहरों को जोड़कर स्वच्छता के साथ में जोड़ दिया है, वैसे खेल को भी सारे शहर के लोगों के साथ में जोड़ना चाहिए, ताकि गुजरात महाराष्ट्र के साथ में कॉम्पीट करे, महाराष्ट्र कर्नाटक के साथ में कॉम्पीट करे, राज्य के कंपटीशन हो, शहरों का कंपटीशन हो। तो मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में खेल बड़े पैमाने पे तेजी से आगे बढ़ेगा और बड़े पैमाने पे लोग इसके साथ में जुड़ेंगे। सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अब खाली स्पोर्ट्समैन लोगों का है, थोड़े पॉलिटिशियन लोग उनको सपोर्ट करते हैं, तो कुछ जगह पर चल रहा है। खेलो इंडिया के माध्यम से संसद खेल महोत्सव भी प्रधानमंत्री ने कहा करने के लिए, तो हम जैसे लोग बहुत सारे लोग करते रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि बड़े पैमाने पे डीपली इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और शहर के जो कॉर्पोरेशन के लोग हैं उन्होंने इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। केंद्र के सरकार ने राज्य से और कॉर्पोरेशन के पास से हिस्सा भी लेना पड़ेगा कि आपने कितने खेल का आयोजन किए, कितने बच्चों ने उसमें भाग लिया। इस प्रकार का भी एक स्पर्धा और इस प्रकार का भी कंपटीशन होगा तो मैं मानता हूं कि इसमें बड़े पैमाने पे हमको आने वाले दिनों में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। अध्यक्ष महोदय जी, साई अथॉरिटी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी यहाँ पर बात हुई। मेरे मतदार संघ में 35 एकड़ का जगह है, जिसमें से 3 एकड़ झोपड़पट्टी हो गई, 32 एकड़ बचे हुए। शेट्टी जी, बहुत ही कम आप कंटिन्यू कीजिएगा आगे, आप अगली बार कंटिन्यू की चर्चा भी आगे जारी रहेगी। सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 4 अगस्त 2022 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाए। धन्यवाद। जा रहे हैं, ये हमारा तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। श्रीमती जी माधवी जी। Thank you very much, sir. Sir, I'm very proud to say India is a country with a rich sports culture. Sir, ancient sports like kabaddi and kusti are still popular throughout the country with the regional variations. This is the proof enough to say that India is a country with a rich sports culture. Sir, I would like to specially request the Honourable Minister to kindly take a special interest for the encouraging the sports among the tribal population in the country. Due to the varieties of factors, they have natural advantages, sir. Not only that, because of lack of awareness and due to poor financial conditions, having the sports career in an assurance for the better income among the tribal population, sir. Sir, myself, I'm a physical education teacher who had teach in the tribal area, sir. The sports kits and other accessories are very costly, and the students from the tribal community are not able to afford to buy them, sir. I request the Honourable Minister to kindly provide the sports kits and accessories to promote the tribal students who have in future in the sports, sir. Suggest steps to measure to, I would like to suggest the steps to develop the sports in India. Sir, the National Education Policy 2020 offers a window of opportunity to integrate sports as a part of the curriculum in schools and colleges, creating a network of schools and conducting regular sports meets would narrate the culture of sports in the students right from the childhood, sir. India is a land of diversity. There is a various indigenous sports and extremely popular regionally like kusti and kabaddi. Piloting the schemes namely one state, one sport, where within an indigenous or traditional sports may be identified in the states and promoted. This would also preserve the rich culture in India, sir. Sir, in Ekalavya model schools, it's already been planned. Providing adequate funding and creating necessary infrastructure would promote the sports, even the tribal areas of the country. Sir, there is just one national sports university in India, sir, which is inadequate for countries for Indian size. There is a need to establish a large 2 or 3 national sports universities in different parts of the country in order to promote the sports education and research, sir.
Sir, and also request you, sir, Andhra Pradesh is a state which is a rich culture and sports, but not even a single national center of the excellence has been established by the Sports Authority of India to promote the sports in the state. I request the Honourable Minister, Sports Minister, to sanction the NCOC for the Andhra Pradesh, sir. Sir, also CRS funding, sir. CRS sports sector have been very low in India. The CRS spending on sports is less than 2% of the total CRS spending in India. There is a need to encourage the cooperative to utilize the large portion to their CRS funds for building the sports infrastructure and sporting talent, especially in the rural areas and tribal areas, sir. Sir, myself, I am a sports person from the tribal area, sir. Due to lack of facilities and lack of awareness, sir, I lost my sports career. And though I am studying in Navodaya school, in that school I have a Sai Academy. Because of that Sai Academy, I am a state player of volleyball. But in my tribal area, though I am also worked as a physical education teacher and also sports person, I know the problems of students and I know the problems of teachers who are working in tribal areas, sir. Myself, I am requesting you, sir, in my area, tribal area, the person who are they get chance in states, but because of lack of funding, because of their position, they are not able to go further their achievements, sir. Please provide special fund for ITDS to develop the tribal sports persons. This is my special request, sir. Please consider this, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. श्री गोपाल शेट्टी जी। समाप्त करता हूं और सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद। अंबिका पाल जी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि नियम 193 के अंतर्गत भारत में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, खिलाड़ियों के संवर्धन के लिए और किस तरह से दुनिया की पदक तालिका में भारत को हम सर्वोच्च स्थान दिला सकें, इस गंभीर और इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भी भाग लेने का अवसर दिया आपने। और सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, मैं आभारी हूं। लेकिन मैं आज इस सदन में जब स्पोर्ट्स पे चर्चा हो रही हो और जिस तरह से स्पोर्ट्स की चर्चा में भाग लेते हुए जहां हमारा आज केवल नैतिक दायित्व बनता है या हमारा कर्तव्य बनता है कि हम केवल देश के खिलाड़ियों के बारे में, देश के खेल के प्रोत्साहन के बारे में बात करें, वहां उससे इतर बातें हुई। निश्चित तौर से मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूं और मुझे भी इस बात का दुख है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पिछले दिनों पहले चाहे ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम में या किसी भी टूर्नामेंट में लोग जाते थे, कब टीम जाती थी, कब टीम लौट आती थी, शायद देश को इस बात का एहसास भी नहीं होता था। लेकिन अगर आज हम इस भारत के सर्वोच्च सदन में हम खेलों के प्रोत्साहन पे चर्चा कर रहे हैं, तो यकीनन हमारे लिए सौभाग्य है कि जहां हम और खेलों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, वहीं अभी जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, उस कॉमनवेल्थ गेम में हमारे भारत के खिलाड़ियों ने 13 मेडल हासिल किया है। मैं इस सदन के माध्यम से उन खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 5 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल, ये 2022 के अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने 13 मेडल प्राप्त किया। ये ऐसे नहीं होता। यहां तमाम सदन में कही गई बात बिल्कुल सही है। ये कहा गया कि साहब दुनिया के दूसरे देशों में बचपन से ही टैलेंट का सर्च होता है और उस टैलेंट के सर्च के बाद उन बच्चों का ट्रायल होता है, उसके बाद फिर सरकार उनकी सारी जिम्मेदारी लेती है, उनको कोचेज देती है, उनको ट्रेनिंग, उनके पढ़ाई का, लिखाई का, खेल का सारा, और तब वो दुनिया में स्थान बना पाते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है और ये सच्चाई है। ये काम नहीं हुआ था जिसके कारण टैलेंट रहने के बावजूद भी हमारे देश के खिलाड़ी जो दुनिया में स्थान पा सकते थे वो नहीं पाए। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार को
कि हमारी सरकार 2014 में आई, 2017 में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से 14 के बाद से ही, चाहे वो खेलो इंडिया प्रोग्राम हो, चाहे फिट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे स्पेशल अवार्ड्स हो खिलाड़ियों को, चाहे मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन को पेंशन देने की बात हो, चाहे नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड बनाने की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर हो, ये सारे फैसले लिए गए जिसके कारण आज हमको गोल्ड भी स्पोर्ट्स में टोक्यो में मिला है, जिसके लिए पूरा भारत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज वो परंपरा हमारे इस स्पोर्ट्स मंत्रालय ने शुरू किया, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू किया। 2017 में पहली बार भारत में आजादी के बाद हमारी सरकार ने स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल लॉन्च किया कि अगर कोई भी लड़का, कोई भी यूथ, कोई खिलाड़ी होनहार है, देश के किसी नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ कन्याकुमारी से कश्मीर के किसी गांव में अगर वो खिलाड़ी है, पैसे का अभाव है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टैलेंट कोई किसी पर्टिकुलर खास, वो गरीब के घर में भी, कुटिया झोपड़ी में भी होती, उस टैलेंट्स को भी तराशने का काम करने के लिए 2017 में हमारी सरकार ने स्पोर्ट टैलेंट सर्च पोर्टल लॉन्च किया और उसमें कहा कि जो बेस्ट टैलेंट है वो अपने को उस पोर्टल पे, हमारे यूथ, खिलाड़ी, यंगस्टर उस पे अपलोड करें। उसके बाद उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनका ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद जब क्वालिफाइड हो जाएंगे तो उनके खिलाड़ी के ऊपर आने वाली सारे खर्चे को भारत सरकार और साई स्पोर्ट्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेगी। ये हमने भी शुरू कर दिया। तो यकीनन कम से कम जो चिंता हमारे सदन की है कि अगर दुनिया के दूसरे देशों में अगर लोग जिनमें टैलेंट्स है, उन टैलेंट्स के आधार पे उनको सरकार पैसा देती है या खर्च करती है, और आप चिंता की बात करते हैं। यहाँ तो जब ओलंपिक आता था, कॉमनवेल्थ आता था, वर्ल्ड गेम्स होते थे तो तैयारी होती थी, एसोसिएशन सारी जल्दी जल्दी से टीमें होती थी, लास्ट मोमेंट तक टीम का सिलेक्शन नहीं, टीम भेजने की तैयारी नहीं। आज हमारी सरकार जिसने एक द एम्पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी बनाई है, आखिर क्या रोल है एम्पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी का? हमारे तमाम विद्वान लोग बैठे हुए हैं कि ये 2017 में हमने इसलिए बनाई कि हमें केवल टोक्यो के उस ओलंपिक की चिंता 2021 की नहीं थी। हमारी चिंता डॉक्टर साहब 2024 में पेरिस में होने वाली उस ओलंपिक की भी चिंता है, और 2028 में जब लॉस एंजलिस में होगी उसकी भी चिंता है। और यकीन करिए एम्पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी कैसे उन खिलाड़ियों को प्रिपेयर किया जाए, उन खिलाड़ियों को किस तरीके से तैयार किया जाए, एक टास्क फोर्स बना करके उनके लिए फार रीचिंग प्रिपरेशन करने की, पावरफुल पार्टिसिपेशन की, कि किस तरह से हमारे इंडियन प्लेयर्स पावरफुल पार्टिसिपेशन कर सकें। मैं खेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार इस तरह की एम्पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी बनी, जहां जिसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ कि पहली बार हमने टोक्यो में किस तरह का अचीवमेंट किया, पहली बार हमने स्पोर्ट्स में हमने गोल्ड हासिल किया। और आपने देखा कि 7 मेडल हमारे आए टोक्यो में, जिसमें 2020 में हमने एक गोल्ड हासिल किया, 2 सिल्वर हासिल किया और 4 ब्रॉन्ज किया। और उसके बाद पैरालंपिक हुआ, जहां 7 हमने ओलंपिक में मेडल मिला, वहीं टोक्यो के पैरा ओलंपिक में इंडिया ने अपना एक हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया, 19 मेडल लेकर के आए हैं। पूरा देश गौरवान्वित है। एक बार मैं फिर बधाई देना चाहता हूं अपनी सरकार को, अपने खेल विभाग के उस मंत्रालय के उन उठाए गए कदम को। और इसलिए हुआ है कि हमने बजट भी बढ़ाया है और इस बात को सुनिश्चित भी किया है कि उस बजट का यूटिलाइजेशन भी हो। आप पिछले 5 सालों का अगर आप देखना चाहें, मैं केवल खेल तक सीमित रहना चाहता हूं कि ड्यूरिंग द लास्ट 5 years गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड ₹12,788 करोड़, 12,788 करोड़ रुपया केवल इन खिलाड़ियों के लिए भारत सरकार ने फंड एलोकेट किया। और इस बात का हमें संतोष है कि पहले फंड एलोकेट हो जाता था, उन खिलाड़ियों तक पैसा दिया नहीं जाता था, और वो पैसा मिलने के बावजूद भी जो उनको सही मायने में, आप रोज आए दिन अखबारों में शिकायत आती थी कि उनको ट्रेनिंग हो रही है, उनको जितनी कैलोरी, जितना उनका फूड न्यूट्रिशन होना चाहिए उतना उनको मिलता भी नहीं था। और लेकिन आज संतोष का विषय है कि हमने अगर 12,788 करोड़ हमने एलोकेट किया हमारी सरकार ने, तो उसमें से 11,482 करोड़ उन खिलाड़ियों पे खर्च किया है जो आज चाहे
इस सभा ने ओलंपिक में मेडल लेकर के आ रहे हैं या कॉमनवेल्थ गेम में लेकर के आ रहे हैं। और आप यकीन करेंगे कि किस तरीके से हमारी सरकार ने इस लॉस एंजलिस के लिए, पेरिस के लिए बातें आई कि कोचेज की बात। आप देखिए कि अभी 615 हमारे खेल मंत्रालय ने 615 कोचेज रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट किया है। आप पहले जिलों के स्टेडियम में जाते थे, हम लोग सांसद हैं, हम जाते थे, कहते थे साहब स्विमिंग का कोई कोच नहीं, कोई हॉकी का कोच नहीं। हम लोग भी इंटरवर्सिटी खेले हैं हॉकी में, फुटबॉल में, हम लोगों को भी कोचेज का अभाव रहता था। किस तरीके से बचपन में डंडहिया से शुरू करके और किस तरीके से खिलाड़ी बनते थे। लेकिन आज खुशी है कि आज उस खिलाड़ी में अगर हुनर है तो इस बात की हम चिंता कर रहे हैं कि उनको तराशने का काम, आज उस खिलाड़ी के हुनर का काम हमारा खेल मंत्रालय करेगा। और खेल मंत्रालय उसके लिए देश के माने जाने नहीं, देश और दुनिया के जो अच्छे से अच्छे कोचेज हैं उनको नियुक्त करने का काम कर रहा है रेगुलर बेसिस पे 24 और 28 के लिए। और उसका नतीजा है कि 615 कोचेज रेगुलर बेसिस पे हुए हैं और 416 कोचेज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। आज सभी स्टेडियम में कोचेज दिए जा रहे हैं। आज ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो उसका एक पर्पज है इस रिक्रूटमेंट का कि जितना एथलीट्स को जिस टाइप का भी सपोर्ट हो सके उनको सारा सपोर्ट दे करके हम इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, चाहे ओलंपिक 2024 या 2028, कभी इस सदन में चर्चा हुई कि किसी सरकार ने अभी एक ओलंपिक खत्म न हुआ हो तो दूसरे ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दे। ये काम यूएसए करता था, ये काम रूस करता था, ये काम चाइना करता था। आज वो काम जो यूएसए और रूस और चाइना कर रहा है, मैं आज कह सकता हूं कि वो काम भारत सरकार भी कर रही है और भारत के भी खिलाड़ियों को हम 24 और 28 की तैयारी के लिए काम कर रहे हैं। और यही नहीं है, आप देखिए अगर हमारा स्पोर्ट्स का बजट भी, कि हमने स्पोर्ट्स का बजट इस बार जो 22-23 का बजट है, हमने उस बजट को इंक्रीज किया और इस बार 3062 करोड़ हमने स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाया है, 3062.60 करोड़। और पिछले साल की तुलना में पिछले साल 2752, जहां 2000, जबकि रोज इस बात की चिंता सदन में चाहे सत्ता पक्ष के बैठे हों चाहे प्रतिपक्ष के बैठे हों, इस बात की चिंता होती थी कि साहब हम सड़क के लिए बजट दे रहे हैं, हम और विभागों के लिए बजट दे रहे हैं, लेकिन जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों के लिए हमारा बजट कम होता जा रहा है। आज हमारी सरकार लगातार इस बजट को बढ़ाने का काम कर रही है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से इस ट्रेनिंग सेंटर को स्थापित करके पिछले 8 सालों में जो आज हमारे खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को आज 5 लाख रुपया लगातार उनको दिया जा रहा पर ईयर, कि जिससे कि हम उनको दुनिया के उन तमाम प्रतिस्पर्धाओं में ले जा सके। आपने देखा नहीं कि 2014 में जब जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ लिया, सरकार बनी, जहां उनको देश की चिंता खेत खलिहान गांव के गरीबों की, किसानों की थी, जहां भारत की पार्लियामेंट की दहलीज पे, चौखट पे उन्होंने कहा कि हमारे लिए समर्पित की सरकार, गरीबों के लिए समर्पित, मजलूमों की समर्पित सरकार है, वहीं उन्होंने सबसे पहले उसी समय खेलो इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया। और ये एक अपने आप में एक रिवोल्यूशन था जो स्पोर्ट्स कल्चर एक पैदा किया, खेल की संस्कृति को उन्होंने बदलने का काम किया और एक रिवाइव करने का काम किया कि भारत के गांवों में, जिलों में, केवल हरियाणा में जिस तरीके से पंजाब में स्टेडियम थे, इंटरनेशनल स्टेडियम थे, आज अभी मेरठ की बात आपने स्वयं की, इसी तरीके से आज नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से यूपी में यूनिवर्सिटी बन रही है। तो इसलिए कि इनको आज आवश्यकता थी कि उन टैलेंटेड प्लेयर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी, उनको ट्रेनिंग की जरूरत थी, उनको टेक केयर की जरूरत थी। आपने किसी को नहीं कहा, हम ही को आपने नहीं मैं कर रहा हूं। इसी तरह से फिर चलिए मैं जल्दी जल्दी एक एक पॉइंट छू दे रहा हूं। फिर उसके बाद फिट इंडिया मूवमेंट, आपके पास ज्ञान का भंडार रहता है, इसलिए थोड़ा सा कहना पड़ता है। 2019 को मैं उल्लेख कर दूं, प्रधानमंत्री ने किया है। साहब देखिए, जब एक तरफ कहेंगे साहब खेल के लिए क्या सरकार ने किया, तो मैं तो सिलसिलेवार बताना चाहता हूं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है कि फिर 29 अगस्त को और भी सदस्य हैं, और भी बात नहीं, और भी मान्य सदस्य हैं। 29 अगस्त 2019 को फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, उनका मेन फोकस था एक मूवमेंट के रूप में कहा कि एक अवेयरनेस हो, फिट इंडिया मूवमेंट। कभी फिट इंडिया मूवमेंट, मैं योगा की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया,
जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक फिटनेस पे ध्यान दिया, ये नहीं कि केवल खिलाड़ियों के लिए, हम लोग भी फिट रहे, आप कॉमन मैन फिट रहे, इम्यूनिटी पावर बढ़े। आज पूरी दुनिया में कोविड में अगर सबसे ज्यादा इम्यूनिटी पावर थी तो भारत के लोगों की थी। इतनी बड़ी आबादी में शायद दुनिया के लोग 24 करोड़ में यूएसए जिस तरीके से कोलैप्स के वर्ज पे था, आज हम 135 करोड़ में भी पूरी दुनिया में सबसे अच्छा काम किया। तो इसलिए किया कि जो दिन की हमारी डेली लाइफ थी या जिस तरीके से हम लोग काम करते थे उसमें किया। फिर स्पेशल अवार्ड देने की बात कही कि जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में होंगे, उनके कोचेज होंगे, उनको सबको हम स्पेशल अवार्ड देंगे। उसका नतीजा ये मेडल मिल रहा है। आज उन बच्चों के टैलेंट्स को पहचान करके उनकी कोचिंग हो रही है, उनको हम हॉस्टल में रख रहे हैं, हॉकी के हॉस्टल में, फुटबॉल के, स्पोर्ट्स के, और आज हर स्टेट्स में जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट पे ईस्ट लुक का फोकस दिया। प्रधानमंत्री जी बनने के बाद हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, हर मंत्री महीने में एक बार नॉर्थ ईस्ट जाएगा। कभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ ख्याल करते थे? ये मैं सच्चाई कह रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। हर मंत्री, और जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में टैलेंट है, आज नॉर्थ ईस्ट के लोग जिस तरीके से, चाहे ओलंपिक हो चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, वहां पे जिस तरीके से लोगों ने, आज इस सरकार की देन है कि उसका नतीजा कि आज मेडल बनाना है। इसी तरीके से पेंशन देने की योजना अपने मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन को शुरू हुआ, हमने फंड बनाने का काम किया, मैं केवल बस उल्लेख कर दे रहा हूं। और इसी तरह से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात हुई जो साई अथॉरिटी के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उसने किया। और इसी तरीके से मैं कहता हूं कि कमेटी टू एड्रेस वीमेन ग्रीवांसेज भी हुआ। कितनी महिला खिलाड़ियां थी, कितनी शिकायतें आती थी। 2017 में वो भी इंटरनेशनल वीमेन डे पे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, हमारे स्पोर्ट्स बैठे हुए हैं, और इन्होंने भी जिस तरीके से हमारी सरकार ने एक कमेटी टू एड्रेस वीमेन ग्रीवांसेज, और इसी तरह से ऐसी होगा। हमारा टारगेट था कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसका ऑब्जेक्ट क्या था? टू आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट पोटेंशियल मेडल प्रोस्पेक्ट्स 2024-2028। तो इसके लिए मेन सेंटर था कि हम एथलीट्स में, बैडमिंटन में, बॉक्सिंग में, आर्चरी में, रेसलिंग में या शूटिंग में, हम किस तरीके से एक टारगेट करके और ओलंपिक पोडियम पे हमारे स्पोर्ट्स खड़े हों। और जब तिरंगा, जिसको आज फहराने की बात हुई है बाइक रैली में, ये बाइक रैली में पूछिए अगर इनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो जब इंटरनेशनल ओलंपिक में टोक्यो में जब तिरंगा फहराता है तो इन्हें अच्छा लगे न लगे, पूरे देश के लोग अपने को गौरवान्वित करते हैं, पूरे देश के लोग हर्षित होते हैं। इसी तरीके से माननीय गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है 24 में, 28 में, वो है। इसी तरह से अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट का हुआ है जून 2020 में, उन्होंने एक प्लान किया है कि हम 1000 न्यू खेलो इंडिया सेंटर बनाएंगे, और उसको 4 साल में। और उसमें आपको जानकर के खुशी होगी सदन को कि हम 217 खेलो इंडिया सेंटर अब तक इस्टेब्लिश हो चुका, ओपन हो चुका, और आज वो उस इलाके के जो गांव के ग्रामीण खिलाड़ी हैं, उस खेलो इंडिया जो भारत की आजादी के बाद पहली बार ये मूवमेंट आया खेलो इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्या विजन था कि आज उसकी देन है कि हजारों खिलाड़ी उस खेलो इंडिया के माध्यम से अपने टैलेंट को निखारने का काम कर रहे हैं, तराशने का काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में मेडल हासिल करेंगे, भारत का सम्मान, भारत का गौरव बढ़ाएंगे। इसी तरह से गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट के लिए अनाउंस किया, और जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लिए किया, वहां पे उन्होंने न केवल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए भी, जहां हसनैन मसूदी साहब बैठे, अंडमान निकोबार, मैं खत्म कर रहा हूं बस 1-2 मिनट। इट इज ऑलरेडी 16-17 मिनट्स। बस आई विल कंक्लूड विद इन 2 मिनट। अंडमान निकोबार आइसलैंड में अभी हम लोग जम्मू कश्मीर हसनैन मसूदी साहब साथ गए भी, लक्षद्वीप या लद्दाख, ये सब जगह इतनी रिमोट थी कि दिल्ली से लगता था कि हम कहाँ हैं, और वहां के लोगों के मन में क्या फीलिंग होती थी। आज एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे लक्षद्वीप हो, चाहे निकोबार हो, चाहे अंडमान हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के, एक डिस्ट्रिक्ट में जहां हम इधर एक खेलो इंडिया सेंटर दे रहे हैं, यहां सब जगह हम 2-2 खेलो इंडिया सेंटर देने जा रहे हैं। ये हमारा तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, मैं आभारी हूं। अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। श्री विजय कुमार जी। सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 193 के तहत भारत में खेलो इंडिया के तहत भारत में खेलों के संवर्धन तथा सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर चर्चा में भाग लेने के लिए
जदयू की तरफ से समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। आज खेल के बारे में कई साथी बोल रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से रहे खेल। उसके संबंध में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। भारत सरकार जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेल के प्रति और सभी खिलाड़ियों से लगभग निरंतर संपर्क में रहे, खेल जब हो रहा था ओलंपिक खेल, और उसका परिणाम हुआ कि भारत में मेडल जीत के लाए। और बिहार में माननीय नीतीश जी भी खेल को बढ़ावा देने के लिए हर ब्लॉक में स्टेडियम बनाने का संकल्प लिए और बना रहे हैं। आज खिलाड़ियों के सम्मान के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए वो काफी सराहनीय रहा और उसका परिणाम ये रहा कि खिलाड़ी लोग अच्छे से खेले और उनका मान सम्मान भी बढ़ा और काफी उत्साह से खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लिए और काफी मेडल जीत के लाए। और अभी जो खेल हाल ही में हुआ है उसका भी अच्छा रिजल्ट भी मिला है। कई खिलाड़ियों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किए, उसके साथ भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से संपर्क करते रहे कि फिर से आप खेल में बिना दबाव किसी दबाव को फिर खेलिए और बेहतर प्रदर्शन करिएगा। उसी का परिणाम रहा कि फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद मिला उससे फिर अच्छा खेल कर मेडल जीत कर रहा। तो अभी कई साथी जो बता रहे थे लोकल खेल के बारे में, बिहार में भी कबड्डी कई ऐसे खेल हैं जो खेलते रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में और बहुत अच्छा उसमें लगता था। उसमें किसी तरह का प्रतिद्वंदिता नहीं रहती है। खेल ऐसा विषय है कि हर एक दूसरे साथी झगड़ते हैं, लड़ते हैं और खेल का जब समय आता है तो सब एकजुटता से भी खेल का अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उस समय देहात में गुल्ली डंडा बिहार में काफी प्रचलित रहता था, कबड्डी काफी प्रचलित रहता था। आज हम लोग फुटबॉल टूर्नामेंट के तरह टूर्नामेंट फुटबॉल हाल ही में हम लोग कराए थे अपने संसदीय क्षेत्र गया में और बहुत अच्छा रहा। खेल का जो खेल प्रेमी है, हम जिस समाज से आते हैं मांझी परिवार, बहुत गरीब परिवार हमारा समाज है, वो भी देखे कि अच्छा से अच्छा खेल खेला और उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा। तो हम चाहते हैं कि खेल को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे खेल प्रेमी को, खिलाड़ी को जैसे प्रोत्साहित करते रहते हैं, उसी तरह से ये खेलो इंडिया को सेंट्रल के नहीं सभी राज्य को खेलो इंडिया में शामिल करते हुए जो ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ी हैं जो अच्छे प्रभाव की तरह खेलते हैं और उसको मान सम्मान देने की आवश्यकता है, उसको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। चूंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी हैं उसको शहर में जाने के बाद उसको प्रशिक्षण देना पड़ता है, काफी खर्च होता है और उसको संसाधन कम मिलता है। इसलिए हम चाहेंगे कि हर जिला में संसाधन मुहैया कराया जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग खिलाड़ी उत्कृष्ट के खेल के लिए प्रोत्साहित हो और हम उसका लाभ उठाए, भारत उसका लाभ उठाए। चूंकि भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ का संस्कृति और यहाँ का जो विचारधारा है खेल के प्रति अच्छा है और हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री का जो सोच है उससे काफ़ी अच्छा हुआ है और हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ा है। पहले 50-60 के साल पहले ये खेल को अगर बढ़ावा मिलता तो निश्चित तौर पर जो आज चर्चा होती है कि भारत काफ़ी पीछे खेल में है, निश्चित तौर पर अगर 50-60 साल पहले से अगर ये तैयारी होते तो हमारा पूरे दुनिया में भारत एक नंबर रहता और आज भी भारत आगे बढ़ रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर आगे बढ़ते रहेगा, खेल में भी और हर तरह में, चाहे विकास हो, रोड के मामला में हो, हर आधारभूत संरचना में भारत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हूं और सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद। अंबिका पाल जी।
नहीं, सभापति महोदय अभी तो मैंने शुरू नहीं किया। हो गया। अध्यक्ष महोदय, आपका कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नो जी। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। मैं आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि 193 की जो युवा और खेल के बारे में जो चर्चा हो रही है, आपने मुझे मौका दिया। कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है आपका। आप बैठ जाइए प्लीज। आदरणीय सत्यपाल सिंह जी, जी, मैं उन्हीं का रिकॉर्ड में जाएगा। जी बोलिए। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सब लोग इस सदन के अंदर, हम सब लोग या सरकार के स्तर पर हम सभी प्रकार की जो है हम लोग जो है योजना बनाते हैं और जीवन का जो लक्ष्य है। गलत शब्द का उपयोग कर रहे हैं। कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, केवल सत्यपाल सिंह जी का रिकॉर्ड में जा रहा है। जीवन का लक्ष्य, हर एक व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य, शिक्षा का लक्ष्य कि शांति के जीवन के अंदर हर एक आदमी को सुख, शांति और समृद्धि मिले, ये हर एक व्यक्ति का, हर एक मानव का एक लक्ष्य है। हम लोग जो हैं, जब युवाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हमारे उसमें ये लिखा है कि हर एक युवा, इस देश का युवा किस प्रकार का बने, उसको सुख, शांति और समृद्धि मिले, उसको जीवन के अंदर खुशी मिले। और आजादी के इस 75वें अमृत महोत्सव के समय में, इस 75 वर्ष होने के बाद, हम लोग जिस प्रकार की इस देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इस देश के लिए जो उन्होंने कहा कि इस देश को जो है विश्व गुरु बनाना है, कि अगले जो 25 वर्ष हैं देश के लिए, ये 25 वर्ष इस देश के लिए एक अमृत काल है। इस देश में अगर अमृत काल है तो हमको जो है, हम किस प्रकार का संदेश अपने युवाओं को देना चाहते हैं, इस देश में हम किस प्रकार के नागरिक तैयार करना चाहते हैं, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं अपनी बात खेलों से पहले युवा संबंधी मेरे कुछ विचार है, मैं उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, देखिए, हम चीजों के लिए अगर हमको कोई लंबाई नापनी है तो लंबाई के लिए हम लोग मीटर रखते हैं, इंच रखते हैं, किलोमीटर रखते हैं। अगर हमको जो है हमको वजन नापना है तो वजन जो है हम किलो में नापते हैं, मनों में नापते हैं, कुंटल में नापते हैं, टनों में नापते हैं। लेकिन अगर जीवन की अगर खुशी अपने को नापनी हो, जिसका कोई पैमाना है या नहीं, ये कई बार ये प्रश्न पैदा होता है कि कौन आदमी कितना खुश है, ये समाज कितना खुश है या देश कितना खुश है, इस बात का हमारे पास क्या पैमाना है। आजकल के शास्त्रियों से अगर जो शास्त्रज्ञ हैं अलग अलग फील्ड के, उनसे पूछें, जो मैनेजमेंट के गुरु हैं, जो इस विषय में जो है भाषण करते हैं कि आदमी की आनंद का, आदमी की खुशी का पैमाना क्या है, तो इस बात का वो जवाब उनके पास नहीं है कि आदमी की खुशी का जवाब क्या हो। लेकिन जब हम लोग अपने देश की संस्कृति जो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारे शास्त्रकारों ने इस बात का जवाब दिया कि इस देश का जो युवा है, समाज का जो युवा है, वो कैसा बने। और उन्होंने कहा, युवा स्यात् साधु, युवा अध्यापक है, आशिष्टो हो, दर्दिष्टो हो, बलिष्ठो हो, तस्य पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, स एको हो मानुष्य आनंद है। आनंद की इकाई क्या है, उसका नापने का तरीका क्या है, तो उन्होंने कहा, जिस समाज का, जिस देश का जो युवा होगा, उसका जो युवा है वो कितना बहुत अच्छे चरित्र का धनी होना चाहिए, वो बहुत अच्छे गुड कैरेक्टर का होना चाहिए, वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए, बहुत विद्वान और ज्ञानी होना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा, आशिष्टो हो, दर्दिष्टो हो, बलिष्ठो हो, वो बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए कि उसको जीवन में कुछ करना है, जीवन में उसको प्रगति करना है, जीवन में उसको तरक्की करना है, और जो हर प्रकार से बलिष्ठ होना चाहिए। शरीर के रूप से बलिष्ठ हो, मानसिक रूप से बलिष्ठ हो, आत्मिक रूप से बलिष्ठ हो, वो ऐसा हमारा, वो कहते हैं अगर इस प्रकार के युवा, ये समाज, ये देश अगर तैयार करेगा तो निश्चित रूप से न केवल भारतवर्ष में लेकिन पूरी दुनिया के अंदर सावित्तस्य पूर्णा स्यात्, जो कहते हैं कि एक पृथ्वी के ऊपर कितना जो आनंद है, स एको मनुष्य आनंद है, वो एक आनंद की एक इकाई है। तो हम लोग जो है हमारे इस देश के अंदर भी या दुनिया के अंदर भी हम सब प्रकार की हम योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन क्या मानव निर्माण की हमारे पास योजना है या नहीं, इसके बारे में हम लोग बहुत कम जो है विचार करते हैं।
हमारी शिक्षा जैसी हो, हमारे खेल कैसे हो, क्या हम अपने अपने देश के अंदर इस प्रकार के युवा, इस प्रकार के मानव का निर्माण कर सकते हैं। कि मुझे लगता है कि हमारे माननीय मंत्री जी को भी उनका जो युवा और खेलों का जो है इस विषय में ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे किस प्रकार के युवा हमको चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा उनके लिए चाहिए, किस प्रकार का माहौल उनके लिए चाहिए। मैं कई बार उसको कहता हूं, अगर पढ़े लिखे लोग जो है बार बार अगर बीमार होते हैं, मुझको लगता है, मुझे डाउट होता है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। अगर हम अपने को स्वस्थ नहीं रख सकते, क्या हमारे बच्चों को आज ये सिखाया जाता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें? स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? केवल मात्र खेल जरूरी नहीं है, केवल मात्र जो है एक्सरसाइज जरूरी है, केवल मात्र उसके कारण से जो कोई जो है स्वस्थ नहीं रह सकता। खेल भी जरूरी है, लेकिन स्वस्थता के लिए, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए बहुत कुछ बातें जरूरी है। और कुछ बातों में हमको ज्यादा इस बात के रिसर्च करने की जरूरत नहीं। जो हजारों लाखों वर्षों से जो रिसर्च होती आई है, हमारे देश के ऋषि मुनि जो रिसर्च करते आए हैं और उन्होंने जो लिखा है, हमारे ऋषि मुनि जो है हर एक उनकी एक एक बात, आप तो उसको कहते हैं आप उपदेश हो शब्द है, उनका एक एक वाक्य शब्द जो है सत्य था, क्योंकि वो मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने जो कुछ लिखा उसने केवल भारतवर्ष के लिए लिखा, सारी मानवता के लिए लिखा। और उन्होंने लिखा कि अगर स्वस्थ रहना है तो उसके लिए 3 बातें बहुत जरूरी है। हम लोग किस प्रकार का खाना खाएंगे, किस प्रकार से सोएंगे और जागेंगे, और किस प्रकार का हम लोग व्यायाम करेंगे। और इसलिए हम लोग जब बात करते हैं खेलों के बारे में, जब बात करते हैं, मैं तो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश के अंदर खेलों का एक नया प्रकार का वातावरण, नई प्रकार की परिस्थिति जो तैयार हुई है। हम लोग खेलो इंडिया के माध्यम से हम गांव गांव जा रहे हैं, प्रदेश प्रदेश जा रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले लगभग प्रत्येक सांसद ने अपने यहाँ सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। और एक सांसद खेल प्रतियोगिता के जो है, मैं तो अपने अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरी जो सांसद निधि होती है, मैंने अपनी पूरी की पूरी सांसद निधि इस बार के जब मैंने कहा कि मेरे बागपत जो लोकसभा क्षेत्र है, मेरी सारी की सारी सांसद निधि जो है वो केवल खेलों के लिए जो है खर्च की जाए। तो मैं इस बात को कह रहा था कि हम लोग जो खेलों के बारे में हम लोग करें तो क्या करें। जैसे हमारे निशिकांत दुबे जी कह रहे थे कि इस प्रकार की एक पॉलिसी, इस प्रकार की एक नीति बनाने की जरूरत है कि हमारे बहुत से हमारे बच्चे जो शहरों में नहीं आ पाते, गाँव में रहते हैं, उनके पास है जो हमारी जो स्कीमें, हमारी जो योजनाएं हैं, उनको पहुंच नहीं पाते, उनको मालूम नहीं चलता। लेकिन ये जो टैलेंट का जो स्काउटिंग करना है, उसको पता हम कैसे कर सकें, इसलिए गाँव के अंदर पता करने के लिए हर एक गाँव में जो है, मुझको लगता है कि हमको जो है हर एक जो जिस क्षेत्र के अंदर जो भी खेल जो है वो लोकप्रिय है, उसके अंदर हम जो है प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करें, कंपटीशन ऑर्गेनाइज करें। और निश्चित रूप से वहाँ के बच्चे जो है उसमें जब आप भाग लेंगे तो जो निखर करके आएंगे, उससे चल करके वो निश्चित रूप से जो है उसमें आगे बढ़ेंगे। मैं ये कहता हूँ खेल जो है एक ऐसी चीज है जो है स्वास्थ्य भी देती है, जो सम्मान भी देती है, और आजकल के जमाने में वो रोजगार भी देती है, वो स्टेटस भी देती है। इसलिए आजकल के बच्चों में इस बात के लिए प्रति अच्छे खिलाड़ी हम लोग बन सकें, उसके लिए हम लोग किस प्रकार की एक नीति हम तैयार करें कि विशेष रूप से जो इंटीरियर एरियाज हैं, हमारे ग्रामीण एरिया हैं, हमारे जो तथाकथित आदिवासी वनवासी जो एरिया हैं, हम अपने बच्चों को वहाँ किस प्रकार के खेल का किस तरह उनको लाएं, इस बात की वो जो हमको जो है बहुत जरूरत है। मुझे याद आता है, कई वर्ष पहले मैंने पढ़ा था कि जर्मनी के अंदर एक दिन ऐसा आता है, साल भर में एक बार ऐसा आता है कि पूरे जर्मनी के लोग, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, सब उस दिन दौड़ लगाते, पूरा का पूरा देश जो है दौड़ लगाता है। ऐसे जर्मनी के अंदर जो खेलों के बारे में जो भावना पैदा हुई, क्या हमारे देश के अंदर हम लोगों का भी जो जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, लेकिन आजकल के जब उसमें पता नहीं जिस प्रकार से क्रिकेट का बहुत महत्व बढ़ गया है, या दूसरे खेलों का हर एक खेल का महत्व है, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय खेल है जिसको हम हॉकी कहते हैं, या तो हम खेल के राष्ट्रीय में जो खेल का नाम बदलें, हम दूसरे किसी खेल का रखें। अगर हम राष्ट्रीय खेल हॉकी को मानते हैं तो हॉकी को भी गांव गांव जो है पहचान जो है पहुंचाने की जरूरत है। उसके बारे में निश्चित रूप से हमें जो है एक योजना बनाने की जरूरत है। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मेरा बागपत क्षेत्र खेलों के बारे में विशेष रूप से शूटिंग के क्षेत्र में पूरे देश के लगभग 50% बच्चे अकेला बागपत देता है शूटिंग के क्षेत्र में। और माननीय मंत्री जी को भी इस बात का शायद मालूम होगा कि शूटिंग के क्षेत्र में इतने बच्चे जो हैं हमारे उसमें आते हैं।
मैं भी इससे बहुत वर्षों से 25-30 वर्षों से मैं भी इस शूटिंग के क्षेत्र में मैं जुड़ा हुआ हूं। हमारे क्षेत्र के अंदर कुश्ती में 6 बागपत छोटा सा जिले है, वहां पर 6 अर्जुन अवार्डीज हैं। हमारे उसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, आर्चरी पूरे देश के अंदर शायद 2 सेंटर होंगे। एक सेंटर हमारे बागपत में है कि आर्चरी में जो धनुष्मान उसको सिखाते हैं, वो आर्चरी का सेंटर जो है हमारे बागपत के अंदर है। दादी भी है, वो शूटिंग में दादी भी है। शूटिंग में दादी भी है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। इसलिए बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक, दादी की उम्र तक सब लोग जो है शूटिंग में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, प्रतिभागी बनते हैं। तो एक माहौल है और जगह जगह स्कूल के अंदर, कॉलेजों के अंदर इस प्रकार के शूटिंग रेंज बने हुए हैं। हमारे बच्चों के पास इन खेलों के अंदर एथलेटिक्स हैं, हमारे बच्चों के पास में कोई सुविधा ही नहीं है। और इसलिए बागपत के बच्चे ज्यादातर हरियाणा में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, वहां जाकर के प्रशिक्षण लेते हैं, वहां जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं। पिछले कई वर्षों से जब से मेरे क्षेत्र के लोगों ने आशीर्वाद देकर के मुझे इस संसद में भेजा है, मैं इस बात की मांग करता रहा हूं कि बागपत के अंदर एक नेशनल खेल संस्थान बनाया जाए, एक राष्ट्रीय खेल संस्थान बनाने की जरूरत है। और ये केवल बागपत के लिए काम नहीं आएगा, आसपास के हमारे हरियाणा का जो क्षेत्र है उसके भी काम आएगा, आसपास के हमारे जो जिले हैं वहां पर भी काम आएगा। मैं ये जो मुझे मौका आपने दिया है, इसके समय इसमें हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बड़ा आभार व्यक्त करता हूं और देश के प्रधानमंत्री जी का भी, कि हमारे यहाँ प्रदेश की सबसे पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है आपके जो है मेरठ में बन रही है। तो आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, उसमें आपका भी प्रेजेंस रहा है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि एक यूनिवर्सिटी जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर बनाई जा रही है। तो ऐसे एक खेल संस्थान की मैं मांग करता हूं कि बागपत के अंदर जो है उसको बनाया जाए। एक और जो आपने देखा होगा, अलग अलग खेलों में जो देश अभी अपने दुबे जी कह रहे थे, निशिकांत जी कह रहे थे कि 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में हम लोगों को जो मेडल मिलते हैं, जो पदक मिलते हैं, क्या उससे हम सेटिस्फाई हैं? क्या उससे हम संतुष्ट हैं? कोई भी उससे संतुष्ट नहीं हो सकता। छोटे छोटे देश जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ होगी, 2 करोड़ होगी, वो हमसे ज्यादा पदक लेते हैं, मेडल्स लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? और इसके पीछे जो मैंने जो है जानने की कोशिश की है, वो कारण है कि वहां पर उन खेलों के बच्चों को जो 5-6 साल की उम्र से ही बच्चों को खेलों में डाला जाता है, उनको एक कैरियर बनाया जाता है। सरकार उस पर खर्च करती है, समाज उस पर खर्च करती है और परिवार उस पर जो ध्यान देता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इस विषय में जो है ध्यान देने की जरूरत है। मैं पुनः अध्यक्ष महोदय आपका मैं धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। आजकल मैं क्योंकि पुलिस में रहा हूं, मैं इस बात को कई बार कोट करता हूं कि दिल्ली, बम्बई, बड़े बड़े शहरों के अंदर या मेरठ जैसे छोटे शहरों के अंदर जितने मर्डर्स होते हैं, जितनी हत्याएं होती हैं, उससे लगभग 6 गुणी आत्महत्याएं होती हैं। और आत्महत्याओं का ज्यादा पेपर में नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि हम लोग इस बात में फेल हो चुके हैं, असफल हो गए कि हम अपने बच्चों को इस बात को जो है नहीं सिखा पाए कि इस मानव जीवन की कीमत क्या है। और ये केवल बात ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग इस बात आत्महत्या करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी, प्रोफेसर भी, डॉक्टर्स भी, इंजीनियर्स भी, बड़े बड़े लोग जो हैं उसमें जो पढ़े लिखे लोग भी आत्महत्या करते हैं। इसका मतलब हम युवा कल जो है खेल मंत्रालय को इस बात पर सोचने की जरूरत है। हमारे युवा क्यों आत्महत्या करते हैं? जरा सा को टेंशन हो जाए, जरा सा को गम हो जाए, उसमें आत्महत्या करने लगते हैं। इन आत्महत्याओं से हमारे जो है समाज बचे और मर्डर से बचे, अपराध समाज के अंदर कम हो। इसलिए जैसे मैंने कहा था, हमारे पास सब प्रकार की योजनाएं हैं। हमारे पास स्कूल बनाने की योजनाएं हैं, रोड बनाने की योजनाएं हैं, हॉस्पिटल बनाने की योजनाएं हैं, अच्छी बिल्डिंग बनाने की योजनाएं हैं, पर मानव निर्माण बनाने की योजना हमारे पास नहीं है। हम मानव निर्माण की योजना बनाएं, एक अच्छा, बहुत सफल, बहुत अच्छा नागरिक जो है, एक अच्छा युवा हम कैसे तैयार कर सके, इस विषय में हम लोगों को बहुत गंभीर विचार करने की जरूरत है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। श्री विजय कुमार जी। बहुत कुछ कर सकते हैं, आपने मुझे वक्त दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। श्री दानिश अली जी। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे 193 पर जो खेल और युवा मामलों के मंत्रालय पर चर्चा हो रही है उसमें भाग लेने का मौका दिया। अभी मेरे से पहले वरिष्ठ साथी निशिकांत दुबे जी ने बहुत अच्छी बातें करी
कि किस तरीके से हमें खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये सच्चाई है कि जो इस देश में फेडरेशंस का रोल है और सरकार का रोल है, उसमें कई जगह कंट्राडिक्शंस हैं और कई जगह मुझे कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि नेपोटिज्म जो है कई सारी फेडरेशंस में है, ये रिकॉर्ड पे है, सुप्रीम कोर्ट तक में ये मामले गए, लेकिन उसका कोई हल निकला नहीं है। एक तरीके से फेडरेशंस के ऊपर जो लोग बैठे हैं, रिफॉर्म्स की बात काफी समय से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन कितना हुआ, कितना हो पाएगा, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन ये बात हकीकत है कि जो देहात से, गांव से, ग्रामीण अंचलों से लोग आते हैं, नौजवान आते हैं, उनके अंदर प्रतिभा कहीं ज्यादा होती है। और मैं ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूं सभापति महोदय कि जितना फेडरेशंस के अंदर जो नेपोटिज्म है, अगर उसको न्यूट्रलाइज करके जितनी सुविधाएं एक सेक्शन को दी जाती हैं, उनके बच्चों को दी जाती हैं, अगर उसकी 1/4 भी सुविधाएं उन गांव देहात के नौजवानों को दे दी जाए, तो मैं समझता हूं कि भारत का जो रिकॉर्ड होगा ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो कई गुना बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी बात कही कि आज सरकार की तरफ से आयोजन किया गया, आजादी के इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुझे खुशी है इस बात की कि जिन्होंने आजादी की स्वर्ण जयंती पर जो गजब गोल्डन जुबली सेलिब्रेट हो रही थी, उस वक्त अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया था, कम से कम आजादी के अमृत महोत्सव पर आरएसएस के हेडक्वार्टर पे तिरंगा फहराया जाएगा। 52 साल तक उन्होंने अपने हेडक्वार्टर पर, 52 साल तक उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स पर आरएसएस की बात नहीं जाएगी। आजादी के आप विषय पर बोलिए, आप विषय पर बोलिए। फैलाया जाएगा। गलत कह रहे हैं अनिश अली जी। सर सभापति जी महोदय, ये अभी सब्जेक्ट्स के माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। सभापति जी, ये माननीय सदस्यों को चर्चा करते समय मंत्री जी बोल, कोई ऐसे संगठन का नाम नहीं लेना चाहिए जिसका कोई यहाँ रिलेशन नहीं है। ये लगातार ऐसे संगठन का नाम ले रहे हैं जो राष्ट्रभक्त संगठन है, जो देशभक्त संगठन है। कार्रवाई से निकाल दीजिएगा। खेल पे चर्चा हो रही है, उसमें ऐसा नाम क्यों ले रहे हैं? इररिलेवेंट टॉक है ये, इसको निकालिए। अपनी बात कर रहा हूँ, इररिलेवेंट टॉक को निकालिए, इररिलेवेंट टॉक को रिकॉर्ड से हटाइए। मैं क्या कर, कैसे इसकी संगठन, अरे आप तो भाई उस संगठन से प्रधानमंत्री जुड़ के आए हैं, उस संगठन से मेजॉरिटी इस सदन के अंदर बैठी है। मैंने क्या गलत कह दिया? मैं दूसरा नाम बोल दूंगा। और तिरंगा यात्रा की बात, मैं अगला नाम पुकार दूंगा। तिरंगा यात्रा की बात जो है, तिरंगा यात्रा की बात इन्होंने शुरू करी। सभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरू नहीं किया। हो गया। अध्यक्ष महोदय, आपका कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नो जी। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। मैं आपका बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि 99 के अधीन एक चर्चा अभी शेष है, उस पर चर्चा होना। तो श्री निशिकांत दुबे जी स्पोर्ट्स के ऊपर जी चर्चा होना शेष। अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है, चर्चा अभी बाकी है। चर्चा बाकी है, अभी बाकी। वो पिछले सत्र से चल रही है। दानिश भाई अपना नाम दे सकते हैं, आपको बोलना हो तो प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय जी। हम लोग सभी लोकसभा अध्यक्ष के शुक्रगुजार हैं
कि उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में ये बातें कही थी कि लोगों को खेल की चर्चा में आना है। कई एक प्रश्न थे एक दिन, तो उन्होंने एक व्यवस्था दी कि हम 193 में जो है इस चर्चा को लेंगे। और अच्छी बात यह है कि ये लोकसभा अब स्पोर्ट्स के बारे में भी इतनी चिंतित है। कई एक सांसद बोल चुके हैं, कई एक सांसद बोलने वाले हैं, और मंत्री जी जो है वो नहीं, मैं पहली बार बोल रहा हूं, और इसमें एक नियम है कि यदि एक बार आप बोल लेते हैं तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलता है। तो इसीलिए मुझे चेयर ने जो है बोलने की अनुमति दी है, पार्टी ने अनुमति दी है। और ये दिखाता है कि पहले की जो एक कहावत थी जिसको कि सुनते हुए हम लोग सभी बड़े हुए, हमारा यंगर जनरेशन, हमसे जो छोटा जनरेशन है, वो इन चीज़ों को बोलते हुए नहीं बढ़ा, लेकिन हम लोग बढ़े कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। आज पूरी दुनिया बदल गई और देश का जो माइंडसेट आजादी के बाद जो हमारा युवा है वो कितना बदला होगा और ये सरकार की सोच कितनी बदली होगी, वही दिखाता है कि जैसे उस दिन प्रश्न के उत्तर में आपको यदि ध्यान हो सर कि राज्यवर्धन राठौर साहब जो कि खेल मंत्री भी रहे, एंड मिनिस्टर भी रहे, एक बड़े खिलाड़ी रहे जो कि मेडल जीत कर लाए, उन्होंने खुलेआम इस पार्लियामेंट में कहा एक सांसद को बोलते हुए कि मैं 2002 में मेडल जीतकर लाया इस देश के लिए। बड़ी बात थी उस वक्त, उस जमाने के लिए। लेकिन मेरा एक भी फोटोग्राफ 2002 से लेके 2014 तक इस देश के प्रधानमंत्री जी के साथ दिखा दीजिए। इस सदन में बोल रहे थे। लेकिन आज क्या सिचुएशन है सर? खिलाड़ी कौन जा रहा है, जाते हुए प्रधानमंत्री जी मिलते हैं, जाते हुए प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। खिलाड़ी यदि मेडल लेता है, मेडल जीतता है, देश का नाम रोशन करता है, तो नहीं जीतता है तो भी उसको प्रोत्साहित करते हुए, यदि कोई रोता हुआ उनको दिखाई देता है या लगता है कि किसी कारणवश छोटी सी थोड़ी सी चूक हो गई, तो एक गार्जियन की तरह, एक देश के मुखिया होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते वो उस खिलाड़ी को बधाई भी देते हैं और उस खिलाड़ी को सांत्वना भी देते हैं। और जब वो लौट कर आते हैं, केवल ये नहीं कि ओलंपिक में जो जा रहे हैं, कॉमनवेल्थ में जो जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक में जा रहे हैं, इवन हमारे दिव्यांग बंधु यदि वो पारा ओलंपिक में भी जा रहे हैं, उनको भी वही सुविधा है और एक एक चीज का वो ख्याल रखते हैं। और यह दिखाता है हमारी सरकार का कमिटमेंट, यह दिखाता है माननीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट, और यह दिखाता है कि देश स्पोर्ट्स के बारे में किस तरह से चेंज हुआ है, किस तरह से पूरे देश की सोच बदली है। जो सिचुएशन है कि स्पोर्ट्स के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी या देश क्यों सोचता है। मेरे भी छोटे बच्चे हैं सर, अभी वो पढ़ ही रहे। जो वातावरण है दुनिया का, उस दुनिया के वातावरण में आपको बच्चे स्वस्थ मानसिकता के चाहिए, और वो मानसिकता तब होती है कि वो केवल माल न्यूट्रिशन या इन चीजों से कि आप खाना पीना अच्छा खिला दिए तो उससे नहीं होता है। आज का जो समय है, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, भारत फिर भी काफी हद तक बचा हुआ है। कोई बच्चे ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं, कोई बच्चे अल्कोहल के शिकार हो जाते हैं, कोई बच्चों में विकार आ जाता है कि वो लड़ाई झगड़े मारपीट गुंडागर्दी पे उतारू हो जाते हैं। उनको बचने के लिए सर ये जो स्पोर्ट्स, ये सबसे बढ़िया तरीका है। क्योंकि हमेशा जगजीवन राम जी हमारे विश्वविद्यालय, जब भागलपुर विश्वविद्यालय गए थे सभापति महोदय, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। दीक्षांत समारोह में गए थे उप प्रधानमंत्री होने के नाते, तो उन्होंने कहा था कि ये जो 12 वर्ष से लेके 18-19 साल का जो समय है, ये शुद्ध युवा का समय है, यूथ का समय है। और जितने बच्चे हैं उनको मेड़ तोड़कर चलना है। जो मेड़ तोड़कर नहीं चलते हैं तो उनके बारे में एक सोचने की आवश्यकता है कि ये बच्चे जो है युवा हैं कि नहीं, मतलब वो अलग से, दुनिया से अलग हटकर काम करना चाहते हैं। और जब तक कि उनको एक पॉजिटिव वे में आप देश के प्रति नहीं जोड़ेंगे,
अपने समाज के प्रति नहीं जोड़ेंगे, अपने समाज के प्रति उनको क्या करना है, यदि उनकी आवश्यकताओं को उस तरह से नहीं मोड़ेंगे तो इस देश में क्योस हो जाएगा। और इसी में स्पोर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है कि जब बच्चे, उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि उस बच्चे को यदि आप किसी को फुटबॉल खेलने में, किसी को खो खो खेलने में, किसी को कबड्डी खेलने में, किसी को बैडमिंटन खेलने में, किसी को टेनिस खेलने में यदि आप लगा देते हैं तो बच्चे प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, एक दूसरे से हार और जीत का जो है उनको एक सुकून होता है। हारने में भी वो दुखी होते हैं, जीतने में भी वो खुश होते हैं, लेकिन हार और जीत एक दूसरे के दुश्मनी में नहीं बदलता है। और जब इस तरह से हारने और जीतने का एक मानसिक प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, आपके दिमाग पर पड़ता है, तो वो स्वस्थ बच्चे जो है भविष्य में, ये नहीं कि वो मेडल ही जीते, वो देश के लिए खेलें ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के लिए खेलें ऐसा भी कोई जरूरी है नहीं है, लेकिन जब वो अपनी एनर्जी को फील्ड में एग्जॉस्ट करते हैं तो वो जो उनकी ताकत है वो इस देश की ताकत बनती है। और जो हम 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात करते हैं उसमें उसकी आवश्यकता है। इस कारण से आज जो ये डिस्कशन है ये सबसे महत्वपूर्ण है सर। लेकिन जो समस्या मैं देख पा रहा हूं, देखता हूं, अखबारों के माध्यम से पढ़ता हूं, सांसद होने के नाते प्रश्न जो होते हैं या लोगों से जो जानकारी मिलती है, सबसे बड़ा सवाल जो हमारे देश में है सर कि एक तो फेडरेशन जो है, उस फेडरेशन का जो खेल है वो सरकार के सीमा से बाहर है। फेडरेशन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। उस फेडरेशन में कौन मेंबर बनेगा, कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, और वो फेडरेशन किस आधार पर खिलाड़ियों का सिलेक्शन करता है यह भी सरकार की सीमा के बाहर है। उनका फाइनेंस कहां से आता है, उनका मैनेजमेंट कैसे होता है, और सरकार जो है, मुझे जितना समझ में आता है, मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मंत्री जी जवाब देते हुए मुझे इसके बारे में ज्ञान देंगे, बताएंगे। ये जो सिचुएशन है इसमें कई एक बार प्रयास हुए, क्योंकि हम छोटे जगह से आते हैं सर, ऐसे जगह से आते हैं जहां की बच्चों को कोई बहुत सुविधा नहीं है, अमीर बाप के बच्चे नहीं हैं। चाहे क्रिकेट का सवाल हो, महेंद्र सिंह धोनी से लेके जितने सचिन तेंदुलकर तक की यदि बात करें तो बहुत छोटे छोटे घर परिवार से जो है वो लोग निकले और देश के लिए जो है उन्होंने काम किया। मैं जहां से आता हूं सर, आप समझिए कि हॉकी के लिए हमारे लड़के और लड़कियां, झारखंड के जो बच्चे हैं वो लगातार अच्छा करते रहे, आर्चरी में लगातार बच्चे आगे बढ़ते रहे। लेकिन कई एक बार खबर आती है, क्योंकि फिर ये बातें होंगी कि एक फेडरेशन करता है और एक स्टेट का सब्जेक्ट। दो बातें हमेशा इस पार्लियामेंट में होती हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं वो फेडरेशन का सवाल है, या आप जो बातें कह रहे हैं वो स्पोर्ट्स जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। ये हम और आप कानून बनाने वाले समझ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे खेल रहे हैं सर, उनको तो एक मन में आशा है, आकांक्षा है, उत्साह है कि वो इस देश के लिए खेलेंगे। उन बच्चों के पास ना अच्छा स्टिक है हॉकी का, ना अच्छे जूते हैं। जो रांची, जो हमारे झारखंड से जो खबरें आती रहती हैं, स्टेट जो है, हरियाणा जैसा स्टेट तो बहुत काम करता है, गुजरात जैसा स्टेट तो बहुत काम करता है, उसके पास पैसे हैं, वो दे रहा है। लेकिन हमारा जैसा राज्य जो है वो यदि बच्चों को नहीं दे रहा है तो वो जो टैलेंट है, उस टैलेंट के लिए इवन जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो कई एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ, हजारीबाग में है और एक आध जगह जो है, और हॉकी के इंस्टीट्यूट इन्होंने बना रखे हैं, उसके अलावा टैलेंट को कैसे अपने साथ रखें, उनको हम कैसे सुविधा दें, ये झारखंड जैसे राज्य में नहीं। तो यदि सरकार नहीं करेगी, फेडरेशन नहीं करेगा, तो हम यहां से क्या करने वाले हैं? यदि इसका जवाब मिलेगा तो मुझे लगता है कि उन बच्चों के लिए हम बहुत बेनिफिशियल होंगे। दूसरा सवाल यह है कि भारत सरकार के पास कितना बजट है? बजट हमने बढ़ाया है। 2014 तक तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का मतलब होता था कि 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़
इसके बाद जो है स्पोर्ट्स और यूथ मिनिस्ट्री का तो कोई मतलब ही नहीं था। इवन यूथ हॉस्टल जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन थे सर, चाणक्यपुरी में है, इस पे भी केवल लिखा रहता है कि भारत सरकार से जो है वो मदद से ये बना हुआ है, लेकिन यूथ हॉस्टल का जो पोजीशनिंग है या जो उसका रख रखाव है या उसका जो मैनेजमेंट है, उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ का जो है कोई लेना देना नहीं। तो दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो केंद्र सरकार जो सपोर्ट बेस क्रिएट करती है फेडरेशन के, केंद्र सरकार जो सपोर्ट बेस क्रिएट करती है कि ओलंपिक में तैयारी करने के लिए किस तरह से हम इक्विपमेंट दें, किस तरह से सुविधा दें, जो बच्चे आगे बढ़े, कॉमनवेल्थ के लिए जो बच्चे जाएंगे उनको कैसे, क्योंकि हमको लगता है कि प्रत्येक 4-4 साल पे खेल होता है सर, लेकिन सबका जो कैलेंडर है वो लगभग हमको लगता है कि साल 2 साल में कोई ना कोई अच्छा खेल, एशियन गेम आ जाता है, कॉमनवेल्थ गेम आ जाता है, ओलंपिक आ जाता है और वर्ल्ड कप आ जाता है। तो ये चारों गेम यदि आप देख लेंगे, और उसके बाद नेशनल गेम है, नेशनल गेम में स्टेट जो है पार्टिसिपेट करता है, उसके नीचे फिर यूनिवर्सिटी का है। तो ये जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर में हम सालों भर किस तरह से स्टेट के कोच को अपने साथ रखते हैं, उनके प्राइवेट कोच को अपने साथ रखते हैं, केंद्र के कोच को अपने साथ रखते हैं, केंद्र के इंस्टीट्यूट का क्या रोल होता है, फेडरेशन के इंस्टीट्यूट का क्या रोल होता है, और हमारा जो स्टेट है इसका केंद्र स्टेट के कोच का या फेडरेशन का क्या रोल होता है, इसके बारे में जो है कोई क्लैरिटी नहीं। और यदि ये क्लैरिटी नहीं होगी सर, तो हम पैसा कुछ भी खर्चा करते रहें, इसका जो, क्योंकि हम उस दिन प्रश्न में जो है बहुत चर्चा करते हुए कह रहे थे कि इतना दिन हो गया, हमने ये 10 पदक लिया, हमने 13 पदक लिया, हमने 14 पदक लिया। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के जोश के कारण आपको मैं बताऊं कि ओलंपिक में भी हमने बहुत अच्छा पदक लिया, और हम जो है पारा ओलंपिक में भी बहुत अच्छा करके आए। और अभी जो कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है उसमें लगातार जो है हमारे बच्चे बच्चियां लगातार जो है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीत रहे हैं। भारत का नाम बहुत आगे बढ़ रहा है, कर रहे हैं सर। लेकिन ये जो क्लैरिटी नहीं है, 130-135 करोड़ का देश जब मेडल की टैली आती है, उसमें लगता है कि यूएस से, क्योंकि ठीक है लेगेसी प्रॉब्लम है, 70 साल से हमने जिस तरह का भ्रष्टाचार देखा है और सारे चीजों में भ्रष्टाचार देखा है। ये अभी नेहरू स्टेडियम बनते हुए नजर आया सर, कि मैं अनुराग सिंह ठाकुर जी का धर्मशाला का स्टेडियम देखने के लिए गया, 50 करोड़ में उन्होंने खूबसूरत, यदि किसी को देखना हो सर तो जो मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, क्योंकि मुझे वहां खेलने का भी मौका मिला है और सांसद की टीम का मैनेजर होने के नाते, प्लेयर होने के नाते मैं वहां खेलता रहा हूं। 50 करोड़ में खूबसूरत स्टेडियम बनाया धर्मशाला का, और वही यदि आप देखिएगा सर तो 1100 करोड़ 1200 करोड़ रुपया खर्च करके हमने ये कॉमनवेल्थ के लिए नेहरू स्टेडियम बनाया। इतना बड़ा करप्शन होता रहा है सर। हमने यहाँ पीएससी के मेंबर होने के नाते सीडब्ल्यूजी की पूरी फाइल खंगाली है कि किस तरह से एक मंत्री ऐसा था जिसने कह दिया कि सीडब्ल्यूजी अपने को करना ही नहीं है, कॉमनवेल्थ करना ही नहीं है, और अंतिम में जब 2 साल बचा तो 2 साल के लिए कि हमको वॉर फुटिंग पर काम करना है, हमको ये गेम करना ही करना है, उस तरह से सारे जगह करप्शन करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते थे कॉमनवेल्थ गेम के लिए, जो एशियन गेम का बेस हो सकता था, जो ओलंपिक गेम का बेस हो सकता था, उन चीजों से हम मरहूम हो गए। तो मेरा ये कहना है कि अंतिम समय में जो हम ये काम करते हैं, तो क्या हम एक ऐसा कैलेंडर बना सकते हैं जिसमें फेडरेशन को क्या काम करना है, स्टेट को क्या काम करना है, सेंटर को क्या काम करना है। और जिस तरह से अभी मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी आप सबों को बधाई देना चाहता हूं कि आप वर्ल्ड चेस जो है यहां ओलंपिक करा पाने में सक्षम हो गए, जिसका उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी गए। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, फुटबॉल में भी एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, तो उसमें से हम कहां कहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। ये केवल दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और बेंगलोर में ये, क्योंकि खिलाड़ी जो हैं आपके वो शहरी क्षेत्र से ज्यादा, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज को मानता हूं कि पेट में यदि भूख नहीं हो और मन में आग नहीं हो तो कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। आज की डेट में मैक्सिमम लोग, मैं ये नहीं कहता कि कोई बड़े परिवार के बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में उदाहरण है, चाहे वो बिल गेट्स बढ़ते हुए नजर आए, चाहे यहां धीरू भाई अंबानी बढ़ते हुए नजर आए, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है राष्ट्रपति बनते हुए नजर आए, या माननीय प्रधानमंत्री जी चाय बेचते हुए यहां देश के प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आए। जिस आदमी के पेट में भूख है, और यह हमेशा कहा भी गया है विद्यार्थी के लिए, क्योंकि कोई भी जो खिलाड़ी है या कोई भी हम लोग यहां आते हैं
वो विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा श्लोक है सभापति महोदय, आपको यदि ध्यान हो कि काक चेष्टा वको ध्यानं स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, जिसमें ये 5 लक्षण हो, जिसमें कौवे की तरह जो है चेष्टा हो, जिसमें बगुले की तरह ध्यान हो, जिसमें कि कुत्ते की तरह जो है उसकी निद्रा हो, जो अल्पाहारी हो और जो गृह त्यागी हो, वही विद्यार्थी होता है और वही विद्यार्थी सक्सेसफुल होता है जीवन में, वही लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए पेट की भूख का मतलब जो है गरीबी से नहीं है, पेट का भूख का मतलब है कि उसमें बढ़ने की क्षमता है, उसको देश के लिए कुछ कर गुजरने का सामर्थ्य है। और इसी कारण से आज जो तिरंगा यात्रा हमने की उसमें भी यही था कि उन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण को निछावर कर दिए जिनको कि किसी चीज की इच्छा आकांक्षा नहीं थी, उनको केवल ये था कि अंग्रेजों को भारत से निकालना है और इस देश को स्वतंत्र और आजाद करना है। तो मेरा यह कहना है कि उस तरह के जो छोटे छोटे जगहों से जो बच्चे आते हैं जिनमें टैलेंट है, उस टैलेंट पूल के लिए हम क्या कोई ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं कि जैसे हम झारखंड से आते हैं तो वहां हॉकी का जो है पुरुष और महिला का हम काम कर सकते हैं, आर्चरी हमारा विषय होता है, या हरियाणा में आप जो है आपके पहलवान जो है वो होते हैं, मुक्केबाजी में नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं। आपने यूनिवर्सिटी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसे आज गति शक्ति विश्वविद्यालय बना रेलवे के लिए स्पेसिफिक, उसी तरह से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है मणिपुर के लिए बनाया गया है। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और जिससे कि हम देश दुनिया में अपने आप को कैसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, रूस इन सबों से मुकाबला कर पाए, क्योंकि चीन से खासकर अब तो सबसे ज्यादा थ्रेट जो है सभी खेलों में चीन से ही नजर आता है। 130-135 करोड़ के देश में हमको अच्छे खिलाड़ी पैदा करना है, वर्ल्ड क्लास के खिलाड़ी पैदा करना है, और एक ऐसा सिचुएशन लाना है जिसमें कि भारत नंबर 1 हो। जिस तरह से हम इकोनॉमी में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, और समय यदि ऐसा आया तो 5-10 साल 15 साल के बाद हम दुनिया के जो है विश्व गुरु बनेंगे, और इकोनॉमी में जो माननीय निर्मला सीतारामन जी ने किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। तो स्पोर्ट्स में क्या हम इस तरह की कोई पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर आ सकते हैं, और कैसे फंडिंग, प्राइवेट फंडिंग के साथ कैसे सरकार की फंडिंग हम आगे बढ़ा सकते हैं। यदि इस सोच के बारे में हम आगे बढ़ें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने मुझे वक्त दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। श्री दानिश अली जी। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे 193 पर जो खेल और युवा मामलों के मंत्रालय फिर हमको एक एक्सप्लेनेशन देने का मौका दिया, धन्यवाद जी। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय सदस्यगण, कुछ माननीय सदस्यों ने संशोधन दिए हैं परंतु वे उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं सारे खंडों को एक साथ सभा के निर्णय के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यथा विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। जी, सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस नाउ, उसको हम लेंगे। श्री अश्विनी वैष्णव जी। Sir, with your kind permission, I rise to move that the Data Protection Bill 2021, as reported by the Joint Committee, may be withdrawn. प्रश्न है कि विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें,
जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब अपना विधेयक वापस ले सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा हो गया। And permission, I withdraw the Data Protection Bill 2021 as reported by Joint Committee. नियम 193 के अधीन एक चर्चा अभी शेष है, उस पर चर्चा। On this, sir. With this, I conclude my speech. Thank you for the time, sir. माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, आज सरकार की ओर से एक नई केंद्रीय विश्वविद्यालय 21वीं सदी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो लाया गया है, यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 में एक नई धारा संयोग करते हुए एक नया उपक्रम बनाया जा रहा है। उसकी एक सार्थक चर्चा लगभग 11 माननीय सदस्यों ने, 10 माननीय सदस्यों ने और हमारी रेल विभाग के मंत्री, आईटी और संचार विभाग के मंत्री अश्विनी जी की इंटरवेंशन के साथ साथ एक सार्थक चर्चा अभी समाप्त हुई है। सभापति महोदय, सभी ने इस यूनिवर्सिटी को स्वागत किया है, उसकी आवश्यकता, उसकी समय और उसके अंदर पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में उल्लेख किया है। एक प्रकार सभी ने, सत्ता पक्ष की हो या प्रतिपक्ष के हो, सभी ने इस नया यूनिवर्सिटी को, गति शक्ति यूनिवर्सिटी को समर्थन किया है। मैं सभी को, सभी माननीय सदस्यों को आभार प्रकट करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं। और सभापति महोदय, हमारे दूरदृष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल वर्तमान के बारे में योजना करते हैं, भविष्य के बारे में, जो भविष्य औद्योगिक क्रांति 4.0 की तहत हम जिसमें जा रहे हैं, आने वाले सदियों तक क्या क्या आवश्यकता होगी, उसमें भारत कैसे स्थान लेगा, ये सारे को संभावनाओं को नीति और उसको कार्यक्रम में परिवर्तित करने का विजन रखने वाला हमारी प्रधानमंत्री जी हैं। उनकी सोच की एक प्रतिफलन है गति शक्ति मिशन। उनकी सोच में एक बार ये आया कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अम्ब्रेला के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए विभाग को अलग अलग होगा, रेल के अलग विभाग होगा, रोड सेक्टर अलग विभाग से चलेगी, राज्यों की भूमिका रहेगी, पोर्ट्स की अपना अलग अलग पॉलिसी है, इनलैंड वाटर इमर्ज कर रहा है, एविएशन इंडस्ट्री देश में काफी मात्रा में ग्रोथ हुई है, इंटरनेट सर्विस, आज भारत इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ 5G की न केवल सपना देख रहा है। सभापति महोदय, मैं इस पवित्र गृह में देश के सामने उल्लेख करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2022 के अंत तक यह देश आत्मनिर्भर होगा टेक्नोलॉजी में, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में। 5G की टेस्ट बेड हमारी देश की IITs, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, उनकी अगुवाई से आज हम उस सिद्ध तक पहुंच चुके हैं। और सभापति महोदय, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े सामाजिक प्रकल्प, आने वाले दिनों में खेती कहाँ होगा, सिंचाई कहाँ होगा, एक स्कूल कहाँ बनेगी, एक आंगनबाड़ी सेंटर भी कहाँ होगी, उसकी एक मास्टर प्लान की आवश्यकता होती है। इसलिए सभापति महोदय, आज हमारी सरकार बाइसाक जैसे संस्था को, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स, बाइसाक ऐसे संस्थाओं को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस को मान्यता भी दिया है। ये सारे पृष्ठभूमि में इसीलिए बता रहा हूं, आज देश का आवश्यकता है ये सारे औद्योगिक इनिशिएटिव को, ढांचागत परिवृद्धि को, इंफ्रास्ट्रक्चर विजन को
अगर हम सभापति महोदय एक नॉलेज रिपोजिटरी उसकी नहीं बनाएंगे, उसमें अनुसंधान नहीं होगा, उसमें विज्ञान की मेलाप नहीं होगा, उसमें वैश्विक टेक्नोलॉजी क्या क्या चल रहा है उसकी अगर हम बेस्ट प्रैक्टिस भारत नहीं लाएंगे, सभापति महोदय, हम देश की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे। इसी बैकग्राउंड से, इसी पृष्ठभूमि से गति शक्ति विश्वविद्यालय की कल्पना की गई। 2018 से रेल विभाग की अगुवाई से बड़ौदा में उनकी जो पुरानी रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था उसी को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता देके उसको एक यूनिवर्सिटी बनाया गया था। बाद में जिस समय की आवश्यकता हुई, जितना उसकी पृष्ठभूमि को बताते हुए इंट्रोडक्शन के समय में, और माननीय सभी सांसद सदस्यों ने एक एक फीचर उसको कहा। किसी ने कहा इसकी इंटरनेशनलाइजेशन होना चाहिए। अगर ये वैश्विक स्तर की इंस्टीट्यूशन से टाई अप नहीं करेंगे, आज भारत की रेल विभाग की अगर मैं उदाहरण लूं, भारत कम से कम, भारत की रेल कंपनियां, भारत सरकार की रेल संबंधित सहयोग दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी में से कम 20 देशों में भारत की रेल विभाग की फुटस्टेप है। इसलिए हमारी कैपेसिटी केवल हमारे देश के लिए नहीं, विश्व के गरीब देशों के लिए आवश्यक भी होती है। इसीलिए ग्लोबल स्टैंडर्ड की इंस्टीट्यूशन बनाना यह हमारी मैंडेट में है। ऐसे ही सभापति महोदय, मैं अगर एक स्टैटिस्टिक्स आज पार्लियामेंट के सामने रखूं, भारत की नीति के हिसाब से एज 15 साल की जब आयु किसी व्यक्ति को होता है, वो एक इकोनॉमिक यूनिट बन जाते, वो रोजगार क्षम होता है। 15 से 25 साल की आयु तक एक नौजवान, एक बालक, विद्यार्थी की भूमिका में रहता है। ऐसे आज हमारे देश में 25.5 करोड़ की संख्या है। उसमें सभापति महोदय आज विभिन्न प्रकार की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, शिक्षानुष्ठान में, वो स्कूल हो, 11वीं 12वीं की कक्षा हो या रिसर्च तक पढ़ाई हो, इसमें सिर्फ 11 करोड़ बच्चे आ पाते हैं। 14 करोड़ बच्चे इधर काम पे बिना स्किल इकोसिस्टम पे लग जाते हैं, नहीं तो वो पढ़ाई तक नहीं आ पाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये मैंडेट है। आज उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 27% है, उसको 2030 तक बढ़ा के 50% करना पड़ेगा। लेकिन भारत अभी नया सपना देख रहा है। अभी की जो हमारी नौजवान आएंगे वो रोजगार क्षम होना चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी उनकी होनी चाहिए। ना केवल एम्प्लॉयबिलिटी हो, ना केवल वो जॉब सीकर बने, वो जॉब क्रिएटर भी बने। ऐसे शिक्षा की कल्पना आज इसी गति शक्ति की अंदर रखा गया है। सभापति महोदय, ना केवल टेक्नोलॉजी, ना केवल साइंस, ना केवल इंजीनियरिंग, ना केवल मैथमेटिक्स, स्टेम, ये तो एक प्रकार से भारत की पहला स्टेम यूनिवर्सिटी बनेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह भी रेकमेंड किया, ये मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए। सभापति महोदय, प्रकल्प लगते हैं, बड़े बड़े रेल रोड होने के कारण विस्थापन भी होती है। विस्थापित लोगों की जिंदगी कैसे होती है, ये ह्यूमैनिटीज में पढ़ाई जाती है। इस यूनिवर्सिटी में कल्पना की जा रही है, ऐसे सारे विधाओं को भी पढ़ाया जाएगा, तब ये पूर्ण मात्रा में मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, मल्टी डायमेंशनल होगा। सभी ने इसका समर्थन किया है। ये एनईपी की अलाइंड है। सभापति महोदय, ये एक, जैसे आज देखिए, मैं आपको एक उदाहरण कहूं, दुनिया में कई देशों में हम जाते हैं, भारत में भी पायलट मोड पे ये बुलेट ट्रेन वगैरह की बात तो आज घर घर तक पहुंच गई है। वंदे भारत ट्रेन पटरियों में दौड़ने लगा है। उड़ान आज सामान्य व्यक्ति की एस्पिरेशन की प्रतीक बन चुकी है। अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा, हमारे मित्र निशिकांत जी यहाँ बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जुलाई महीने में ही हमारी देश की पवित्र धाम देवघर जाके नया हवाई पट्टी बना के आए हैं, हवाई एयरपोर्ट बना के आए हैं।
मैं खुद को संशोधित करना, हवाई पट्टी नहीं पूर्णांग एयरपोर्ट बना है और राजीव प्रताप रूडी जी उसको विमान लेके गए और कुछ मित्र भी साथ में गए थे, सभी को बधाई। आज ये देश की गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की आकांक्षा की एक आकार ले रही है। देश की दूर दराज इलाका में एविएशन इंडस्ट्री मोदी सरकार में पहुंची है। सभापति महोदय, ये केवल विमान उड़ान की नहीं है, इसमें विज्ञान भी जुड़ा है, इसमें अर्थशास्त्र भी जुड़ा है, इसमें अर्थनीति की विकेंद्रीकरण भी जुड़ा है। ये सारा विषय गति शक्ति विश्वविद्यालय में पढ़ाई की आवश्यकता है। ड्राइवरलेस इंजन की बात कही जाती है, आखिर ड्राइवरलेस इंजन ऐसे ही तो नहीं चल जाएगा मित्रों। उसका सभापति महोदय, उसके लिए रिसर्च, उसके लिए लोकलाइजेशन, इसके लिए लोकल स्किल कैपेसिटी, ये सारे की आवश्यकता है। ये ऐसे एक विश्वविद्यालय के बारे में कल्पना किया गया है, इसमें न केवल उच्च शिक्षा की डिग्री दिया जाएगा, वर्तमान ये सारे सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है। 2025 तक एक आकलन आ रही है, दुनिया में जितने काम लोग हाथ से करेंगे उतने ही काम मशीन में होगा। आखिर मशीन के प्रशिक्षण भी तो आवश्यकता होगी। भारत में कई काम बंद हो रहा है, कई नई काम सृजन हो रहा है। ये नई कामों के बारे में जानकारी और उनकी प्रशिक्षण, उनकी स्किल सर्टिफिकेशन इसी यूनिवर्सिटी में होगा। सभापति महोदय, ये ऐसा ही एक फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्सिटी है। सभापति महोदय, जैसे मैंने उनको कहा, यह देश की पहला एक प्रकार से एनईपी के उपरांत पहला रिसर्च यूनिवर्सिटी, पहला एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, पहला स्टेम यूनिवर्सिटी, पहला मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। इसमें स्टेम के साथ साथ ह्यूमैनिटी एंड कॉमर्स, आज भी रेलवे एमबीए 2 कोर्स में पढ़ाया जाता है। इसकी व्यवसायीकरण कैसे होगा उसके बारे में भी चर्चा किया जाता है। और आने वाले दिनों में खर्चा कम हो, योजना सटीक तरीके से सटीक लाभार्थी तक पहुंचे, एक बड़ी मास्टर प्लान की कल्पना की जा रही है। 22 को यह काम दिया गया है। मैं आज संसद की सदन में एक अच्छी सूचना देना चाहता हूं। भारत की सभी राज्यों ने, भले ही यहां अच्छा हो, अभी तो शांति हो गया अध्यक्ष जी, और जो लोग इसमें हमारे जम्मू कश्मीर के जैसे वरिष्ठ सदस्य और हमारे राम मोहन जैसे नौजवान साथी और चंद्रशेखर बाबू जैसे साथी जिसको समर्थन किए, सब जिनको सच में इसमें रुचि था, वो लोग बैठ के इसको सुन रहे हैं। उनका उपस्थिति ही बड़ा अच्छी बात है। आज भले ही सदन में थोड़ा नोक झोंक हो, लेकिन आज दानिश भाई आपने बोला नहीं था, आप चुप बैठो, आप सुनो। अभी आप तो अच्छे विद्यार्थी हो। सभापति महोदय, भले ही यहाँ नोक झोंक हो, लेकिन 22 की गति शक्ति मिशन में मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, भारत की सभी सरकारों ने आज सहयोग किया है। भारत की सभी विभागों ने अपना डाटा उसमें लेयरिंग करते जा रहे हैं। अब देखिए, आने वाले 2-4 साल के बाद भारत में, अभी तो बीच बीच में आती है, भारत में रेल पटरी कितने जल्दी बन रहा है, रोड कितने जल्दी बन रहा है। अभी हमारे सामने इस पार्लियामेंट बिल्डिंग की उदाहरण ले सभापति महोदय, 2020 में कोरोना के बीच में मदर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की मातृस्थान है भारत, उसकी नया मंदिर हम लोग बना रहे हैं और 2023 तक ये बन के रेडी हो जाएगा। ये है गति शक्ति। ये सारे की डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, ये सारे में आधुनिक विधा की आवश्यकता होगी। और ये सब 1, 2, 5 साल के लिए नहीं बन रहे हैं, ये बन रहे हैं आने वाले सदियों तक। इसीलिए इसमें रिसर्च, इसमें विज्ञान, इसमें मानवता, इसमें व्यवसायिक पक्ष, ये सारा विषय की पढ़ाई और रिसर्च की आवश्यकता है। एक नया कार्य संस्कृति भारत में विकसित हो रहा है। जो कहा जाएगा उसको किया जाएगा, उसी में विश्वास जन्मती है। सभी के लिए किया जाएगा, सबको साथ लेके किया जाएगा, इसी में सभी का विश्वास बढ़ रहा है। सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। गति शक्ति उसके एक व्यवहारिक रूप है। मैं इस बिल को आपके सामने प्रस्तुत करने के पहले एक शब्द में और एक बात कहना चाहूंगा।
मैं संसद की इस गरिमामय परिवेश का थोड़ा फायदा भी लेना चाहता हूं। कई जगह पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक्सपेंशन के बारे में कई सदस्यों ने उल्लेख किया। मैं बड़े विनम्रता के साथ उनके सामने ये विषय कहना चाहता हूं, वो एक अलग विषय है। आज हम एक 21वीं सदी की नई विश्वविद्यालय की कल्पना कर रहे हैं, इसमें मैं आपके समर्थन मांग रहा हूं। लेकिन एक संवैधानिक विषय को भी उठाया गया है। कई माननीय सदस्यों ने ये कहा कि कई केंद्रीय विश्वविद्यालय में विशेष करके समाज की वंचित वर्गों की पद खाली है। SC, ST, OBC और एक वर्ग भी है। मोदी जी ने और एक समाज की तबके को आरक्षण देने की बात कही, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इसलिए आज जो दिया जाएगा चारों वर्गों को दिया जाएगा। ये बात सही है। जो माननीय सदस्यों ने विषय को उठाया है वो सही उठाया कि कुछ सेक्शन में ये तो SC, ST की पद भरपाई हो, ये तो 2014 की उपरांत की विषय नहीं ना, ये तो पहले की विषय है। कारण खोजना पड़ेगा। संविधान सभा में इस पवित्र गृह में चर्चा हुई थी कि आरक्षण हमारे समाज के कुछ भाई बहनों को दिया जाएगा। संविधान सभा ने तय किया था, आखिर एक बार इस सदन डिबेट करनी चाहिए किस सरकार के समय कितने नियुक्तियां दिया गया है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है। मित्रों ने प्रश्न उठाया, मैं आज रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना चाहता हूं। पहली बार देश में 2018 में देश की लोकप्रिय जननेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून लाया। ये ऑप्शनल नहीं रहेगा। आपकी इच्छा के किसी की समाज की वंचित वर्ग किसी के मोहताज के पात्र नहीं है, यह उनकी संवैधानिक अधिकार है, उनको देना ही पड़ेगा। पहली बार इस सदन में और राज्यसभा में कानून लाया गया 2018। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पद रोस्टर में SC, ST, OBC और फिर मैं अभी इसे जोड़ रहा हूं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इन चारों के लिए जो पद व्यवस्था है उनको भरना पड़ेगा। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, आज मोदी जी की सरकार मिशन मोड पे ये सारे पदों को भर्ती करने का काम कर रहा है। आप हमको क्योंकि ऐसा एक विषय है, मैं समाज की मानसिकता की बात को क्या कहूं। कुछ लोगों को लगता है बुद्धि एक विशेष वर्ग में ही अटक जाता है, ऐसा नहीं है मित्रों। बुद्धि समाज की सामान्य घरों में है। नहीं तो APJ अब्दुल कलाम आज देश के राष्ट्रपति नहीं होते, ना नरेंद्र मोदी देश की प्रधानमंत्री होते, ना द्रौपदी मुर्मू जी जैसे महिला आज देश की राष्ट्रपति होती। यह हमारी प्रतिबद्धता, हमें उसकी विश्वास है। इसीलिए तो मोदी जी ने 2018-19 में नई कानून लाया। संसद की इस चिंता वाजिब है। हम उसको 1-1.5 साल के अंदर जिम्मेवारी के साथ कहते हैं, हमारी ओर से सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसमें विशेष ड्राइव करके भी भरने के लिए सदन अस्वस्थ रहे, मोदी जी पे भरोसा करे, हम उसको करके रहने वाले हैं। मैं सभापति जी आपकी अनुमति से एक विषयांतर विषय को आज इस गति शक्ति विश्वविद्यालय की चर्चा के अवसर पे कहा, क्योंकि एक संवैधानिक विषय है। कभी कभी कुछ मित्र मैं उड़ीसा से आता हूं सभापति जी, हमारे वहां एक कहावत है, हिंदी में भी उसको ऐसे कहावत है, जो गलती किया वही जोर से चिल्ला देता है। उड़िया में कहूं तो थोड़ा वो अनपार्लियामेंट्री है। अभी वो जो सभापति जी ने किताब निकाला, शायद मैं क्यों विवाद में जाऊं सभापति जी, वो शायद अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा, फिर मेरे नाम पे प्रिविलेज है जो कोई बड़े विद्वान लोग लगा देंगे, मैं नहीं कहता हूं। लेकिन उसको जितना शब्द में जो गलती करे वही आज ज्यादा चिल्लाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके हाथ में शासन रहा, जिन्होंने गरीबी हटाओ को नारा देके दशकों तक इस सदन को राज किया, वो आज मोदी जी को प्रश्न उठाते हैं। इसीलिए वो आज कहां है, वो किसी की बहाना लेके अच्छा हुआ बॉयकॉट करके चले जाए, जनता उनको लंबे समय तक बॉयकॉट करवाएगी। उनको प्रजातंत्र में विश्वास होनी चाहिए। सभापति जी सदन की सहयोग में कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अभी देता हूं प्लीज मेहता साहब कुछ जी, कुछ क्लैरिफिकेशन आप यू 3 clarifications हैं जी। After hearing such a spirited speech, I was so engrossed that practically most members in this house might have lost track of the bill itself.
But let us come to the facts, the bill that is before us. I refer to section 3F, subsection 3, जो इंसर्ट हुआ है ओरिजिनल बिल के साथ. गति शक्ति विश्वविद्यालय will be funded by the Ministry of Railways in the central government. इस हाउस आज देखा कि एजुकेशन के माननीय मंत्री बिल 1 तारीख अगस्त में मूव किए और आज 3 अगस्त में ये चर्चा में है और थोड़ी देर में हाउस की सहमति से संभवतः ये पारित भी होगी. और इस बीच चर्चा के भीतर हमारे माननीय रेल मंत्री जी भी इंटरवेन किए और जो यूनिवर्सिटी डीम टू बी यूनिवर्सिटी को हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं वो भी रेल मंत्रालय की है. प्रश्न ये है कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है इसलिए एजुकेशन मंत्री और एजुकेशन मंत्रालय नोडल मिनिस्ट्री है. मेरा प्रश्न सिंपल है, रेल मंत्रालय की तरफ से ये यूनिवर्सिटी को चलाया जाएगा, खर्चा करा जाएगा. मैं सुन रहा था मंत्री जी के रेल मंत्री जी के वक्तव्य में, रेल बजट में इस बारे में प्रोविजन है या आगे आपको करना है सप्लीमेंट्री बजट में, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए. ये अब तक हुआ नहीं है. अब तक जितने चर्चा सॉरी the proposals entails no financial implementation. यही लिखा है. जी जी. The implication. This also leads to a question whether the center plans to increase the budget allocated to the Ministry of Railways, factoring into account the funding which has to be provided to Gati Shakti University. जी. ये मेरा पहला प्रश्न है. और भी है. प्रोविजो टू सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 जिसमें विश्वविद्यालय के टेन्योर के जो कर्मचारी, अधिकारी, प्रोफेसर ये सारे रहेंगे उनके बारे में है. इसमें कहा गया है सेम टेन्योर, सेम रेम्युनरेशन एंड ऑन सेम टर्म्स एंड कंडीशंस. ये तो ठीक है एंड इट इज अ वेरी वेलकम स्टेप. It's a very welcome step. Normally, when the character or the nomenclature of the university changes, most of them become the adopting agency or the संस्था उसको वो एक्सेप्ट नहीं करती. पर यहाँ आपने विधेयक में इसको रखा है. But the question here is, as I said, it's a very good provision which keeps in mind the greater interest of employees. However, with regard to providing compensation to non-permanent employees, a consideration should be made for those non-permanent employees who have worked for a sustained time. For such employees, compensation of 3 months should be provided. This is my suggestion. And third point, sir. I think डिबेट तो हो चुकी है. नहीं, मैं डिबेट नहीं कर रहा, प्रश्न पूछ रहा हूँ. थर्ड रीडिंग में ये प्रश्न ही पूछा जाता है, आपको मालूम है. ओके. एक नोट कही हमारे सदस्य भी पूछना चाहते हैं. चलिए. प्रोविजो टू सेक्शन 5 ना क्विकली जी. और ये प्रोविजो काफी लंबा है, 5 लाइन की है. Provided further that the Gati Shakti Vishwavidyalaya established as an university under section 3F shall take additional measures for providing high quality teaching, research and skill development in diverse disciplines related to transportation, technology and management, including establishing centers in India and abroad as may be required in the opinion of the said university. The question is, the activities to be undertaken by Gati Shakti are commendable, no doubt.
but there are no details with regard to the manner in which funds will be spent on each of these activities and whether there is a mechanism to audit the expense of the university. Okay. Sir, initially when the Central University Act was passed in 2009, जिसके बारे में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री बोल रहे थे, उस समय प्रश्न ये था कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन होने की आवश्यकता है। 12-14 साल हो गया है, कितने रिवर्स ब्रेन ड्रेन हुई है? ये एक प्रश्न है जिसके ऊपर माननीय शिक्षा मंत्री विचार करें, क्योंकि असल चीज वही थी कि हमारे यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट बने और वहां वापस आए, तो इसके बारे में भी थोड़ा रितेश पांडे जी, धन्यवाद। महोदय, मेरा मात्र एक सवाल है माननीय मंत्री जी से कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई है इसका सबने समर्थन किया है, हम लोग भी कर रहे हैं। माननीय मिनिस्टर साहब ने इस बात को बड़े ही विस्तार से बताया कि जो SC ST और वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए और जो वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण दिया गया उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो बहुत अच्छे हैं नहीं, उसके साथ साथ टीचरों की बेहद कमी देखने को मिलती है। इस बिल के अंदर जो प्रोविजन क्लॉज 5 में दिया है, क्या उसमें एक और चीज ऐड करना उचित नहीं रहेगा जिसमें 10% से अधिक रिक्तियां कभी न रहें, श्री लघु उसका प्रोविजन किया जाए? इस पे मैं माननीय मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये निशिकांत जी? धन्यवाद सभापति महोदय। अभी माननीय मंत्री जी ने जो बिल लाया, ये प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट दिखाता है कि वो किस तरह से सारे स्किल को और किस तरह सारी विधाओं को विद्यार्थियों को देना चाहते हैं या देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पुराने जमाने में 3 विश्वविद्यालय थे सर, जो बड़े विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। जाने अनजाने विक्रमशिला मेरा गांव है, और एक समय ऐसा आया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय सौभाग्य से जी, मैं सांसद अभी झारखंड का हूं, यह बिहार में है भाग्य। जी जी जी, हाँ ठीक है। और सभापति महोदय, विषय पर आ जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक समय में नालंदा विश्वविद्यालय के कोर्स को कंट्रोल करता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो ASI ने जो वहां बोर्ड लगाया हुआ है मेरे गांव में, उसमें लिखा हुआ है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय अपने डूबने के कगार पर था तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ही उसका मास्टर विश्वविद्यालय था। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसे मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़े क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, तो 2015 में उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की घोषणा की और उसके लिए 400 करोड़ रुपया उन्होंने दे भी दिया। 7 साल हो गए माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का बनना। ठीक, 7 साल में वो विश्वविद्यालय नहीं बना है। क्या वो विश्वविद्यालय अपना चेहरा देख पाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बन पाएगा? और विधेयक के बारे में पूछना उचित रहेगा, बाकी बातें आप पूछिए बाद में। जी। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज अपने को विधेयक तक सीमित रखिए, गतिशक्ति से। जी एक सेकंड जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज। सर, मैं माफी चाहता हूं कि मेरा जो कहना वो डायरेक्टली नहीं है कनेक्टेड, लेकिन मैं एक एश्योरेंस चाहता हूं मुझ साहब से, क्या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी यूनिवर्सिटी ये कंसिडर किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अर्थनाग में, क्योंकि जो टूरिज्म का पोटेंशियल है। संपत मैं माफी चाहिए, मैंने पहले माफी चाहिए। केवल बिल क्या ये कंसिडर बाद में बात कर लीजिएगा। हाँ, केवल बिल के बारे में बोलिएगा। कोई क्वेरी हो तो आपकी, तो आप पूछिए। धन्यवाद सभापति महोदय। जब मेरा नंबर आया तो खाली बिल के बारे में, बाकी सब इतने लंबे लंबे भाषण हो गए। मैं तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में ही बात कर रहा हूं, क्योंकि माननीय मंत्री जी यहाँ हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय का अमेंडमेंट बिल है ये। सर, मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों मंत्री जी ने अवार्ड दिए, जो जिनकी रैंकिंग 1st, 2nd, 3rd आई, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के माध्यम से, उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया को भी अवार्ड दिया, जो कि 3रे स्थान पर आई है। लेकिन क्या वजह है माननीय मंत्री जी कि जो पिछले वर्ष 20-21 में
वहां का एलोकेशन ऑफ फंड 479 करोड़ था, इस बार 411 करोड़। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसका 1520 करोड़ था, उसका 1214 करोड़ हुआ। ऐसी क्या वजह है कि दानिश अली जी नहीं, आप बोलिए। मान्यवर सभापति महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सीधे सवाल पर आइए जो आपकी क्वेरी है, प्लीज। कि गति शक्ति केंद्रीय विश्वविद्यालय बिल को लेकर जो आज प्रस्ताव पास होने जा रहा है, इससे देश के करोड़ों युवाओं की किस्मत बदलने वाली है। आज मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि आदरणीय मंत्री जी ने इस महान सदन में उन लोगों के सभी भ्रम दूर कर दिए हैं, जब इन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात सर जिस सर मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूं, मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा हूं। तो पूछिए। नहीं, मैं बात कर रहा हूं सर। नहीं अच्छा, मैं श्री एस आलूवालिया जी चाहता हूं सर, मैं ये पूछना चाहता। आप सब क्लियर है, आपको कोई जरूरत नहीं क्लैरिफिकेशन। ओके प्लीज। अच्छा, प्रश्न है आपका, बोल दीजिए। आलूवालिया जी प्लीज जरा बोलने दीजिए जी। चलिए, मैं आपके माध्यम से आदरणीय माननीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने IIM को लेकर, IIT को लेकर आरक्षण के मामले में प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मोदी जी के विजन को जिस तरह से यहाँ पर दोहराया है, क्या इसी प्रकार से गति शक्ति केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बनेगा, उसमें जो हमारे बच्चे हैं उनको पूरा जो है वो लाभ मिलेगा? श्री एस आलूवालिया जी। उपाध्यक्ष महोदय, गति शक्ति द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाना जी एक अपने आप में फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर बहुत बड़ी शुरुआत है और सराहनीय है। सारे देश को ये दर्शाती है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता पर, क्योंकि जिस ट्रांसपोर्टेशन की बात हम करते हैं वो एयर पर है, सरफेस पे है, ट्रैक पर है, रिवर पे है, ओशियन में है। किंतु इसके लिए आज तक जिस दो फ्यूल का यूज होता था, एक स्टीम इंजन और दूसरा हम फ्यूल यूज करते थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां आ रही हैं और उसके साथ साथ हम हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों के साथ साथ सोलर एनर्जी के थ्रू हम अपनी गाड़ियां जो हम इन्वायरमेंट को भी बचाएं और आने वाले भविष्य को भी बचाएं। क्या मेरा मंत्री जी से सिर्फ इतना ही प्रश्न है, क्या इस टेक्नोलॉजी पर भी इसका रिसर्च और इसकी एजुकेशन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की हमारे छात्रों को दी जाएगी? और अगर दी जाएगी तो एक सराहनीय योग है। ठीक, बड़ौदा के साथ साथ इसकी फैकल्टी या इसके डिफरेंट डिवीजन जो है, श्री कृष्णा जी, डिफरेंट कैंपस देश के विभिन्न जोनों में भी खोलने की जरूरत है। Many members who have spoke about it regarding vacancies in central universities. More than 6,000 vacancies are there. So we have started a new Gati Shakti University. It's very specialized in very narrow field. So is there any study that is being done wherein there are enough PhDs, enough faculty that are available in this very specific study, or are we going to start like any other central university and look for faculty or leave the faculty as vacant in the coming years? सरस्वती जी। सभापति जी, एक प्रश्न मेरा था। जी। ये जो बिल है ये रेलवे और परिवहन दोनों के संदर्भ में है।
आज सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं एक्सीडेंट में होती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि परिवहन के ऊपर, खासतौर से ड्राइविंग सिस्टम के ऊपर भी रिसर्च का इस विश्वविद्यालय के अंदर कोई कार्य होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से प्रश्न आए बहुत ही एनकरेजिंग है कि सभी ने इस प्रस्ताव का बहुत ही खुले दिल से स्वागत किया है और वाकई आज देश में जरूरत भी है कि किस तरह से हमारे अति महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए एक यूनिवर्सिटी बने। मैं 2 प्रश्नों का जवाब दूंगा, शेष प्रश्नों का जवाब माननीय मंत्री जी देंगे। फाइनेंस पे माननीय मेहताब साहब ने जो प्रश्न उठाया, इस बिल में अगर आप देखें तो बहुत क्लियरली दिया हुआ है, एनी रेफरेंस टू दी नेशनल, मैं पढ़ रहा हूं क्लॉज 4 सब क्लॉज 2, उसमें है जी, क्लियरली लिखा हुआ है एनी रेफरेंस टू द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट वडोदरा इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम्ड एज ए रेफरेंस टू द गति शक्ति विश्वविद्यालय एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। और उसके आगे सारी चीजें लिखी हुई है बहुत स्पष्ट, यानी एक तरीके से एक कंटिन्यूटी है पॉलिसी की। किस तरह से कि एनआरटीआई जो 2018 में बना गया था उसको अपग्रेड किया है, यानी एनआरटीआई का जितना भी बजट है और उसके जितने भी काम है वो सारे काम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होते हैं। एनआरटीयू का कितना बजट है इस वित्तीय वर्ष में? FY23 में एनआरटीयू के लिए 166 करोड़ का बजट है। सो माननीय मेहताब साहब, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। माननीय मेहताब साहब ने और भी कहा रिवर्स ब्रेन ड्रेन, ये मेरे सेक्टर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं कहूंगा आज अगर हम टेलीकॉम सेक्टर देखें, स्टार्टअप सेक्टर देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स देखें, आईटी देखें, हर एक सेक्टर में दुनिया भर में जो भारत से निकल के जो छात्र गए थे, अपने आप को स्टैब्लिश किया था, उन्होंने हिंदुस्तान में आके अपनी प्रतिभा का, अपने एक्सपीरियंस का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्टार्टअप इंडिया के विजन के साथ जोड़ के इतना बढ़िया इकोसिस्टम तैयार किया है माननीय अध्यक्ष जी कि आज भारत में 105 यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं, 74,000 स्टार्टअप्स हैं और दुनिया में जाना माना जाता है भारत का नाम स्टार्टअप इकोसिस्टम के हिसाब से। धन्यवाद। सभापति जी, जैसे मेरे मित्र अश्विनी जी ने स्पेसिफिक जो आदरणीय महताब जी के द्वारा उठाए गए उसकी फिनेंशियल एलोकेशन रेलवे की बजट में है या नहीं, इसकी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। मैं उसको थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं। ये बात सही है, जब इसकी एनविजन 2016 में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कहा और 2018 में उस समय की रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी ने उसको बहुत बारीकी से सभी लोगों से चर्चा करके, आप तब भी रेलवे एमिनिटीज कमेटी, रेलवे की कमेटी में आप वरिष्ठ, आपकी अध्यक्षता में कमेटी चलती थी, आप भी उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं, मेरा जितना जानकारी है। ये शुरू हुआ रेलवे से, लेकिन ये आज की उसकी मैं एक ही उदाहरण और जोड़ना चाहूंगा। इन दिनों में मोदी जी ने भारत की स्पेस पॉलिसी को रिफॉर्म किया है। स्पेस एक सरकारी चीज पहले था, अभी भारत की नौजवानों को, भारत की पढ़े लिखे रिसर्चर को, नई पीढ़ी के लोगों को स्पेस सेंट्रिक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए स्पेस पॉलिसी को अनबंडल किया, व्यापक किया। तब उसकी आवश्यकता जब बढ़ी, स्पेस रिलेटेड एडवांस रिसर्च क्या हो, क्या नया एंटरप्रेन्योरशिप आएगा, ये सारे को ध्यान में रखते हुए इसकी कैनवस को बड़ा किया गया, उसकी दायरा को बढ़ाया गया। अभी इसमें भी व्यवस्था रखा गया है। वर्तमान उसकी रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है, इसकी 2 हिस्सा है। पॉलिसी वाला पार्ट भारत सरकार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत चलेगी, उसकी वाइस चांसलर, उसकी प्रोफेसर, उसकी एकेडमिक कैरिकुलम, ये एक यूनिवर्सिटी जैसे पॉलिसी के तहत बनेगी। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम नहीं करेंगे, हमें आवश्यकता की अनुजाई अगर विद्या को नहीं डालेंगे, तब अभी क्या होता था सभापति महोदय,
आईआईटी हो या अन्य कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोई ग्रेजुएट हो, वो पढ़ने के बाद उसको 1-1.5 साल मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके जाना पड़ता था, उसको दोबारा काम सीखना पड़ता था। उसी 1-2 साल उसकी जो हुनर वाला पीरियड है, उसकी इनोवेटिव पीरियड है, उसकी क्रिएटिव पीरियड है, उसको विद्यार्थी रहते हुए वो कौन सी काम पे जाएगा, उसकी पढ़ाई अगर अभी से शुरू हो जाएगी तब वो जाके डिलीवरी सीधा सीधा करेगा। इसीलिए इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। इसकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कभी नहीं रहने वाला है। अभी जो मॉडल हम आगे, उन्होंने एक अच्छा प्रश्न उठाया, एक बीच में उनकी दूसरी क्वारी थी कि इसकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप की लोग रहेंगे उनकी सिक्योरिटी के बारे में क्या होगा। मैं आदरणीय महताब जी जैसे एक बहुत वरिष्ठ और अनुभवी पब्लिक पॉलिसी की एक्सपर्ट के सामने मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारी सरकार की अप्रोच को। देखिए, दुनिया में आज कॉन्ट्रैक्चुअल मॉडल नो मोर ए कंसर्न, ये एक अपॉर्चुनिटी है। एक व्यक्ति कहीं फैक्ट्री में काम करेंगे, कहीं एक सीईओ करके काम करेंगे, इधर आके भी 2 क्लास लेके पढ़ाएंगे, उनकी एक मिनिमम रेम्यूनरेशन व्यवस्था रहेगा। इस प्रकार की इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे आईआईटीज में भी हमारे देश में इमर्ज कर गया, आईआईएम में भी इमर्ज कर गया। इस प्रकार की हम लोग जब एक एनविजन करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोविजन हमने भी रखा है। हमें इसको बॉटम हैवी नहीं करना है। कभी कभी लगता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए है या यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोगों के लिए है, ये एक जटिल प्रश्न आ जाता है। इसी से बचने के लिए ये प्रोविजन रखा गया है। अंत में एक बात जिसके बारे में अश्विनी जी ने उत्तर दिया ही है, मैं उसकी अभी 2 उदाहरण के साथ इस सदन में रखूंगा तो शायद समझने के लिए अच्छा होगा। अभी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, केवल सरकारी फंडिंग से चलेगा, ये कल्पना को हमको छोड़ना ही पड़ेगा। समाज हमारा समृद्ध होने लगा है और एनईपी ने कहा है कि हमको पब्लिक डोनेशन से भी चलना पड़ेगा। महताब जी को उदाहरण अच्छा लगेगा, जो प्रांत से वो आते हैं, संयोग से मैं भी वहां से आता हूं, वहां की एक महानुभव सुब्रत बागची, माइंड ट्री की फाउंडर, उन्होंने अपने जिंदगी की अच्छा खासा कमाई का लगभग 300 करोड़ से ज्यादा दान देके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, अभी रितेश जी या कोई मित्र राम मोहन कह रहे थे एडवांस रिसर्च क्यों नहीं हो रहा, ये ठीक है, भारत बायोटेक अकेले क्यों एक वैक्सीन निकाला, हम और क्यों वैक्सीन नहीं निकाल पाएंगे। आईआईसी में पहली बार अभी अभी पिछले जून 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की हाथ में पत्थर रखा गया। सुब्रत बागची और उनकी पार्टनर ने पैसा दिया, 300 करोड़ से ज्यादा फंडिंग हुई, पब्लिक फंडिंग हुई, उन्होंने पैसा देने का वहां यूनिवर्सिटी बना। हमें सौभाग्य मिला कानपुर में इंडिगो की जो एक प्रमुख स्टेक होल्डर है राकेश गंगवाल और सिंघानिया जैसे 4-5 आईआईटी कानपुर की पुराने प्रोडक्ट, हमारे अश्विनी जी की पुराने कैंपस में वहां गया, वहां लगभग 300 करोड़ रुपया पब्लिक फंडिंग से आज समय आ गया। हमारी आईआईटीएन, हमारे आईएम, हमारी एल्यूमिनी हमारी ताकत रखते हैं, समाज को लौटाना चाहते हैं, इसलिए उसमें से चिंतित ना रहे। सरकार तो है ही, समाज भी आज संपन्न होने लगा है, उसकी फंडिंग से भी इंस्टीट्यूशन इमर्ज कर रहा है। और बाकी फिर मैं, कई मित्रों ने कुछ विषय को कहा है, आपने उनको हमको संरक्षण दिया है, लेकिन मैं फिर एक रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूं, ये जो रिजर्वेशन वगैरह की लीगेसी प्रॉब्लम हमारी कार्यकाल की देन नहीं है। पीएचडी करने में 5 साल लगते हैं, हम कुल मिला के 75 साल की जर्नी में माननीय मोदी जी 8 साल की जिम्मेवारी है। कुछ लीगेसी इश्यू को हमारी नैतिकता है, हमें मोरल पावर हमारे पास है, जो सही वो सही, जो गलत गलत कहने के लिए। बाकी विषयों को जो दानिश भाई वगैरह विषय उठाते हैं, मैं उनको बिल्कुल मिलकर, मेरे पास बकायदा तथ्य आधारित रिपोर्ट है, इस विषय से संबंधित नहीं है, इसलिए उसका उत्तर मैं नहीं देता हूं। आपने फिर हमको एक एक्सप्लेनेशन देने का मौका दिया, धन्यवाद जी। प्रश्न है कि माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी,
श्री के राममोहन नायडू जी अपनी स्पीच कम Thank you, कंक्लूड Chairman sir. With your permission, I'd like to continue my speech. Chairman sir, according to a data published by the Education Ministry in 2019, out of 6,043 faculty members at the 23 IITs and 149 out of these, sir, 149 were SCs and 21 for STs, accounting for less than 3% of the total faculty members. Similarly, out of the 642 faculty members across 13 IIMs, only 4 belong to SC and 1 faculty member belongs to ST, sir. A similar pattern could also be seen in the University of Delhi, where out of the total sanctioned posts of 264, it has only 3 SC professors and none from the ST backgrounds. Furthermore, another set of recent data shows that there are glaring vacancies, sir, for teaching positions against the reserved category seats. As the data shows, the vacancies stood at 988 seats for SCs and STs, sir, against and 1761 reserved vacancies against OBC reserved seats also. So I'd like to request the Honourable Minister and the central government to take cognizance of this issue and fill the vacancy seats. Couple more points and I'll finish, sir. Chairman, sir, according to Global Innovation Index, India stands at 46th position, which is highly underrated for a country embarked on the path to become a superpower. Moreover, the budget that is allocated for the research-related departments is very, very tiny when compared with the total budget allocation. And on top of this, the government has slashed the funding for 3 major institutions up to 576 crores in the recent budget also, sir. During the pandemic, countries such as the UK, USA had an edge over us introducing vaccines on war footing, and we are also trying for Atmanirbhar Bharat. So my sincere request is to not cut the funding that is given to the R&D component, sir. Even for setting up this Gati Shakti University, the most important thing that we should concentrate on is the R&D budget for this. And other than that, regarding the AP Reorganization Act, there are a couple of universities that are to be given to the state. Sir, 1 minute, last point, important one, last point I'll conclude, sir. Sir, the TDP government ensured land allocation for these institutions according to the AP Reorganization Act. In spite of 8 years since the passing of the Act, the progress made on these universities is very, very slow, sir. For example, the IIPE, NIDM, ICER are still functioning under temporary campuses. So I would request the Honourable Minister to speed up the construction of these campuses and to hold the classes in their respective buildings, sir. And also, regarding the construction of tribal university also, sir, there is very little budget for that. And we have established in the tribal area for the welfare of tribal people, 56 crores against 1500 crores is not doing justice for this. So the central government should spend more funds on this, sir. With this, I conclude my speech. Thank you for the time, sir. माननीय मंत्री जी, स्वागत है श्री कौशलेंद्र कुमार जी। सभापति महोदय, आपने मुझे केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार द्वारा यह बिल मुख्य रूप से गुजरात राज्य के बड़ोदरा स्थित रेलवे महाविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसका नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय करने का निर्णय लिया है। यह स्वागत योग्य है। इसका नाम गति अब सरकार का विचार 100 लाख करोड़ रेलवे के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं में खर्च करने का है, तो यह केंद्रीय विश्वविद्यालय उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होगा जिसके आने वाले समय में देश को जरूरत है। गति शक्ति केंद्रीय विश्वविद्यालय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, नगर विमान, मोटर शिपिंग और जल परिवहन मंत्रालय के लिए भी यह सहायक सिद्ध होगा। मैं बिहार प्रदेश से आता हूं, जहां की धरती प्राचीन पठन पाठन के लिए विश्व धरोहर के रूप में नालंदा को जाना जाता है। सभापति महोदय, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पर काफी सरकार ने सहायता किया है, ये बधाई के पात्र हैं। इसी क्रम में नालंदा नव महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जहां राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के प्राचीन शास्त्रों की विषय की पढ़ाई और शोध भी किया जाता है। सभापति महोदय, मेरा सरकार से मांग है
कि नव नालंदा महाविहार डीम यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाएगा। इससे वहां वर्तमान में पढ़ाए जा रहे विषयों के साथ साथ साइंस के उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। सभापति महोदय, बिहार राज्य का पटना यूनिवर्सिटी भी एक प्राचीन यूनिवर्सिटी है। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काफी प्रयासरत हैं। केंद्र सरकार द्वारा भी आश्वासन मिला है, किंतु इस दिशा में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी की इच्छा थी और उप राष्ट्रपति महोदय भी अपनी पिछली बिहार यात्रा के दौरान आश्वासन दिए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बिहार की जनता से वायदा किए थे कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पटना यूनिवर्सिटी को नव नालंदा महाविहार डीम यूनिवर्सिटी को सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे। इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने जवाब में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए पटना में करने का प्रस्ताव जरूर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अध्यक्ष जी, आदरणीय सभापति जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ी हुई हूँ। आदरणीय सभापति जी, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए जाने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही शिक्षा का आध्यात्मिक महत्व रहा है। शिक्षा न केवल मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए बल्कि समाज और देश के विकास के लिए भी अति आवश्यक है। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार प्रदान करना भी है और तकनीकी रूप से देश को उच्चता के शिखर पर पहुंचाना है। माननीय सभापति जी, रेल का परिचालन अपने ही आप में एक जटिल प्रणाली के जरिए होता है। विभिन्न सिस्टम आपस में इंटरलिंक होते हैं। इसमें अलग अलग तरह की विशेषताएं एवं तकनीकी स्किल की जरूरत होती है। इन सिस्टम और स्किल को विकसित करने में वर्षों लग जाता है। आदरणीय सभापति जी, पिछले कुछ वर्षों में रेलवे में नई नई तकनीकें आई है, जैसे कि सिग्नलिंग प्रणाली यानी कवच, नई ट्रेन यानी वंदे भारत, जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से यात्रा के समय को कम करना, उसे अधिक सुखमय बनाना और 100% सुरक्षा की गारंटी देना रहा है। इतनी जटिल तकनीकी प्रणाली को चलाने के लिए कर्मियों को एक गहन आरंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है और समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी कराए जाते हैं, क्योंकि रेल सेवा में आने से पहले उनके पास विशेषज्ञता और तकनीकी स्किल नहीं होते जो उस काम के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे में हमें तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवक युवतियों की आवश्यकता है, जिनकी मूल तकनीकी शिक्षा में ही ऐसे तत्वों का समावेश हो कि वो पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ ही ट्रेन संचालन बारीकियों और पूरी तरह जान जाए, ताकि उन्हें तुरंत काम पर लगाया जाए। आदरणीय सभापति जी, दुनिया में हर बड़े रेलवे ने रेलवे प्रणालियों को अध्ययन, शोध और स्किलिंग के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जैसे कि मैसाचुसेट्स सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका 1861, रेल टेक यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अमेरिका 1867, रेलवे टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जापान 1986, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग रूस 1896, बर्मिंघम सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च एंड एजुकेशन इंग्लैंड 1972,
बर्मिंघम ऑटिंग यूनिवर्सिटी चीन 1896। आदरणीय सभापति जी, अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। बिग डाटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो उच्च स्तरीय टेक्निकल योग्यता रखते हैं। वैश्विक परिस्थिति में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह और भी जरूरी हो गया है। आदरणीय सभापति जी, इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 2018 में एक नई शुरुआत केंद्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान यानी NRTI के रूप में की गई। इस संस्थान में पाठ्यक्रमों को इस तरह से गठन किया गया है कि यहाँ से पास होने वाले छात्र रोजगार एवं स्वरोजगार के काबिल हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यह कहना है कि हम भारत में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जहां भारत के नौजवान रोजगार तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजन करने वाले बने। इस उद्देश्य का पूरा करने के हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा के नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट NRTI को केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी गति शक्ति का दर्जा देने का निर्णय को मंजूरी प्रदान करनी है। आदरणीय सभापति, जिससे इस गति शक्ति विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा, इससे इसकी क्षमता और बढ़ेगी। यहाँ और भी नए पाठ्यक्रम चलेंगे। इसका लाभ न केवल गुजरात के युवक युवतियों को होने वाला है बल्कि देश भर के युवाओं को भी मिलेगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल रेल परिवहन से जुड़े हुए विषयों के शिक्षण के लिए स्थापित नहीं किया जा रहा है बल्कि इसमें मेट्रो रेल, सड़क मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग आदि से जुड़े हुए पाठ्यक्रम का भी समावेश किया गया है। आदरणीय सभापति जी, इस विश्वविद्यालय में ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, एजुकेशन और कौशल विकास के संबंधित पाठ्यक्रमों को भी साथ में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD के साथ साथ एम्प्लॉयड रिसर्च को भी महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। इस विश्वविद्यालय का केंद्रीय कैंपस मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा को मिला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मेरी ओर से और मेरी वडोदरा लोकसभा की जनता की ओर से बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ। साथ में मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी जी और MOS रेल मंत्री हमारी दर्शना बहन को भी अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि देश में कहीं अलग अलग स्थानों पे भी ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का अलग अलग स्थानों पे भी कैंपस स्थापित होने वाले हैं, लेकिन उनका मुख्य जो कैंपस है, केंद्रीय कैंपस, वो मेरे वडोदरा को मिला है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत ही अभिनंदन और आभार करती हूँ। आदरणीय सभापति जी, मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय को मंजूरी देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एवं धर्मेंद्र प्रधान जी का, रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी जी और माननीय रेल राज्य मंत्री बहन श्री दर्शना बहन को सहृदय धन्यवाद करती हूँ और साथ ही उक्त सभी कार्यों को समय से संपन्न होने के कारण निश्चित रूप से देश के विकास को नया आयाम मिलेगा और सभी कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथाक प्रयास से संभव हो पा रहा है। अंत में मैं इस बिल का तहे दिल से समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। आइटम नंबर 18, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 18 में अपने नाम के सामने उल्लेखित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार करना तथा पारित किए जाने का अनुरोध करता हूं। आप कुछ बोलिएगा, बाद में बोलेंगे। सभापति महोदय, आज मैं आपके सामने और आपके माध्यम से सदन के सामने केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 का एक संशोधन प्रस्ताव लेकर आए हैं। देश में जिस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर काम शुरू हुआ है, जिस प्रकार की मल्टी मोडल, मल्टी सेक्टरल इंफ्रास्ट्रक्चर की रूप बनने लगा है, उसके लिए उपयुक्त मानव संबल की भी आवश्यकता है, अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स की भी आवश्यकता है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार की ये निर्णय हुई है कि हमें एक वैश्विक स्तर की ग्लोबल स्टैंडर्ड मल्टी मोडल, मल्टी सेक्टरल एक एकेडमिक इकोसिस्टम, नॉलेज इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता है। उसी की तहत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसको हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक दूरदृष्टि है कि एक गति शक्ति मिशन बनी है। गति शक्ति परिकल्पना के अंतर्गत सारे विभागों की एक प्रकार से एकीकरण करना, नीति के लिए, नियम के लिए इसकी एक नई ढांचा बनते दिख रहा है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के सारे विभाग, रेलवे, रोड सेक्टर, वाटरवेज, एविएशन सेक्टर, पोर्ट सेक्टर तथा आईटी जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे को सभी प्रकार की संवाद की, दूर संचार की, गमनागमन की व्यवस्था को गति शक्ति की प्लेटफॉर्म पे एक करने की आज योजना बन रही है, क्रियान्वयन हो रही है। ये इस प्रकार की 21st सेंचुरी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाने में देश आज जुटी है। उचित होगा उस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मानव संबल भी वैसे ही बने। इसीलिए मैंने कहा मल्टी सेक्टरल, मल्टी मोडल, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डिसिप्लिनरी वैश्विक स्तर की एक विश्वविद्यालय बने। एक रेलवे विभाग की अगुवाई में पिछले 2018 से एक डीन ऑफ यूनिवर्सिटी चल रहा है। आज आवश्यकता हुई है इसकी परिधि को सर्वव्यापी करना, सर्वदेशी करना। इसीलिए यह संशोधन प्रस्ताव विश्वविद्यालय 2009 कानून में हम लेके आए हैं। आपके विचारार्थ, इस सदन के विचारार्थ हम स्थापित कर रहे हैं। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र
आइटम नंबर 2 श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, प्लीज महोदय। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। जी हाँ जी महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम पर उल्लिखित कागजात लोकसभा के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध कागजात को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री दानवे लाल साहेब। महोदय, मैं आज के कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। अनुप्रिया जी। श्री सोम प्रकाश जी। हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। जी। I lay on the table of the House paper listed against my name at serial number 6 in the revised list of business for today. Come on. श्री देवू सिंह चौहान जी। Honorable sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 7 in today's revised list of business. 7A श्री पंकज चौधरी जी। अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से मैं अधिसूचना संख्या 21/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अधिसूचना संख्या 22/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। नंबर 8 श्री पीपी चौधरी जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध विदेशी मामलों संबंधी समिति 17वीं लोकसभा के 15वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की प्रति प्रस्तुत करता हूं। श्री जयंत सिन्हा जी। Send a copy each of the 5 reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Finances listed against my name and serial number 9 in today's order paper. नंबर 10 श्री शंकर लालवानी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के यथो और सूचीबद्ध आवास और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति की 16वीं लोकसभा की 6ठी व 7वें प्रतिवेदन तथा 17वीं लोकसभा के 5वें प्रतिवेदन पर आवास और शहरी मंत्रालय की अंतरिम कार्रवाई की रखता हूँ विवरण रखता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम से सम्मुख तथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 25वां, 26वां, 27वां एवं 28वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। प्रहलाद जोशी जी। Sir, with your permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations and observation contained in the 16th report of Standing Committee on Coal, Mines and Steel on demand draft of grants 2021-22 pertaining to the Ministry of Coal and the status of implementation of the recommendations observation contained in the 19th report of the Standing Committee on Coal, Mines, Steel coal conservation and development of infrastructure for transportation of coal across the country pertaining to Ministry of Coal. Item number 13, Dr. Jitendra Singh ji. Respected Speaker, sir,
With your kind permission, I rise to lay on the table of the House statement regarding the implementation of recommendations of leak observations contained in the 112th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice on demand for drafts 2022-23 pertaining to the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. Thank you, Speaker. Item number 14, Shrimati Anupriya Singh Patel ji. Sir, with your permission, I lay on the table the following statements regarding 1. The status of implementation of resolutions contained in the 154th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on the export of agricultural and marine products, plantation crops, turmeric and wine pertaining to the Ministry of Commerce and Industry. Implementation of the observations contained in the 162nd report of the Department-related Standing Committee on commerce and action taken by the government on the observations contained in the 154th report of the Committee on export of agriculture and marine products, plantation crops, turmeric and wine pertaining to the Ministry of Commerce and Industry. सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 241 श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल। क्वेश्चन नंबर 241। क्वेश्चन नंबर 241। अभी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 241 तुम्हारा सभा पटल रखा है। सभा पटल माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं। उन्होंने मेरे प्रश्नों का जवाब तो दिया है, परंतु फिर भी 2 प्रश्नों के बारे में पूछना चाहता हूं कि इंदौर मनमाड़ वाया मालेगांव जो रेल परियोजना का उन्होंने आंसर दिया है वो पिंक बुक में 2016 में शामिल हो गई थी। उसका भूमि पूजन भी हो गया था और ये मेरे लोकसभा से होकर जाता है, इसलिए इसका भूमि पूजन हो गया तो कब तक ये परियोजना शुरू हो पाएगी। दूसरा मेरा प्रश्न था आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि खंडवा दाहोद वाय खरगोन बड़वानी धार जो नई रेल परियोजनाओं का एक प्रस्ताव है वो कब तक सर्वे हो जाएगा और कब तक पूरी हो जाएगी। और तीसरा मेरा माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न था कि आकांक्षी जिले की एक परिकल्पना है कि विकास के लिए आकांक्षी जिले चिन्हित किए गए हैं और आकांक्षी जिले में किस प्रकार की रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी। इसमें बड़वानी, मंडला, धार इस प्रकार के जिले भी आते हैं। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया है, लेकिन रेल सेवाएं राज्यवार नहीं बल्कि क्षेत्रवार होती है, क्योंकि भारत रेल का नेटवर्क जो विभिन्न राज्यों में फैला होता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इंदौर के बारे में जो प्रश्न पूछा है, इंदौर में आज के तारीख में 52 जोड़ी ट्रेन सेवाएं प्रदान की जा रही है जो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई ये प्रमुख शहरों को वो कनेक्टिविटी करती है। भारतीय रेलवे इंदौर के लिए 13 जोड़ी नई सेवा शुरुआत की है, 14 जोड़ी सेवा विस्तार किया है और 6 जोड़ी ट्रेनों को फ्रीक्वेंसी बढ़ाई दी गई है। इन रेलगाड़ियों का सेवा मैंने आपको दिया है। अध्यक्ष, हमारा सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है खरगोन बड़वानी के बारे में। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि खड़वा धार वाया खरगोन बड़वानी आदिवासी बहुल क्षेत्र है। नई ब्रॉडगेज लाइन के लिए सर्वेक्षण 2010-11 में पूरा किया गया था। तत्कालीन योजना आयोग ने परिवर्तन को सैद्धांतिक अनुमोदन नहीं दिया था, इसलिए आर्थिक रूप से व्यावहारिक होने के कारण से आगे नहीं बढ़ाया जा सका। हालांकि इस नई लाइन के लिए फिर से सर्वे की मंजूरी मिली है। सप्लीमेंट्री। मेरा माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से पुनः एक प्रश्न था
कि मध्य प्रदेश में ट्राइबल बाहुल्य जिले हैं और ये आकांक्षी जिले में आता है बड़वानी और धार और खंडवा भी, और इसलिए ये नई परियोजना है, इसकी स्वीकृति दी जाए और ये प्रस्ताव में भी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंदौर मनमाड़ का भूमि पूजन भी किया है, जो पिंक बुक में भी दर्ज है। कृपया उसके बारे में वस्तुस्थिति बताई जाए। क्वेश्चन नंबर 242 प्रताप राव पाटिल। माननीय मंत्री जी सीएन अन्नादुराई, सीएन अन्नादुराई, हर्षमित कौर, सब मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि मानसा शहर के बीच में जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रेलवे की साइडिंग है सर, वो शहर के बिल्कुल बीच में है और वहाँ पे सारी रेक्स, चाहे एफसीआई की लोडिंग अनलोडिंग होती है, सीमेंट के रेक्स आते हैं या वहाँ पे फर्टिलाइजर, सीमेंट जो कुछ आता है, ये सब उधर मानसा शहर के बीच के साइडिंग में होती है, जिस करके शहर में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। किसी ने अस्पताल, स्कूल जाना है तब भी वो ट्रकों के बीच में से। सो सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या इसको एक फॉरवर्ड मूवमेंट, एक नरेंद्रपुरा जो गाँव है वहाँ पे इस चीज को शिफ्ट किया जाए ताकि ये शहर को ये सहूलत मिल जाए और ये एक्सीडेंट्स हमारे रुक जाए। ये शहर में बहुत बड़ा मांग है। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न मध्य प्रदेश के बारे में है, इसके लिए अलग से प्रश्न पूछना पड़ेगा। मान बेनीवाल जी। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न संख्या 253 जो मेरा, इसको मैं इसके अंदर कल्प कर रहा हूँ। क्या रेल मंत्रालय के मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि रेल मंत्रालय के विजिलेंस विभाग ने रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा KRCL नामक कंपनी द्वारा तुलना से अधिक हुए वे सहित पूरे प्रकरण की जांच CBC के आदेश अनुसार आप भूल गए शायद। यदि हाँ, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला, हमारा आप जवाब दें। और सरकार इस मामले में 1600 करोड़ की राशि की हेराफेरी को देखते हुए ईडी से जांच करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? यही है कि मैं मध्य प्रदेश के बारे में है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 243 श्री भागीरथ चौधरी, संख्या 243। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के बारे में काफी मुझे आश्वस्त किया है और उन्होंने कहा कि सकारात्मक रूप से हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, परंतु मेरा इतना निवेदन है कि RUB और FFB मेरे जैसे नाला निर्माण है 293 नंबर मालियों की ढाणी के अंदर, वहाँ 30,000 की जनसंख्या उत्तर की दिशा में रहती है और दक्षिण की दिशा में पूरा शहर बसा हुआ है। वहाँ आने जाने में बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके बारे में आप जरूर कृपा करें, ताकि वो एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे ही मेरे विजयनगर, अजमेर, सुभाष नगर में, नसराबाद क्रॉसिंग और मसूदा बांदरवाड़ा में भी ये समस्या है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत में मंत्री मोदी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये ज्वलंत समस्या है, इसको आप जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, देश भर में रेलवे की लाइन जहाँ से भी क्रॉस करती है, विशेषकर शहरों से, जहाँ पे उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाने की जरूरत है, जिसको हम रेलवे की भाषा में रोड ओवर ब्रिज बोलते हैं या रोड अंडर ब्रिज बोलते हैं, जो कि अंडरपास होता है। इसके बारे में देश भर में एक नया पॉलिसी का डिसीजन लिया जा रहा है अध्यक्ष जी, जो अभी विचाराधीन है कि जहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है वहाँ पे यथासंभव रेलवे ही अपने फंड से उस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले ले, न कि राज्य सरकारों के ऊपर निर्भरता रखे।
दूसरी बात, जो 3 लाख TVU से ज्यादा वाले LCs हैं उन सबको प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जा रहा है और सिंगल एंटिटी बेसिस पे काम करने की कंप्लीट प्लानिंग हो रही है। और साथ ही साथ जिन जगह पे, कई जगह पे ऐसी जगह जहां पे रेलवे ने अपना ढांचा बना लिया है लेकिन राज्य सरकारें उसमें बैलेंस जो पोर्शन बनाना वो नहीं बना पा रही है, वहां पर भी राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है कि कुछ प्रोजेक्ट आप ले लो, कुछ प्रोजेक्ट हम ले लेंगे, ऐसे मिलके हर प्रोजेक्ट में एक सिंगल एंटिटी बना के काम करें। अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना आपके मार्फत से मेरा मंत्री मोदी जी से निवेदन है कि 3 वर्षों में उक्त स्थानों पर बहुत बड़ी समस्या है, तो ओवरब्रिज, अंडरब्रिज और फुट ओवरब्रिज, इसका निर्माण आप राज्य सरकार वो तो काम रोड़ा अटकाने का काम करती है, परंतु तो आप विशेष तौर से ध्यान देकर इस मेरे समस्याओं निदान करें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत सही बात कही है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो विकास के नाम पे राजनीति करते हैं। अध्यक्ष जी, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, कुछ लोग विकास के नाम पे राजनीति करते हैं। तो जरूर ऐसे जैसे भी जितने भी मसले ऐसे होंगे वहाँ पे माननीय सांसद महोदय के साथ बैठ के हम इसका, आप जरूर पधारें मेरे यहाँ, हम इसका मिलके समाधान ढूंढेंगे। तेज पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। रेलवे फुट ओवरब्रिज और ओवरब्रिज के कंस्ट्रक्शन में माननीय मंत्री जी, मेरे यहाँ कई जगहों पे कुछ विनियमताएं देखने को मिलती है, चाहे रेलवे द्वारा और चाहे जो प्राइवेट कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। कटहरी विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में 1 फुट ओवरब्रिज के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था रेलवे में, जिसमें से मजदूर गिर करके नीचे जो तार लगे हुए थे इलेक्ट्रिक के, उस पे गिर करके उसकी मृत्यु हो गई। उसको अभी तक मुआवजे को लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं है और मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है कि इसके मुआवजे के लिए आपने क्या किया है और आगे चल करके पूरे देश में अगर ऐसे मुद्दे हो रहे हैं तो लेबरों की सुरक्षा और सेफ्टी के लिए क्या प्रावधान किया जा रहा है और कैसे इसको सुनिश्चित किया जाएगा? अध्यक्ष जी, जिस तरह से बड़े पैमाने पे काम चल रहा है उसमें एक बड़ा परिवर्तन इस तरह से लाया जा रहा है कि जितने भी सेफ्टी प्रैक्टिसेस हो उन पूरे के पूरे सेफ्टी प्रैक्टिसेस को रिवैम्प किया गया है। और जो डिजाइन है सिस्टम्स का, एक तो आरओबी के स्टैंडर्ड डिजाइन बनाने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि कई जगह ऐसा हो रहा है कि डिजाइन में वेरिएशन के कारण फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो स्टैंडर्ड डिजाइन बनाई गई है और विशेषकर जो अंडरपासेस है, अंडरपासेस के लिए भी स्पेशल एक डिजाइन बनाया गया है। तो इस तरह की जो भी जानकारी आएगी, इस तरह का जो भी विषय आएगा, उसके ऊपर जरूर उसका यथोचित कार्रवाई होगी। और माननीय रितेश जी के तो बहुत सारे विषय थे उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनके ऊपर अभी हाल ही में बंगा विश्वनाथम भी लिया गया। श्रीमती बंगा विश्वनाथम। Chairman sir, I would like to know from the Honorable Minister, as safety remains the focus area of railway operations, what measures is the government taking with respect to mechanized maintenance and inspection for overbridges, underpasses and foot bridges? In order to ensure safety and prevent accidents, unmanned level crossings, could the Minister state whether the government has installed Kavach automatic train protection system in all trains being operated by the Indian Railways? I would like to know from the Honorable Minister, sir. Sir, day by day habitations around the railway lines are there, sir. Waterways should be altered according to go to even ambulances, sir. Thank you so much, sir. Honorable MP has raised a very important point, Honorable Speaker, sir. The point that she has raised, there are actually 4 points in this. I'll address one of them. Definitely, wherever the waterways and the path of the underpass is actually causing issues in the inhabitations around it, we have taken up a very detailed survey of each and every underpass, Honorable Speaker, sir. And wherever there are problems, we are redesigning the entire underpass. We have also come up with a new design for the RUBs, the underpasses, because somehow, because of the terrain, there are places where water is really getting inside the underpass, and there we have put motors, but motors is not a very sustainable solution, so we are redesigning the entire RUB, sir.
श्री श्याम सिंह यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वैसे तो माननीय रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर माननीय गडकरी साहब की बड़ी कृपा है कि उन्होंने अपने विभाग से एक स्कीम के तहत जौनपुर के 7 फ्लाईओवर सैंक्शन कर दिए हैं, लेकिन माननीय रेल मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि मार्च में उन्होंने एक फ्लाईओवर जौनपुर से इलाहाबाद वाली रोड पर नईगंज को बनाना स्वीकृत किया था मुझसे व्यक्तिगत रूप से, और एक ट्रेन अकाल तख्त एक्सप्रेस को जौनपुर सिटी में रोकने का वादा किया था। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी क्या प्रगति है और ये काम कब तक होगा। माननीय रेल मंत्री जी, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स देश में आज करीब 1200 से अधिक फ्लाईओवर बन रहे हैं। मैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के बारे में लाके लिस्ट भी दे सकता हूं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद महोदय से, कार्यालय में मैं हमेशा मिलता हूं, शाम के टाइम में तो एमपी साहब के लिए कोई अपॉइंटमेंट की भी जरूरत नहीं होती, कभी भी पधारे, और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का इंडिविजुअली उनको मैं वहां पे जवाब देता हूँ। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जो आपकी चिंता मंदिरों वाली वो सब सुरक्षित रहेंगे, चिंता मत करिए। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय सदस्यगण, विधेयक पर खंडवार विचार किए जाने से पूर्व मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने दिनांक 20 जुलाई 2022 के नोटिस द्वारा ये सूचित किया है कि सरकार इस विधेयक के खंड 5 को विधेयक से हटाना चाहती है। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 3। जी, मैं संशोधन के लिए प्रस्तावित करता हूं। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री संशोधन स्वीकृत। रितेश पांडे, संशोधन संख्या 55। संशोधन संख्या इसलिए मूव करना चाहता हूं सर, क्योंकि इसमें बिल में कुछ ऐसे एक्ट्स हैं और ऐसे क्लॉजेज हैं जो रिसर्च पर्पस के लिए भी दिए गए हैं, तो इसलिए इसमें बिल के नाम की जगह जो है, जी हाँ, मैं इसको मूव कर रहा हूँ सर। अच्छा, प्रश्न ये कि श्री रितेश पांडे द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 55 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि खंड 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। श्री N.K. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 33 और 34। Sir, this is amendment to the definition of person. My suggestion is shall include any natural person or legal person. It is a positive amendment. Kindly accept it, sir. प्रश्न ये कि N.K. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 और 34 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री रितेश पांडे, संशोधन संख्या 56 से 58। सर, आई मूव द अमेंडमेंट। प्रश्न ये कि श्री रितेश पांडे द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 56 से 58 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री डीन
कुरियाकोस संशोधन संख्या 59। आई एम मूविंग द अमेंडमेंट्स। प्रश्न है कि श्री डीन कुरियाकोस द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 59 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय नावालों के पक्षवा नावालों के पक्षवा संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री रितेश पांडे संशोधन संख्या 60। आई मूव द अमेंडमेंट। प्रश्न ये कि श्री रितेश पांडे द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 60 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय नावालों के पक्षवा नावालों के पक्षवा संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि खंड 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा हाँ वालों के पक्षवा खंड 3 विधेयक का अंग बना। श्री एम के प्रेमचंद्र जी संशोधन संख्या 74। संसद संख्या 74। Sir, my next amendment is to clause 5, omit the word proper. आपका नहीं है, आपका नहीं है, इसलिए मैंने एम के राघवन जी का संशोधन संख्या। Sir, my amendment is in section 5A of the Principal Act. एम के राघवन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 74 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय नावालों के पक्षवा नावालों के पक्षवा संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा हाँ वालों के पक्षवा खंड 4 विधेयक का अंग बना। श्री एन के प्रेमचंद्रन जी संशोधन संख्या 35। So 35, I am moving to omit the word proper because there is every chance of misusing that word. प्रश्न है कि श्री एन के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 35 को स्वीकृत किया है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय नावालों के पक्षवा नावालों के पक्षवा संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 5 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय नावालों के पक्षवा नावालों के पक्षवा खंड 5 विधेयक का अंग नहीं बनेगा। श्री रितेश पांडे संशोधन संख्या 61। Sir, I move the amendments. एक मिनट, इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना। प्रश्न ये कि खंड 5 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय नावालों के पक्षवा नावालों के पक्षवा खंड 5 विधेयक का अंग नहीं बनेगा। श्री रितेश पांडे संशोधन संख्या 61। Sir, I move the amendment. प्रश्न ये कि श्री रितेश पांडे द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 61 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय नावालों के पक्षवा नावालों के पक्षवा संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री एम के राघवन जी संशोधन संख्या 75। I am moving, sir. प्रश्न ये कि श्री एम के राघवन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 75 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय नावालों के पक्षवा नावालों के पक्षवा संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि खंड 6 से 10 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा हाँ वालों के पक्षवा खंड 6 से 10 विधेयक का अंग बना। श्री एन के प्रेमचंद्र जी संशोधन संख्या 36। that is amendment to clause 11. In the place of change, disturbing the habitants. It's a proper word to be used. प्रश्न ये है कि श्री एन के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 36 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय नावालों के पक्षवा नावालों के पक्षवा संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न एक कि खंड 11 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा हाँ वालों के पक्षवा खंड 11 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 4 और 5। जी मैं संशोधन के लिए प्रस्तावित